So welcome back and now we are going to start with another chapter that is security valuation. So ध्यान देंगे सर ये फिफ्थ नंबर का चैप्टर है और इसके स्टार्टिंग के ही कुछ कॉन्सेप्ट्स में हम ये पहले वाले चैप्टर में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था वो हम ज़रूर ले लेंगे. सो हमारा चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 रिविजन पार्ट का कंप्लीट हो गया. नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर. अब ध्यान देंगे सर इसमें हमारे टोटल 41 क्वेश्चन है. ओके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर रहे हैं हम इसमें पर फटाफट फटाफट हो जाएंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है. ये वाला पेज है, यहाँ पे आपको सब पता चल जाएगा कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं. ठीक है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स पे डबल डबल क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे कॉन्वेक्सिटी देख सकते हो, वैल्यू ऑफ बॉन्ड, ड्यूरेशन, वोलेटिलिटी. बट कुछ ना कुछ चेंजेस है. चेंजेस यानी कि वेरिएशन है क्वेश्चन में. तो क्या होगा जब मान लो कि मैंने पहली बार में अच्छे से समझा दिया इस क्वेश्चन को, कॉन्वेक्सिटी को, ठीक है, तो अगली बार जो वेरिएशन वाला पार्ट है सिर्फ अगले क्वेश्चन में सिर्फ उतना ही समझाऊंगा ताकि हम फटाफट से कंप्लीट कर सके. ऐसा ही हम सारे क्वेश्चंस में रिपीट करेंगे. सो प्लीज़ मेक श्योर कि डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पे जंप ना करो. अगर कोई कॉन्सेप्ट देख रहे हो समझने के लिए तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन देखो. स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन तो ज़रूर देखना क्योंकि उसमें ही कॉन्सेप्चुअल पार्ट आएगा. अच्छा, हम हमारे पूरे चैप्टर को सिक्योरिटी वैल्यूएशन को 3 हिस्से में डिवाइड कर देते हैं सर. सिक्योरिटी का मतलब ही क्या होता है थोड़ा सा ध्यान दो. सिक्योरिटी बहुत सारे तरीके की होती है. इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड्स, डेट और मनी मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स एक्सेट्रा. देयर आर लॉट्स ऑफ सिक्योरिटीज़ अवेलेबल इन द मार्केट. एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है ये, तो हम सब कुछ कवर नहीं कर सकते जो एक्चुअल मार्केट में होता है. हमें ध्यान देना है अपने सिलेबस पे, एग्ज़ाम पे भी. सो हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करा. एक इक्विटी वैल्यूएशन वाला पार्ट मेजर है, दूसरा बॉन्ड वैल्यूएशन मेजर है, तीसरा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. बॉन्ड वैल्यूएशन में ही आपका प्रेफरेंस वैल्यूएशन आ जाता है, तो प्रेफरेंस शेयर्स का मैंने अलग से यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं लिया है. सो सबसे पहले फोकस करते हैं सर इक्विटी वैल्यूएशन पे. ध्यान देंगे इक्विटी वैल्यूएशन. इक्विटी वैल्यूएशन का मतलब क्या हो गया सर, क्या करने क्या वाले हैं हम इसके अंदर में, हम वैल्यू निकालने वाले. हर इंस्ट्रूमेंट का प्राइस हम पता करेंगे. क्यों ज़रूरी है इक्विटी शेयर्स का प्राइस पता करना? थेरोटिकली, ये सब थेरोटिकली है. रियल लाइफ में तो कोई पता कर ही नहीं सकता कि रियल में क्या कल जाके मार्केट में प्राइस होने वाली है. हम थेरोटिकली हमारे फंडे लगा के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या प्राइस होनी चाहिए मार्केट में. हर थेरी अपना अपना अलग अलग लॉजिक बताती है. ठीक है, ये वैल्यूएशन निकालना क्यों ज़रूरी है? बहुत सिंपल है सर. आप अगर कल जाके कोई शेयर 105 रुपये का मार्केट में अवेलेबल है, दैट्स कॉल्ड एज मार्केट प्राइस, वो खरीदना चाहते हो तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि ये फेयर प्राइस है. कोई फंडा लगा के, कोई थेरी लगा के, कोई लॉजिक लगा के अगर आप थेरोटिकल मार्केट प्राइस निकाल लो, ठीक है, और वो आती है तकरीबन 90 रुपीज़ की और एक्चुअल मार्केट प्राइस आपकी 105 दिखती है, तो क्या आप वो शेयर खरीदोगे? नहीं, क्योंकि आपके हिसाब से वो शेयर 90 रुपीज़ का होना चाहिए था पर वो शेयर 105 रुपये का है. ये आपने घर पे कैलकुलेशन करा एएफएम पढ़ने के बाद, ये आपने अपना गूगल खोल के देखा, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खोल के देखा कि एक्चुअल प्राइस कितनी है, और आपको लग रहा है यार 90 रुपये जिसकी प्राइस होनी चाहिए वो अगर 105 रुपये का है तो वो एक्चुअल मार्केट में ओवर वैल्यूड है. इसको कहा जाता है ओवर वैल्यूड शेयर. ऐसे शेयर्स को खरीदा नहीं जाता, बेचा जाता है. अगर कोई चीज़ 90 की 105 की मार्केट में मिल रही है तो आप बेचो उसको, बेच पाओ तो, खरीदो मत. ठीक है सर. पर वहीं पे अगर आपकी एक्चुअल मार्केट प्राइस निकल के आती है 80 रुपीज़ की, तो भाई बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है क्योंकि आपके हिसाब से उसकी मार्केट में प्राइस 90 रुपीज़ की होनी चाहिए थी पर वो मिल रहा है सिर्फ 80 रुपये का. एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ, लेट्स से कि आपको आईफोन ले लो. आईफोन अगर एक्चुअल प्राइस 1,50,000 की और कहीं पे मार्केट में वो 1 लाख रुपए में मिल रहा है तो आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी यहाँ पे कि यार इसकी प्राइस तो मार्केट में 1.5 लाख रुपए की होनी चाहिए थी पर ये तो 1 लाख रुपए में मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, खरीद लो. सस्ते को आप क्या बोलते हो? अंडर वैल्यूड. सो ध्यान देना, अगर वो 90 का होना चाहिए था और 80 का मिल रहा है मार्केट में तो वो हम क्या बोलेंगे? अंडर वैल्यूड है. सो ये हो गया ओवर वैल्यूड, ये हो गया अंडर वैल्यूड. ये ओवर और अंडर वैल्यूएशन कौन से मार्केट में देखते हैं सर? हम एक्चुअल मार्केट में देखते हैं हमेशा, क्योंकि असलियत में तो शेयर्स आप एक्चुअल मार्केट में ही खरीदने जाओगे ना. ये तो आपके घर के कैलकुलेशन है, इससे क्या लेना देना. ठीक है. और दूसरा लास्ट वाला पार्ट, अगर थेरोटिकल मार्केट प्राइस आपकी 90 की आती है और एक्चुअल में मार्केट प्राइस भी 90 की है, 90 का प्राइस है, 90 में मिलना चाहिए, 90 में मिल रहा है, ठीक है. 1.5 लाख का आईफोन था, आपने पता करा 1.5 लाख का होना चाहिए, मार्केट में गया 1.5 लाख का ही मिल रहा है, तो आप बाय कर सकते हो. दैट इज़ करेक्टली वैल्यूड.
उसको आप बोलोगे करेक्ट वैल्यूएशन। ठीक है सर। ऐसे ही शेयर्स में होता है, 90 रुपये का शेयर अगर 90 रुपये में मिल रहा है तो आप बोलोगे हाँ जितना होना चाहिए उतना ही है। अब आप मुझे बताओ 90 रुपीज़ का शेयर 105 रुपये 105 में मिल रहा है तो आप उसे क्या करोगे, खरीदोगे? महंगा मिल रहा है ना सर। अगर मैं हिंदी में तो मुझे थोड़ा आता नहीं, महंगा, सस्ता, और करेक्ट वैल्यूएशन को, करेक्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे? करेक्ट को हिंदी में सही, सही या जो भी होगा, चलो ठीक है। करेक्ट, आप तो मतलब समझ रहे हो। तो आप, अब मैंने लिखा जानबूझ के है क्योंकि उससे ना फील होता है, अब आप आंसर अच्छे से कर पाओगे। महंगी चीज़ को कोई खरीदता है क्या? अगर आपको लग रहा है कि यार ये बहुत महंगा मिल रहा है मार्केट में तो नहीं, पर अगर महंगा बिक रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज़ जो होगी, आपको शेयर्स सेल करना चाहिए। द डिसीजन ऑफ द इन्वेस्टर शुड बी सेल दोज शेयर्स विच आर ओवर वैल्यूड। यहाँ आप बाय करोगे, और अगर करेक्ट वैल्यूएशन है तो आप होल्ड कर सकते हो, बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। बहुत लोग बोलते हैं सिर्फ होल्ड ही करना चाहिए, क्यों? 90 रुपीज़ का होना था, 90 रुपीज़ में बिक रहा है तो आपको जो करना है करो। खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो। अब कभी ऐसा मार्केट में जाके देखो कि अगर आपको आईफोन खरीदना है या फिर लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई प्लॉट ही खरीदना है, वो प्लॉट का मार्केट रेट है 10,000 रुपीज़ स्क्वायर फीट, ठीक है, और आपको, आपने पता करा वो भी 10,000 ही है, तो क्या आप खरीदोगे ही नहीं? क्योंकि करेक्ट वैल्यूएशन आया है। हर बार अंडर वैल्यूएशन पे ही चीज़ खरीदना ज़रूरी नहीं है, आगे जाके वो प्राइस बढ़ भी तो सकती है। कैपिटल एप्रिसिएशन इज़ समथिंग दैट यू कैन गो अहेड विथ। ठीक है सर। तो ये एक पार्ट आपने सीख लिया। भाई साहब बहुत कुछ सीखोगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं ज्ञान दूंगा, उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो अब आप मुझे बताओ, ये हमारा फॉर्मूला बुक है, उसमें एक्चुअल मार्केट प्राइस अगर ज़्यादा है, आप फिगर्स रख के देख लेना तो आपको समझ में आएगा। थेरोटिकल मार्केट प्राइस से तो हम बोलते हैं शेयर्स ओवर वैल्यूड है, बेचने चाहिए। अगर सेम है तो शेयर्स करेक्टली वैल्यूड है, होल्ड करके रखो। एक्चुअल मार्केट प्राइस अगर कम है, यानी सस्ता मिल रहा है मार्केट में, अंडर वैल्यूड है, तो बाय करो। कहानी ख़त्म। ठीक है। अब एक और चीज़, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ी सी कॉफ़ी पी लेता हूँ पहले, गला ख़राब हो रहा है। चलो सॉरी हाँ, इतना 3 दिन से रिवीजन लेक्चर के पीछे अभी तक तो चालू भी नहीं हुआ ढंग से, गला बैठना चालू हो गया चिल्ला चिल्ला के। अब ये कंपनी है, ये आप हो, आप कौन हो? इन्वेस्टर हो। ये क्या है? कंपनी है। आप क्या करोगे? इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है। जब भी कोई बंदा इन्वेस्टर अपना कोई भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता है तो क्या फ्री में इन्वेस्टमेंट करेगा? कुछ तो एक्सपेक्टेशन होगी ना रिटर्न में, कुछ तो एक्सपेक्टेशन होगी कि कंपनी हमको कमा के दे। और अच्छा खासा जो नॉलेजेबल बंदा होता है वो ऐसे आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट नहीं करता कि जितना कंपनी दे मैं चला लूँगा। कोई आपका ससुराल थोड़ी है कि जितना मिला उतना ठीक है। ध्यान देना सर, आपकी ना एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन होती है। आप अपना वर्किंग करके आते हो, क्या करके आते हो मैं ये भी बता रहा हूँ। आप अपने बैक साइड में देखोगे कि यार जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लो कि आप यहाँ पे 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करने वाले थे। फटाफट लूँगा, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, पर समझो कॉन्सेप्ट को। 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करने वाले थे यार, वो 100 रुपीज़ आप कहीं और भी इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, एफडी वगैरह में डाल सकते थे। ये रिस्क फ्री है। देखो मैटर क्या करता है, रिस्क मैटर करता है ना। कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने में तो रिस्क है, यहाँ तो रिस्क फ्री है। और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट पे ही आपको अगर 8% रिटर्न मिल रहा है, 8% ज़्यादा हो गया, 7% रिटर्न मिल रहा है, तो कम से कम कंपनी तो आपको 7% कमा के दे। प्लस ध्यान देना, हमने पिछले चैप्टर में भी करा था ये, RADR जब निकाला था, डिस्काउंटिंग रेट के लिए हम एक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं। सो ये तो रिस्क फ्री रेट है सर। अगर रिस्क ले रहा हूँ तो मुझे और ज़्यादा रिटर्न चाहिए, तो यहाँ पे मान लो कि आपकी एक्सपेक्टेशन है कंपनी से 10% की। यह जो कंपनी से आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होती है ना, इसे क्या कहेंगे सर? ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होती है, इसको आप बोलते हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, आप सिर्फ इक्विटी दे रहे हो कंपनी में तो के ही ले लो। आप अगर डेट होल्डर हो तो आपके लिए केडी हो गया। अगर आपने प्रेफरेंस में इन्वेस्ट करा है तो केपी, अगर आपने सब में डाला है तो वो हो गया केओ। ठीक है, डिपेंड करता है किस तरह का, कौन से नेचर का पैसा आप डाल रहे हो वहाँ पे। अभी हम सिर्फ स्टार्टिंग में इक्विटी की बात करेंगे, तो मैंने सिर्फ कॉस्ट ऑफ इक्विटी ले ली। तो ये 10% मेरी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। अब आप ध्यान देना, ये 10% इनकम है आपकी, तो खर्चा किसका हुआ? कंपनी का। ठीक है सर, कंपनी का खर्चा हो गया। अब आपसे पैसा लेने के बाद में कंपनी भी तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेगी सर।
इन्वेस्टमेंट करेगी का क्या मतलब हो गया, वो फिक्स्ड एसेट खरीदेगी, वो रॉ मटेरियल खरीदेगी, ऑपरेशंस कंडक्ट करेगी, सेल्स होगा, प्रॉफिट होगा और कुछ रिटर्न निकल के आएगा कि कंपनी ने साल भर में कितना कमाया या पिछला रिकॉर्ड देखते हुए कंपनी कितना रिटर्न देती है। कंपनी का आपने रिटर्न कैलकुलेट करा, लेट्स से कंपनी का आपने रिटर्न कैलकुलेट करा और वो रिटर्न आया 12%। अच्छी बात है, बुरी बात है? बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि कंपनी से हमने कम मांगा था 10% का और कंपनी हमें ज़्यादा कमा के दे रही है 12% का। इस 12% को आप बोलते हो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये एक्चुअल में रिटर्न हुआ, ये ROI हो गया। आप इसको R के नाम से भी आगे बढ़ा सकते हो। सो दो चीज़ें हमें यहाँ पे पता चल गई, दोनों अलग अलग है सर। R आपका 12% है और KE आपका 10% है। नेचर समझो, 10% आपका रिक्वायर्ड है और 12% कंपनी कमा रही है। कंपनी के एंगल से देखो। अब अगर हम कंपनी के एंगल से देखना जाते हैं तो कंपनी के एंगल से कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज़ अ कॉस्ट, कंपनी के लिए खर्चा है और ये कंपनी के लिए इनकम है ना। क्या खर्चा क्या इनकम पता होना चाहिए। सो कंपनी के जेब में कितना बच रहा है, एक तरह से नेट ऑफ अगर करोगे तो 2% कंपनी आपको एक्स्ट्रा कमा के दे रही है या कंपनी में बच रहा है। ठीक है, वो रिटेन किया जा सकता है या डिविडेंड बांटा जा सकता है। चलो मान लो यह टाइमलाइन है। अब याद करो वो वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बोला था कि छोड़ना नहीं है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में लास्ट वाला कॉन्सेप्ट हमने देखा था परपेचुटी का। परपेचुटी के कॉन्सेप्ट क्या था सर, बहुत सिंपल कि आज हमें कितना इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। अगर हमें 10% के रेट से, ध्यान देना, अगर हमको 10% का रिटर्न चाहिए, 10% के रेट से हर साल 100 रुपये मिलने वाले, तो हम परपेचुटी में क्या करते थे कि परपेचुटी यानी आज जो इन्वेस्टमेंट आपको करना है इज इक्वल टू पीरियोडिक कैश फ्लो, ठीक है, डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न। हम 100 डिवाइडेड बाय 10% करते थे तो वो आती थी 1000 रुपये। ठीक है, यानी कि ये 1000 रुपीज़ कहाँ का है, यहाँ का है। कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करो, फिर वो जो इन्वेस्टमेंट की हम बात करते थे उस लेक्चर में, वो इन्वेस्टमेंट में से एक इन्वेस्टमेंट इक्विटी में भी तो हो सकता है कि 1000 रुपये के इक्विटी शेयर आज आप खरीदो और उसके बाद आपको वो कंपनी 100 रुपये हर साल कमा के दे। इक्विटी शेयर, ध्यान देना, इक्विटी शेयर की कोई लाइफ नहीं होती। जैसे लोन वगैरह लेते हो तो 10 साल के लिए लेते हो, 15 साल के लिए लेते हो, देयर इज सम एक्सपायरी फॉर देम। इक्विटी में कोई लाइफ नहीं होती, जब कंपनी बंद होनी है तभी आपकी इक्विटी वापस अगर हुए तो पैसा बचा तो। सो इक्विटी परपेचुअल है सर, इसीलिए हम इस कॉन्सेप्ट से लिंक कर रहे हैं। ठीक है, परपेचुटी के कॉन्सेप्ट में जो इन्वेस्टमेंट हम 1000 रुपये का कर रहे थे वो अब मान के चलो कि इक्विटी में कर रहे हैं। अब ये 1000 रुपये क्या है सर, इक्विटी शेयर की प्राइस। 1000 रुपये का शेयर खरीदने के बाद आपको 100 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो इसी फॉर्मूले को हम कन्वर्ट कर देते हैं हमारे फॉर्मूले में। ये 1000 रुपये का जो ये पी है ये बन जाएगा आज का मार्केट प्राइस उस शेयर का, क्योंकि आज इन्वेस्टमेंट करना है। पी भी तो क्या था, आज इन्वेस्टमेंट करना है। उसके बाद जो पीरियोडिक कैश फ्लो था वो बन जाएगा हमारा अर्निंग पर शेयर, जो हम कमा रहे हैं, प्रॉफिट, जो कंपनी हर शेयर पे प्रॉफिट कमाएगी हमसे पैसा लेने के बाद, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने लिया था वो क्या था, ध्यान देना, ये 10% आप क्या बोल रहे थे कि इतना हमको रिटर्न चाहिए। के का मतलब क्या है, इतना हमको रिटर्न चाहिए, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो आपने ये फॉर्मूला बना लिया। दिस इज व्हाट द फॉर्मूला इज टू कैलकुलेट द मार्केट प्राइस। इसको हम बोलेंगे कि हम अर्निंग्स को कैपिटलाइज कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड करके। पर अभी आपको एक और चीज़ समझ में आएगी कि ईपीएस के ना दो हिस्से होते हैं। आपने अगर नोटिस करा होगा, ये होता है अपना ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखो, सेल्स में से कॉस्ट माइनस होती है तो पीबीआईटी आता है, उसमें से इंटरेस्ट माइनस करो तो पीबीटी आता है। ध्यान देना मेरी बात पे, ठीक है, थोड़ा और ऊपर ले लेता हूँ। अब क्या है कॉन्सेप्ट समझाना है ना भाई। उसमें से टैक्स माइनस करो तो पीएटी आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, अब ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर से करो तो ईपीएस आता है। ये मर्जर में बहुत काम आने वाला है आपको। डिविडेंड वगैरह अभी तो नहीं लेके चल रहा हूँ, हाँ ठीक है। अब ये जो अर्निंग पर शेयर होता है ना, इस अर्निंग पर शेयर के दो हिस्से होते हैं सर। कुछ अमाउंट डिविडेंड पर शेयर बांट दिया जाता है और बाकी का अमाउंट रिजर्व नाम से हम रिटेन्ड कर लेते हैं, जिसको कहा जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, जिसको कहा जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, तो हम इसको डी बोलेंगे, इसको हम आर बोलेंगे। अंडरस्टैंडिंग है?
सो क्या मैं बोल सकता हूँ EPS इज़ नथिंग बट D+R डिवाइडेड बाय के। बहुत कुछ, बहुत बढ़िया सर, बोल सकते हो। अब डिविडेंड जो है वो हमारे हाथ में आ गया है। डिविडेंड जब कंपनी बांट देती है तो अब कंपनी के पास रहता है क्या? वो नहीं। कंपनी के पास जो रहता है वो है सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स। और रिटेन करके रखा है यानी अब कंपनी ने वो अमाउंट फॉर एवर रिटेन करके रखा है। फॉर एवर, उस पॉइंट से आगे फॉर एवर रिटेन करके रखा है। एक तरह से हमने, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, 10 रुपये अगर अर्निंग पर शेयर है, डिविडेंड उसमें से उन्होंने 7 रुपीज़ का बांट दिया, और रिटेन्ड अर्निंग्स अगर 3 रुपये की है तो 3 रुपये उन्होंने हमसे हमेशा ले लिया। और ये उस साल की बात नहीं सर, हर साल यही होने वाला है। हम अज्यूम यही करके चलेंगे। तो हर साल का 3-3 रुपये रखना, ध्यान देना मेरी बात में, हर साल का 3-3 रुपये रखना इसके बराबर ही है। और हमारी अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% है, इसका मतलब हमने 3 रुपये नहीं छोड़ा है सर, हर साल का 3 रुपये छोड़ा। यानी आज कितना छोड़ा? 1000 रुपीज़। ये जो 100 का 1000 परपेचुटी की वैल्यू आई थी, तो 3 रुपये अगर आपने यहाँ पे छोड़ा, 3 को 10% से डिवाइड करोगे तो आपने कितना छोड़ा? 30 रुपये छोड़ दिया। सीधी सी बात है, ये 30 रुपये कंपनी के अंदर ही है, परपेचुटी की वैल्यू। और कंपनी इस पे रिटर्न कमाएगी। क्या रेट से? जो कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न है। यहाँ पे कंपनी का रिटर्न कितना था? 12%। सो ध्यान देना, मैं अब क्या करता हूँ, लॉजिक समझो। जो आर है ये वो मैंने के से डिवाइड कर दिया। क्यों करा सर? क्योंकि मैंने उसको कैपिटलाइज करा। ये पैसा अब मेरे को नहीं मिलने वाला है, तो इसका मतलब मैंने कितना छोड़ा वो मैं कंसिडर करूंगा। और उस छोड़ी हुई अमाउंट पे कंपनी में जो रिटेन रह गया, उस अमाउंट पे कंपनी कितना कमाएगी, ROI से डिसाइड करेंगे। कंपनी तो 12% कमाएगी, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है वॉल्टर्स मॉडल का। वॉल्टर मॉडल है आपका पहला फॉर्मूला, जिसमें इक्विटी शेयर की थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस, ये क्या निकालते हैं हम, थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस, या फेयर वैल्यू भी बोल लो आपकी, कि फेयर वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो उसके दो हिस्से करते हैं सर। पहला पार्ट आपको डिविडेंड रिप्रेजेंट करता है, दूसरा पार्ट आपको रिटेन्ड अर्निंग्स पे कमाया जाने वाला पैसा रिप्रेजेंट करता है। सो रिटेन्ड अर्निंग्स पे जो आप पैसा कमा रहे हो आर पे, उसको आप पहले कैपिटलाइज करोगे, क्योंकि ओवरऑल आपने परपेचुअली अगर वो पैसा कंपनी में छोड़ दिया तो उस पर कितना % रिटर्न कंपनी कमा के आपको देगी। क्योंकि हर साल छूटेगा ना 3 रुपये, एक बार थोड़ी छूटेगा, हर साल छूटेगा। सो दैट्स वाई वी आर कैपिटलाइजिंग एंड देन मल्टीप्लाइंग इट विद द रेट ऑफ रिटर्न। तो ये हो गया सर आपका, क्या कहते हैं, वॉल्टर्स का फॉर्मूला। अब आप एक चीज़ और ध्यान दो मेरी बात को। मुझे एक चीज़ बताओ, अगर आप अपनी पूरी ताकत लगा के मार्केट में 10% से ज़्यादा कमा नहीं सकते, और कंपनी अगर आपको 12% कमा के दे रही है, तो आप अपना पैसा किसके पास रखना पसंद करोगे? खुद के पास या कंपनी के पास? ऑब्वियस सी बात है कंपनी के पास, क्योंकि कंपनी आपको ज़्यादा कमा के दे रही है। ठीक है, तो कंपनी अगर कुछ कमा के दे रही है तो क्या आप बोलोगे कि हमें डिविडेंड बांटो? नहीं, क्योंकि जो आपको डिविडेंड बांटा गया उस पर आप सिर्फ 10% कमा सकते हो, और पर कंपनी ने अगर वो रिटेन कर लिया तो कंपनी उस पर आपको 12% कमा के दे सकती है। तो अल्टीमेटली आप ही का पैसा, वो भी ये भी। कंपनी में आप इक्विटी शेयर होल्डर हो भाई, आप ओनर हो कंपनी के। तो आप यही चाहोगे कि कंपनी डिविडेंड कुछ भी ना बांटे ऐसी सिचुएशन में। कैसी सिचुएशन सर? ध्यान देना आपकी ये सिचुएशन है डिविडेंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, या अच्छा ऐसा लेते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है कंपनी का ज़्यादा है हमारी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से। तो आप बोलोगे कि कंपनी डिविडेंड बिल्कुल भी ना बांटे, डिविडेंड ज़ीरो हो, सारा पैसा रिटेन करके रख ले। जब आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कंपनी अगर काम करेगी तो मार्केट प्राइस उस टाइम पे हाईएस्ट होगी। आप कैलकुलेशन करके देखना, अभी हमारे पास में टाइम नहीं है। अगर ROI जितना ही अगर कंपनी कमाती है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता कंपनी डिविडेंड बांटे या ना बांटे, मार्केट प्राइस इररिलेवेंट है, मतलब डजेंट मैटर। अगर कंपनी कम कमा रही है आपके रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, लेट्स से कंपनी ने 8% कमाया, 8% कमाया, और आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न तो 10% थी, तो आप क्या चाहोगे कि भाई ठीक है, तूने जितना कमाया कमाया वो हमें दे दे, हम ज़्यादा कमा सकते हैं हमारे पैसों पे 10%, आप तो 8% कमा रहे हो। तो आप क्या बोलोगे? डिविडेंड कितना बांटे कंपनी? 100% बांटे।
जितना कमाया सब दे दो क्योंकि हम ज़्यादा कमा रहे हैं। तो ऐसे केस में कंपनी की मार्केट प्राइस हाईएस्ट होगी। यार देखो सीधी सी बात है, मार्केट प्राइस कंपनी की डिपेंड करती है शेयर होल्डर्स पे, डिपेंड करती है, यानी कि शेयर होल्डर्स ने सारे शेयर्स बेच दिए तो मार्केट प्राइस गिर जाएगी, और खरीदने के लिए लाइन लगा दी तो मार्केट प्राइस बढ़ जाएगी। और ये खरीदना और बेचना शेयर होल्डर कब करेंगे, जब उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो काम करेंगे। खरीदने और बेचने का काम उस एक्सपेक्टेशन से होगा, और अगर कंपनी फॉलो करती है एक्सपेक्टेशन तो उनकी मार्केट प्राइस हाईएस्ट होगी। सो दो चीज़ें हैं अब आपको इसमें समझने की। पहला तो हमने फॉर्मूला देख लिया, फॉर्मूले के दो हिस्से हैं सर, एक डिविडेंड का पार्ट है और एक रिटेन्ड अर्निंग्स का पार्ट है। आपको आई होप समझ में आया। ये ई माइनस डी और कुछ नहीं, रिटेन्ड अर्निंग्स है। ई क्या है सर, अर्निंग पर शेयर। डी क्या है सर, डिविडेंड पर शेयर। इन दोनों को माइनस करा तो आपका आता है रिटेन्ड अर्निंग्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और ये पूरा फॉर्मूला कहाँ से बना सर, परपेचुटी के फॉर्मूले से। और वहाँ समझ आया तो यहाँ भी समझ आएगा, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी या इन्वेस्टमेंट बोलो, अगर ज़्यादा है यानी कंपनी 12% कमा रही है, हम सिर्फ 10% कमा सकते हैं, तो हम बोलेंगे कि कंपनी शुड रिटेन ऑल अर्निंग। कंपनी के पास ही रखो, डिविडेंड कुछ भी मत बांटो, मार्केट प्राइस हाईएस्ट रहेगी। अगर हम ज़्यादा कमा सकते हैं कंपनी से तो कंपनी शुड डिस्ट्रीब्यूट ऑल अर्निंग्स। दैट मीन्स डिविडेंड का पे आउट का रेशो जो है वो 100% होना चाहिए। मार्केट प्राइस कंपनी की इस केस में हाईएस्ट होगी। सेम है तो फिर इनडिफरेंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ध्यान देना एक और चीज़ पे, अगर कंपनी का अर्निंग पर शेयर 100 है और डिविडेंड पर शेयर 40 है तो इसको बोलते हैं डिविडेंड पे आउट रेशो 40%। क्या हो गया सर, 40% डिविडेंड पे आउट रेशो। पे आउट का मतलब हो गया कि जितना कमाया उसमें से कितना बांटा डिविडेंड। सो दैट्स 40% इज द डिविडेंड पे आउट रेशो। सो रिटेंशन रेशो क्या हो गया, रिटेन किया हुआ रिटेंशन रेशो हो गया 60%। सिंपल। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, इन दोनों के पीछे का कॉन्सेप्ट कि दोनों का मिला के टोटल हमेशा 100% होना चाहिए। ठीक है सर। अब ना एक और चीज़ बताता हूँ मैं, डिविडेंड ना 3 तरह के होते हैं। डिविडेंड का क्वेश्चन में हो सकता है रेट दिया हो सकता है यील्ड दिया हो सकता है पे आउट रेशो दिया हो, ठीक है ना। अब यील्ड के बारे में मैं बाद में बात करूँगा, पर रेट अगर दिया इसका मतलब वो कैलकुलेट फेस वैल्यू पे होता है। जैसे कि कंपनी अगर 10% डिविडेंड बांट रही है, द डिविडेंड रेट ऑफ द कंपनी इज 10%, सो दैट इज अप्लीकेबल ऑन फेस वैल्यू। पर पे आउट रेशो अगर 10% बोला तो दैट इज अप्लीकेबल ऑन अर्निंग पर शेयर, और अगर यील्ड बोला तो दैट इज अप्लीकेबल ऑन मार्केट प्राइस। यील्ड का मतलब होता है रिटर्न, ध्यान देना। रिटर्न कैलकुलेट किया जाता है इन्वेस्टमेंट पे, और आप इन्वेस्टमेंट करते हो शेयर्स में जो उसकी मार्केट प्राइस चल रही होती है उस पे। तो ये डिविडेंड के 3 अलग अलग फॉर्म आपको देखने मिलेंगे। आपको सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि वो जो दिया हुआ है वो डिविडेंड का रेट है कि यील्ड है कि पे आउट रेशो है। रेट है तो फेस वैल्यू पे लगेगा, यील्ड है तो मार्केट प्राइस पे लगेगा, पे आउट रेशो है तो अर्निंग्स पे लगेगा। इस केस में 40% जो है ये पे आउट रेशो है तो वो अर्निंग्स पे लगेगा सर, ठीक है। आओ सर पहला क्वेश्चन देखते हैं अब इसके बेसिस पे। कॉन्सेप्ट समझ लिया तो फिर क्या दिक्कत है, फिर तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे, एक्सपर्ट हो यार आप लोग। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन देखो। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू मेसर्स एक्स वाई लिमिटेड। आपको कंपनी की अर्निंग्स दी है 5 लाख की, डिविडेंड पे आउट रेशो दिया है। ध्यान देना, पे आउट रेशो किस पे लगता है सर, अर्निंग्स पे लगता है, ठीक है सर। डिविडेंड पे आउट रेशो अगर आप अर्निंग्स पे लगाओगे, टोटल अर्निंग पे लगाओगे तो टोटल डिविडेंड आएगा, अर्निंग पर शेयर पे लगाओगे तो डिविडेंड पर शेयर आएगा। ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं। तो कितना आ गया सर टोटल, यहीं कैलकुलेट कर लो। ऐसा माइंडसेट चलना चाहिए। 5 लाख का 60% हो गया 3 लाख, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 1 लाख, यानी कि डिविडेंड पर शेयर कितना हो गया, डीपीएस जिसको हम बोल सकते हैं, डीपीएस आपका हो गया 3 रुपये का, ठीक है। 3 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, ध्यान देना, इसको कहा जाता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको हम बोलेंगे आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये शेयर होल्डर की रिक्वायरमेंट होती है, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज व्हाट कंपनी इज अर्निंग। अब कंपनी के एंगल से ये होता है कॉस्ट, ये होता है इनकम। फिर से मैं बता रहा हूँ, कंपनी के एंगल से कंपनी ने 12% पे पैसा लिया इन्वेस्टर से और 15% उस पर कमाया, ये
ठीक है। अब व्हाट इज द मार्केट वैल्यू पर शेयर एज पर द वॉल्टर्स मॉडल? वॉल्टर्स मॉडल में आप डिटेल रख दो। अच्छा, 5 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख करोगे तो आपको अर्निंग पर शेयर भी आ जाएगा। डिविडेंड पर शेयर 3 रुपये का आया था, अर्निंग पर शेयर 5 रुपये का आया था, फिर उसमें से डिविडेंड माइनस कर दिया तो ये क्या आया सर? 2 रुपये का रिटेन्ड अर्निंग्स। फॉर्मूला याद रहा तो अब कुछ नहीं करने की ज़रूरत। उस 2 रुपये पे कॉन्सेप्चुअली देखेंगे ना तो फिर ख़त्म है कहानी, ख़त्म। यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है। 2 रुपये, सॉरी ये आ गया, डिविडेंड पर शेयर तो 3 रुपये का है। 3 रुपये प्लस 2 डिवाइडेड बाय पॉइंट, कितने परसेंट पे लिया था फंडिंग? कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारी 12 और उस पे हम कमाएंगे 15 डिवाइडेड बाय 0.212। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? ठीक है सर। 2 ये आ गया 45.83। अगले पेज पे जाते हैं। 45.83, कहानी ख़त्म। बस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस कम ही है। वैसे तो कहीं और 2-4 चीज़ें मिक्स करके पूछी तो बात अलग है। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, और एक देखो, व्हाट इज़ द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो अकॉर्डिंग टू वॉल्टर्स मॉडल एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर एट दैट पे आउट रेशियो। अब आप देखो, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट है तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आप ले लो कि कंपनी कितना कमा रही है, ROE, और एक्सपेक्टेड कंपनी से कितना था। कंपनी कमा रही है 15%, एक्सपेक्टेड था 12%, सो ROE इज़ ग्रेटर, कंपनी ज़्यादा कमा रही है। इन्वेस्टर्स चाहेंगे कि कंपनी पूरा पैसा अपने पास ही रखे, हमको दोगे तो हम सिर्फ 12% कमा सकते हैं उस पर, आप ही रखो। यानी कि डिविडेंड पे आउट रेशो कितना हुआ सर? 0%। कुछ भी डिविडेंड मत बांटो, रिटेंशन रेशो हुआ 100%, यानी पूरा पैसा रिटेन करो। अब फॉर्मूले में अगर हम ये डालें तो 3 रुपये की जगह आ जाएगा 0 और पूरा 5 रुपये जो अर्निंग थी वो रिटेन्ड अर्निंग्स बन जाएगा। सो 5.12 0.15 दैट्स 52.08। ये वाला पोर्शन लास्ट में मिस हो गया था तो ये मैंने लिख दिया 52.08। दिस इज़ द हाईएस्ट, इससे ज़्यादा आपकी मार्केट प्राइस नहीं जा सकती अगर ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट फॉलो किया जा रहा है तो। ठीक है सर, इसके साथ ये क्वेश्चन खत्म हुआ। अब आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने के पहले एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं सर, दैट इज कॉल्ड एज गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल। अब गॉर्डन ग्रोथ मॉडल का क्या बोलना था कि ये वॉल्टर भाई साहब ने जो फॉर्मूला बनाया है वो ठीक है एक बार के लिए, पर इस फॉर्मूले में मार्केट प्राइस जो थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस हम निकालते हैं उसमें जो उन्होंने न्यूमरेटर में पूरी की पूरी अर्निंग ले ली वो गलत है। गॉर्डन का बोलना है कि सिर्फ उतना ही अमाउंट लेना चाहिए जितना इन्वेस्टर को मिलता है, और इन्वेस्टर को हर साल सिर्फ डिविडेंड मिलता है, अर्निंग पर शेयर पूरा तो मिलता ही नहीं है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना फॉर्मूले को? ठीक है, उनकी बात अगर हम माने तो फिर फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर? परपेचुटी के फॉर्मूले से ही जाएंगे। सबसे पहले परपेचुटी का फॉर्मूला लिखते हैं, P इज इक्वल टू A/R। ए है एनुअल कैश फ्लो जो आपको मिलती है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो नीचे में वो है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। परपेचुटी की वैल्यू यानी कि आज कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा वो है मार्केट प्राइस। सो हम गॉर्डन्स के हिसाब से देखें तो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दैट्स इट। डिविडेंड डिवाइडेड बाय आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गई, ये है उसका फॉर्मूला। पूरी अर्निंग मत लो। अगर हम इसको हम डिविडेंड मॉडल भी बोल सकते हैं। अगर हम अर्निंग्स मॉडल देखें तो अर्निंग्स मॉडल में क्या होगा, अब लोग बनाने के लिए कुछ भी बना लेते हैं, अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दैट्स इट, ठीक है। पर एक चीज़ आपको ज़रूर समझनी चाहिए, वो ये है कि अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आज मार्केट प्राइस निकालना चाहते हो ना इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है, तो कहीं पे भी जब भी आप कभी इन्वेस्टमेंट करते हो तो क्या तुरंत उसी टाइम पे आपको रिटर्न्स मिल जाते हैं? नहीं सर, 1 साल के बाद रिटर्न मिलते हैं। जनरली हम पर एनम कॉस्ट निकाल रहे हैं, नीचे में जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो पर एनम है, तो हमें रिटर्न भी 1 साल बाद मिलता है। तो न्यूमरेटर में जो डिविडेंड है वो कब का होना चाहिए सर? आप मुझे बताओ, इस पॉइंट का या इस पॉइंट का? ऑब्वियसली साल के अंत का। इसलिए हम थोड़ा
स्पेसिफिक रहेंगे, हम इसको बोलेंगे D1। और गलती से अगर इंस्टीट्यूट ने D0 दिया है, ध्यान देना, तो हम उसको D1 में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है सर। तो एक और चीज़ जो हमें इंप्रूव करने की ज़रूरत है फॉर्मूला में, वो है सर यहाँ पे 1 ऐड करना। बहुत सिंपल। अब अगर पिछले साल का D0 क्या है सर, पिछले साल का डिविडेंड। आप बोल रहे हो पिछले साल का, ये तो आज का डिविडेंड लग रहा है। एग्जैक्टली आप ध्यान दो, डिविडेंड का कॉन्सेप्ट ही यही है। इस पॉइंट पे अगर डिविडेंड बांटा जाता है तो वो बांटा जाता है पिछले साल के लिए, अगर इस पॉइंट पे बांटा गया तो वो बांटा गया पिछले साल के लिए। ठीक है। सो D0 को हम पास्ट डिविडेंड बोलेंगे, D1 को हम फ्यूचर या एक्सपेक्टेड डिविडेंड बोलेंगे। वर्डिंग्स पे डिपेंड करता है, हर बार आपको ये D0 है या D1 है ये दिया हुआ नहीं रहेगा। इसके लिए वो लोग टर्म्स ऐसे यूज़ करेंगे, करंट डिविडेंड, पास्ट डिविडेंड या जस्ट पेड डिविडेंड। अगर पे कर दिया है ऑलरेडी तो वो तो पुराना हो गया ना। और D1 के लिए कैसे टर्म्स यूज़ होंगे सर, एक्सपेक्टेड, ऐसे वर्ड्स जो फ्यूचर को डिनोट करेंगे। ठीक है। पेएबल बोलो या फ्यूचर, आप और बोल सकते हैं उसको एक्सपेक्टेड डिविडेंड, नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड, ईयर एंड डिविडेंड, ऐसा कुछ तो वो यूज़ करेंगे। ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि क्या टर्म्स यूज़ किया गया, उससे हमें पता लगेगा कि वो D0 है या D1 है। ठीक है सर। दोनों अलग अलग हो सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन में अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और सिर्फ D0 दिया हुआ है तो D0 इस्तेमाल करो। मान के चलो कि इतना ही डिविडेंड अगले साल भी मिलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। तो ये आपने अभी फॉर्मूला बना लिया। पर अब प्रैक्टिकली बोलूँ तो डिविडेंड हर साल सेम नहीं रहता। मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी होता है कि डिविडेंड, कंपनी जो डिविडेंड बांटती है वो हर साल थोड़ा 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 बढ़ाती रहती है। बढ़ाती रहती है का मतलब होता है ग्रोथ। तो यहाँ हमें ग्रोथ ऐड करना ज़रूरी है। अगर हर साल सेम रहता तो D0 इज इक्वल टू D1 हो जाएगा। पर अगर हर साल सेम नहीं है, ठीक है, और मान लो पिछला डिविडेंड 5 रुपये का बांटा और उसमें 10% की ग्रोथ और करनी है ताकि अगला डिविडेंड निकाल सके, तो हम क्या करेंगे, D0 को 1 प्लस ग्रोथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फॉर्मूला आपका कंपाउंड अमाउंट वाला ही फॉर्मूला है, प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 प्लस आर। सो जैसे ही D0 को 1 प्लस जी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको अगले साल की डिविडेंड की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है सर। सो आप या तो D1 लो या तो उसको D0 इन ब्रैकेट 1 प्लस ग्रोथ लो। ठीक है, जैसे ठीक लगे आपको लो। लेकिन सिर्फ ग्रोथ का इम्पैक्ट ना, आप ध्यान देना, ग्रोथ का इम्पैक्ट सिर्फ ऊपर न्यूमरेटर में डिविडेंड पे नहीं होता, उसका इम्पैक्ट होता है हमारी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे भी। और वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। मैं वापस जाता हूँ, मैं वापस से पुराने वाले फॉर्मूले पे जा रहा हूँ, D1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये जो मैंने ऊपर लिखा था। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी को एक काम करो, दूसरे साइड भेज दो, तो वो हो जाएगा D1 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। अब आप नोटिस करोगे अगर आपका डिविडेंड लेट्स से 10 रुपीज़ का है और मार्केट प्राइस 100 रुपीज़ की है, तो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी का एक तरह से ये फॉर्मूला बन गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू 10%। ठीक है। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर कंपनी डिविडेंड पास्ट रिकॉर्ड भी बोलता है और कंपनी एक्सपेक्टेड है कि कंपनी डिविडेंड ग्रो करेगी, अगर आपको लगता है कि कंपनी इस सिचुएशन से आगे डिविडेंड ग्रो करेगी, तो क्या आपकी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी नहीं बढ़ेगी? यस सर, बढ़ेगी। कितने से बढ़ेगी? उतने से ही बढ़ेगी जितने से मेरी ग्रोथ हो रही है। सो कंपनी अगर 5% भी एक्स्ट्रा और डिविडेंड दे तो मेरी 5% से रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ जाएगा, क्योंकि वैसे भी ये 10% डिविडेंड पे ही कैलकुलेट कर रहा था, वो ग्रोथ भी कंपनी डिविडेंड पे ही दे रही है, तो 10 में सीधा सीधा मैं 5% ऐड कर सकता हूँ। सो फॉर्मूला मेरा क्या बन जाता है, फॉर्मूला मेरा बन जाता है ग्रोथ के साथ वाला ग्रोथ ऐड करके। बिना ग्रोथ का फॉर्मूला इज दिस मच, अब विथ ग्रोथ इज दिस मच, दैट्स इट। अब इस फॉर्मूले को अगर मैं वापस से घुमाऊँ फिराऊँ, ध्यान देना, मार्केट प्राइस के फॉर्मूला बना रहा हूँ, इसमें से मैं ग्रोथ को उधर भेज देता हूँ, ये बन जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ, D1 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। ठीक है। अब आप मार्केट प्राइस को उधर भेज दो, D1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ, दैट्स इट। आप ऐसे लिखो, और अगर D1 नहीं दिया हुआ है तो आप इसको D0 इन ब्रैकेट 1 प्लस ग्रोथ डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। डिनोमिनेटर में ग्रोथ माइनस होने का लॉजिक समझो। डिनोमिनेटर में जो ग्रोथ माइनस हो रही है वो एक एंगल उसका ये है कि
हमारी एक्सपेक्टेड या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी बढ़ जानी चाहिए। पर मैं यहाँ से नहीं बता सकता था ये कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ जानी चाहिए, बिकॉज यहाँ तो आपको दिखेगा कि सर माइनस हो रहा है, यहाँ मैं प्लस क्यों नहीं कर रहा हूँ डायरेक्ट, तो वो गलत तरीका हो जाता ग्रोथ को ऐड करने का। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपकी बढ़ जानी चाहिए, ये बहुत क्लियर आपको यहाँ से फॉर्मूले से समझ में आएगा कि ठीक है सर, आपकी ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, उसमें ग्रोथ बढ़ गई, तो उस फॉर्मूले को वापस ऐसा करोगे। दूसरा एंगल एक और चीज़ है, मैं आपको एक और एंगल बताता हूँ। जब आपको पता चलता है कि डिविडेंड हर साल ग्रो होने वाला है लेट से 5% के रेट से, तो आपको इनकम की श्योरिटी और बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो आप और फिक्स हो जाते हो, आप कंफर्म हो जाते हो। तो उसकी वजह से जब आप कैपिटलाइज करते हो तो आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कम हो जाती है, उतने ही परसेंट से कम हो जाती है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि मार्केट प्राइस आपका नीचे आ जाएगा, आपका मार्केट प्राइस ऊपर ही आता है। चलो ठीक है, दैट इज़ द बेसिक लॉजिक ऑफ द फॉर्मूला। बाकी हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे सर जब भी कभी गॉर्डन ग्रोथ मॉडल का इस्तेमाल करना होगा। क्वेश्चन कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा कि गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल लगाओ। अगर क्वेश्चन में डेटा बहुत स्पेसिफिक दिया हुआ है कि डिविडेंड का इस्तेमाल करके मार्केट प्राइस निकालनी है, तो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव टू यूज़। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन देखो। गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आपको करंट डिविडेंड दिया हुआ है, देखो क्लियरली स्पेसिफाइड है क्वेश्चन में कि ये D0 है, 5 रुपये का। डिस्काउंट का रेट यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको दिया है, ग्रोथ का रेट भी 4% दिया हुआ है। क्वेश्चन ने बोला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द स्टॉक निकालो ABC लिमिटेड का। प्रेजेंट वैल्यू आप कैसे निकालोगे, दैट इज मार्केट प्राइस इन ब्रैकेट D0 1 प्लस ग्रोथ डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। बहुत सिंपल फॉर्मूला। अगर D1 होता तो मैं D1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ लेता। ठीक है, मैं इसमें रख रहा हूँ, 5 रुपये है, ग्रोथ है मेरा 0.04 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी 105 माइनस 0.04, ये मेरा आंसर आ गया 80 रुपये। 80 रुपीज़ क्या है सर, मेरी थेरोटिकल मार्केट प्राइस है कि इतना शेयर बिकना चाहिए मार्केट में। आगे देखो, अब इवेल्युएट द स्टॉक वेदर द स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। अगर स्टॉक की प्राइस 70 रुपीज़ है तो अब उन्होंने क्वेश्चन बदल दिया, स्टॉक की प्राइस आप मान के चलो मार्केट में 70 रुपीज़ है, ये है एक्चुअल मार्केट प्राइस। रिटर्न ऑन इक्विटी आपका 18% आपको यहाँ पे दिया हुआ है, और अर्निंग पर शेयर जो है वो 4.5 रुपीज़ पर शेयर दिया है। सबसे पहले तो आपको PE मल्टीपल अप्रोच यूज़ करना है और बताना है कि थेरोटिकल मार्केट प्राइस कितनी होगी। सर PE अप्रोच आपने देखा है कभी? ये देखो, ये सेल्स होता है 100 रुपीज़ का, ये कॉस्ट होती है 50 रुपये की, तो 50 का मेरा कंट्रीब्यूशन वगैरह आता है, फिक्स कॉस्ट 10 की माइनस करा तो 40 का मेरा PBT आ गया। इसमें से टैक्स माइनस करूँ 20 का तो 20 मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करूँ 2 रुपये से तो मेरा अर्निंग पर शेयर आएगा 10। कितना अर्निंग पर शेयर आ गया? 10। अगर मार्केट में ध्यान देना शेयर की प्राइस 50 है तो मेरा PE रेशो जो आता है वो आता है 5 का। इसका मतलब क्या आता है, 5 कैसे आया, 50/10 यानी कि मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय EPS। ये 5 का मतलब समझो कि हर 1 रुपये कमाने के लिए इस कंपनी में 5 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इस पॉइंट पे 5 का PE रेशो इज़ वेरी गुड, PE रेशो कम होना बहुत अच्छी बात होती है। सो PE रेशो 5 अगर है तो इसका मतलब हर 1 रुपये की अर्निंग के लिए मार्केट में कंपनी की वैल्यू 5 गुना है। बहुत अच्छी बात है सर, ये तो ऑलमोस्ट 20% रिटर्न यू आर गेटिंग इन द फर्स्ट ईयर। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द PE रेशो इज। ओके, अब ध्यान देना, एक और कॉन्सेप्ट मैं फटाक से कवर करता हूँ। PE रेशो का अभी अभी आपने एक फॉर्मूला देखा, दैट इज मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय EPS। और आपको याद होगा कि आपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी का भी वॉल्टर्स मॉडल में एक फॉर्मूला देखा था। क्या था मैं बताता हूँ, ये देखो, वॉल्टर मॉडल में हम पूरी अर्निंग न्यूमरेटर में रहते हैं, ये मार्केट प्राइस है इज इक्वल टू EPS बाई KE। KE को इधर भेज दो, मार्केट प्राइस को उधर भेज दो, तो KE का फॉर्मूला निकल के आएगा EPS डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। ठीक है, तो मैंने ये ले लिया, KE का मेरा फॉर्मूला बनता है EPS डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। अब आप थोड़ा सा नोटिस करो इस पार्ट को और इस पार्ट को, ये एक दूसरे का बस इन्वर्स है। आप किसी भी एक पार्ट को इन्वर्स कर लो, लेट से हम 1/KE कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा मार्केट प्राइस बाय EPS। यानी कि अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मेरा सेम हो गया। इसका मतलब PE रेशो इज इक्वल टू 1/KE, ये मेरा रिजल्ट निकलता है। इसका मतलब क्या होता है सर, देयरफॉर
पी रेशो इज इक्वल टू 1/के, क्योंकि ये भी सेम ये भी सेम, अगर ये 5 है ये भी 5 है तो मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ ना, दैट इज़ द मैथमेटिक्स। सो पी रेशो 1/के ही होता है। अब इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे सर इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन ने क्लियरली बोला है कि पी मल्टीपल अप्रोच से मार्केट प्राइस निकालो। मार्केट प्राइस इज इक्वल टू पी रेशो इनटू अर्निंग पर शेयर, यही होगा ना। ये देखो, मार्केट प्राइस अगर आपको निकालनी है तो इस अर्निंग पर शेयर को 5 रुपये के पी रेशो से 5 के पी रेशो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मार्केट प्राइस आ जाएगी। ठीक है, तो हमें मार्केट प्राइस निकालने के लिए पी और ईपीएस चाहिए। ईपीएस क्वेश्चन ने 4 रुपये 50 पैसे का बहुत क्लियर दे दिया। मार्केट प्राइस इज इक्वल टू पी इंटू ईपीएस, ये 4 रुपीज़ 50 पैसे का आपको क्लियर दिया हुआ है। आगे आ जाओ, ये 4 रुपीज़ 50 पैसे का क्लियर दिया हुआ है ईपीएस। अब क्या बाकी है सर, सिर्फ पी रेशो तो निकालना है। पी रेशो में 1 डिवाइडेड बाय रिटर्न ऑन इक्विटी, ये आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। उन्होंने लिखा रिटर्न ऑन इक्विटी है, पर वो आरओआई कंपनी जो कमा रही है दैट इज़ डिफरेंट, दिस इज़ कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो आपको लेना चाहिए। और यहाँ पे भी उनका जो मतलब है वो आरओई का कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ही है सर, क्योंकि उन्होंने 18% को केई की तरह ही इस्तेमाल करा है। तो आंसर के हिसाब से हमने ये इंटरप्रेट करा है कि वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। यहाँ एग्ज़ाम में गलती ज़रूर हो सकती है आपसे, आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो भी लोगे उसको प्रॉपरली नोट करो, दैट्स इट। यहाँ इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन में गलती है थोड़ी सी, ठीक है। जैसे सेकंड वाले पार्ट में उन्होंने क्लियर बोल दिया डिस्काउंट रेट 10.5% लेना। चलो, तो 5.56 आपका ईपी ये पी मल्टीपल आ गया। कैसे आया, 1 डिवाइडेड बाय 18% करके, जो कि आपका था कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सो इससे मार्केट प्राइस आ गई 25.02। अब ये मार्केट प्राइस कैसे आई है, पी रेशो को 5.56 ये कैलकुलेट कर लिया। अब आपकी मार्केट प्राइस जो आई है 25.02 को, उसको कंपेयर करो आपके 70 रुपीज़ के मार्केट प्राइस से, तो आपको लगेगा कि यार थेरोटिकली तो मार्केट प्राइस 25 रुपीज़ होनी चाहिए, एक्चुअल में कितनी है 70 है। सो एक्चुअल मार्केट प्राइस इज़ ग्रेटर देन थेरोटिकल मार्केट प्राइस 70 और 25, तो आप क्या बोलोगे, शेयर्स आर ओवर वैल्यूड। अच्छा, दूसरा मेथड क्या बोला है उन्होंने, अर्निंग्स ग्रोथ मॉडल। अब हमने क्या देखा था अभी, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल है ना, गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल। अर्निंग ग्रोथ मॉडल और क्या रहेगा आपका, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल में आप D1 लेते हो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। आप अर्निंग्स ग्रोथ मॉडल में क्या लोगे, E1 लोगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। सर अजम्पशन बदल गया, आपका फॉर्मूला बदल गया। E1 यानी कि क्या, अर्निंग पर शेयर आज का ले लो, 1 प्लस ग्रोथ उसमें ऐड करो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ, कहानी ख़त्म। इस फॉर्मूले में आंसर हमें डालना है। अब क्वेश्चन ने क्लियरली यहाँ पे लिखा है ग्रोथ रेट है 4%, सिर्फ डिविडेंड की ग्रोथ रेट है ऐसा नहीं बोला था। तो अब सेकंड वाले पार्ट में हम उसी ग्रोथ रेट को अर्निंग्स की ग्रोथ रेट मानेंगे। अर्निंग्स हमारे पास 4.5 की है ऑलरेडी। अब देखो, अर्निंग्स हमारे पास 4.5 की ऑलरेडी है, अर्निंग्स 4.5 की है, उसमें ग्रोथ ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। सो 4.5 में हमने ग्रोथ 4% की ऐड करी डिवाइडेड बाय, उन्होंने क्लियर बोला डिस्काउंट रेट 10.5% लो। अगर वो नहीं बोलते तो हम 18% लेते जो सेकंड पार्ट में दिया हुआ था, ठीक है। और वो आरओई लिखा है, वो होना कॉस्ट ऑफ इक्विटी चाहिए। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा 72 रुपीज़। अब 72 रुपीज़ इज़ द थेरोटिकल मार्केट प्राइस, एक्चुअल मार्केट प्राइस इज 70, थेरोटिकल मार्केट प्राइस इज 72। तो आप बोलोगे यार एक्चुअल मार्केट प्राइस तो कम है थेरोटिकल से, यानी शेयर मार्केट में सस्ता मिल रहा है, खरीद लो। 72 का होना चाहिए था, 70 का ही मिल रहा है। ठीक है सर, अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। हमने क्या क्या देख लिया वो एक बार हम देख लेते हैं। वॉल्टर्स मॉडल से शुरुआत करी थी जो बोलता है न्यूमरेटर में पूरा अर्निंग लो, ठीक है सर। पर हमने बाद में देखा था गॉर्डन्स मॉडल, कहाँ गया, हाँ, बाद में हमने गॉर्डन्स मॉडल जो कि डिविडेंड पे बेस्ड है, तो वो मॉडल देखा। उसमें हमने क्लियरली देखा कि मार्केट प्राइस इज नथिंग बट डिविडेंड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगर कोई ग्रोथ होती नहीं है तो यही फॉर्मूला है सर, ये D1 होना चाहिए, और ग्रोथ नहीं है तो D1 हो या D0 हो, एक ही बात है क्योंकि सेम ही रहना है, ठीक है। ये हटा दो। अगर सिंगल पीरियड, अच्छा सिंगल पीरियड होल्डिंग वगैरह तो हम आगे देखेंगे, मैं अभी से उसको नहीं बता रहा आपको ताकि कन्फ्यूजन ना हो।
नॉर्मल गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल ले लेते हैं, ये देखो परपेचुअल, क्योंकि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, परपेचुअल चलना है। गॉर्डन्स का मॉडल है डिक्लाइनिंग मॉडल नहीं भाई, इंक्लाइनिंग, ये रहा। तो 1+ ग्रोथ ऐड करी D0 में, कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। अब कई बार ऐसा, मतलब प्रैक्टिकल तो बिल्कुल भी नहीं है, पर ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि आज अगर 50 रुपये का डिविडेंड है तो आने वाले सालों में हर साल 5-5% से ग्रोथ कम होती जाएगी। मतलब ग्रोथ नहीं, यानी कि डिविडेंड 5% से कम होते जाएगा, बढ़ेगा नहीं, कम होगा। तो ऐसे केस में डिक्लाइनिंग मॉडल इस्तेमाल करेंगे सर। यहाँ हमने माइनस कर दिया और यहाँ हमने बढ़ा दिया। इसका वही लॉजिक है, वापस से मैं आपको फिर से बता देता हूँ। अगर डिविडेंड में कोई ग्रोथ नहीं है, एडिशन डिलीशन, तो फॉर्मूला हमारा बन गया D1 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। जब ग्रोथ हो रही थी तो हम प्लस जी कर रहे थे, अब ग्रोथ नहीं हो रही तो माइनस जी कर दो। और मतलब डिक्लाइन हो रहा है तो आप माइनस जी कर दो। अब माइनस जी करोगे तो देखो उस ग्रोथ को इधर भेज दो, फॉर्मूला बन जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस ग्रोथ डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस को उधर भेज दो, सो फॉर्मूला बन गया मार्केट प्राइस इज नथिंग बट D1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। अब D1 ऐसे केस में क्या होगा, D0 इन ब्रैकेट 1 माइनस जी, इतने परसेंट से गिराना है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन अभी तक तो है नहीं, डिक्लाइनिंग फॉर्मूला याद करके रखो। ठीक है सर, पी रेशो का फॉर्मूला देख लिया। एक कॉन्सेप्ट आई थिंक कहाँ है पता नहीं, पर देखेंगे। पी इज इक्वल टू 1/KE, क्योंकि पी का फॉर्मूला क्या है, मार्केट प्राइस बाय EPS, और KE का फॉर्मूला क्या था, EPS बाय मार्केट प्राइस। तो इन्वर्स किया जा सकता है। तो ये तो किस्सा हो गया सर परपेचुटी के केस में, जहाँ पे परपेचुअली कैश फ्लोज होते रहने हैं। अब मैं आता हूँ अगले क्वेश्चन पे, क्या करने बोला है देखो। अब देखो सर क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, जो मैं बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा था आपको समझाने की। बहुत ही ईजी है। लेट्स से ये टाइम लाइन है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करा है किसी कंपनी में, और वो कंपनी आपको इस पर 10% कमा के देती है, ठीक है सर। अगर वो 10% कमाएगी तो अर्निंग पर शेयर कितना हो जाएगा हमारा, 10 रुपीज़ का हो गया। अब इसमें से लेट्स से 40% का हमारा डिविडेंड कंपनी ने बांट दिया, दिस इज़ पे आउट रेशो, तो 4 रुपये बढ़ गया। अब हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स कितना है, 60% है। रिटेंशन रेशो कितना हुआ, 60% हमने रिटेन करके रखा, यानी कंपनी के पास अब कितने रुपए हैं, 6 रुपीज़। गलत सर, कंपनी के पास इस साल के कमाए हुए 6 रुपये हैं, और जो स्टार्टिंग में लिए थे वो 100, यानी अगले साल इस्तेमाल करने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी के पास 106 रुपीज़ है। मैंने बोला था जितना भी रिटेन करेगी कंपनी उस पे भी तो कुछ कमा के देना पड़ेगा। अगले साल जो कंपनी कमाएगी वो कितना होगा सर, जितना परसेंटेज अभी पिछले साल कमाया हम परसेंटेज वही रखेंगे। पर अब पहले कैपिटल 100 का था, अब कैपिटल 106 का हो गया। इस पे अगर वो 10% कमाती है तो वो होता है 10 रुपीज़ 60 पैसा। यानी आप देख सकते हो हमारी अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ हुई है। पहले पिछले साल अर्निंग पर शेयर थी 10 रुपीज़ की, अगले साल अर्निंग पर शेयर हुई 10.60 की। इस तरह से आप इसका भी 60-40 कर दो, 40% डिविडेंड बांट दो। चलो एक और बार करके देखते हैं, इसका हम 40% डिविडेंड बांट देते हैं, तो दैट कम्स टू 4.24। बचा कितना सर रिटेन्ड, 6.36। और अब ये दूसरे साल की अर्निंग में से हमने कंपनी में बचा के रखा पैसा। पिछले साल से कितना कैरी करके ला रहे थे, 106। अब हमारे पास कितने पैसे हैं सर, 112.36। अगले साल हम इस पे 10% कमाएंगे तो कितना आएगा, 11.24। अब मैं आपको यहाँ पे समराइज़ करता हूँ 2-3 चीज़ें। मैंने 3 साल के अर्निंग्स निकाल ली। पहले साल की अर्निंग थी सर 10 रुपये, दूसरे साल की अर्निंग थी 10.60, तीसरे साल की अर्निंग है 11.24, ठीक है। एक जगह लिख लेते हैं, अर्निंग पर शेयर पहले साल की 10 रुपये, फिर 10.60 और 11.24, ठीक है। यहाँ आपने कितना पैसा कमाया सर, 60। वहाँ आपने कितना कमाया सर, 11.24 माइनस 10.60, 0.64। आप ज़रा सा कैलकुलेशन लगा के देखो, पहले साल अर्निंग पर शेयर कितने से ग्रो हुआ सर, 0.60 से ग्रो हुआ। बेस वैल्यू 10 थी अर्निंग की, यानी कि ये आ गया 6%।
ठीक है। दूसरे साल कितना ग्रो हुआ, 0.64 कमाया, किस पे, 10.60 पे, है ना। बेस वैल्यू तो वो लोगे जहाँ से स्टार्ट करा था, 0.64 डिवाइडेड बाय 10.60 इंटू 100, दैट ऑल्सो कम्स टू, राउंडिंग ऑफ का एरर आएगा, बाकी 6%, अगेन 6.04%। यानी कि ग्रोथ रेट हमारी अब फाइनल हो गई सर, ये है ग्रोथ रेट। और ये ग्रोथ रेट कहाँ कैसे निकाली ये जानना ज़रूरी है सर, इसमें ध्यान देना। आपका जो ये एक्स्ट्रा 60 पैसे 60 पैसे आपने कमाया वो किस पे था सर, ये वाले पार्ट पे जो आपने रिटेन करके रखा था। सही बात है। 100 पे 10% इज 10 रुपीज़, 6 रुपीज़ पे 10% इज 60 पैसा। सो वो जो ग्रोथ हुई ना एक्चुअल 60 पैसा की, वो रिटेन्ड अर्निंग्स की वजह से हुई थी, जो कि थी 60%। और इस पे आपने कितना परसेंट लगाया था, 10% का रिटर्न लगाया था। यानी कि ग्रोथ मैं बिना वैल्यूज के भी निकाल सकता हूं। 60 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो सर, ये जो रिटेंशन रेशो था उसको अपने रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दो, जो रिटर्न आप कमा रहे हो। सो द फॉर्मूला ऑफ ग्रोथ रेट विल बी रिटेंशन रेशो मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न ऑन इक्विटी, या इन्वेस्टमेंट भी ले सकते हो। किसकी ग्रोथ निकाल रहे हो, इक्विटी की ग्रोथ निकाल रहे हो तो रिटर्न ऑन इक्विटी लोगे। 60% का हमारा रिटेंशन था और 10% का हमारा रिटर्न था, तो वो 10% का रिटर्न हम प्रिंसिपल पे तो कमा ही रहे, उस 60% पे भी कमा रहे हैं। तो वही दैट इज द वन विच इज लीडिंग टू ग्रोथ 0.06, दैट इज 6%। आया ग्रोथ रेट निकालना। ग्रोथ रेट इज नथिंग बट रिटेंशन रेशो इनटू रिटर्न ऑन इक्विटी। अब क्वेश्चन में कई बार आपको सिर्फ डिविडेंड पे आउट रेशो रहेगा 40%, तो ऐसे केस में आपका फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशो इनटू रिटर्न ऑन इक्विटी, राइट। क्वेश्चन में कई बार ये भी हो सकता है कि रिटर्न ऑन इक्विटी भी डायरेक्ट ना दी हो, तब आपको निकालना पड़ेगा कि रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे निकालते हैं। रिटर्न न्यूमरेटर में लेंगे और इक्विटी कैपिटल डिनोमिनेटर में लेंगे। So this is profit after tax divided by whatever the equity capital is. So it depends upon the data. ठीक है। आओ अब फॉर्मूला बुक में देखते हैं कि वो फॉर्मूला हमने कहाँ कवर करा है, फिर आगे बढ़ेंगे सर। सो ये जो सेकंड वाला ही पार्ट था ना बेसिक्स आपका रेशियोज का, उसमें आपको सबसे नीचे में मिलेगा ग्रोथ रेट। देख रहे हो हमने क्या क्या कवर कर लिया, वो टिक कर देते हैं। हमने ये ग्रोथ रेट देख लिया, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय रिटेंशन रेशो। हमने रिटेंशन रेशो निकालना देख लिया, 100 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशो, यानी कि 100 माइनस 40 तो 60 आएगा, या फिर आप 1 माइनस 0.40 करो, डिपेंड करता है आप कैसे निकाल रहे हो। उसके बाद हमने ये 3 भी देख लिए। डिविडेंड का रेट जो है फेस वैल्यू पे लगता है, ईल्ड मार्केट प्राइस पे, पे आउट रेशो अर्निंग्स पे लगता है। इसमें से और क्या देख लिया, ये भी हमने देख लिया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड है तो माइनस करो, इक्विटी कैपिटल से डिवाइड करो, ठीक है। इतना तो पार्ट देख लिया। अच्छा ये प्राइस अर्निंग रेशियो भी हमने देख लिया, क्या होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस, दैट्स इट। 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 1%, तो ये देखा हुआ था, चलो कोई नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान देंगे। देखो सर क्वेश्चन, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑफ एक्सपी लिमिटेड। अब आपको क्या इंफॉर्मेशन दी है किसी कंपनी की, फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ की, टोटल कैपिटल अगर 200 लाख है तो आप नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं, दैट इज़ 20, 200 बाय 10। रिजर्व सरप्लस 600 का है तो टोटल कैपिटल आपका 800 का हो गया इक्विटी का। फिर डिबेंचर्स दिए हुए हैं 10% से, तो याद रखना कि 10% से 350 लाख पे अगर आपको इंटरेस्ट निकालने की नौबत आई तो 35 लाख रुपीज़ का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। टोटल असेट्स आपके 1200 लैक्स के हैं। असेट टर्नओवर रेशो दिया है, असेट टर्नओवर रेशो में हमेशा टर्नओवर ऊपर रहता है, टर्नओवर डिवाइडेड बाय असेट्स। इसका मतलब क्या होता है, अगर ये 2 टाइम्स है, इसका मतलब है कि आपने असेट्स के 2 टाइम्स टर्नओवर करा है। और असेट्स कितने हैं सर, 12 लैक्स का, 1200 लैक्स का। सो 1200 इंटू 2 करोगे तो आपका टर्नओवर आ जाएगा 2400 लाख का, यानी कि 2400 लैक्स, ठीक है। टैक्स का रेट आपको 30% दिया हुआ है। ऑपरेटिंग मार्जिन ये सिर्फ ऑपरेशन से रिलेटेड है, फाइनेंसिंग कॉस्ट माइनस नहीं करी गई है। ऑपरेशनल कॉस्ट माइनस करने के बाद आपका प्रॉफिट बचता है 10%, जिसको हम बोलते हैं EBIT। इसका ये मतलब है EBIT,
ठीक है। सो 10% किसका निकालोगे सर? सीधी सी बात है, टर्नओवर का। सो वो आ गया 240 लैक्स। उसके बाद इंटरेस्ट माइनस करोगे तो टैक्स रेट लगा सकते हो। डिविडेंड पे आउट रेशियो 20% है, तो रिटेंशन रेशियो कितना हुआ सर? 80%। ऐसा कैलकुलेट करो, साथ साथ में क्या क्या आते जाता है। मार्केट प्राइस आपको 28 रुपीज़ की दी हुई है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। उसके बाद आपको बोला गया इनकम स्टेटमेंट बनाओ। इनकम कहाँ से शुरू होगा सर? सेल्स से शुरू होगा। सेल्स से शुरू होगा इनकम, जिसमें आपने 2400 लैक्स का टर्नओवर ले लिया है। अब मैं सीधा आंसर पे जाता हूँ, ध्यान देना। सेल्स आपने निकाल लिया 2400 लैक्स का। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है आपके 90% इसके, और ईबीआईटी यानी कि ऑपरेटिंग मार्जिन 10% का बचा 240 लाख। देखना ये ईबीआईटी है, इंटरेस्ट माइनस करने के पहले का प्रॉफिट है। तो अब इंटरेस्ट माइनस करो, मैंने बोला था 35 लाख रुपीज़ इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। ईबीटी आ गया आपका उससे 205 लाख रुपए का। इसमें से 30% का टैक्स माइनस करो, ईएटी आएगा। डिविडेंड का पे आउट रेशो दिया था, इसलिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस कर रहे हैं सर। डिविडेंड का अगर रेट दिया होता तो फेस वैल्यू पे लगाते। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से ये माइनस करो तो ये रिटेन्ड अर्निंग आ गई। आ गया आपका इनकम स्टेटमेंट। अब क्या पूछा है देखो, सेकंड पार्ट आपको पूछ रहा है ग्रोथ रेट के लिए। सस्टेनेबल ग्रोथ रेट क्या है? ग्रोथ रेट इज इक्वल टू रिटेंशन रेशियो इनटू रिटर्न ऑन इक्विटी। अब आपका रिटेंशन रेशियो तो आपको पता चल गया सर 80% का है। बात आती है सर रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है? क्या रिटर्न ऑन इक्विटी 18% है? नहीं सर, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। आपको रिटर्न ऑन इक्विटी चाहिए। अब रिटर्न ऑन इक्विटी क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो निकालना पड़ेगा। बहुत सिंपल है सर, इक्विटी पे रिटर्न निकालने के लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लो। प्रेफरेंस डिविडेंड है क्या क्वेश्चन में? नहीं है, तो माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। और नीचे में इक्विटी कैपिटल ले लो। मैंने आपको यहीं पे कैलकुलेट करके बोला था इक्विटी कैपिटल कितना आ रहा है? 800 लैक्स। और आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया था? ये फिगर लेंगे। हाँ, प्रॉफिट रिटर्न तो हमने इतना कमाया ना, उसमें से बांटा गया बाद में। सो 143.5 डिवाइडेड बाई 800 लैक्स। ध्यान देना, 143.5 डिवाइडेड बाई 800 लैक्स करोगे तो आपका आरओई आ गया, रिटर्न ऑन इक्विटी 17.94%। तो 17.94% ये आपका आरओई है, और 1 माइनस 0.20 यानी कि रिटेंशन रेशो है 80%, 80% का। तो आपकी ये ग्रोथ रेट आ गई, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। सस्टेनेबल ये वाला कॉन्सेप्ट आप थेरी में पढ़ोगे, फाइनेंशियल पॉलिसी और कॉरपोरेट स्ट्रेटेजी नाम के चैप्टर में, ठीक है। 14.35% ये आपकी सस्टेनेबल ग्रोथ रेट आ गई। डिटरमाइन द फेयर प्राइस ऑफ द कंपनी शेयर यूजिंग डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। अगर डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल ही इस्तेमाल करना है तो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू D0 इन ब्रैकेट 1 प्लस ग्रोथ डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। ध्यान देना सर, आपके पास में ग्रोथ रेट निकल के आ चुकी है, आपके पास में रिटर्न ऑन कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी क्वेश्चन में 18% दिया है। बात है सिर्फ डिविडेंड पर शेयर निकालने की, वो तो काफ़ी आसान हो जाता है। टोटल डिविडेंड अगर 28.7 लाख है तो हमने नंबर ऑफ शेयर्स भी निकाले थे 20 लैक्स के, याद है स्टार्टिंग में एकदम। सो इससे आपका आंसर आ जाएगा डिविडेंड पर शेयर, ये रहा। सो डिविडेंड पर शेयर कितना? 1.435 का। उसके बाद ग्रोथ रेट आपके पास में है 1.435, यहाँ रखा, उसमें ग्रोथ ऐड करी डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, उसमें से ग्रोथ माइनस करी, आपका फाइनल प्राइस आ गया 44.93 का। ये प्राइस का मतलब क्या होता है कि इतना इस थेरी के हिसाब से मार्केट में प्राइस होना चाहिए, पर है कितना सर? 28 रुपीज़ का। होना कितना चाहिए था सर? 44 रुपीज़। बहुत ही बढ़िया। आप कैसे दिखाओगे उसको कि एक्चुअल मार्केट प्राइस ऑफ 28 रुपीज़ इज लेस दैन theoretical market price of 44 rupees, 44.93. That's why shares are undervalued. It's better to invest in the company. ये देखो, should invest in the company. क्यों? क्योंकि सस्ता मिल रहा है, इन्वेस्ट करो। क्यों नहीं करेंगे? चीज़ सस्ती मिल रही है तो। अगर मेरे पास ऐसी सिचुएशन होती तो आई वुड हैव इन्वेस्टेड। तो इस शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप ऐसा कुछ तरीके इस्तेमाल कर सकते हो। पी रेशो बहुत इस्तेमाल होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। अगर किसी कंपनी का पी रेशो काफ़ी कम दिखता है तो यू शुड इन्वेस्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ। अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आने के पहले सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। उसमें सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का इस्तेमाल हुआ था, इसलिए हमने फ़िलहाल उसको मतलब स्टार्टिंग में उसको छोड़ दिया था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो। अब ये दो थेरी वाले टॉपिक है, ये आपको मिल जाएगा थेरी वाले पार्ट में कहीं पे। ये मैं थर्ड पार्ट ले रहा हूँ। ये पूरा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछा था, इसलिए हमने पूरा क्वेश्चन ही टाइप कर लिया। आपको कुछ डिटेल दी गई है। टोटल असेट्स आपके 250 लैक्स है, लाइबिलिटीज़ आपकी 220 लैक्स है। ध्यान देना, असेट्स 250, लाइबिलिटी 220, तो 30 लैक्स का क्या हुआ होगा सर? इक्विटी कैपिटल होगा आपका ज़रूर। जब तक नहीं दिया जाता प्रेफरेंस डेट वगैरह हम नहीं मानते।
नेट इनकम है 12 लाख्स की, डिविडेंड आपने पे किया 4.5 का 12 में से 4.5 का डिविडेंड पे करा, यानी 4.5 डिवाइडेड बाय 12, आपका डिविडेंड पे आउट रेशो जो है, मैं थोड़ा प्रॉपर लिख लेता हूँ, डिविडेंड पे आउट रेशो आएगा 4.5 बाय 12, दैट इज़ 37.5%। देयरफॉर रिटेंशन रेशो उसका रिवर्स वाला पार्ट, यानी कि 62.50%। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद सेल्स भी आपको दी हुई है, ठीक है। एक्स वॉन्ट्स टू नो टू वॉट एक्सटेंट सेल्स कैन बी इंक्रीज्ड विदाउट गोइंग फॉर एडिशनल बोरोइंग्स बाय यूजिंग द सस्टेनेबल ग्रोथ कॉन्सेप्ट। किस हद तक हम सेल्स को बढ़ा सकते हैं बिना बोरोइंग्स को ऐड करें। अब ये बिना बोरोइंग्स को ऐड करने का जो सेल्स बढ़ाने का कॉन्सेप्ट है, ये डिफाइन करता है आपका सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। ये ग्रोथ रेट आपको ये बताता है कि आप कितना ग्रो कर सकते हो खुद के दम पे, खुद के पैसों के दम पे। दैट इज सस्टेनेबल। अदरवाइज आपको बाहर से पैसा लोन लेके ये सब काम करने में रिस्क बढ़ जाता है। तो यू नीड टू फर्स्ट फाइंड आउट द ग्रोथ रेट। नेट इनकम आपके पास में है, टोटल कैपिटल आपके पास में है, क्या आप रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल सकते हैं सर? ध्यान देना यहाँ पे। डिविडेंड पेड सेल्स हो गया। अच्छा ये देखो, इक्विटी हमने निकाल ली थी 30 की। अब रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे निकालेंगे सर? ये रहा रिटर्न नेट इनकम। तो रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ नथिंग बट 12/30, 12/30, दैट्स 40%। बताओ, रिटेंशन रेशो है आपके पास में, रिटर्न ऑन इक्विटी है आपके पास में। रिटर्न ऑन इक्विटी 40% और ये सस्टेनेबल ग्रोथ रेट ये आता है, विच इज़ नथिंग बट रिटेंशन रेशो इंटू रिटर्न ऑन इक्विटी। हम इसको ऐसा लिखेंगे 0.625 इंटू 0.40, दैट्स 25%। ठीक है, 25% आपका आ गया। सो देयर फॉर एडिशनल सेल्स दैट कैन बी अचीव्ड विदाउट फर्दर बोरोइंग इज नथिंग बट सेल्स पे इतना ग्रोथ रेट लगाओ। सेल्स कितना है सर आपका? 100, विच इज़ ई, और ग्रोथ रेट है आई। सो 100 पे आपने ये ग्रोथ रेट लगाई तो 25 लाख रुपए से आपका सेल्स आप बढ़ा सकते हो बिना एडिशनल बोरोइंग्स के। इसका ये मतलब होता है मैक्स टू मैक्स। उसके बाद भी अगर आपको और सेल्स बढ़ाना है तो बाहर से पैसा सर लेना ही पड़ेगा। मैक्सिमम सेल्स दैट कैन बी अचीव्ड विदाउट फर्दर बोरोइंग इज़ 125 लैक्स। अब ये एक्चुअली लॉजिकल है, आगे पीछे और कैलकुलेशन करोगे, इसमें घुसोगे, समझोगे तो आपको पता चलेगा कि इससे ज़्यादा सेल्स नहीं हो सकता हमारे खुद के दम पे। चलो कोई बात नहीं, आया समझ में। ये क्वेश्चन नंबर 1 भी हमारा कवर हो गया। अब मैं वापस जाता हूँ हमारे चैप्टर पे। 3 हो गया, 4 में यार कॉम्प्लिकेशंस है बहुत सारे। आओ सर, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब। AB इंडस्ट्रीज हैज़ इक्विटी कैपिटल ऑफ ₹12 लैक्स एंड अ टोटल डेट ऑफ 8 लाख। अब यहीं से एनालिसिस शुरू करेंगे। टोटल इक्विटी कितना है? 12 लाख का। टोटल डेट है 8 लाख का, यानी कि टोटल कैपिटल जो बोल सकते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में 20 लाख रुपए है इनके पास। ठीक है, 20 लैक्स। एनुअल सेल्स 30 लैक्स का दिया हुआ है। 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स आर अंडर कंसिडरेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर। द डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल आर एज अंडर। अब आपको प्रपोजल दिया है, प्रपोजल नंबर 1, प्रपोजल नंबर 2। टारगेट असेट्स टू सेल्स रेशो, असेट्स टू सेल्स रेशो है। अब ये असेट टर्नओवर रेशो अलग चीज़ होती है, असेट टू सेल्स रेशो अलग होता है। इन्होंने कैसे इस्तेमाल करा है मालूम नहीं, आगे देखेंगे। ठीक है, अब टर्नओवर जो असेट टर्नओवर रेशो होता है उसमें टर्नओवर ऊपर होता है, असेट नीचे होता है। अब असेट्स टू सेल्स रेशो में असेट ऊपर होता है, सेल्स यानी कि टर्नओवर नीचे होता है। ठीक है, तो ये वाला वो है A/S वाला। ठीक है, आर अंडर कंसिडरेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर। अब देखो, टारगेट नेट प्रॉफिट भी आपको दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन किस पे लगता है? टर्नओवर पे। टर्नओवर कितना? 30 लैक्स का दिया हुआ है। चलो, डेट इक्विटी रेशियो टारगेट कि क्या ये लोग मेंटेन करना चाहते हैं, 2:3, 4:1। इसका मतलब अगर कंपनी में ₹2 का डेट है तो ₹3 का इक्विटी होना चाहिए। इस केस में ₹4 का डेट है तो ₹1 का इक्विटी होना चाहिए। कौन सी सिचुएशन सबसे ज़्यादा रिस्की है पता है? ये वाली। जहाँ भी कंपनी में डेट ज़्यादा होता है वो रिस्की कंपनी हो जाती है, क्योंकि कंपनी का कंट्रोल अब एक तरह से कंपनी में पैसा बाहर वालों ने ज़्यादा लगाया, आपने कम लगाया।
रिटेंशन रेशियो पहले वाले प्रपोजल में 75% दिया हुआ है और सेकंड प्रपोजल में एनुअल डिविडेंड दिया हुआ है लैक्स में, और उसके बाद नया इक्विटी भी रेज करा गया है सेकंड प्रपोजल में 1 लाख रुपीज़ का। आपको क्या कैलकुलेट करना है सर? सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। जब भी कभी ऐसा डेटा हो आप सिंपल सा पता लगाओ कि सस्टेनेबल ग्रोथ रेट के लिए हमें क्या चाहिए। सर ग्रोथ रेट इज इक्वल टू रिटेंशन रेशियो इनटू रिटर्न ऑन इक्विटी। अब सिर्फ फोकस करते हैं सबसे पहले वाले प्रपोजल पे, एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वाले प्रपोजल में रिटेंशन रेशियो तो आपको ऑलरेडी दे दिया सर 0.75। अब निकालना है तो सिर्फ रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी निकालने के लिए आपको चाहिए सिर्फ रिटर्न और नीचे में इक्विटी का कैपिटल। इक्विटी कैपिटल भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज 12 लाख रुपीज़, दैट्स इट। और रिटर्न निकालना है। रिटर्न कैसे निकालोगे सर? रिटर्न निकालोगे आपका जो सेल्स आया है उस पे प्रॉफिट का मार्जिन लगा के। ध्यान देना, आपका सेल्स कितना है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 लैक्स का आपका सेल्स है और यहाँ पे भी दिया हुआ है 4% का आपका मार्जिन है, यानी 1.2 लैक्स का आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है सर, अरे कितना आसान है देखो। ये मेरा सेल्स 30 लैक्स का, प्रॉफिट का मार्जिन जो है वो कितना परसेंट, 4% का है, यानी कि 1.2 लैक्स। ठीक है, मेरा इक्विटी कैपिटल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 12 लैक्स का। तो क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज़ माय रिटर्न ऑन इक्विटी? यस सर, मैं बोल सकता हूँ दिस इज माय रिटर्न ऑन इक्विटी। आप ये क्वेश्चन रेज कर सकते हो कि 1.2 लैक्स में सर इंटरेस्ट तो माइनस नहीं हुआ, क्वेश्चन वापस से पढ़ो और उसमें लिखा है नेट प्रॉफिट मार्जिन। अगर वो सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन लिखता ना तो मैं ये अज्यूम भी कर लेता कि हो सकता है कि ये ईबीआईटी का मार्जिन हो, ठीक है, या ऑपरेटिंग मार्जिन लिखता तब तो श्योर शॉट ये ईबीआईटी का मार्जिन होता, इंटरेस्ट माइनस नहीं होता। नेट लिखने के बाद तो ये श्योर है कि सर इसमें से सारे खर्चे फर्चे माइनस हो चुके हैं, तो दिस इज आरओई। आपका आरओई आ गया। आपका रिटेंशन रेशो कितना था? 70%, 75%। तो ग्रोथ का आंसर आना चाहिए 7.5%। सिंपल। पर इंस्टीट्यूट का आंसर कुछ और है, अब वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने जो सेल्स दिया है वो 30 लाख का ले तो लिया, पर उसके बाद उन्होंने क्या करा, 30 लैक्स का सेल्स जो था, अब असेट्स टू सेल्स इज इक्वल टू 0.65 का इनका टर्नओवर का रेशो दिया था। तो उन्होंने क्या करा, असेट्स निकाल लिए, कितने, 19.5 लैक्स के। ठीक है, उन्होंने प्रॉफिट हमारे हिसाब से निकाला जैसे 1.2 लैक्स हमने निकाला था। अब उन्होंने क्या करा, इक्विटी मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करा। क्यों? इन्होंने निकाला कि टोटल कैपिटल में इक्विटी का रेशो कितना है। ये इक्विटी मल्टीप्लायर बोलो या इक्विटी का रेशो बोलो, एक ही बात है। 60%, टोटल कैपिटल का 60% इज द इक्विटी। पर क्या ज़रूरत पड़ गई, मैं आपको बताता हूँ। आगे वाली स्टेप में देखना, उन्होंने आरओवी निकालने के लिए 1.2 लैक्स का जो प्रॉफिट था उसको 0.6 से मल्टीप्लाई करा। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने क्या अज्यूम करा, उन्होंने ये अज्यूम करा कि 1.2 लैक्स का जो प्रॉफिट है उसमें से इंटरेस्ट माइनस नहीं करा गया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकलता है कि 1.2 में से इंटरेस्ट माइनस करो। लेकिन प्रॉब्लम क्वेश्चन में ये है कि डेट पे इंटरेस्ट रेट कितना है वो भी नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, हम पूरे प्रॉफिट को इक्विटी और डेट के रेशियो में बांट देते हैं। सो हमने सिर्फ इक्विटी का ही रिटर्न निकालना है, तो इक्विटी जितना ही प्रॉफिट ले लिया हमने। 1.2 का जो प्रॉफिट था, क्योंकि हमारे पास इंटरेस्ट नहीं है, उसको हमने 60% और 40% में बांट दिया। ये डेट का पार्ट है, ये इक्विटी का हिस्सा है, ये हम इंटरेस्ट अज्यूम करके छोड़ देंगे और सिर्फ इतना पकड़ेंगे आरओई कैलकुलेट करने के लिए। तो वही उन्होंने करा, 1.2 को 0.6 से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, अब आ गया आपका रिटर्न, किस पे, इक्विटी पे। अब डिनोमिनेटर में उन्होंने 19.5 लाख ले लिया, जो कि मेरे हिसाब से तो टोटली गलत है, क्योंकि आपका 19.5 लाख का जो डिनोमिनेटर है, अगर आप उसको कैपिटल की तरह से भी देखते हो तो उसमें डेट भी इंक्लूडेड है फिर, क्योंकि डेट है कंपनी में। हमें सिर्फ इक्विटी लेना है डिनोमिनेटर में, इसलिए 12 लाख ही होना चाहिए था। सो ये इन्होंने क्या करा, कॉम्प्लिकेट कर दिया। इतनी ज़रूरत कहीं थी नहीं इन सब चीज़ों की। एक चीज़ ली, उस एक झूठ बोला तो उसको छुपाने के लिए और दूसरा झूठ बोलना पड़ा। इस तरह से इन्होंने आंसर निकाला ये वाला। एग्ज़ाम में क्या करे सर, देखो ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा है ही ऐसा, इंस्टीट्यूट भी गलती मान ली होगी, ठीक कर दिया होगा, ठीक है, नहीं मानेगी तो आगे जाके ठीक करना ही है। आप अपना सीधा तरीके से ही चलो। आप बोलोगे सर अब ऐसे कैसे, आप तो अगर इसमें मार्क्स नहीं मिले तो, मार्क्स मिलना जायज़ है सर, मिलेंगे। इसमें नोट डाल दो कि हमने ये अज्यूम करा है, अगर सेम क्वेश्चन आता है तो। क्योंकि यहाँ जो करा है वो आपको रटना पड़ेगा। मैं बोल दूँ आपको कि चलो ये वाले क्वेश्चन में, मैं नॉर्मली तो यही बोलता हूँ जो इंस्टीट्यूट ने करा वही करो, पर एक आध ट्रीटमेंट हो जिसको हम चलो रट ले,
नई लॉजिक बैठ रहा होगा, गलत भी लग रहा होगा तो। पर यहाँ तो एक के बाद एक के बाद एक चीज़ है, कितना रटोगे कितना समझोगे। आपको अगर लग रहा है ऐसे कर सकते हैं तो आप करो, पर रटना पड़ेगा, अदरवाइज दैट्स द बेस्ट थिंग। चलो सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। सस्टेनेबल ग्रोथ अब हमें प्रपोजल 2 में निकालना है। अब प्रपोजल 2 में भी हमारा फॉर्मूला तो सेम रहेगा, रिटेंशन रेशो और रिटर्न ऑन इक्विटी। अच्छा, रिटेंशन रेशो पे पहले फोकस करते हैं। रिटेंशन रेशो आता है आपका डिविडेंड माइनस करने के बाद रिटेन्ड अर्निंग्स आती है। तो सबसे पहले आप एक काम करो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालो, नेट प्रॉफिट मार्जिन जो हमने बोला वो कैसा निकलेगा सर। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये लो सेल्स, क्वेश्चन में सेल्स दिया है 30 लाख का, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन जो इस वाले पार्ट में दिया है वो है 5%, यानी कि 1.5 लाख। ठीक है, आ गया। इसमें से कुछ कंपनी ने डिविडेंड बांट दिया था, क्लियर लिखा है कंपनी ने कितना डिविडेंड बांटा, 0.3 का डिविडेंड बांट दिया, ये 0.3। तो अब रिटेन कितना करके रखा, रिटेन कितना करके रखा, 1.2। मैं एक बार फिर से परसेंटेज देख लूँ कहीं गलत तो नहीं हो, हाँ 1.2 का रिटेन करके रखा, परसेंटेज निकाल लो, कहानी खत्म। प्रॉफिट कितना था, 0.3, ये हो गया 20%, ये हो गया 80%, तो रिटेंशन रेशो आपका आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की। रिटर्न ऑन इक्विटी में रिटर्न आएगा आपका 1.5 लाख का न्यूमरेटर में, और नीचे में इक्विटी आएगी 12 लाख प्लस 1 लाख, क्योंकि 1 लाख रुपए और रेज करा था। अब डेट असेट रेशो का, डेट इक्विटी रेशो का क्या करूँ, कुछ भी करो जो करना है, वो ज़रूरत है ही नहीं उस चीज़ की। 1.5 डिवाइडेड बाय 13 लाख अगर आप करोगे तो 11.54% आता है। देखो सिंपल तरीके से जाना है तो इस तरह से जा सकते हो, ग्रोथ रेट इज इक्वल टू आपका आर आर इंटू आर ओ ई, रिटेंशन रेशो था 0.80, आर ओ ई है 11.54, दैट्स 9.23% का ग्रोथ आ गया। अब आप क्या अजम्पशन बदला और फाइनल आंसर बदला। इन्होंने क्या करा, इन्होंने अब पता नहीं क्यों अपने मन से सेल्स निकाला है 104.84 लाख का। कैसे निकाला ये भी देखो, असेट टर्नओवर रेशो आपको दिया हुआ था, सॉरी असेट्स टू सेल्स रेशो दिया था, तो इन्होंने 65 लाख का असेट्स, असेट्स आपको क्वेश्चन में दिया होगा, यहाँ पे कहाँ है, असेट्स टू सेल्स रेशो 0.62, तो असेट्स हो गए 65 लाख, कहाँ है 65 लाख, आई डोंट नो। तो ये वाला फिगर, हाँ ये रहा, यहाँ से इन्होंने कुछ तो काड़ी करी है। न्यू इक्विटी 12 प्लस 1 13 लाख, न्यू डेट 13 इंटू 4 52 लैक्स। अब वो डेट इक्विटी रेशो के हिसाब से गए। अब इस तरह से जाओगे तो ये भी ठीक है। देखो डेट इक्विटी पर इंस्टीट्यूट में आंसर निकालना आपका बहुत डिफिकल्ट है। आपकी इक्विटी अगर ये 4 है, ये 1 है, और ये अगर 13 लैक्स हो चुकी है तो इसका 4 गुना आपको डेट लेना पड़ेगा, यानी कि डेट अब हो गया 52 लैक्स का। सो डेट और इक्विटी की टोटल करोगे 52 और 53 लैक्स, तो टोटल असेट्स आपके आ जाएंगे 65। अब आप मेरी एक चीज़ और ध्यान से सुनो, अपने ही आंसर में इंस्टीट्यूट ने कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर दिया है। अब इन्होंने जैसे बोला कि टोटल असेट्स विल बी इक्विटी प्लस डेट का कैपिटल दैट इज 65 लाख, तो ऊपर वाले केस में भी ये जो टोटल असेट्स लिया है 19.5, इसमें भी मैं मान के चलता हूँ कि डेट और इक्विटी दोनों होगा। जब नीचे आप बोल रहे हो तो ऊपर भी होना चाहिए। तो अरे आरओई निकालने के लिए डेट की क्या ज़रूरत है डिनोमिनेटर में। सो यहाँ पे इंस्टीट्यूट के आंसर वेरी करते हैं। चलो ठीक है, अब हम कुछ कर नहीं सकते उसके हिसाब से। अब 65 लैक्स का असेट आया तो उन्होंने नया सेल्स निकाल लिया। अब मेरा ये कहना है कि ऐसे करने के बजाय आप अगर ये चीज़ यहाँ अपना रहे हो, असेट्स आपने कैसे निकाला, डेट और इक्विटी को टोटल करके, तो ऊपर भी तो डेट और इक्विटी की टोटल करके असेट निकाल लेते, 12 प्लस 8 लाख 20 लाख आ जाता। उस 20 लाख को 20 लैक्स को डिवाइडेड बाय 0.65 करते तो नया सेल्स आ जाता। मेरा ये कहना है कि बार बार मेरा ही कहना है, मेरा ये कहना है कि अगर कोई ट्रीटमेंट दे रहे हो प्रपोजल 1 में तो सेम चीज़ का सेम तरीका रखो दूसरे प्रपोजल में भी। यहाँ अपना खुद का ही तरीका गड़बड़ा रहा है, इसलिए अब मैं आगे और लेके खुद भी एम्बेरस नहीं होना चाहता। दिस आंसर नीड्स टू गेट इम्प्रूव्ड। मैंने क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिस्ट में ज़रूर रखा है क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ये, बस आंसर थोड़ा इम्प्रूव होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा ख़त्म हो गया। हमने कितने कॉन्सेप्ट देख लिए सर, अब स्पीड बढ़ाएंगे ना।
देखो, हम वॉल्टर्स मॉडल देख चुके हैं, अर्निंग्स मॉडल देख चुके हैं, गॉर्डन्स मॉडल और सस्टेनेबल ग्रोथ रेट देख चुके हैं। फिर से सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का फॉर्मूला हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 1 जो इंस्टीट्यूट का था उसमें भी हमने सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का फॉर्मूला देख लिया। ठीक है सर, अब बात करते हैं 2 स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, 5 स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, 6 स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। इनफैक्ट कितने भी स्टेजेस हो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के, आपको मार्केट प्राइस निकालते आनी चाहिए। इन तीनों क्वेश्चन के लिए सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, बहुत आसान है, और फिर हम इस पे आएंगे। देखिए, आ जाओ। बेसिक से वापस चलता हूँ समझाने के लिए। आपको अगर इस पॉइंट पे मार्केट प्राइस निकालनी है, गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल याद रखो। अगर आपको एक सेकंड, हाँ, इस पॉइंट पे मार्केट प्राइस निकालनी है तो फॉर्मूला आपका बन जाता है मार्केट प्राइस इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय, या D1 में भी आप बोलो D0 इन ब्रैकेट 1 प्लस ग्रोथ डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। ठीक है, यानी कि कुछ डेटा ले लेते हैं। लेट्स से आपको यहाँ पे 10 रुपीज़ का डिविडेंड है, 10 भी नहीं 5 ले लो, 5 रुपीज़ का डिविडेंड। एक सेकंड, इसको ना क्लोज करके फिर से शुरू करेंगे तो फटाफट होगा। अरे ये ना हैंग हो जाता है, स्लो हो जाता है कभी कभी। कितने पेजेस कर लिए हमने कवर? 44 पेजेस। चलो अब ये 5 रुपीज़ का आपने डिविडेंड पकड़ा। अब यहाँ अगर डिविडेंड है तो इसे हम कहते हैं D0। अब इसमें ग्रोथ ले लो, ग्रोथ है मान लो 1 प्लस 0.10, यानी कि 10% की ग्रोथ रेट है। ये 10% की ग्रोथ रेट, तो D1 क्या आ जाएगा आपका 5.5। कॉस्ट ऑफ इक्विटी लेके चलो 15%। ठीक है, रैंडम ले रहे हैं फिगर्स। तो अपना फॉर्मूला में आंसर डालो 5.5 डिवाइडेड बाय 0.15, कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ 0.10। सो आंसर आ जाएगा, ठीक है, 110। यानी कि यहाँ पे मार्केट प्राइस कितनी होनी चाहिए? 110। अब ध्यान दो, ये 110 क्या रिप्रेजेंट करती है? फ्यूचर में मिलने वाले सारे डिविडेंड्स इंक्लूडिंग द ग्रोथ ऑफ दैट डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू। परपेचुटी का ही कॉन्सेप्ट है ना, फ्यूचर में जितने भी कैश फ्लोज होने वाले हैं इस पॉइंट के आगे से, वो सब कुछ आपके 110 में इंक्लूड हो गए। ठीक है, अब मैं एक और बात करता हूँ। यहाँ पे सेम सिचुएशन लेता हूँ। आपने मार्केट प्राइस निकाली इस पॉइंट पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको पता चल गया था कि यहाँ से परपेचुअली डिविडेंड जो 5 रुपये का है वो ग्रो हो रहा है 10% से, तो यहाँ 110 निकाल ली। अब मैं ना थोड़ा पीछे आता हूँ कितना पीछे? मैं 2 साल पीछे आ गया। अब मुझे क्यों मैं 2 साल पीछे आया ये भी मैं बताता हूँ। मान लो कि मैंने 2 साल पीछे आया और मुझे मार्केट प्राइस यहाँ निकालनी है। सर पीछे जाके कैसे मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं? एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते। तो ये अज्यूम करो कि ये आज की डेट है और अगले 2 साल का डिविडेंड मुझे पता है क्या है सर। अच्छा, अगले 2 साल का अभी का ले लो। करंट डिविडेंड जो पास्ट ईयर का था वो था 3 रुपीज़ का, अगला 4 रुपये का होगा और फिर 5 रुपये का होगा, और उसके बाद वो ग्रो करता जाएगा परपेचुअली 10%। तो अब देखना, मैंने यहाँ पे ना 2 अलग अलग सिचुएशन ले ली। इस वाले केस में स्टार्टिंग से ही डिविडेंड एक कांस्टेंट रेट पे ग्रो होता जा रहा था, पर यहाँ पे डिविडेंड यहाँ तक अलग है और उसके बाद यहाँ तक अलग है। ठीक है, चलो, तो आज अगर मार्केट प्राइस निकालनी है तो कैसे निकालोगे? कहीं पे भी मार्केट प्राइस निकालनी हो, फ्यूचर में मिलने वाले कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो कैश फ्लोज क्या है सर? कैश फ्लोज ये 4 रुपये मिलेगा पहले साल, फिर 5 रुपये मिलेगा दूसरे साल उसके बाद तो परपेचुटी शुरू हो रही है। उसके बाद कब तक आप आगे बढ़ते रहोगे? 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल। जहां से परपेचुटी शुरू हो गई वहां की मार्केट प्राइस ले लो सर, क्योंकि उस मार्केट प्राइस में 110 रुपए की फ्यूचर के सारे डिविडेंड इंक्लूडेड है। यानी कि इस 110 की भी अगर मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली तो मेरा काम बन जाएगा। कहानी खत्म, क्योंकि उसके अंदर में सारे डिविडेंड आ गए। अब जो ये XYZ की टोटल आ रही है दैट विल बी योर
मार्केट प्राइस, थेरोटिकल मार्केट प्राइस, एंड आई कैन प्राउडली से दैट XYZ के अंदर यहां से इस पॉइंट से लेके सारे फ्यूचर के कैश फ्लोज आ गए हैं। आप बोलोगे सर 4 आ गया, ठीक है, 5 आ गया, ठीक है, पर इसके बाद का डिविडेंड कहाँ आया? वो आया है 110 में। सो अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो कैसे करोगे सर? अब आपको कैपिटल बजटिंग वाला ही चैप्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा कि कौन से टाइम पे कौन सी कैश फ्लो हो रही है और उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या है। ये आपने ईयर लिया 1 2 3, ठीक है, और आप यहाँ पे कैश फ्लोज ले लो। पहले साल की कैश फ्लोज, पहले साल की कैश फ्लोज 3 रुपए लोगे क्या? नहीं सर, 3 रुपए पिछले साल का डिविडेंड था। जिस पॉइंट पे आपको मार्केट प्राइस निकालनी है वहां से फ्यूचर की कैश फ्लोज देखो। पहले साल का डिविडेंड है 4, दूसरे साल का है 5 और तीसरे साल का 110। बिल्कुल गलत हो गया यहाँ पे, आप ध्यान देना एक चीज, ये 5 और 110 का जो डिविडेंड, ये 5 का डिविडेंड और 110 की मार्केट प्राइस सेम टाइम पे है, आखिरी में दोनों कैश फ्लोज सेकंड ईयर के एंड में है। तो ये चीज़ ज़रूर ठीक करना। बहुत बार लोग 3 या मान लो 7 साल के बाद में और 7 लेना चाहिए तो 8 कर देंगे उसको, ठीक है। अब क्या करना है सर? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेना है। क्या रेट से लोगे? जो आपके कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 15% से। सो 0.870 एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 0.756, फिर 0.658, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, ये टोटल कर लो, आपकी मार्केट प्राइस आ जाएगी थेरोटिकल आज की। ये एक सिचुएशन हो गई, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पे ना 2 डिफरेंट स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज थी जहाँ पे डिफरेंट ग्रो आपका डिविडेंड था, और सेकंड स्टेज परपेचुटी वाली थी। अब हम इसको 2 स्टेज में डिवाइड कर देते हैं। ये जो टाइमलाइन है आपकी, जब तक डिविडेंड में अफरा तफरी चल रही है, स्पेसिफिकली कुछ दिया हुआ है, वो आपकी एक स्टेज हो गई, ठीक है। सो ये एक स्टेज हो गई, और आखिरी में यहाँ से जब अगर परपेचुटी शुरू हो रही है तो यहाँ पे आप निकालोगे टर्मिनल वैल्यू। इसको कहते हैं टर्मिनल वैल्यू। याद है, इनिशियल कैश फ्लोज, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज और टर्मिनल कैश फ्लोज। तो यहाँ हम निकालेंगे टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू यानी कि मार्केट प्राइस एट द एंड, वो निकलेगी सर आपकी D0 इन ब्रैकेट 1 + G कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। देखो ये परपेचुटी वाला ही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, जहां से परपेचुटी शुरू हो रही है वहां परपेचुटी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। एक और चीज अब आगे देखो, कई बार क्या होता है ना, ग्रोथ रेट सेम नहीं होती डिविडेंड में। लेट्स से ऐसा है, ये रहा। अब 5 रुपए का डिविडेंड बांटा था कंपनी ने आज, पिछले साल का। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 10% की ग्रोथ रेट होगी पहले 2 साल, और उसके बाद 8% से परपेचुअल ग्रोथ रेट होगी। सो यहाँ पे आपको 2 तरह के ग्रोथ रेट दिए हुए हैं। पहले 2 साल के लिए ग्रोथ रेट अलग है और परपेचुअटी के लिए अलग से ग्रोथ रेट है। तो ये हो गया 2 स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। पहला स्टेज है जहाँ पे ग्रोथ रेट 10% है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5.5 और ये आ जाएगा 6.05, 5% ऐड करते चलो। और उसके बाद जो स्टेज आ रही है वो परपेचुटी की आ रही है, सेकंड स्टेज, इसीलिए उसको बोल रहे हैं हम 2 स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, ठीक है। तो अब इस केस में आप मार्केट प्राइस कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है सर, यहाँ पे आपको मार्केट प्राइस निकालनी है तो आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू लोगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू लोगे। ये तो हो गई 2 साल की डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू, पर उसके फ्यूचर में तीसरे साल ऑनवर्ड्स यहाँ जो डिविडेंड मिलने वाला है उसकी और उसके आगे की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे? चलो ये तीसरा साल भी ले लो, फिर चौथा कहाँ से आएगा? जहाँ से परपेचुटी शुरू होती है सर वहाँ से आगे और कैलकुलेशन करके मतलब नहीं, वहाँ पे सिर्फ आप टर्मिनल वैल्यू निकालो गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल से, और वो भी सेकंड ईयर की ही है तो सेकंड ईयर के फैक्टर से डिस्काउंटिंग कर लो। ये 3 फिगर आपके लिए काफ़ी है सर आज की मार्केट प्राइस निकालने के लिए। और एक चीज़ सिचुएशन लो, मान लो कि पहले 2 साल ग्रोथ रेट हुई है डिविडेंड में 10% की, फिर क्वेश्चन बोलता है कि अगले 3 साल तक ग्रोथ रेट 8% से होगी और फिर परपेचुटी शुरू हो रही है 6% से। अब आप क्या करोगे? आप निकालोगे D1 D2, ये आ गया पहले स्टेज में, फिर आप निकालोगे D3 D4 D5, ये आ गया सेकंड स्टेज में, क्योंकि 8% हो गई यहाँ पे ग्रोथ रेट। अब आगे आगे कब तक जाओगे? परपेचुटी शुरू हो गई यहाँ से, जहाँ से परपेचुटी शुरू होती है वहाँ से आप टर्मिनल, वहाँ पे आप टर्मिनल वैल्यू निकाल लो। टर्मिनल वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 5 निकालना है तो डिविडेंड लोगे एट द एंड ऑफ ईयर 6, एक साल का आगे। ध्यान देना, हम भी जब यहाँ पे मार्केट प्राइस 0 टाइम पे निकालते हैं तो क्या लेते हैं? D1 लेते हैं।
अगले साल का डिविडेंड लेते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे जब मार्केट प्राइस निकालोगे आप, TV5 जो है ये मार्केट प्राइस ही है, तो उसके लिए अगले साल का डिविडेंड लेंगे, D6 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ 6% का, कहानी खत्म। सो पहले 10% और 8% निकाल के 5 डिविडेंड निकाल लो, उन सबको प्रेजेंट वैल्यू निकालो, और फिर टर्मिनल वैल्यू भी 5वें ही साल का है, 6वें साल का नहीं है, 6th ईयर का नहीं है वो, उसको भी डिस्काउंटिंग करो। ये हो गया 3 स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। ऐसे कितने ही स्टेजेस आपके बन सकते हैं, इसी पे बेस्ड है आगे के 3 क्वेश्चन सर आपके। अब आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो है समझने के लिए वो है सर, जहाँ से परपेचुटी शुरू हुई वहाँ रुक के टर्मिनल वैल्यू निकाल लो, क्योंकि ये टर्मिनल वैल्यू फ्यूचर के सारे डिविडेंड्स को इंक्लूड करता है। आओ अब अगले 2-3 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान देना। एक्स लिमिटेड एक शूज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, पूरी तरह से इक्विटी फाइनेंस्ड कंपनी है। उसने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है इक्विटी में। एक एक्स लिमिटेड हैज़ हायर्ड स्वास्तिका कंसल्टेंट कि वो अपनी फ्यूचर की अर्निंग्स को एनालाइज कर सके, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला, अर्निंग्स एंड डिविडेंड विल ग्रो एट 25% फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। अगले 2 साल तक अर्निंग्स में भी और ग्रोथ में भी, डिविडेंड में भी ग्रोथ रेट 25% की रहेगी। अर्निंग्स आर लाइकली टू ग्रो एट द रेट ऑफ 10% फ्रॉम 3rd ईयर ऑनवर्ड्स। अब 3rd ईयर ऑनवर्ड्स यानी कि आपकी परपेचुटी शुरू हो गई। अब आप मुझे बताओ 3rd ईयर ऑनवर्ड्स परपेचुटी शुरू हुई है तो टर्मिनल वैल्यू कौन से टाइम की निकलेगी सर? टर्मिनल वैल्यू निकलेगी 2nd ईयर के एंड की, क्योंकि तीसरे साल से शुरू हो गया तो तीसरे साल के एंड की नहीं, वो टर्मिनल वैल्यू 2nd ईयर के एंड की निकलेगी। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ ये वो क्वेश्चन है। पहले 2 साल अर्निंग पर शेयर भी आपका 25% से ग्रो करेगा, डिविडेंड पर शेयर भी आपका 25% से ग्रो करेगा, ठीक है। पर 3rd ईयर ऑनवर्ड्स क्या होगा, अर्निंग्स, सिर्फ अर्निंग्स 10% से ग्रो कर रहा है, डिविडेंड के बारे में नहीं बताया उन्होंने, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट में उन्होंने कुछ बोला है, फर्दर इफ देर इज अ रिडक्शन इन अर्निंग्स ग्रोथ, अगर मेरे अर्निंग्स की ग्रोथ रेट में कमी आई कि नहीं आई, 25% से 10% हो गया ना, कमी आई है सर, डिविडेंड पे आउट रेशियो विल इंक्रीज टू 50%। यानी कि जब जिस पॉइंट से मेरे डिविडेंड की ग्रोथ, अर्निंग्स की ग्रोथ रेट कम हो जाएगी, उस टाइम का डिविडेंड मेरा पे आउट रेशियो 50% रहेगा। यानी कि यहाँ पे अब आपको ग्रोथ रेट नहीं, 50% का DPR लगाना पड़ेगा। किस पे लगाओगे? अर्निंग्स पे लगाओगे, तब जाके आपका डिविडेंड आएगा तीसरे साल का, 3rd ईयर का आएगा सर वो, ठीक है। आया समझ में? क्या कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पे, मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट करोगे? बहुत सिंपल है, D1 निकालो, D2 निकालो, उसके बाद टर्मिनल वैल्यू निकालो एट द एंड ऑफ ईयर 2, वो 2 पे ही आएगी, पर उसके लिए लगेगा आपको D3 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। ये D3 कैसे निकालोगे? जो अर्निंग पर शेयर आएगी आपकी 3rd ईयर की, उसका 50% कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि डिविडेंड पे आउट रेशियो 3rd ईयर में ग्रोथ से नहीं, पे आउट रेशियो से कैलकुलेट हो रहा है डिविडेंड। बस फिर क्या करोगे, इसको डिस्काउंटिंग करोगे और इन दोनों को डिस्काउंटिंग करोगे। ध्यान देना, इन दोनों को सेम फैक्टर से डिस्काउंटिंग करना है, क्योंकि वो 2nd ईयर की है, आपकी मार्केट प्राइस आ जाएगी। देखो क्वेश्चन में आपको डेटा दिया हुआ है और हम कहाँ खड़े हैं सर? यहाँ खड़े हैं 2014 के एंड में। अब अगला साल है आपका 2015, 2016। आप 20-25% से अर्निंग्स बढ़ा लो, 9.6 प्लस 25% दैट्स 12 प्लस 25% दैट्स 15, अरे नहीं, 9.6 इंटू 1.25 दैट्स 12 इंटू 1.25 दैट्स 15। बढ़िया यार, ठीक है। फिर डिविडेंड भी उसी तरह से बढ़ेगा, 3.84 इंटू 1.25 दैट्स 4.8 इंटू 1.25 दैट्स 6। आ गया सर? पर अगले साल अब इसको 10% से मत बढ़ा देना डिविडेंड को, क्योंकि डिविडेंड में ग्रोथ रेट नहीं है 10%, इसका 10% से बढ़ाओ। सो 15 प्लस 10% करोगे दैट गोज टू 16.5, और उसका 50% आपको लेना पड़ेगा डिविडेंड कैलकुलेट करने के लिए, दैट इज 8.25। सो दिस इज योर D1, D2 और D3। आई बात समझ में? कहानी खत्म। देखो सर क्या था, 4.8, 6 और 8.25, 4.8, 6 और 8.25,
ठीक है सर, आ गया। अब इन्होंने 2017 की भी कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू ली है, लेने की ज़रूरत नहीं थी। मैं अपने फॉर्मूले से अब आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि इन्होंने तो एक स्टेप आगे लिए। ये रहा टाइमलाइन, और यहाँ से परपेचुटी शुरू हो रही है, ठीक है। सो पहले साल का डिविडेंड था 4.8, दूसरे साल का डिविडेंड था मेरा 6, ठीक है, तीसरे साल का डिविडेंड है 8.25। मैंने आपको सेकंड ईयर पे रुकने बोल दिया था, तो यानी कि आप यहाँ पे निकालोगे टर्मिनल वैल्यू सेकंड ईयर की, उसके लिए डिविडेंड लोगे थर्ड ईयर का जो कि है 8.25, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ करोगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी सर? पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ 15%, ये आ गया 0.15, 0.10, ये ग्रोथ लोगे तो वो वैल्यू आती है 165। अब क्या करना है सर? 3 फिगर है सिर्फ आपके पास में, 4.8, 6 और 165। इसको डिस्काउंटिंग कर लो। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपके ये रहे सिर्फ 2, 0.870 और 756, 0.870 और 756 मल्टीप्लाई करो, दैट्स 4.18, 6 और 165 इंटू 0.756, दैट्स 129.28, ठीक है। टोटल करो 133.46 आया। 133.46 या आज की मार्केट प्राइस है ज़ीरो टाइम पे। कहाँ गया इनका कैलकुलेशन? ये रहा सर, डिफरेंस आ रहा है। नहीं, वो राउंडिंग ऑफ का ही है, वो एग्जैक्ट आंसर का नहीं है। तो इन्होंने क्या करा है, मैं ये भी आपको बताता हूँ। और क्योंकि अब यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने क्या करा, 2 साल लिया, D1 लिया, D2 लिया, TV2 लिया और प्रेजेंट वैल्यू निकाली। इन्होंने क्या करा, D1 लिया, D2 लिया, D3 लिया और TV3 लिया और प्रेजेंट वैल्यू निकाली। इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आना है, सिर्फ टाइम बढ़ गया कैलकुलेशन का। एग्जाम में आपका 5 मिनट फालतू का गया या 2 मिनट भी फालतू का गया। क्यों करना है ऐसा? आप यही क्यों कर रहे हो? आप एक और काम करो, D1, D2, D3, D4 निकालो और फिर TV4 निकालो, आपका आंसर सेम ही आता है हर केस में, ठीक है। सो जब अगर आंसर सेम ही आना है तो मैं तो वहाँ तक रुक जाऊँ ना जहाँ मेरे को मुझे आसान हो गया कैलकुलेशन करना। सो इंस्टीट्यूट के आंसर में ये करा है, हमने ये करा है, जल्दी आंसर सेम ही आना है तो जल्दी उसी से होना है, ठीक है। तो आपका मार्केट प्राइस आ गया। अब आपको मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना समझा क्या? कोई भी पॉइंट पे अगर इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है, यानी कि और कुछ भी नहीं, फ्यूचर में मिलने वाले डिविडेंड्स की या कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू ले लो। हम ये मान के चलेंगे, ध्यान देना, हम ये मान के भी चल सकते हैं इसको कि मैं अगर आज इन्वेस्टमेंट करूं तो पहले साल 4.8 का डिविडेंड मिलेगा, दूसरे साल 6 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा और दूसरे साल के एंड में मैं उसे 165 में बेच दूंगा। तो तीनों मेरे कैश फ्लो ही तो हुए, उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लो। मेरा ROI बैठना चाहिए, ROI यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका इन्वेस्टर के लिए। खत्म। 165 हर बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन आपको दे देगा कि सेकंड ईयर में आप उस शेयर को 165 में बेच दो तो भी ठीक है, हमको तो मार्केट प्राइस चाहिए। कोई भी पॉइंट पे इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस फ्यूचर के सारे डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू डिनोट करता है, वो मार्केट प्राइस हमने फॉर्मूले से निकाली हो या क्वेश्चन में दी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नहीं, इसमें सबसे पहले तो हमारा एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस आ गया था। पी रेशो कैसे निकालोगे? अरे बहुत ही फुद्दू सा आंसर है। पी रेशो इज नथिंग बट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय EPS। आप बताओ मार्केट प्राइस आपने कहाँ निकाली है सर? 2014 के एंड में खड़े हो ना आप, तो वहाँ की मार्केट प्राइस निकाली होगी, प्रेजेंट वैल्यू निकाला तो उस टाइम का तो EPS था 9.6। सो आपका ये जो 133 वाला आंसर आया डिवाइडेड बाय 9.6, पी रेशो आ गया। ठीक है सर। ये पी रेशो 13.91 का मतलब क्या होता है कि 1 रुपये कमाने के लिए इस कंपनी में 13.91 रुपीज़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फिर भी ठीक है, 25, 25, 30 तक का तो पी रेशो इज स्टिल फाइन। सो इतना अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके एक शेयर पे कंपनी 1 रुपया कमा के देगी। 13 पॉइंट, और दूसरा एंगल भी देख लो, इस कंपनी का 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी का जो शेयर है वो 13.91 टाइम्स महंगा है, मतलब 91 टाइम्स उसको प्राइस देनी पड़ेगी 1 रुपये की। चलो
क्वेश्चन नंबर 6 पे थोड़ा सा ध्यान दो, और भी बढ़िया, और थोड़ा डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे बढ़ेगा आपका। इस क्वेश्चन में हमें मार्केट प्राइस की प्रेजेंट वैल्यू जो है, यानी आज की मार्केट प्राइस दी हुई है, और कल की फिगर यानी ग्रोथ रेट हमें निकालना है। ध्यान देना, इन्वेस्टर इज कंसिडरिंग परचेसिंग इक्विटी शेयर जिसकी आज की मार्केट प्राइस है 172.45। कंपनी प्रपोज कर रही है, प्रपोज का मतलब ही हो गया ये D1 है, द डिविडेंड ऑफ 6 फॉर द नेक्स्ट ईयर। अब कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि 20% की ग्रोथ होगी अगले 4 सालों के लिए, और उसके बाद जो ग्रोथ है वो अगले 3 सालों के लिए क्या हो जाएगी, डिक्लाइन होगी लीनियरली बाय 100 बेसिस पॉइंट हर साल। यानी कि पहले 4 साल तक ग्रोथ रेट रहेगी 20%, और उसके बाद 1-1% से ग्रोथ रेट गिरती जाएगी। 100 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 1%, 19, 18, 17, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि 7 साल बाद क्या होगा कि ग्रोथ रेट स्टेबल हो जाएगी। एक कोई तो ग्रोथ रेट होगी जो हर साल अब कंटिन्यू होगी परपेचुटी के साथ, यानी इनफाइनाइटली, सो इट विल स्टेबल, ठीक है। वो ग्रोथ रेट क्या है, स्टेबल ग्रोथ रेट क्वेश्चन में नहीं दिया है, वही आपको निकालना है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी 20% दे दिया, डिविडेंड की वैल्यू 2 डेसिमल्स में लेनी है। क्या कैलकुलेट करने बोला, स्टेबल ग्रोथ रेट आफ्टर द एंड ऑफ 7 ईयर। बहुत सिंपल है। कैसे निकालोगे सर, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ से चालू हो गई परपेचुटी, 1 2 3 4 5 6 7। थोड़ा ध्यान देना, समझा रहा हूँ आपको। जनरली आज की मार्केट प्राइस आप कैसे निकालते हो, पहले तो ये बताओ। सिंपल है सर, हम क्या लेंगे, D1, D2, D3, D4, D5, D6 और D7, ठीक है। यहाँ तक हमने सारे डिविडेंड लिए, और हमें पता है इस पॉइंट के बाद से परपेचुटी शुरू हो रही है, तो हम निकालेंगे यहाँ पे टर्मिनल वैल्यू एट द एंड ऑफ 7th ईयर, यानी एक तरह से मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ 7th ईयर बोलते हैं हम उसको। आगे से हम मार्केट प्राइस बोलेंगे, चलो नहीं, चलो टर्मिनल वैल्यू ठीक है, क्योंकि उसमें फिर दिक्कत नहीं आएगी, समझ में आसानी से आता है। अब आप क्या करते हो, अब आप इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो। तो एक फैक्टर ये ले लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल डिविडेंड्स, प्लस आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू भी निकाल लो, और इसकी टोटल विल बी द मार्केट प्राइस, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। बहुत सिंपल। अब आपको ये 172 पॉइंट समथिंग दिया हुआ है, ये भी आप आसानी से निकाल सकते हो इसके प्रेजेंट वैल्यू की टोटल, और फिर उसके बाद आपको इस फॉर्मूले में डिफरेंस अमाउंट रखनी पड़ेगी। अब क्या होगा, आपकी ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, इसको इक्वेट कर देना इससे, टर्मिनल वैल्यू ऑफ 7 से, और आपकी टर्मिनल वैल्यू 7 की फॉर्मूला क्या है सर, डिविडेंड ऑफ 8th ईयर डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ, तो वहाँ पे वो जी निकल के आ जाएगा ग्रोथ का, ठीक है। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले डिविडेंड निकालते हैं। पहला डिविडेंड में ऑलरेडी ग्रोथ 20% की एडेड है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करेंगे, उन्होंने बोला था कि 20% पहले 4 साल तक होगी, तो 20% से 4 साल तक बढ़ा दो। मत बढ़ाओ सर, पहले वाले डिविडेंड में 20% ऑलरेडी एडेड है, उसके बाद सिर्फ 3 साल तक बढ़ानी है, D2, D3, D4, ठीक है। उसके बाद क्या होगा सर, 10.37 लिया पिछले साल का डिविडेंड, उसमें 19% से ग्रोथ होगी, अब 20% से नहीं हो रही, 12.34 आ गया। अब ले लो 12.34 और उसको मल्टीप्लाई करो 1.18 से, इतना ही आंसर आएगा। इन्होंने क्या करा, 10.37 जो था यही रिपीट करा, 2 साल पुराना, तो 2 साल का ग्रोथ रेट लेना पड़ेगा। अब अगले साल में वो 3 साल पुराना हो गया, तो 3 साल का ग्रोथ रेट। ये बार बार करने से अच्छा सिर्फ पिछले साल का डिविडेंड लो और 1 साल का ग्रोथ ऐड कर दो। अब यहाँ लोगे 14.56 इंटू 1.17 कर दो, पिछले साल का लेके 1 साल का, तो आपके पास पूरे 7 साल के डिविडेंड की अमाउंट आ गई। आपके पास में 20% का फैक्टर दिया हुआ है 4 डेसिमल का, वही इस्तेमाल करना है। तो आप टेबल में ये 7 डिविडेंड, फैक्टर और कैपिटल बजटिंग का पूरा क्वेश्चन बन गया। ये आ गई आपकी वैल्यू 34.60। ये क्या है सर, ये रहा 34.60। अब आप देखो आपका क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे आपकी मार्केट प्राइस कितनी है, 172.45। ये 172.45 मार्केट प्राइस है आज की, 34.60 आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड। तो बैलेंस क्या आया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। निकाल लो 172.45
माइनस 34.60। सो आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू आती है 137.85। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू, सबसे पहले तो सर टर्मिनल वैल्यू का फॉर्मूला आएगा D8 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। अब D8 को भी आप लिख लो, क्योंकि आपके पास D8 है नहीं, तो इसको भी हम लिख लेंगे D7 इन ब्रैकेट 1 प्लस ग्रोथ। ठीक है, ये हो गया टर्मिनल वैल्यू 7वें साल का, मल्टीप्लाइड बाय 7वें साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, जो कि है 0.2791। जब आप इसको 0.2791 से मल्टीप्लाई करोगे तभी ना वैल्यू 137.85 आएगी। ठीक है, अब हमारे पास में D7 भी है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी है, सिर्फ नहीं है तो वो है ग्रोथ रेट। यहाँ से ग्रोथ रेट निकाल लो, द आंसर विल बी 16%। यानी स्टेबल ग्रोथ रेट कितनी है? 16%। कहानी खत्म। इसी फॉर्मूले से क्या करा इन्होंने, प्रेजेंट वैल्यू यहाँ रख ली, ये पार्ट है टर्मिनल वैल्यू का और ये है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, मल्टीप्लाई करा, आ गई 16%। सर 16% तो ऐसे भी आ सकता था, 1% से गिर रही थी, यहाँ पे आप ले लो 16 17 के बाद। अरे वो तो इत्तेफाक है कि लीनियरली यहाँ पे 1% गिर रही है और नीचे में भी 16% का आपका आंसर आया है। अगली बार ज़रूरी नहीं ऐसा आएगा ना, ये इत्तेफाक मैच होगा मतलब ऐसा आएगा, पॉसिबल नहीं है। ठीक है सर, अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा, टू एडवाइस वेदर इट इज वर्थ टू परचेज द शेयर एट दिस प्राइस। यार एट दिस प्राइस यानी कि 172.45 पे हमारी ग्रोथ रेट कितनी निकल के आ रही है? 16%। जबकि इन्वेस्टर का टारगेट स्टेबल ग्रोथ रेट कितना है? सिर्फ 15%। हमारा तो ज्यादा आ रहा है, इस प्राइस पे खरीदने पे हमारी डिविडेंड की ग्रोथ परपेचुअली 16% होगी। इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है तो क्या शेयर्स खरीदने चाहिए? यस, ऑब्वियसली खरीदने चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन मई 2023। है तो आसान पर रिवर्स कैलकुलेशन है, जिसे कॉन्सेप्ट समझ आता है वही बंदा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा सर। अगले क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दो, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा, नवंबर 19 8 मार्क्स का। करंट ईपीएस, करंट वर्ड है यानी कि ये हो गया D0, 4 रुपए का। कंपनी ने शो करा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ ऑफ 40% इन इट्स अर्निंग इन द लास्ट फ्यू ईयर। अब ये ग्रोथ रेट कोई काम की नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला लास्ट फ्यू ईयर्स में 40% की ग्रोथ थी। अब आगे इससे रिलेटेड कुछ दिया जाएगा तो फिर पता चलेगा। दिस हाई ग्रोथ इज लाइकली टू कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, यानी अब ये 40% काम का हो गया। अगले 5 सालों के लिए आपका डिविडेंड 40% से ग्रो करो। आफ्टर विच द ग्रोथ रेट इन अर्निंग्स विल डिक्लाइन फ्रॉम 40 to 10% ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 ईयर्स। कितना हो रहा है? 40 से 10%, कितना परसेंट आप कम करोगे हर साल? 5 सालों में आपको 30% तक गिराना है, 30% तक। 30% गिराओगे 5 सालों में, हर साल 6% गिराना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इसी तरह से दिया हुआ है और तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, हाँ यहाँ पे लिखा है डिक्लाइन इन द ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द 5 ईयर ट्रांजिशन पीरियड विल बी इक्वल एंड लीनियर, हर साल इक्वली और एग्जैक्ट डिफरेंस में 6% आता है आंसर। सो क्या होगा आपका 40 40 40 40 40, ये 5 साल तक डिविडेंड ले लिया। इसके बाद यहाँ पे ले लो 34, फिर आ जाओ 28, फिर आ जाओ 22, 3 साल हो गया, फिर आ जाओ 16, फिर आ जाओ 10। ये हो गया हमारे 10 साल कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद करंटली द कंपनीज पे आउट रेशियो इज 10%। पे आउट काय पे लगता है सर? अर्निंग पर शेयर पे लगेगा, ये डिविडेंड पे आउट रेशियो। इट इज लाइकली टू रिमेन द सेम फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स एंड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 6th ईयर। ध्यान देना, अर्निंग पर शेयर दिया हुआ रहेगा, उसका 10% सिर्फ आपको डिविडेंड निकालना है हर साल। ठीक है। अच्छा ये रहा ना करंट ईपीएस आपको दिया हुआ है, ईपीएस 0 दिया हुआ है 4, इसका 10% लोगे तो 0.40 आएगा और उसको ग्रो करोगे 40% से। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5, उसके बाद 1 2 3 4 और एक हाथ कलर ले लेते हैं 5, क्योंकि हर साल अलग अलग है। ठीक है, और उसके बाद एक और कलर और ले लेते हैं, ये ले लो, अब परपेचुटी शुरू हो गई। ठीक है, यहाँ पे आपको ईपीएस जो दिया हुआ है वो है 4 का,
तो उससे डिविडेंड पे आउट रेशियो आपका कितना 10% है, तो डिविडेंड पर शेयर यानी 0 पॉइंट पे आ जाएगा 0.4 का। इसमें आप 40% हर साल 40 है ना, हाँ 40% की हर साल ग्रो करोगे। 1.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक बार एक साल का आएगा, फिर 1.4 से करोगे दूसरे साल का, फिर 1.4 से तीसरे, फिर 1.4 से चौथे, फिर 1.4 से पाँचवें साल का आ गया। उसके बाद क्या करोगे सर, उसके बाद आएगा ये 1 पॉइंट जो भी आंसर आ रहा है 34, फिर 1.28, फिर 1.22, फिर 1.16 और 1.10 इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद की ग्रोथ रेट क्या रहेगी, उसके बाद का देने का है ना, देखते हैं। हाँ, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 6th ईयर till the end of the 10th year the payout will linearly increase and stabilize at 50%। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, यहाँ आपका ये वाला पार्ट आप हटा दो अभी, क्योंकि ऐसे नहीं निकलेगा वो। अब जो अर्निंग पर शेयर आएगी उसमें पे आउट रेशियो मैटर करेगा। यहाँ पे जो भी ईपीएस होगी आपकी, अब क्या होगा, अभी तक ये हो रहा था कि ईपीएस का 10% आप कैलकुलेट कर रहे थे, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, पर अब आगे से ये पे आउट रेशियो भी बढ़ जाएगा सर। हमारा पे आउट रेशियो बढ़ेगा, ठीक है। पे आउट रेशियो विल लीनियरली इंक्रीज एंड स्टेबलाइज एट 50% तक जाना है। अभी कितना है पे आउट रेशियो, 10 से 50 तक बढ़ना है, 40% बढ़ाना है 5 सालों में, यानी 8% पर ईयर। 40% बढ़ाना है 5 सालों में, यानी कि 8% पर ईयर। उसने क्लियरली बोला है लीनियरली इंक्रीज होगा, सो 8% से बढ़ाओ। क्या होगा, अगले साल का डिविडेंड पे आउट रेशियो 18, 26, 34, 42 और 50 आगे बराबर। जो भी अर्निंग पर शेयर है उसका इतना परसेंट आपका डिविडेंड हो जाएगा उस साल का। अब आपको यहाँ से ग्रोथ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है आगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी नहीं थी, अगर आप अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ कर रहे हो तो उसका 10% निकालो, डिविडेंड आ जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। द पोस्ट टैक्स कॉस्ट स्टेबलाइज एट 50% एट द एंड ऑफ 10। हाँ, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल 17% आपको दी हुई है, और क्या निकालना है, ठीक है। इनफाइनाइट टाइम का क्या दिया हुआ है, एंड रिमेन स्टेबल एट 10% देयर आफ्टर। परपेचुटी में हमारी ग्रोथ रेट 10% की रहेगी, ठीक है। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आगे, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द कंपनी स्टॉक। इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। जितने भी कैश फ्लोज है फ्यूचर के, D1 से लेके D10 तक है आपके, और उसके बाद आपका क्या आएगा, D1 से D10 के बाद में यहाँ आएगा टर्मिनल वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 10। उसके लिए आप लोगे D10 में 1 प्लस ग्रोथ यानी कि 10% और कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ, और इसको भी डिस्काउंटिंग करके लाओगे। 10 डिविडेंड को डिस्काउंट करना है और इस टर्मिनल वैल्यू को डिस्काउंट करना है, आपकी मार्केट प्राइस 0 पॉइंट ऑफ टाइम की आ जाएगी। सो देखो, पहले तो इन्होंने क्वेश्चन ने क्या करा, ग्रोथ इन अर्निंग ले ली, हर साल अर्निंग्स को बढ़ाया या ईपीएस आ गया, ठीक है। इसी के नीचे पे आउट रेशियो लिख दो, या अलग अलग वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं। इसी के नीचे एक और रो बना दो पे आउट रेशियो का। तो आप ध्यान देना, 10 10 10 10 है पहले, और फिर देखो 8% से बढ़ रही है। पे आउट रेशियो आपका 8% से बढ़ के 50 हो गया। तो इस तरह से हमको 10 डिविडेंड मिल गए। अब क्या करना है, बहुत कहानी सिंपल हो गई सर। अब हमें इन 10 डिविडेंड्स को डिस्काउंट करना है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। फिर ये जो है इसमें 10% की ग्रोथ रेट ऐड करो और टर्मिनल वैल्यू 10 निकालो, उसको भी डिस्काउंट कर लो, कहानी ख़त्म। क्वेश्चन लग डिफ़िकल्ट रहा है नहीं। अच्छा, आपका डिस्काउंटिंग का रेट 17% दिया हुआ है, 3 डेसिमल में फैक्टर दिए हुए हैं, करना क्या है, कुछ नहीं। और ये जो टर्मिनल वैल्यू आएगी, ये टर्मिनल वैल्यू को 10वें साल के फैक्टर से ही डिस्काउंटिंग करना है। सो देखो, आ गया ये डिविडेंड लिया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिया हमने, और ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई डिविडेंड की। चलो आगे देखते हैं। तो ये सारी हो गई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड। सिर्फ इतने से कहानी बनेगी क्या, नहीं, टर्मिनल वैल्यू की भी तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। दैट इज़, ये टर्मिनल वैल्यू 10वें साल की है, तो ये हो जाएगा डिविडेंड 11वें साल का। 28.71 में 10% ऐड करा, नीचे में कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ, और ये क्या फैक्टर है, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। तो ये 94.29 है,
ये ले लो, 94.29 ले लो, हमारी आज की मार्केट प्राइस आ गई। क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है कि क्या सही है? इफ़ द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक इज 125, सजेस्ट करो कि इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सिंपल सी बात है सर, थेरोटिकल मार्केट प्राइस सिर्फ 118 रुपये आ रही है, एक्चुअल मार्केट प्राइस आपकी 125 है। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू इन्वेस्ट बिकॉज द शेयर्स आर ओवर वैल्यूड, शेयर्स आर ओवर वैल्यूड। सो ऐसे कितनी भी सिचुएशन दी हो, आपकी कहानी आपको आसान बनाते आना चाहिए। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है एक एक चीज़ लिखाने का, नहीं तो मैं करवाता ज़रूर। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा ध्यान दो। सारे कॉन्सेप्ट्स हम अभी तक पढ़ चुके हैं, ये भी थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन है। आओ देखो सर, अब ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सैम लिमिटेड ने अभी अभी क्या करा है, जस्ट पेड अ डिविडेंड। जस्ट पेड का मतलब D0 हो गया, 2 रुपीज़ पर शेयर, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 6% पर एनम ग्रो करेगा। अब डिविडेंड का पेमेंट होने के बाद में बोर्ड ने डिक्लेयर करा कि हम एक नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत है, इसलिए हम अगले 3 साल के जो डिविडेंड है वो रिटेन कर लेंगे, यानी कि अगले 3 साल कोई भी डिविडेंड नहीं जाएगा। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट दिस प्रोजेक्ट इज़ ऑफ द सेम रिस्क एज द एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स, तो रिस्क दोनों का सेम है। द रिजल्ट्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट विल स्टार्ट कमिंग फ्रॉम 4th ईयर ऑनवर्ड फ्रॉम नाउ, एंड द डिविडेंड विल देन बी 2.50, जो बाद में ग्रो करेगा 7% से। देख रहे हो, बिना इस प्रोजेक्ट के 6% की ग्रोथ है परपेचुअल आज से, पर 3 साल तक अगर सिर्फ डिविडेंड रोक दो तो उसके बाद 2.5 का डिविडेंड मिलेगा चौथे साल में, और वो ग्रो करेगा 7% पर एनम से। ग्रोथ रेट भी आपकी यहाँ पे बढ़ गई। अब इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने वाला एक मेरे जैसा छोटा सा शेयर होल्डर है, इन्वेस्टर है, जिसके पास 1000 शेयर्स है, और वो चाहता है कि मुझे हर साल 2000 रुपये की तो इनकम हो, कैश फ्लो रिसिप्ट बोल रहा है, इनकम भी नहीं, मतलब एक ही तरह से यहाँ पे तो एक ही है, रिसिप्ट 2000 की हर साल होनी चाहिए ही चाहिए। पहला क्वेश्चन, इवैल्यूएट वेदर द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज अफेक्टेड बाय द डिसीजन ऑफ द बोर्ड। बोर्ड के प्रोजेक्ट को लेने में, इन्वेस्ट करने के डिसीजन को लेके क्या मार्केट प्राइस में चेंज आता है? चेंज लाने के लिए आपको डिसीजन के पहले की सिचुएशन की मार्केट प्राइस निकालनी पड़ेगी और डिसीजन के बाद की मार्केट प्राइस निकालनी पड़ेगी। वो बताओ, बहुत आसान है सर। एक, दो, तीन, ठीक है। अब अभी की सिचुएशन क्या बोलती है, डिविडेंड कितने का, 2 रुपए का, D0 कितना हो गया, 2, और ये ग्रो करेगा यहाँ से 6% ऑनवर्ड्स। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, ये रहा 8%, ये तो सेकंड वाले पार्ट में दिया है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका 8% दे दिया, तो ये अभी की मार्केट प्राइस निकाल लो। यहाँ पे MP0 के लिए हमें D1 चाहिए, जो निकलेगा 1 प्लस ग्रोथ से, कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ, ठीक है। ये आपने निकाल लिया 1.06 डिवाइडेड बाय 0.08 माइनस 0.06, तो ये आ गई आपकी 106। पर ध्यान दो, अगर आपने ये प्रोजेक्ट ले लिया तो अगले 3 साल तक आप कोई भी डिविडेंड पे नहीं करोगे। ऐसे केस में क्या होगा सर, ऐसे केस में आप मार्केट प्राइस यहाँ पे कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है, अगले साल डिविडेंड है क्या, नहीं, उसके अगले साल है क्या, नहीं, उसके अगले साल है क्या, नहीं, पर चौथे साल से आपको 2.50 का डिविडेंड मिलना शुरू हो जाएगा। D4 की मदद से क्या निकलता है, कौन सी मार्केट प्राइस निकलेगी? आपकी टर्मिनल वैल्यू निकलेगी 3rd ईयर के एंड की, वो D4 ऑलरेडी दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो क्या करोगे सर आप, टर्मिनल वैल्यू D4 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ, सिंपल। आपकी ग्रोथ रेट यहाँ पे परपेचुअली 7% की है, 2.5 में आपने सर ग्रोथ रेट क्यों नहीं ऐड करी, वो उसमें इंक्लूडेड है। अगर आप दूसरे तरीके से लेना चाहते हो तो मैं आपको यहाँ पे वो चीज़ समझा देता हूँ, दोनों तरीका, 2, 3, ये चौथा साल, 2.5 यहाँ पे, टर्मिनल वैल्यू एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, ठीक है। सो पहले इस तरीके से निकाल लेते हैं, 2.5 डिवाइडेड बाय 0.08 माइनस 0.07, ये आ जाएगा 250। पर हमें तो मार्केट प्राइस आज की चाहिए ना, अगर हमें आज की मार्केट प्राइस चाहिए तो ये जो मार्केट प्राइस 3rd ईयर की निकली है हमारी, इसे पहले इस यहाँ तक और फिर यहाँ तक, यानी 3 साल से डिस्काउंटिंग करके लेके आना पड़ेगा। उसका रेट है हमारा 8% से, सो हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.08 टू द पावर 3,
3 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेंगे और प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, वो आ जाएगा 214.33। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक। हाँ 198.4546, ये आ गया 198.46। कहानी खत्म। अब आपको अगर लग रहा है कि 2.5 में ग्रोथ ऐड करनी चाहिए थी तो ध्यान देना सर मेरे, ये चौथा साल अगर आप 2.5 ले रहे हो और इसमें ग्रोथ ऐड करोगे तो वो पहुंच जाएगी अगले साल 5th ईयर पे D5, और D5 से आपका टर्मिनल वैल्यू 4 निकलेगा, और ऐसे टाइम पे इस टर्मिनल वैल्यू की और इस डिविडेंड की दोनों की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, और वो फिर भी आएगी 198.46। तो क्यों डबल इतना कैलकुलेशन करना है आपको? 2.5 लो, कहानी ख़त्म करो। 2.5 लो, कहानी ख़त्म करो, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा था 106 रुपए की प्राइस है बिना प्रोजेक्ट के, 198.46 की प्राइस है प्रोजेक्ट के साथ में, तो यस इम्पैक्ट पड़ा है मार्केट प्राइस पे, ठीक है। अब रिकमेंड कि किस तरह से इन्वेस्टर अपना टारगेट रिसिप्ट मेंटेन कर सकता है आने वाले 3 साल के लिए और उसके बाद भी, क्योंकि आने वाले 3 साल में उसको डिविडेंड मिलना था। 2 रुपए का डिविडेंड बांटा जाता, जैसे अभी तक बांटा जा रहा था 1000 शेयर पे, तो 2-2 हज़ार रुपए उसको मिलते जाते। पर कंपनी ने डिसाइड करा कि अब अगले 3 साल में डिविडेंड नहीं बांटेंगे, तो 2,000 रुपए कहाँ से आएंगे इन्वेस्टर के पास में? 2 तरीके होते हैं सर रिसिप्ट के। एक तो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के बाद एक तो आपको हर साल डिविडेंड मिले, दूसरा आप शेयर्स बेच दो। हर साल के एंड में इतने शेयर्स बेच दो कि आपको 2,000 रुपए मिल जाए। अब हर साल के एंड में आप शेयर्स बेचोगे तो कौन सी? आप बेचोगे मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ ईयर 1, मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ ईयर 2, मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ ईयर 3। ये तो हमें पता है 250। तो आप शेयर्स जब बेचोगे तो कितने बेचोगे? 2,000 रुपीज आने लायक शेयर्स बेच दो, 2,000 डिवाइडेड बाई 250, ठीक है। तीसरे साल में 2,000 की रिसिप्ट तो हो गई, पर दूसरे और पहले साल में कैसे होगी सर? बहुत सिंपल, आप इसकी एक साल से प्रेजेंट वैल्यू निकालो, 250 डिवाइडेड बाई 1.08, पीछे लेके आओ ना 231.48, फिर इसको भी एक साल से और पीछे लेके आओ 1/08, ये आ गया 214.33। आ गए ना आपके पास तीनों मार्केट प्राइस। थेरोटिकली निकालना पड़ेगा, एक एक साल से पीछे लाते जाओगे तभी तो ये 198 पहुंची थी सर आपकी, बस और क्या। ये देखो, ये 250 लाया, इसको 1.08 से डिवाइड करोगे, देखो इन्होंने तो बहुत बड़ी वर्किंग करी है, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर आपका 250 आ गया ना, इसको क्योंकि और तो डिविडेंड पीछे है नहीं, इसको डिवाइड करो 1.08 से, तो आपकी ये फिगर आएगी। हाँ, फिर इसको डिवाइड करो 1.08 से, यानी एक और साल पीछे लेके जा रहे हो, धीरे धीरे एक एक साल पीछे लेके जाओ। तो ये आ गई मार्केट प्राइस उस टाइम की, बस खत्म। 2,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाय द रिस्पेक्टिव मार्केट प्राइसेस, ये रहा। आप क्या काम करो, 2,000 पे इस रेट पे अगर आपने बेचा, 2,000 डिवाइडेड बाय 214.33, कितने शेयर्स बेचोगे सर? देखो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, वो आता है 9.33। अब 9 शेयर बेचोगे तो 2,000 से कम आएगा, तो आप अपर साइड चले जाओ। कभी भी डेसिमल्स में शेयर नहीं बेच सकते, या तो 9 शेयर बेचोगे या तो 10 बेचोगे। ज़्यादा पैसा आया चलता, कम नहीं आना चाहिए, इसलिए 10 बेचा। इसी तरह से आप सेकंड का भी कैलकुलेशन करो, थर्ड ईयर का भी कैलकुलेशन करो, और अपर साइड में राउंडिंग ऑफ करना, क्योंकि हमें मिनिमम 2,000 तो चाहिए, उससे ज़्यादा आया तो चलता है। कहानी खत्म। ये तो पहले 3 साल हो गए, पर चौथे साल में क्या होगा ध्यान देना। हमने कितने शेयर बेच दिए सर? हमारे पास 1,000 शेयर थे, यहाँ पे हमारे पास 990 बचे, यहाँ पे हमारे पास 981 बचे, और यहाँ पे हमारे पास में कितने बचे सर? 973, राइट। ये 973 शेयर्स बचे हैं हम तीसरे साल के बाद। और चौथे साल में आपको शेयर्स बेचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिविडेंड मिल रहा है आपको 2.5 का। तो देखो चौथे साल में अगर आप डिविडेंड मिलेगा आपको, कहाँ गया, हाँ ये 973 पे
2.5 से डिविडेंड निकालोगे तो वो आता है 2432.50। हो गया ना, 2,000 रुपये से तो ज़्यादा है ही, मिनिमम है 2,000 रुपये, उससे ज़्यादा मिला तो हरकत क्या है, कहानी ख़त्म। और 2.5 पे ही अगर इतना अमाउंट आ रहा है 2,400, तो उसके बाद तो डिविडेंड ग्रो ही करते जाना है, तो और अमाउंट ये बढ़ती जाएगी। यानी एंश्योर हो गया, पहले 3 साल में पहले साल 10 शेयर बेच दो, दूसरे साल 9 शेयर बेच दो, तीसरे साल 8 शेयर बेच दो, और उसके बाद कुछ बेचने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो टारगेट था हर साल 2,000 रुपये रिसीव करने का, वो अचीव हो गया। तो आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा, पीछे प्रेजेंट वैल्यू में जब जाते हैं तो कैसे एक एक साल पीछे जाते हैं। तो ये थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस ही है, हर पॉइंट पे वो मार्केट प्राइस शेयर्स की होनी चाहिए थी। ठीक है, जिनको भी लग रहा है अभी भी कि 2.5 में और ग्रोथ ऐड करना चाहिए था, करके देख लो, आपका प्राइस ये आंसर सेम ही आएगा। सिर्फ आप ग्रोथ ऐड करोगे तो टर्मिनल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू मत निकालना, सिर्फ उसके साथ साथ 2.5 का भी डिविडेंड आपको मिला था उसकी भी निकालना, तब जाके आंसर मैच करेगा। आइए सर, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी हद तक आप उसको कैपिटल बजटिंग से रिलेट कर सकते हो, और मैंने आपको पहले भी बोला था कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब जो कैपिटल बजटिंग में सीखा वो यहाँ पे भी आप अप्लाई करोगे। इनफैक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का भी एक कॉन्सेप्ट आएगा, ध्यान देना। मिस्टर एक्स वांट्स टू बाय शेयर। अब क्या है इस क्वेश्चन में, मैं आपको समराइज़ करता हूँ। एक्स को शेयर खरीदना है, ठीक है, कौन से कंपनी के, ए लिमिटेड के, जिसका बीटा है 2। अब बीटा 2 होने का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आप पढ़ोगे, लेकिन अभी इतना समझो कि बीटा का मतलब होता है रिस्क। मार्केट का एज अ होल जो रिस्क होता है वो है 1, यानी कि बीटा जो होता है वो है 1, ये बेस हो गया। उसके कंपैरिजन में हर चीज़ का बीटा सेट होता है, यानी कि रिस्क सेट होता है। अब मार्केट का पूरे एज अ होल मार्केट का 1 है और हमारे शेयर का 2 है, इसका मतलब हम डबल रिस्क उठा रहे हैं, रिस्क हमारे शेयर्स का ज़्यादा है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसका पर्पस क्या हो गया, अगर आपका रिस्क ज़्यादा है तो आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलना चाहिए। उसकी करंट मार्केट प्राइस है 500 रुपये की और फेस वैल्यू है 100 की। अब वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको 1:4 का बोनस मिलेगा एट द एंड ऑफ 5th ईयर। आप ध्यान देना, अगर हम ये टाइमलाइन ऐसी बना ले तो ये 0th पॉइंट हो गया, ये 5th ईयर हो गया, और ये 7th ईयर हो गया। 7 साल का पूरा इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपने कितने शेयर खरीदे सर, 1 शेयर खरीदा। क्या प्राइस पे खरीदे सर, 500 की प्राइस पे खरीदा। और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जिसकी फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू है 100। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको 5वें साल में 1:4 का बोनस मिलेगा, यानी कि 4 साल तक आपके पास शेयर्स कितने रहेंगे, सिर्फ 1। हर साल के एंड में आपके पास इतने शेयर थे, पर 5वें साल में वो कितने हो जाएगा, 1.25। 1:4 का रेशियो है, ठीक है, हर 4 के बदले 1, हर 4 के बदले 1। आप कैलकुलेट करके देखो कि 1/4 तो 0.25 आता है। अब आप बोलोगे कि सर डेसिमल में तो शेयर नहीं मिलते, एग्जैक्टली नहीं मिलते, ये तो कैलकुलेशन के लिए लिया है। आपको अगर एग्जैक्टली वैसे ही चलना है तो आप स्टार्टिंग ही 4 शेयर से करो, तो फिर वहाँ पे एग्जैक्ट आपका क्या आ जाएगा आंसर, 5। ठीक है, 1.25 हो गए, और ये 1.25 हो गए, और ये 1.25 हो गए। ठीक है, अब क्या हुआ आगे ध्यान देना। अब एनुअल एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज़ 20%। कहीं पे भी 20% क्या है ये स्पेसिफाइड नहीं है। जब नहीं दिया होता तो हम तीनों में से क्या मानेंगे, रेट है, पे आउट है, या यील्ड है। अब आपने पढ़ा होगा कि रेट हम कहाँ लगाते हैं सर, फेस वैल्यू पे, पे आउट लगाते हैं अर्निंग पर शेयर पे, यील्ड लगाते हैं मार्केट प्राइस पे। जब कुछ भी नहीं दिया होता है, स्पेसिफाइड नहीं होता है, तो अंदाज़ा आप यही लगाओगे कि ये रेट ही दिया हुआ है, और रेट लगता है सिर्फ फेस वैल्यू पे। ठीक है, सो फेस वैल्यू पे 20% लगाओगे तो आपका डिविडेंड पर शेयर आ जाएगा। डिविडेंड पर शेयर 20% के हिसाब से आपको पहले साल में कितना मिलेगा, 20, 20, 20, 20। अब आप ध्यान दोगे आपकी फेस वैल्यू यहाँ पे 125 हो गई है सर, है ना, 100 नहीं रही अब, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं तो मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। 125 पे अब 20% आपको मिलेगा, दैट गोज टू 25, 25, 25। आपका कैश फ्लो हर साल का ये है सर, 25 का। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपको हर पॉइंट पे कितना डिविडेंड मिल रहा है ये भी मैंने आपको लिख दिया। ठीक है सर, अब क्या होगा, अब वो बंदा चाह रहा है कि वो ये शेयर्स को बेच देगा 7वें साल में, जब उसे लगता है कि मार्केट प्राइस डबल हो जाएगी। मार्केट प्राइस कितनी थी, 500 की, अगर वो डबल हो गई यानी कि कितने की हो जाएगी, 1000 की। 1000 के प्राइस पे 1.25 शेयर बेच देना, यानी 1250 रुपये मिलेंगे। ठीक है,
ड्यूरिंग दिस होल्डिंग पीरियड। अब इंसिडेंटल एक्सपेंसेस फॉर द परचेस, देखना क्वेश्चन में सेल्स पे कोई खर्चा नहीं दिया है, परचेसेस पे खर्चा दिया हुआ है, ठीक है। वो है 5% ऑफ द मार्केट प्राइस, यानी आपने स्टार्टिंग में जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस पे करोगे, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस का मतलब होता है ब्रोकरेज, वो होंगे 5%, यानी कि आपको कॉस्ट कितनी लग गई 500 की मार्केट प्राइस प्लस 5%, यानी कि 525 रुपीज़ आपने एज अ कॉस्ट इस शेयर को बाय करने के लिए दिया होगा। ये आपका कैश आउटफ्लो हो गया एक तरह से। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, अगर इसको आप कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन मानते हो, ठीक है, तो आपने ये 525 का शेयर खरीदना कब चाहिए, जब एटलीस्ट आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू 525 आए। जैसे ही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 525 आएगी, आप जीरो हो जाएगी आपकी एनपीवी, यानी आपका रेट ऑफ रिटर्न एग्जैक्टली कमा रहे हो। अगर 525 से ज़्यादा का आपके पास में कैश फ्लो आया तो आपकी एनपीवी पॉजिटिव आएगी, यानी कि बहुत अच्छी बात है। पर अगर 525 से कम आई फ्यूचर की कैश फ्लोज तो आपकी एनपीवी निगेटिव आएगी। एट दैट टाइम यू शुड नॉट बाय द शेयर। लेट्स से एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको फ्यूचर कैश फ्लोज, इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो फ्यूचर में कैश फ्लोज होने वाली है उसकी आज की वैल्यू अगर 400 रुपीज़ ही आती है, तो कौन ऐसा बेवकूफ़ होगा, ठीक है, कि 525 रुपये आज दे के 400 रुपये वापस लेना चाहेगा? कोई भी नहीं। यानी ऐसा इन्वेस्टमेंट करना तो बेवकूफ़ी है, रिजेक्ट कर दो, मतलब मत खरीदो ये शेयर। सो खरीदने के लिए कंडीशन क्या है कि मिनिमम 525 का इनफ्लो तो होना ही चाहिए, ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है। चलो इसको हटा दिया, अब आगे देखो। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न और मार्केट रेट ऑफ रिटर्न आपको दिए हुए हैं। आपको रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दिया है 5% और मार्केट का रिटर्न दिया है 7.5%। ध्यान देना सर मेरी बात पे, ठीक है। मैंने क्या बोला था, मार्केट का एज अ होल जो रिटर्न होता है, रिस्क होता है, वो होता है 1, जिसको हम बीटा से इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। तो रिस्क फ्री सिक्योरिटी का रिस्क कितना हो गया सर? 0। सिंपल सी बात है, नाम में ही रिस्क फ्री है तो 0। पर हम जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका बीटा 2 है सर, तो हमारा रिटर्न कितना होना चाहिए? क्वेश्चन इज दिस इज व्हाट द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पढ़ोगे, या फिर रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट जो आप ऑलरेडी कैपिटल बजटिंग में पढ़ चुके हो, ठीक है। सो आप रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट का फॉर्मूला मुझे बताओ क्या था? रिस्क फ्री रेट प्लस आप ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस रिस्क फ्री रेट, और आप यहाँ पे रिस्क इंडेक्स से मल्टीप्लाई करते थे। वही फॉर्मूला CAPM में यानी पोर्टफोलियो में जाके बन जाता है रिस्क फ्री रेट प्लस मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट इनटू बीटा। सेम है, रिस्क इंडेक्स यानी कि बीटा। बीटा क्या है? इंडेक्स ही है, रिस्क को डिनोट करने का इंडेक्स है। ख़त्म, रखो फॉर्मूले में, आपको पता चल जाएगा। लॉजिक बहुत सिंपल है, अगर आप फॉर्मूले में रखते हो यहाँ पे तो रिस्क फ्री रेट है 5, ये हो गया 7.5 माइनस 5 इंटू 2, दैट्स 10%, ठीक है। सो आपको कितना रिटर्न मिलना चाहिए इस शेयर पे? 10%, यानी कि ये हो गया हमारा डिस्काउंट करने वाला रेट। इस रेट से आप डिस्काउंटिंग करोगे और एनपीवी 0 आई तो आप एग्जैक्ट 10% कमा रहे हो, ये माना जाएगा। दैट विल बी कॉल्ड एज IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जितना दिया है उतना ध्यान देंगे। एडवाइस करो मिस्टर एक्स को कि उन्होंने ये शेयर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। अब खरीदना कब चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो फ्यूचर कैश फ्लोज की और देखो कितनी आ रही है, इतनी कम से कम आनी चाहिए। कैसे निकालोगे? पहले तो आपके पास में ये 4 कैश फ्लोज है, एन्युटी है, फिर ये 3 कैश फ्लोज है, तो ये तो सिर्फ डिविडेंड हो गया। उसके बाद आप शेयर बेचोगे तो आपको कितना कैश इनफ्लो होगा सर? सॉरी, बेचोगे तो आपको ये 1250 भी तो मिलेगा। 1250 में से इंसिडेंटल एक्सपेंसेस माइनस किए जा सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में नहीं दिया है। एक और ऐसा सेम क्वेश्चन था जहाँ पे 5% का जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस था वो परचेस और सेल दोनों पे लग रहा था। तो ऐसे केसेस में 1250 में से भी हम 5% माइनस करते, पर अभी करने की ज़रूरत नहीं इस क्वेश्चन में, क्योंकि उन्होंने सेल्स पे एक्सपेंसेस हो रहे हैं ये नहीं बोला। तो हम 1250 को भी डिस्काउंटिंग कर लेंगे। डिस्काउंटिंग के लिए इन 7 साल में रेट क्या यूज़ करेंगे? 10% का। अब वो मैं नहीं कर रहा यहाँ पे, ये देखो 20, फिर 25 और ये 1250। देखना लास्ट ईयर में फैक्टर सेम यूज़ होता है, 7वें साल का ही है। अब टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकालो और वो आ गई 747। जैसे ही 747 आई, ये बन जाती है आपकी थेरोटिकल मार्केट प्राइस, या फिर आप बोलो
थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस तो नहीं बनेगी, इतना कॉस्ट आपको आज मैक्सिमम लग सकता था तो भी पूरा था। अब देखो 525 आपने दिया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज कितनी आ रही है, 747.09 आ रही है ना, 09 आ रही है, ज़्यादा आ रही है ना, यस यू शुड बाय द शेयर, बिकॉज आपके आउटफ्लो से इनफ्लो ज़्यादा है, यू शुड बाय द शेयर। यहाँ पे ये चीज़ कंफर्म हो गई। पर दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर हाँ है तो बताओ कि उन्होंने मैक्सिमम प्राइस कितनी पे करनी चाहिए इस शेयर को खरीदने के लिए। उनका ये कहना है कि चलो ठीक है, आपने ये तो बोल दिया कि ये शेयर हमें खरीदना चाहिए, पर अब ये बताओ कि ये वाली जो प्राइस है ये बढ़ बढ़ के कितनी हो जाएगी तो भी मैं खरीदूंगा। सिंपल सी बात है सर, ये बढ़ बढ़ के इतनी हो जाए कि उस पर 5% लगने के बाद जो मेरा आउटफ्लो है वो 747.09 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस मार्केट प्राइस मेरा इनफ्लो सेम है। तो इनफ्लो अगर इतना ही रहना है तो आउटफ्लो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आउटफ्लो क्या है, 525। निकालना आपको ये नहीं है, निकालना है मार्केट प्राइस। तो बहुत सिंपल है, लॉजिक यही बोलता है, मैक्सिमम प्राइस शुड बी 747.09 इज इक्वल टू एक्स इज द मार्केट प्राइस इन ब्रैकेट 1.05, ये इंसिडेंटल एक्सपेंसेस ऐड करके। अब एक्स शुड बी इक्वल टू 711.51, ये आपकी मैक्सिमम मार्केट प्राइस होनी चाहिए। 500 रुपये इंटू 1.05, 525, 711.5 इंटू 1.05, 747.09, ये वो पूछ रहा था, निकाल ली, ख़त्म। क्योंकि उसके बाद उस पर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस भी लगने हैं, तो वो चीज़ भी आपको कंसिडर करनी है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, ये तो उन्होंने बोला ये शुड बाय द शेयर, मैक्सिमम प्राइस मिस्टर ए शुड बी रेडी टू पे इज़ नॉट 747.09, इट शुड बी 747.09 डिवाइडेड बाय 1.05, 711.51। ये शायद इंस्टीट्यूट के आंसर में ऐसा होगा, उसे आप ठीक कर लो। 747 इज़ द रॉन्ग आंसर, क्योंकि ये टोटल आउटफ्लो है। अगर वो बोलता ना कि मैक्सिमम कैश आउटफ्लो तो मैं ये बोलता 747.09, पर मैक्सिमम मार्केट प्राइस इज़ 711.51, क्योंकि इन दोनों के बीच में इंसिडेंटल एक्सपेंसेस तो लगने ही है ना, वो है डिफरेंस। सो उन्होंने अगर प्राइस पूछा रेडी टू पे, हाँ ये देखो, इन्होंने अगर प्राइस पूछा है ना, मैक्सिमम प्राइस पूछा है, दैट इज़ 711.51। चलो सर, ये क्वेश्चन हो गया एग्जैक्टली आपका कैपिटल बजटिंग जैसा था। अगला जो कॉन्सेप्ट है आपका वो एच मॉडल पे है। एच मॉडल आपको एक टेक्निकल मॉडल है जो एक फॉर्मूला देता है जिसके बेसिस पे मार्केट प्राइस निकालनी है। तो वो बस देख के आगे बढ़ेंगे। इंस्टीट्यूट के बुक में इस पे आई थिंक कोई क्वेश्चन है नहीं, पर कॉन्सेप्ट है। मैं एक बार वापस से देख लेता हूँ। ये रहा। सो आप अभी तक कहाँ आ गए हो, ये देखो, आपने ये सब देख लिया। टारगेट रिसिप्ट मेंटेन करना 2000 रुपये वाला, मैक्सिमम प्राइस जो 711 आया आपका, ये फिर स्टेजेस वाला भी देख लिया आपने, ग्रोथ रेट डिक्लाइन होते जाती है। अब एच मॉडल की बात करते हैं सर। एच मॉडल में रटने वाला ही थोड़ा सा काम है, पर उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो भी चलता। देखो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूँ मैं, तो फटाक से उस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। एच मॉडल, ठीक है, एच मॉडल पे फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि चांसेस कम है, लेकिन आपके सिलेबस में है, आपको पता हो नहीं पता हो, पर आपके सिलेबस में है। तो फॉर्मूला बुक पे पहले आ जाते हैं। स्टार्ट करते हैं सिक्योरिटी वैल्यूएशन से। ये हमने देख लिया था, वॉल्टर मॉडल हमने देख लिया था, फिर हमने ये सिचुएशन ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट की भी देख ली थी। उसके बाद में ये डिविडेंड बेस्ड मॉडल। अब यहाँ से ध्यान दो थोड़ा सा, ठीक है, यहीं से, क्योंकि आगे बढ़ेंगे। जब ग्रोथ है ही नहीं तो मार्केट प्राइस शेयर की इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू अपना परपेचुटी वाला फॉर्मूला, P इज़ इक्वल टू A/R। वैसे ही ए के जगह पे डिविडेंड रख दिया, आर की जगह पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। पर अगर सिंगल पीरियड होल्डिंग है, ध्यान देना, सिंगल, ये परपेचुअल था,
ठीक है, ये ज़ीरो ग्रोथ और परपेचुअल मॉडल हो गया। पर सिंगल पीरियड होल्डिंग है, यानी कि आज आपने यहाँ पे बाय करा, 1 साल बाद आपको डिविडेंड मिला और आपने सेल कर दिया, तो आज की प्राइस कैसे निकालोगे? डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू और जो अमाउंट पे सेल करा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। सो डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू, जो अमाउंट पे सेल करा उसकी प्रेजेंट वैल्यू, कहानी खत्म। ये सिंगल पीरियड होल्डिंग हो गई। 2 पीरियड होल्डिंग होगी तो अब आप निकाल सकते हो सर, देखो 2 पीरियड होल्डिंग होगी तो आप क्या करोगे? D1 D2 की प्रेजेंट वैल्यू, फिर P2 की जिस पे आप बेचोगे। अगर 3 पीरियड है तो इसी तरह से D1 D2 D3 और फिर P3। ठीक है, P3 क्वेश्चन में दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो आप वापस से परपेचुटी वाले फॉर्मूले से, यानी कि इस फॉर्मूले से ग्रोथ ऐड करके निकाल सकते हो। इसके बाद में कांस्टेंट परपेचुअल या गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल हमने देखा था, ये इसी चीज़ का है, इसी चीज़ का हायर वर्जन हो गया ना आपका। ठीक है, इसके हिसाब से आपका जो फॉर्मूला बनता है उसमें क्या होता है, ग्रोथ हम ऐड कर देते हैं। ये D0 डिवाइडेड बाई के ही था सिर्फ, तो हमने 1 + G ऊपर ऐड कर दिया, G माइनस नीचे में कर दिया। ठीक है, अब ये हाँ, ये डिक्लाइनिंग मॉडल हो गया, वो ग्रोथ का मॉडल था। अब मैं आ जाता हूँ 2 स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल पे। 2 स्टेज में क्या होता है कि एक रेट से ग्रोथ होती है, एक पर्टिकुलर 4 से 5 साल तक ग्रो होते जा रहा है, तो हम डिविडेंड भी ग्रो करते जाएंगे ऊपर में, उन सब का डिस्काउंटिंग कर लेंगे और आखिरी में टर्मिनल वैल्यू निकालेंगे। अगर 5 साल है तो n बन जाएगा 5, 10 साल का है तो n बन जाएगा 10। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे अब आता है सर इसी तरह से आपका एक नया मॉडल, दैट इज़ कॉल्ड एज एच मॉडल। थोड़ा आपको फॉर्मूला डिफ़िकल्ट लगेगा, पर एच मॉडल का एक कॉन्सेप्ट क्या है? एच मॉडल क्या करता है, फॉर्मूला को आसान बना देता है। अगर आपका जो ग्रोथ रेट है, जिस भी किसी सिचुएशन में ग्रोथ रेट एक ट्रांजिशन फेज के थ्रू गिर रहा है या बढ़ रहा है और फिर स्टेबल होते जा रहा है, यानी कि ग्रोथ रेट पहले ऐसा चल रहा था और फिर ऑल ऑफ अ सडन वो गिरते जाता है, गिरते जाता है, गिरते जाता है लीनियरली, देखे हैं आपने ऐसे क्वेश्चंस, और उसके बाद फिर से स्टेबलाइज हो जाता है। तो ऐसे केसेस में मार्केट प्राइस कैसे निकालना? या फिर ऐसा है, फिर ग्रोथ रेट बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है और फिर वो स्टेबलाइज हो गया। सो ट्रांजिशन पीरियड क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दो। ये जो पीरियड है ना आपका, ये ट्रांजिशन पीरियड है। लेट्स से ये 4 साल का ट्रांजिशन पीरियड है। फॉर्मूला बोलता है आप उसका आधा ही लो, जो भी है उसका आधा ही लो। ठीक है, सो H1 क्या हो गया? हाफ ऑफ द ट्रांजिशन पीरियड। अब इसके हिसाब से मार्केट प्राइस कैसे निकाली जाती है, मैं फॉर्मूला समझा देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। इतना फॉर्मूला तो आपको वैसे भी आता है, ये और कुछ नहीं, गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल है सर। D0 इन ब्रैकेट 1 + G डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस G। तो आधा पार्ट तो निकल गया, ये परपेचुटी वाला पार्ट हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, वापस से आप D0 लेते हो, हाफ पीरियड लेते हो ट्रांजिशन फेज का, और आप डिफरेंस निकालते हो दो ग्रोथ में। कौन से ग्रोथ सर? एक ग्रोथ जो स्टेबलाइज हो चुका है और एक ग्रोथ जो हाई ग्रोथ पीरियड का था, यानी कि इसमें यहाँ पे जो हाई ग्रोथ चल रही थी वो, और उसके बाद स्टेबल ग्रोथ होने वाला रेट, ये दोनों रेट का डिफरेंस निकालो, उसको ट्रांजिशन पीरियड के आधे से मल्टीप्लाई करो डिविडेंड के साथ, जो कि होगा D0। अब इस केस में सारा का सारा खेल D0 पे ही है, आगे D1 2 3 4 5 6 नहीं लेना आपने। यहाँ पे फॉर्मूला देखो, ये वाला पार्ट तो बहुत आसान हो गया। ठीक है, ये वाले पार्ट में आपने क्या करा, आज के डिविडेंड को इन दोनों के जो डिफरेंस है GC और GN का मतलब ध्यान देना, यहाँ पे हम देख लेते हैं। GC का मतलब होता है करंट हाई ग्रोथ रेट और N का मतलब होता है टर्मिनल ग्रोथ रेट। आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हो, अलग से नाम देना है तो आप उसको GH दे दो हाई ग्रोथ को, टर्मिनल ग्रोथ रेट या स्टेबल ग्रोथ रेट को GS दे दो। सो H और S से और ज़्यादा आपको समझ में आएगा। इंस्टीट्यूट ने C और N यूज़ करा था तो हमने वही लिया, पर मेरे हिसाब से थोड़ा फॉर्मूला हम अपने लिए बदल सकते हैं। ठीक है, सो H और S से आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ ठीक है, हाई ग्रोथ और स्टेबल ग्रोथ का हमें डिफरेंस लेना है। सो हाई ग्रोथ थी 10 और स्टेबल ग्रोथ है 6, तो परसेंट कितना आ गया? 4%। ये आ गया 0.04। ठीक है, उसको हमने 2 ईयर से डिवाइड करा, जो कि हाफ ऑफ द ट्रांजिशन पीरियड है, और डिविडेंड है 5 रुपये का, तो ये आ गया आपका न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में तो सर अभी भी वही है, KE माइनस G, स्टेबल ग्रोथ वाला, GN है यानी कि स्टेबल ग्रोथ। सो आपके लिए डिफ़िकल्ट वाला जो पार्ट है ना, सिर्फ इतना ही है, इतना समझ लो, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, अब हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन के साथ में। थोड़ा सा क्वेश्चन समझेंगे सर, इंस्टीट्यूट में शायद नहीं दिया हुआ ये क्वेश्चन, पर आपका फॉर्मूला ज़रूर है इंस्टीट्यूट के मॉडल में।
Lockheed Martin LM, the aerospace and defense conglomerate, has a stellar dividend history with steadily increasing quarterly payments since 1995. ये बस एक हिस्ट्री है. इन रिसेंट ईयर जो रेट था डिविडेंड की ग्रोथ का वो डिक्लाइन हुआ है, ध्यान देना. डिक्लाइन फ्रॉम अ सॉलिड 15.6 इन 14 टू 10% इन 2016. 14, 15, 16. ठीक है. ऑफ कोर्स 2016 फिजिकल ईयर हैज़ जस्ट बिगन as of this writing, but the total dividend can be extrapolated from the first quarter dividend of 1.65 per share. उसके हिसाब से जाए ना तो क्वार्टरली डिविडेंड 1.65 है, तो एनुअल डिविडेंड होता है 6.6. पर ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कोई काम की नहीं है आगे. ये मैं तभी बोल सकता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पहले सॉल्व कर चुका हूँ. आप पहली बार पढ़ोगे तो नहीं समझ आएगा. मैं अभी से आपको समझा रहा हूँ ताकि आप माइंडसेट वैसा बिठा लो. आगे जो क्वेश्चन में डेटा दिया है वो पुराने इन्फॉर्मेशन को एज सच नल कर देता है. बेस्ड ऑन दिस स्टेडी रेट ऑफ डिक्लाइन, इट कैन बी, डिक्लाइन हो रहा है, स्टेडीली डिक्लाइन हो रहा है, इसका मतलब एक ट्रांजिशन पीरियड आएगा. इट कैन बी अज्यूम्ड दैट डिविडेंड ग्रोथ रेट विल अगेन डिक्रीज बाय 2.8% इन 2017. उन 3 साल में तो गिरा ही, इस साल भी गिरेगा. एंड देन स्टेबलाइज एट अ हेल्दी रेट ऑफ 7.2%. ये हो गया आपका स्टेबल ग्रोथ रेट. आप उसको GS बोल दो, 7.2%. ठीक है. The example will use LMT's actual dividend performance for 2013 to 16, 4 साल, along with the projected decline and stabilization in 2017 to produce a value estimate for the stock in 2013. कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. ऑब्वियसली आपको 2013 के एंड में मार्केट प्राइस निकालनी है सर. मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, शॉर्ट में मैं समझा रहा हूँ इस चीज़ को. इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी है, काम की कहाँ से शुरू हो रही है यही नहीं समझ आता सर. कोई बात नहीं, कभी कभी तो होगा ना भाई. ठीक है, आपको 2013 के एंड का निकालना है. 14, 15, 16, 17. ठीक है. विद द प्रोजेक्टेड डिक्लाइन हो गया, टू प्रोड्यूस हो गया. यूजिंग द H मॉडल डिविडेंड डिस्काउंट कैलकुलेशन. फॉर द पर्पजेस ऑफ दिस एग्जाम्पल 10% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज यूज्ड. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10%. The number of years over which the growth rate will transition is 4. नंबर ऑफ ईयर्स ग्रोथ रेट का ट्रांजिशन पीरियड जो है वो 4 है, तो हाफ क्या हो गया उसका, 2. कैलकुलेट द वैल्यू एस्टिमेट यूजिंग द डिविडेंड पेमेंट ऑफ 4.60. D0 भी दे दिया 4.60. अब और एक चीज़ जो नहीं है हमारे पास में वो है हाई ग्रोथ डिविडेंड. ये रहा वो सॉलिड हाई ग्रोथ डिविडेंड था 15.6, तो हमारा GH हो गया 15.6%. अब ये आपको डिटेल दे दी इन्होंने. ठीक है सर, ये डिटेल आ गई यहाँ पे आपकी. अब क्या करना है, मार्केट प्राइस निकालना है. पहला वाला पार्ट तो बिल्कुल सेम है, D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ, जो भी स्टेबल ग्रोथ होगी. स्टेबल ग्रोथ को GS दे देते हैं हम, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस GS. दूसरे पार्ट में सिर्फ न्यूमरेटर का ध्यान दो. D0 से ही स्टार्ट करना है, हाफ लाइफ लेनी है आपको ट्रांजिशन पीरियड की, और दोनों ग्रोथ रेट का डिफरेंस, हाई ग्रोथ GH, स्टेबल ग्रोथ GS, और नीचे में KE माइनस GS. ख़त्म, GS स्टेबल ग्रोथ. अब आप निकालो. 4.60 उन्होंने लेने बोला, ग्रोथ रेट है, स्टेबल ग्रोथ रेट है 0.072, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 0.10 माइनस 0.072. D0 4.6 इंटू 2 ले लोगे आप, क्योंकि 4 साल का ट्रांजिशन पीरियड था. 156 माइनस 0.072 डिवाइडेड बाय, बस ख़त्म. मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, टाइम हमारे पास में काफ़ी कम है. यही चीज़ यहाँ पे दी हुई है. 4.6 1.072, तो ये 10. फिर उसके बाद 4.6 में हाफ ग्रोथ ले लिया, ट्रांजिशन पीरियड ले लिया, दोनों का डिफरेंस, और ये अगेन सेम. डिनोमिनेटर तो पूरा सेम है, फॉर्मूला और छोटा कर सकते हो आप. ऊपर में दोनों को ऐड कर दो, नीचे में KE माइनस GN ले लो. ये समझ आया क्या. D0 इन ब्रैकेट 1 प्लस GN प्लस D0 हाफ ऑफ GC माइनस GN डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस GN. ऐसे भी ले सकते हो. इनफैक्ट इसमें से आप D0 और कॉमन निकाल लो. देखो ऐसी चीज़ें करने में ना डेरिवेशन में मुझे मज़ा आता है. अब D0 अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या होगा, 1 प्लस GN प्लस हाफ ऑफ, सॉल्व भी करके देखेंगे. हाँ, हाफ ऑफ
स्टेबल हाई ग्रोथ माइनस स्टेबल ग्रोथ डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस स्टेबल ग्रोथ। ठीक है सर, तो ये D0 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस स्टेबल ग्रोथ तो हमने यहाँ ले लिया। अब ये क्या आया देखो, चलो हम वैल्यूज़ भी रख देते हैं। जी एन था ना, एन की जगह हमने एस लेना है, एस। ठीक है, सो आपका 1 + 0.072 + 2 × 0.156 माइनस 0.072 1.24 आता है। देखो आंसर आता है क्या 1.24, या तो मैंने कहीं गलती करी होगी, ये रैंडम कर रहा हूँ मैं आपके सामने। 4.6 × 1.24 डिवाइडेड बाई 0.028, ये कुछ 203.71 आ रहा है। ये रहा, ख़त्म। आप फॉर्मूले को शॉर्टकट में निपटा भी सकते हो इस तरह से, पर ठीक है, अब ये समझने में थोड़ा डिफ़िकल्ट जाएगा मेरे हिसाब से। तो ये बहुत आसान था क्योंकि पहला वाला पार्ट सेम है, दूसरे वाले पार्ट में भी डिनोमिनेटर सेम है, सिर्फ न्यूमरेटर में हाफ लेके डिफरेंस लेना है। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 11 आपका IRR पे है। यहाँ आएगा मज़ा। इसके आने के चांसेस थोड़ा मेरे को कम लगते हैं, बट ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, वी हैव टू कवर इन केस अगर आ गया तो। जिसके पास टाइम है ज़रूर करिए, जिसके पास टाइम कम है वो थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को जान लो। पीयूष लुंकड़ एंड एसोसिएट प्रेजेंटली पे अ डिविडेंड ऑफ ₹1 पर शेयर एंड हैज़ अ शेयर प्राइस ऑफ ₹20। ठीक है, ₹1 का डिविडेंड देते हैं, दैट इज़ D0, क्योंकि उन्होंने बोला प्रेजेंटली। उसकी शेयर की प्राइस भी ₹20 आपको दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, ये ₹20 का है, D0 आपका ₹1 का है, मार्केट प्राइस आपको दी हुई है। करना क्या है फिर, कैलकुलेट द फर्म्स एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी। आपको इस बार KE निकालना है। KE हर बार दिया होता था, मार्केट प्राइस निकालनी होती थी। ठीक है, जहाँ पे ग्रोथ रेट आपको दी है 12% पर एनम फॉर एवर। तो कितना आसान सा क्वेश्चन हो गया सर। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू D0 इन ब्रैकेट 1 + ग्रोथ डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। ₹20 यहाँ दिया है, ₹1 यहाँ दिया है, ग्रोथ रेट आपको कितना बोल रहे हो वो 12%। 1.2 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस 0.12। ठीक है सर, इस इक्वेशन को पूरा अगर सॉल्व करते हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल के आती है 1.12 डिवाइडेड बाय 20 + 0.12, दैट 17.6। ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको तुरंत आंसर निकालना आ जाएगा। और अगर आप ऐसे आंसर निकाल पा रहे हो बिना अगले स्टेप लिखे, आप अपना टाइम बचा रहे हो, पर इसमें गलती होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, तो इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, अब बी पार्ट है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। ये तो क्या था, फॉर्मूला रखा, वैल्यूज़ आ गई। हर बार KE दिया होता था, मार्केट प्राइस निकालनी होती थी, अब मार्केट प्राइस दी है, KE निकालना है। कैलकुलेट द फर्म्स एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी इफ़ इंस्टेड ऑफ दिस सिचुएशन इन पार्ट 1, मान के चलो कि डिविडेंड ग्रो कर रहा है हर साल 20% से 5 साल तक, और उसके बाद 10% पे वो स्टेबलाइज हो जाएगा। अब आप बताओ कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस, सॉरी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालोगे। 1 2 3 4 5, ठीक है, और उसके बाद में स्टेबल हो गया। सो आपके पास में क्या होना चाहिए, D1 D2 D3 D4 D5, और उसके बाद क्या होता है, टर्मिनल वैल्यू निकालते हैं। टर्मिनल वैल्यू कब निकलेगी, 5th ईयर के एंड में, और वो कैसे निकलेगी सर, D6 आएगा। ठीक है, D6 भी कैसे आएगा, D0 इन ब्रैकेट, सॉरी D0 नहीं, अब आएगा D5। 6 निकालने के लिए 5 लेना पड़ेगा, 1 + ग्रोथ डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। उसके बाद आप क्या करोगे, इन पांचों को, फ्यूचर की सारी कैश फ्लोज इसके अंदर में आ गई, 5 साल की तो डिविडेंड में आ गई, और 5 साल के बाद के जितने भी डिविडेंड है वो टर्मिनल वैल्यू एट द एंड ऑफ 5th ईयर में आ चुका है। इन सब को डिस्काउंटिंग करो, क्या रेट से सर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, जो आपको नहीं पता, और वो आनी चाहिए टोटल कितनी, 20। ठीक है, अब इस पूरे सिचुएशन को अगर आप इक्वेशन फॉर्मेट में लिखो तो या तो टेबल फॉर्मेट में लिख लो, या तो आप इक्वेशन फॉर्मेट में लिखो ऐसा स्ट्रेट, थोड़ा सा टाइम जाएगा उसमें। अब ऐसे में आपको क्या टेस्टिंग करके देखनी पड़ेगी, आपको एक रेट लेना पड़ेगा। जैसे कि ग्रोथ रेट आपको कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 20% दी है ना, तो आप नोटिस करो
अगर ग्रोथ रेट आपको 20% यहाँ नहीं, 20% 5 साल के लिए और 10% बाद में, सो स्टेबल ग्रोथ रेट कितनी है? थोड़ा सा एक अंदाज़ा लगता है कि यहाँ पे ग्रोथ रेट कितनी आएगी, 10%। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है 10% से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि मार्केट प्राइस कभी भी निगेटिव नहीं आती। सो 10% से ज़्यादा का रेट ले लो, लेट्स टेक 15%। 15% का कॉस्ट ऑफ इक्विटी अज्यूम करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो पहले, तो आ कितनी रही है, उससे हमें आइडिया आएगा। देखो, एट कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू 15%, ठीक है। या फिर हम एक टेबल बना लेते हैं, बहुत सिंपल समझने के लिए आसान होगा। इंस्टीट्यूट ने जो आंसर दिया है काफ़ी, उसमें फार्मूलाज एंड ऑल लिखने पड़ेंगे। आपका ईयर ले लो और कैश फ्लो ले लो, 1 2 3 4 5 और 5। क्यों डबल 5 लिया मैंने? क्योंकि आखिरी में टर्मिनल वैल्यू लिखनी है मेरे को 5th ईयर की। सो पहले क्या होगा, 1.2 होगा। 1 रुपये पे 20% बढ़ाओगे ना, 1 इंटू 1.2, ठीक है। सो उसके बाद क्या होगा, 1.2 पे भी आप 20% बढ़ाओगे, फिर 1.44, फिर 1.73, 2.078, 076, 2.49। हम अगर 2 डिजिट में ही राउंड ऑफ करें तो ये 2.08 हो जाएगा, 2.49 आ गया, ठीक है। अब टर्मिनल वैल्यू निकालो। टर्मिनल वैल्यू कैसे निकालोगे सर? 2.49 जो आया था उसमें ग्रोथ ऐड करो। अब ग्रोथ है 10% की, हमने डिस्काउंटिंग रेट कितना 15% से लेना है, तो 10%। अब ले लो वैल्यू कितनी आ रही है, 54.78। 15% के फैक्टर ले लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 15%, 0.870, 0.756, 0.658, 0.572। आया समझ में क्या कर रहे हैं हम? 0.497, और गलती से भी वापस और इक्वल टू मत दबाना, यहाँ पे भी 0.497 ही आएगा, ये 5th ईयर का है। अब आप निकाल लो दोनों की प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। अब आपकी प्रेजेंट वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे, m प्लस दबाते जाऊँगा मैं, 1.2 इंटू 0.870, 1.44 इंटू 756, 1.73 इंटू 0.658, 2.08 इंटू 0.572, सो ये आंसर आता है तकरीबन 88। अब देखो, अब आपकी प्राइस जो आ गई है वो है सर 31.88, जो कि आई है ज़्यादा, आपको चाहिए थी 20। अब मार्केट प्राइस आपको चाहिए 20, आई 31.88 है, ठीक है। तो डिस्काउंट रेट जो आपने 31.88 पे यूज़ करा था वो था 15%। तो आप बताओ, आपको 31.88 से मार्केट प्राइस गिरानी है तो डिस्काउंट रेट बढ़ाना पड़ेगा। देयर इज़ एन इन्वर्स रिलेशनशिप, डायरेक्ट नहीं है, इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड द डिस्काउंट रेट। मार्केट प्राइस बढ़ानी है तो डिस्काउंट रेट गिराना होता है, हमें मार्केट प्राइस गिरानी है तो डिस्काउंट रेट हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। लेट्स टेक 20%। अब 20% लेके हम ये सारा कैलकुलेशन वापस करेंगे और देखेंगे कि मार्केट प्राइस क्या आती है। सो ये मैंने कैलकुलेशन ऑलरेडी कर लिया था, ये मैंने यहाँ रख दिया, 20% से किया हुआ कैलकुलेशन। सो अब आप नोटिस करना, 20% से जब आप कैलकुलेशन करते हो तो आपकी प्राइस आ रही है 16.01। आप बोलोगे सर यहाँ पे 1 क्यों लिया? बहुत सिंपल सर, ग्रोथ रेट भी 20% थी, डिस्काउंट रेट भी 20% था। सो किसी चीज़ को 20% से बढ़ाना और वापस डिस्काउंट करना तो आंसर उतना ही आएगा जितना स्टार्ट करा था, यानी कि 1। तो वही आया, बस यहाँ पे आपका थोड़ा सा आंसर चेंज होता है। 16 आ गया। अब आप ध्यान देना, अब क्या होगा, असली काम तो अब है। इंटरपोलेशन नाम की आपने चीज़ देखी होगी, स्टार्टिंग में हमने रिस्क मैनेजमेंट वाले चैप्टर में भी आई थिंक देखा था इंटरपोलेशन क्या होता है। सो यहाँ पे देखो, ये मार्केट प्राइस और ये डिस्काउंट रेट ले लेता हूँ जो हमें निकालना है। मार्केट प्राइस 31.88 की आती है जब हमारा डिस्काउंट रेट था 15%।
और मार्केट प्राइस 16.01 की आती है जब डिस्काउंट रेट था 16%। पर हमें मार्केट प्राइस कितने की चाहिए थी सर? सिर्फ 20 की चाहिए थी। ठीक है, सो अब आप डिफरेंस ले लो। आपकी मार्केट प्राइस, ध्यान देना, सॉरी यहाँ डिस्काउंट रेट कितना है? 20%। 5% से डिस्काउंट रेट बढ़ाने पे मार्केट प्राइस 15.87 यानी तकरीबन 16 रुपये गिर जाती है। पर हमें कितनी गिरानी थी सर? सिर्फ 11.88। तो हम इधर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। क्या फैक्टर हम यूज़ करते हैं? यहाँ हम डिवाइड करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और शुरुआत इससे करते हैं। सिंपल। सो 15% का आप रेट ले लो, यहाँ से आपने स्टार्ट करा और आपने बोला कि यार 5% से डिस्काउंटिंग रेट बढ़ाने पे 15.87 की मार्केट प्राइस गिरती है, तो सिर्फ 11.88 की मार्केट प्राइस गिराने के लिए कितना डिस्काउंट रेट बढ़ाने की ज़रूरत है? आपको इतना तो लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि यार इतना अगर प्राइस गिराना ही नहीं है तो इतना रेट बढ़ाना भी नहीं है, प्रोपोर्शनेट रेट ही बढ़ाओ। दैट्स इट। ये है आपका IRR निकालने का तरीका। दैट कम्स टू 18.74। सी आपका डिफरेंस 15 और 20 का जो था ना, ये 5% का डिफरेंस था। काफ़ी ज़्यादा माना जाता है इसको। डिफरेंस जितना कम हो आपके टेस्टिंग वाले कॉस्ट ऑफ इक्विटी में, उतना ही एक्यूरेट आंसर आता है। ये आंसर अब अप्रॉक्सीमेट ही बोलूँगा, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर जो आता है ना वो 18% है। आप 18.74 से निकालोगे, आसपास आंसर आएगा 20, 21, 22 रुपये, ऐसा, या 19 रुपीज़ के आसपास। पर एग्जैक्ट आंसर है उसका 18%। ठीक है सर, इंस्टीट्यूट का आंसर देख लेते हैं अब। इन्होंने भी कई सारे रिटर्न लिए होंगे, क्या क्या लिए अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये उसी टेबल फॉर्मेट को इक्वेशन में लिखोगे तो इस तरह से आता है। देखो, उन्होंने पहले ही अज्यूम कर लिया 18%। अब अगर अज्यूम ही आपने 18% करा है और इत्तेफाक से 18% ही आंसर है, तो आपका तो फाइनल आंसर यहीं पे आ गया। आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये देखो 20.23। फिर अगला जो उन्होंने अज्यूम करा वो 19% करा। तो आप देख रहे हो यहाँ अजम्पशन में जो डिफरेंस है वो सिर्फ 1% का है। जितना कम डिफरेंस है आपके दो अजम्पशन में, उतना एक्यूरेट आंसर आएगा। सो उसका आंसर जो आया वो 18.10% आएगा आपका इंटरपोलेशन लगाने के बाद। ये जो पूरा पार्ट करा है ना, ये रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इंटरपोलेशन का कॉन्सेप्ट समझ लो कहीं से भी, आपको हर चैप्टर में काम आएगा। ये रटोगे तो ये तो सिर्फ NPV वाला है, कैपिटल बजटिंग में ज़्यादा काम आता है। बाकी चैप्टर में क्या करोगे? सो रटो मत, समझो। 15% से शुरू करा था सर हमने, डिफरेंस लिया और मल्टीप्लाई करा, वही है। ठीक है सर, ये था आपका IRR निकालने का मतलब। इसका मतलब क्या है कि आप इस पूरे प्रोजेक्ट पे 18.10% कमाओगे। दिस इज़ योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगर सेकंड वाली कंडीशन आपको फुलफिल करनी है, जिसमें ग्रोथ रेट पहले 5 साल के लिए 20% और उसके बाद स्टेबलाइज हो जानी है 10% पे, तो आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 18.10% होनी चाहिए। या फिर आप ये बोल सकते हो कि उसमें आप 18.10% कमा रहे हो। दैट्स इट। अगला कॉन्सेप्ट आता है सर आपका फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी और फ्री कैश फ्लो टू फर्म का। ये हम शुरू करेंगे एक ब्रेक के बाद। अब आपका ये अगला जो क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 12 FCFE और FCFF पे। अब ये क्वेश्चन देखने के पहले एक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी क्या होता है और फ्री कैश फ्लो टू फर्म क्या होता है। सबसे पहली बात तो समझो, फ्री कैश फ्लोज निकालने हैं, मतलब ऐसी कैश फ्लोज जिसमें से सब कुछ हमने दूसरों का दे दिया, अब बचा हुआ जो अमाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी वालों के लिए यूज़ किया जा सकता है। उन्हें या तो डिविडेंड देने में या तो बायबैक करने में, यानी कि इक्विटी को ही सिर्फ पेमेंट करना इसमें से पॉसिबल है। पर दूसरा कॉन्सेप्ट है सर आपका फ्री कैश फ्लोज टू फर्म, मतलब ऐसी कैश फ्लोज जिसमें से इक्विटी और डेट दोनों के लिए ये अप्लीकेबल है। तो ये जो कैश फ्लोज होती है, इसमें से इंटरेस्ट भी माइनस नहीं होता सर, क्योंकि इसमें से हमें तो वो कैश फ्लोज निकालनी है जिसमें से इन दोनों को दिया जाना है। सो बिना इंटरेस्ट माइनस करे, बिना डेट को रीपेमेंट करे हुए, या बिना इक्विटी का डिविडेंड माइनस करे हुए, जितना भी इन लोगों से रिलेटेड पेमेंट है वो माइनस प्लस करने के पहले का प्रॉफिट और उसको कन्वर्ट किया हुआ कैश फ्लो निकालना है। ठीक है, आप आ जाओ। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। सबसे पहले तो टी फॉर्मेट में एक बैलेंस शीट जब अगर हम बनाए तो उसमें मोस्टली ये 4 फैक्टर रहते हैं। फिक्स्ड असेट्स होते हैं, करंट असेट्स होते हैं, यहाँ करंट लाइबिलिटीज़ होती है, और यहाँ पे होता है आपका कैपिटल। ठीक है, अब इस कैपिटल में दो चीज़ें हम लेके चलते हैं मोस्टली, जो होती है वो है इक्विटी और डेट। थोड़ा ओके सर, अब आप मुझे बताओ, ये रहा आपका प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। ठीक है,
लेट्स टेक सम फिगर्स। मान लो सेल से 1000 रुपये के, उसमें से कॉस्ट माइनस कर दी 700 की, तो ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट 300 का। उसमें से खर्चे माइनस कर दिए तो ये आ गया आपका EBITDA, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट। अभी इसमें से इंटरेस्ट माइनस होने का है, टैक्स माइनस होने का है, डेप्रिशिएशन भी नहीं माइनस हुआ, अमोर्टाइजेशन भी नहीं माइनस हुआ, ठीक है 260। अब इसमें से हमने डेप्रिशिएशन माइनस कर दिया, तो अब आ गया हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आप बोलोगे सर अमोर्टाइजेशन, सर डेप्रिशिएशन का मतलब ही यहाँ पे लेके चलो वो सारे कैश फ्लोज जो नॉन कैश है, मतलब वो सारे अमाउंट जो नॉन कैश है, नॉन कैश आइटम जो कि खर्चे तो है पर कैश में नहीं हो रहे, वो वहाँ पे अपने माइनस कर दिए, ठीक है। तो आ गया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब सिर्फ दो चीज़ें इसमें से माइनस होना बाकी है, इंटरेस्ट और टैक्स। आप इंटरेस्ट भी माइनस कर दो, लेट्स से इंटरेस्ट है 60 का, तो अब आपका आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से 50% टैक्स अज्यूम करते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, तो आ गया आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है। अब ये अर्निंग आफ्टर टैक्स क्या इक्विटी वालों का है? हाँ सर आप बोल सकते हो ये इक्विटी वालों का है, लेकिन ये अर्निंग्स है इक्विटी वालों की, कैश फ्लो नहीं है। अब आप नोटिस करना, जितना भी आप कमाते हो, ये कंपनी ने उस साल कमाया, क्या अगले साल कंपनी कोई भी फिक्स्ड असेट्स नहीं परचेज करेगी? कर सकती है। कोई भी फिक्स्ड असेट्स बेचेगी नहीं? बेच सकती है। देखो बेचा तो पैसा बढ़ेगा, खरीदा तो पैसा लगेगा। इसके अलावा भी करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ की जो चेंज होता है उसको हम बोलते हैं चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। करंट असेट्स में अगर आपने कुछ ऊपर नीचे करा, करंट लाइबिलिटीज़ में आपने ऊपर नीचे करा, तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ये यहाँ भी आपका पैसा लगता है या फिर आता है। तो हम अभी फ़िलहाल के लिए यही मान के चलते हैं कि लगेगा। मोस्टली क्या होता है ना, फिक्स्ड असेट्स खरीदे जाते हैं। नेचुरल टेंडेंसी क्या है, कोई भी, जैसे मैंने अगर मेरे स्टूडियो के लिए कंप्यूटर खरीदा है तो वो मेरा फिक्स्ड असेट्स हो गया। मैं जनरली हर साल बेचता नहीं हूँ, हर साल कुछ ना कुछ मैं खरीदता ज़्यादा हूँ। कभी कभार होता है 5-10 साल में कि अब वो आइटम ही ऐसा पुराना हो गया तो हमें बेचना पड़ रहा है। सो फिक्स्ड असेट्स में पैसे लग रहे हैं, इसमें पैसे लग रहे हैं, ये पैसे भी तो इसी में से जाने हैं सर, ठीक है। पर आप नोटिस करना, ये जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है, इसमें से ना यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने ये डेप्रीशिएशन या नॉन कैश आइटम माइनस कर दिया था, जबकि ये कैश फ्लो था ही नहीं। इसीलिए हम नॉर्मली इसको कैश फ्लो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डेप्रीशिएशन ऐड बैक करते हैं। अब आपका आ जाता है सर कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, लेकिन इसमें से अभी दो चीज़ें और बाकी है जो माइनस होनी चाहिए। ये पैसा तो आ गया अब कैश के टर्म में, पर इसमें से आपने जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है वो भी हटा दो, वर्किंग कैपिटल में जितना पैसा लगना है वो भी हटा दो। तो अब बचेगा सिर्फ इन दोनों के लिए। सीधी सी बात है, बैलेंस शीट में सब कुछ तो कवर कर लिया मैंने, अब बचा क्या देख लो, क्या बैलेंस बचा है, वो बचा है इक्विटी। डेट वालों का भी तो इंटरेस्ट आपने दे दिया, डेट वालों का भी इंटरेस्ट दे दिया। हाँ प्रिंसिपल रीपेमेंट है तो वो भी माइनस करना पड़ेगा, अगर इनसे और पैसा लिया तो वो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे देखो, सो आपने जैसे ही अर्निंग आफ्टर टैक्सेस में डेप्रिशिएशन ऐड करा, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस करा, वर्किंग कैपिटल माइनस करा, इसके बाद ध्यान देना ये जो दो आइटम है ये आपको बताते हैं कि डेट से रिलेटेड पेमेंट है। एक तो आपने प्रिंसिपल रीपे करा तो वो माइनस कर दोगे क्योंकि आपका जा रहा है, या फिर आपने नया डेट इशू करा तो वो ऐड कर दोगे क्योंकि पैसा आ रहा है कंपनी में। ये सब एडलेस करने के बाद में अब जो पैसा बचा 105 रुपीज़, इसको बोलते हैं फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। जनरली क्या होगा, क्वेश्चन में आपको ये दो चीज़ें, अगर क्वेश्चन को सिंपल रखना है तो ये दो चीज़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं रहेगी तो कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। पर जो हर बार रहेगा वो ध्यान देना, एक डेप्रिशिएशन, दो कैपिटल एक्सपेंडिचर और तीन वर्किंग कैपिटल। ये तीन एडजस्टमेंट आपको अर्निंग आफ्टर टैक्सेस में करने ही पड़ेंगे, आपको FCFE तक पहुंचना है। तो देखो जितना भी आपने कमाया उसमें उसको आप रिजर्व्स में जनरली ट्रांसफ़र करते हो, ठीक है। आपको इन लोगों का पेमेंट माइनस करना है बस, और कुछ नहीं। तो आपका ऐसा कैश फ्लो निकल आएगा जो इक्विटी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आपको अगर फॉर्मूला बनाना है तो बहुत सिंपल हो गया सर, ध्यान देना। फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी की शुरुआत हम करेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्सेस में से, क्योंकि ये वो प्रॉफिट है जिसको इक्विटी, जिसमें से इक्विटी को पेमेंट हो सकता है। पर इसके भी पहले हम इक्विटी होल्डर्स के पहले कंपनी के बारे में सोचेंगे। कंपनी, इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे डेप्रिशिएशन ऐड बैक करके कैश फ्लो में। तो हमने ये डेप्रिशिएशन ऐड बैक कर लिया, ठीक है। अब ये कैश फ्लो में तो आ गया, लेकिन इसमें से हमें पहले जितना भी अगले साल कैपिटल एक्सपेंडिचर लगने वाला है वो हमने माइनस कर लिया, हमें वर्किंग कैपिटल लगने वाला है वो माइनस कर लिया। यानी अभी कंपनी की भी नीड खत्म हो गई, अब पैसा फालतू का बचा हुआ है। रिटेंशन है ये सर, रिटेंशन है, कितने रिटेन करने की ज़रूरत है, जितना लगने वाला है, ठीक है। तो आपने ये
माइनस कर दिया। अब जो पैसा बचा है वो है फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। ये है बेसिक सा आपका फॉर्मूला जो 90% ऑफ द टाइम आपको क्वेश्चंस में यूज़ करना पड़ेगा। अब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ानी है तो मैं डेट का रीपेमेंट ले लेता हूँ। अगर डेट का रीपेमेंट आ रहा है तो वो भी माइनस करो, क्योंकि वो भी देना ज़रूरी है। अगर नया डेट इशू कर रहे हो तो कैश कंपनी में आ रहा है तो वो ऐड करो, ऐसा। ठीक है, तो वो आ गया फॉर्मूला आपका। ये हो गया फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी, ऐसा पैसा जिसमें से इक्विटी वालों को बांटा जा सकता है। अब मैं बात करता हूँ फ्री कैश फ्लो टू फर्म कैसे निकालोगे। फर्म के लिए निकालना यानी इन दोनों के लिए निकालना, यानी इन दोनों को पेमेंट करने के पहले जितने भी आपको पेमेंट्स करने हैं सब माइनस कर दो। कहाँ से सर शुरू करेंगे, ध्यान देना। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, यहाँ से अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जब आप फ्री कैश फ्लो टू फर्म निकालते हो ना तो इंटरेस्ट माइनस नहीं करते, क्योंकि एक बार आपने इनको इंटरेस्ट माइनस करते हुए दिखा दिया, यानी कि अब जो कैश फ्लो आएगी उसके बाद उसमें डेट वालों का कोई हक नहीं होगा। डेट वालों का अपना हक बताना है कि भैया इसमें से मेरे को भी आना बाकी है, तो माइनस मत करो। तो शुरुआत कहाँ से करोगे, FCFF की, फ्री कैश फ्लो टू फर्म। ये शुरू होता है सर EBIT से। जैसे FCFE शुरू होता है EAT से, FCFF शुरू होगा EBIT से। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले तो सर गवर्नमेंट को टैक्स देना बाकी है ना, इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो आप 1 माइनस टैक्स कर लो इसको। देखो, इक्विटी वालों ने जो कमाया और डेट वालों ने जो कमाया वो इसके अंदर है, और दोनों की अर्निंग पे टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट का भी अमाउंट जो है डेट वालों के पास जाने के बाद उनको तो टैक्स भरना ही पड़ता है ना, वो हम माइनस कर रहे हैं। आप बोलोगे सर वो तो फिर डेट होल्डर माइनस करेगा, कंपनी में क्यों ले रहे हो? हम कंपनी में ले ही नहीं रहे, हम कंपनी से सिर्फ डेटा ले रहे हैं, हम तो दोनों के लिए निकाल रहे हैं, इक्विटी और डेट वालों के लिए। ठीक है, तो ये जैसे ही 1 माइनस टैक्स करा, इसमें से गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई हमारी, अब गवर्नमेंट को कुछ भी देना नहीं बनता। अब हमारा आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स बट बिफोर इंटरेस्ट। ठीक है, अभी भी इस अमाउंट में से डेट वालों को बाकी है, तो डेट वाले अपना हक जमा सकते हैं इस पे। इसमें आप ऐड बैक करो डेप्रीशिएशन, क्योंकि वो नॉन कैश आइटम था। अमोर्टाइजेशन है, ऐड बैक करो। कोई भी नॉन कैश आइटम आपने अगर पहले माइनस करा था तो अब ऐड बैक कर दो, आपका अब ये कन्वर्ट हो गया कैश फ्लो में। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इसके बाद आप पहले कंपनी की नीड्स को फुलफिल कर लो, कैपेक्स, चेंज इन वर्किंग कैपिटल, कहानी खत्म। अब जो पैसा बचा वो दोनों का ही है, डेट का और इक्विटी का। अब करना क्या है, ना कंपनी ने रखना, कंपनी की पूरी बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई। अब करोगे क्या, दैट इज कॉल्ड एज फ्री कैश फ्लोज टू फर्म। ठीक है, क्या आप डेट रिपेमेंट है तो लोगे, न्यू डेट इशू हुआ तो लोगे? नहीं, ये तो डेट से रिलेटेड ही है, ये लिए बगैर की अमाउंट है, इसको तो माइनस नहीं कर सकते, माइनस प्लस नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि उन्हीं के लिए आप अमाउंट निकाल रहे हो। ठीक है, अब आपकी सिचुएशन अगर बदलती जाएगी, अब यहाँ पे अगर आप कुछ और लेते जाओगे तो आगे एडजस्टमेंट बदलते जाएंगे। सबसे पहले तो ये निकाल लेते हैं, EBIT कितना था। EBIT देखो आपका था 210 का। ठीक है, टैक्स रेट 1 माइनस 0.5, डेप्रीशिएशन कितना था जो ऐड बैक करना है 50 का, तो ये 50। चेंज इन कैपेक्स और वर्किंग कैपिटल 20 और 5, 20 और 5, तो आंसर आता है 130। देखो, अब आप कहीं से भी शुरू करो, आपका आंसर 130 आना चाहिए। आप इबिट्टा से भी शुरू कर सकते हो, इबिट्टा से शुरू करोगे तो अभी डेप्रीशिएशन माइनस होना बाकी है, माइनस करो ही मत, इस पर सिर्फ टैक्स सेविंग ले लो, कहानी ख़त्म। आपका सीधा ये वाला फिगर आ जाएगा। इबिट्टा से स्टार्ट करोगे तो ये वाला फिगर आ जाएगा, इबिट्टा 1 माइनस टैक्स और डेप्रीशिएशन पे टैक्स, फिर बाकी सब कुछ सेम, लाना इतना ही है आंसर। ठीक है सर, तो ये आपका हो गया FCFE और FCFF। मोस्टली ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपको, जिसमें ये रिक्वायरमेंट, ये फॉर्मूला डालोगे, आपका आंसर निकल के आता है। लॉजिक आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट करना है तो कई सारी चीज़ें इसमें और पूछी जा सकती है। आपको ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन दे दे FCFE से FCFF तक पहुंचना है, तो रिवर्स कैलकुलेशन सारे करने पड़ेंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आप
इसके साथ में अलग अलग फिगर्स लो। मैं बोलता हूँ EBITA, DDA से चालू करो, EBT से चालू करो, एक बार EAT से चालू करो, FCFE तक चालू करो। सबसे एक बार देखो कि FCFF लाने के लिए क्या क्या प्लस माइनस करना पड़ता है, तो 130 आंसर आएगा। ये सब तभी करना जब आपके लिए काफ़ी टाइम होगा आपके पास में, एग्ज़ाम अभी बहुत नज़दीक है, तो हम भी उसमें डिटेल में ज़्यादा नहीं जाते। आइए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान देना। कंसिडर द डेटा गिवन बिलो एंड कैलकुलेट द FCFE एंड FCFF। इस चीज़ का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल आपको बिजनेस वैल्यूएशन वाले चैप्टर में होगा, और वहाँ पे मैं वापस से ये कॉन्सेप्ट नहीं लेने वाला, इसलिए आपका चैप्टर वाइज चीज़ें करते जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सीधा उठा के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़ोगे, बोलोगे कि सिक्योरिटी वैल्यूएशन तो मेरे को आता है, पर मैंने सिक्योरिटी वैल्यूएशन में जो कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में इंस्टीट्यूट ने डाले हैं वही मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तो वो अगर कॉन्सेप्ट आगे इस्तेमाल हो रहे हैं तो वापस से वो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं लगती। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 देखो। कंसिडर द डेटा गिवन बिलो एंड कैलकुलेट द FCFE एंड FCFE और FCFF। आपको बैलेंस शीट दी है 2 साल की, जिसमें सबसे पहले असेट्स दिए हुए हैं, कैश आपको दी है। कैश का डिफरेंस देखोगे तो वो 15 आता है। चलो हम पूरा करंट असेट्स एक साथ ले लेंगे, ये यहाँ पे करंट असेट्स, ठीक है, ये पूरा करंट असेट्स है 240 और 150 का, ठीक है। उसमें कैश है, अकाउंट्स रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है, नीचे करंट असेट्स में ये, उसके बाद में ये फिक्स्ड असेट्स है, उससे रिलेटेड डेप्रिशिएशन, और ये आ गया टोटल असेट्स आपका। फिर अकाउंट्स पेबल, शॉर्ट टर्म डेट और उन सब का टोटल आ गया करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। अब क्या बचा सर? अब बचा है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर वाला पार्ट। ये है डेट वाला पार्ट और ये है आपका इक्विटी वाला पार्ट। डेट भी आपने देखा होगा 42 का आपने डेट और रेज करा है। इक्विटी में भी कुछ चेंज है, टोटल लाइबिलिटीज़ आ गई। इनकम स्टेटमेंट देख लो। इनकम स्टेटमेंट में 2015 की डिटेल को कोई काम नहीं है, सिर्फ 16 की ही डिटेल लगेगी आपको, इसमें हमें चेंज नहीं निकालना। तो सेल्स आपने 900 से चालू करा, COGS आया, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस माइनस किया, तो ये हो गया EBITDA। इसमें डेप्रिशिएशन माइनस करा, तो ये हो गया EBIT, जो इसको यूज़ करते हैं फ्री कैश फ्लो टू फर्म कैलकुलेट करने के लिए। इसमें से इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस कर दो, तो अब डेट वाला पोर्शन भी आप हटाते जा रहे हो। EBT आया, टैक्स माइनस करोगे तो यहाँ पे FCFE के लिए इस्तेमाल होगा। सिंपल है, अब निकाल लो। ये नेट इनकम इस्तेमाल होने वाली है FCFE के लिए। क्या है हमारा फॉर्मूला सर? यहीं पे नीचे ले लेते हैं। आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स में डेप्रीशिएशन ऐड करोगे, और उसके बाद कैपेक्स और वर्किंग कैपिटल, यानी कि कंपनी से रिलेटेड जितनी भी रिक्वायरमेंट है पहले वो माइनस कर दोगे। फिर डेट होल्डर से रिलेटेड जो भी पैसा दिया या लिया वो ऐड बैक और लेस कर दोगे, ठीक है। सबसे पहले हमने शुरू करा सर 168 से, ठीक है। यहाँ पे नॉन कैश आइटम आप वापस ऐड कर दो, क्योंकि ये है प्रॉफिट और हमें चाहिए कैश फ्लो। उसको कैश फ्लो में लाने के लिए आप 150 का डिप्रिशिएशन ऐड बैक कर दो। कोई अमोर्टाइजेशन भी माइनस किया होता तो वो भी ऐड बैक करते। ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का एडजस्टमेंट। अब आते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में कंपनी को 2 ही चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी सर। एक तो आपका चेंज इन फिक्स्ड असेट्स यानी कि कैपेक्स कितना है, और दूसरा चेंज इन वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले चेंज इन वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, हम ऑलरेडी कैश फ्लो निकाल रहे हैं, तो इसलिए जो नॉन कैश वर्किंग कैपिटल है सिर्फ उतना ही कंसिडर करना है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका ये जो असेट साइड में देखोगे तो कैश, इसका डिफरेंस निकाल के कोई मतलब नहीं है, ये नहीं लेना सर। कैश फ्लो ही निकाल रहे हो, वही चीज़ निकाल रहे हो, तो उसका भी डिफरेंस ले लोगे तो फिर कहानी थोड़ी गलत जाएगी। सो आपको जो लेना है ये 2 फिगर्स करंट असेट्स में, ये 2 फिगर्स करंट असेट्स में, दोनों साल की, ठीक है। उसके बाद आप करंट लाइबिलिटीज़ में आओगे तो आपको लेना है ये फिगर और ये फिगर, क्योंकि ये जो शॉर्ट टर्म डेट है ये भी डेट से रिलेटेड है सर। आपने 30 लाख या करोड़ जो भी होगा उतना डेट इशू करा है, भले ही शॉर्ट टर्म है पर है तो डेट से रिलेटेड ही, ज़रूरी नहीं वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। ये एक तरह से आपके ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं था। अकाउंट्स पेबल इज़ समथिंग विच इज़ लाइक क्रेडिटर को पेमेंट करना है, आपके एक्सपेंसेस ड्यू है तो वो पेमेंट करना है, पर ये तो आपने पैसा रेज करा है, ठीक है, ये डेट में एडजस्ट होगा। सो आपका वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए आप क्या करोगे? बहुत सिंपल है सर। इन दोनों का सबसे पहले तो 2015 का और 16 का दोनों का वर्किंग कैपिटल निकाल लो, 15 और 16। करंट असेट्स माइनस करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़, और वो भी नॉन कैश। अब ये चीज़ ध्यान देना, नॉन कैश वर्किंग कैपिटल निकालना है आपको। करंट असेट्स की 2015 की टोटल आती है सर 135, 16 की टोटल आती है 210, करंट लाइबिलिटीज़ की 60 और 60। अब देख लो दोनों में डिफरेंस,
या आया 75, या आया 0, तो मेरा चेंज इन वर्किंग कैपिटल आ गया 75 का। ठीक है, अब कैपेक्स की बात करते हैं सर। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का डिफरेंस है 150, ये ऑलरेडी आप ले चुके हो। जो डेप्रिसिएशन आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड करा वो यहाँ पे माइनस हुआ है। सो सेम ही अमाउंट है, वो सेम ही ट्रीटमेंट है, वो ऑलरेडी ऐड कर चुके हो। सो इसके अलावा जो फिक्स असेट्स आपने खरीदे वो कितने के थे सर? 300। 1200 में से 900 गए, सो ये आ गया 300। कहानी ख़त्म, आपका दोनों फिगर आ गई। ये देखो, कैपेक्स 300 का आपने नया खरीदा, माइनस कर दो। 75 का वर्किंग कैपिटल में लगा, माइनस कर दो। 0, क्या 0 है सर? रीपेमेंट ऑफ डेट। आपने कोई डेट रीपे करा क्या? नहीं। डेट जितना भी है बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और कितना आपने डेट नया इशू करा? सर आपने दो तरह के डेट इशू करे, लॉन्ग टर्म डेट और शॉर्ट टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट आपने इशू करा है, ये रहा 42 का, ठीक है, ये 42 का। और शॉर्ट टर्म कितना था पिछले पेज पे करंट लाइबिलिटीज़ में? 30 का, यानी कि टोटल मिला के 72। ये भी डेट ही है ना, ये भी डेट होल्डर का पैसा है, आप एडजस्ट करो, आया ना पैसा कंपनी में। सो ये हो गया आपका फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। अब अगर आपको फ्री कैश फ्लो टू फर्म निकालना है तो आप यहाँ से शुरू करोगे सर 285 से, ठीक है। उसमें से सीधा सीधा 1 माइनस टैक्स कर दो 30% का। तो अब आपका अमाउंट आ गया, उसमें डेप्रीशिएशन ऐड करो, कैपिटल एक्सपेंडिचर लो और वर्किंग कैपिटल लो। उसके बाद सिर्फ डेट वाली बात करेंगे। ये देखो, EBIT 1 माइनस टैक्स करा, डेप्रीशिएशन, कैपेक्स और चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब यहाँ तक ठीक है। एक सेकंड, आप नोटिस करना, यह पेंसिल का चार्जिंग ख़त्म हो गया तो मैं इसे चार्जिंग पे लगा देता हूँ। 285 और 1 माइनस टैक्स करा, इसमें से इंटरेस्ट माइनस नहीं करा था, ठीक है। डेप्रिशिएशन ऐड कर लिया 150 का। सो ये आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर 300 का माइनस कर दिया, उसके बाद वर्किंग कैपिटल भी 75 का माइनस कर दिया। ये एक एंट्री आपको ज़्यादा दिखेगी, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, प्लस चेंज, या फिर आप बोल सकते हो उसको शॉर्ट टर्म डेट अगर है इशू किया हुआ तो वो ऐड करना है। जनरली हम डेट इशू या रीपेमेंट FCFF में नहीं लेते, पर सिर्फ लॉन्ग टर्म वाला। शॉर्ट टर्म डेट अगर कहीं आता है तो वो कंपनी के कंपनी में ही है, वो एक्चुअल में देखा जाए तो डेट होल्डर्स को देना या लेना नहीं बनता। वो बैंक से आया होता है, OD आपने ली होगी, क्रेडिट लिमिट ली होगी, जो भी है वहाँ से एडजस्ट होता है। तो इसलिए 30 का जो पैसा और कंपनी में आया है, इस पर दोनों का हक बनता है, इक्विटी और डेट होल्डर्स, ठीक है। डेट होल्डर्स ने नहीं दिया वो पैसा, शॉर्ट टर्म वाला है, तो वो भी हम ऐड करेंगे और इस तरह से आपका FCFF आ जाता है। हालांकि ये वाली सिचुएशन जो है 30 वाली, आपको एग्ज़ाम में आने के चांसेस कम है। एक बेसिक नॉलेज हो गया ये FCFE और FCFF का, यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं क्योंकि इसके आगे ये FCFE FCFF आपको बिजनेस वैल्यूएशन में ही काम आएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये भी आपका FCFE पे एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सेम क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहा है बिजनेस वैल्यूएशन में भी, तो वहाँ हम इसको छोड़ देंगे, या वहाँ पे भी हम लेंगे, थोड़ा सा कुछ एडिशनल पार्ट भी है वहाँ पे बिजनेस वैल्यूएशन का। FCFE का मेजर जो पार्ट है सर आपका, या जो यूज़ है, वो बिजनेस वैल्यूएशन वाले चैप्टर में होता है। ये क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। मिस्टर अमित इज हैप्पी विद द इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी एज इट इज पेइंग गुड डिविडेंड फॉर द लास्ट ईयर्स। लास्ट ईयर इन्होंने जो पे करा वो था डिविडेंड 2 रुपये का। ये D0 है क्योंकि उन्होंने बोला लास्ट ईयर पे करा है। द शेयर इज करंटली ट्रेडिंग एट 150 रुपीज पर शेयर, ये एक्चुअल मार्केट प्राइस है। ही इज ऑफ द व्यू दैट इफ ही अप्लाइज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, शेयर्स विल बी अंडर वैल्यूड। अगर वो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल लगाता है तो उसके हिसाब से शेयर की प्राइसेस ज़्यादा आएगी, यानी कि 180 190 आएगी, जिसको आप एक्चुअल प्राइस से कंपेयर करोगे 150, तो आप बोलोगे शेयर्स आर अंडर वैल्यूड। आपके कैलकुलेशन में ज़्यादा आनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे बोल सकते हो अंडर वैल्यूड है। एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट एग्जामिन करो कि उसका व्यू सही है या नहीं है। आपको डिटेल दी हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ द कंपनी 290 करोड़, इक्विटी कैपिटल है कंपनी का 1300 करोड़, ठीक है। पार वैल्यू भी आपको दी हुई है 40 रुपीज़ पर शेयर, ठीक है। अब इससे क्या आता है क्वेश्चन, आपको क्या बोल रहा है? थेरोटिकल मार्केट प्राइस निकालना है। डिविडेंड दिया है उन्होंने, तो आपको थेरोटिकल मार्केट प्राइस निकालना है, तो बेसिक फार्मूला क्या बनता है? D0 इन ब्रैकेट 1 प्लस ग्रोथ डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। इस क्वेश्चन में D0 यानी क्या? इक्विटी को दिया जाने वाला डिविडेंड, इसी को हम बोलते हैं फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। 1 प्लस ग्रोथ डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। ये आपको पर शेयर निकालना है, टोटल नहीं। अगर बाहर में प्राइस टोटल पर शेयर चाहिए तो अंदर भी
FCFE पर शेयर निकालना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आपको ये 3 चीज़ें निकालनी है, ग्रोथ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और FCFE, ठीक है, बाकी आपका पूरा काम हो जाएगा। अब देखो 1300 करोड़ डिवाइडेड बाय 40 करोगे तो आपका नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे, ये आ गया 32.5, ठीक है 32.5 करोड़। अब इसी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे तो आपको EPS आ जाएगा 290 डिवाइडेड बाय 32.5, दैट्स अर्निंग पर शेयर 8.9231, ठीक है सर। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। कंपनी में डेट का रेशियो है 27%, यानी कि अगर 100 रुपीज़ है टोटल कैपिटल कंपनी का तो उसमें से 73 रुपीज़ है इक्विटी का और 27 रुपीज़ है डेट का, ये होता है इसका मतलब। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको और क्लियर करना चाहता हूँ, जो भी क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन नंबर 13 आई थिंक। आप मुझे एक चीज़ बताओ, कंपनी में इक्विटी है 73 का, डेट है 27 का, ठीक है, यहाँ आता है करंट लाइबिलिटी, यहाँ आता है फिक्स्ड असेट्स और यहाँ आता है करंट असेट्स, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, कंपनी को ये अगर डेट रेशो मेंटेन करके रखना है, जनरली हम यही मानेंगे जब तक कुछ दिया ना हो, तो अगर मुझे कैपेक्स की ज़रूरत पड़ी, कैपेक्स में मेरे को लेट्स से फॉर एग्जांपल 50 करोड़ की ज़रूरत पड़ रही है और करंट असेट करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस करके जो वर्किंग कैपिटल आता है इसमें मुझे 20 करोड़ की ज़रूरत पड़ रही है, यानी कि मुझे और फंड्स कितने चाहिए, 70 करोड़ रुपीज़। जब आपको और फंड 70 करोड़ रुपीज़ चाहिए तो ये आएंगे किससे सर, कैपिटल स्ट्रक्चर कैपिटल कौन लेके आता है कंपनी में, ये लोग। तो ये बताओ कि पूरा का पूरा 70 करोड़ रुपीज़ क्या इक्विटी वालों की जिम्मेदारी बनती है लाने की, नहीं। पूरा डेट वालों की बनती है, नहीं। लेके आए तो बहुत बात ठीक है, लेकिन अगर आपको डेट इक्विटी रेशो मेंटेन करके चलना है तो इसका मतलब ये निकलता है कि ये 70 करोड़ या जितनी भी आपकी ज़रूरत है कैपिटल की, वो अपने रेशो में इक्विटी और डेट से आप रेज करो। इक्विटी वालों से कुछ लो 73% और इनसे लो 27%, जो भी रेशो आता है, तब जाके आपका कैपिटल तो 70 लाख करोड़ का आ जाएगा। आप फिक्स असेट्स खरीद लोगे, करंट असेट करंट लाइबिलिटी भी बढ़ी हुई दिखेगी और इक्विटी और डेट भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा कि बाद में डेट का रेशो मेंटेन किया जा सके। बस यही चीज़ हमें समझनी है। इस क्वेश्चन में भी जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर की ज़रूरत रहेगी, वर्किंग कैपिटल के फंड्स के लिए ज़रूरत रहेगी, हम डेट इक्विटी का जो रेशो है, डेट रेशो और इक्विटी रेशो इन टोटल कैपिटल, उसी रेशो में फंडिंग करेंगे, ठीक है सर। अब डेट रेशो 27 हो गया तो इक्विटी रेशो कितना, 73%। लॉन्ग रन ग्रोथ रेट ऑफ द कंपनी, ये हमको आ गया, यानी एक चीज़ तो हमारी यहाँ पे निकल गई। इसके बाद ये दो चीज़ें देखो, बीटा 0.1 दिया हुआ है, रिस्क फ्री रेट आपको दिया है 8.7, मार्केट रिटर्न आपको दिया हुआ है 10.3। अगेन ये वही फॉर्मूला यूज़ होता है यहाँ पे, आप बोलो RADR, मैं हमेशा अभी RADR बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक आपने CAPM वाला कॉन्सेप्ट देखा नहीं है वहाँ पे पोर्टफोलियो में, या फिर ये मेनली बोला जाएगा CAPM। CAPM का फॉर्मूला क्या हो गया, रिस्क फ्री रेट प्लस मार्केट रिटर्न और रिस्क फ्री रिटर्न का डिफरेंस, यानी कि मार्केट का प्रीमियम इनटू बीटा ऑफ दिस शेयर। इससे आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी मिल जाएगी, ये आपका दूसरा कैलकुलेशन आ गया, ठीक है, निकाल लेते हैं। रिस्क फ्री रेट आपका दिया हुआ है 8.7, मार्केट रिटर्न 10.3, फिर 8.7 और बीटा 0.1, ठीक है। इससे आपका फाइनल आंसर आ गया, सो दैट्स 8.86। लेट मी जस्ट कैलकुलेट वंस अगेन, आई थिंक आई हैव मेड सम मिस्टेक्स इन कैलकुलेशन। 10.3 minus 8.7 into 0.1 plus 8.7, ओके 8.86%। तो अब आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी आ गया। अब जो सिर्फ चाहिए वो है सर फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी, ठीक है, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी का फॉर्मूला बताओ। फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी के लिए हम शुरुआत करते हैं सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से शुरुआत करके उसमें डेप्रीशिएशन ऐड बैक करते हैं, चेंज इन कैपेक्स माइनस करते हैं और चेंज इन वर्किंग कैपिटल भी माइनस करते हैं।
अब हमें ये पर शेयर निकालना है, तो आगे की भी सारी डिटेल आपकी पर शेयर होनी चाहिए, ठीक है। द गुड पार्ट इज आपको क्वेश्चन में कैपिटल एक्सपेंडिचर पर शेयर, डेप्रिसिएशन पर शेयर और चेंज इन वर्किंग कैपिटल भी पर शेयर दिया हुआ है, यानी कि 1 2 3। आपको सिर्फ ये पीएटी को पर शेयर में कन्वर्ट करना है, जिसको हम कहते हैं ईपीएस, तो इसके जगह मैं ईपीएस भी रख सकता हूँ। बहुत बढ़िया, ठीक है सर। अब देखो ईपीएस आपका आ गया था 8.9231, मैं यहाँ ले लेता हूँ ईपीएस प्लस डेप्रिसिएशन माइनस चेंज इन कैपेक्स माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ये आपने ले लिया 8.9231। आप डेप्रीशिएशन ऐड बैक कर दो। पर अब ध्यान देना, अब आपको ये कैपिटल की ज़रूरत है। मैंने आपको स्टार्टिंग में इसीलिए बताया, कैपिटल की आपको जितनी भी ज़रूरत है उसको, उसकी फंडिंग इक्विटी और डेट वाले अपने अपने रेशो में करेंगे। सो अगर हमें 47 के कैपिटल एक्सपेंडिचर की ज़रूरत है, तो इक्विटी से फाइनेंसिंग कितनी होगी और डेट से फाइनेंसिंग कितनी होगी? 73 और 27। वैसे ही डेप्रीशिएशन, वैसे ही वर्किंग कैपिटल, इन तीनों को आपको सिर्फ इक्विटी वाले पोर्शन से मल्टीप्लाई करके इक्विटी की फंडिंग निकाल लो, डेट वाले पोर्शन से मल्टीप्लाई करके डेट की फंडिंग निकाल लो, और डेट की फंडिंग को भूल जाओ, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें इक्विटी के लिए काम करना है, इक्विटी के लिए पैसा निकालना है। तो हम सिर्फ इक्विटी वालों का ही रिक्वायरमेंट फंडिंग का एडजस्ट करेंगे, डेट वालों का नहीं। अगर हम एफसीएफएफ निकालते तो फिर पूरा लेते, पूरा कैपिटल, पूरा वर्किंग कैपिटल, पूरा कैपेक्स, पूरा डेप्रिसिएशन। सो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जितनी कैपिटल की ज़रूरत है उतना अपने अपने हिस्सों में हम लेके आएंगे, ताकि डेट इक्विटी रेशियो आपका मेंटेन हो। आप ज़रा सा अंदाज़ा लगाओ, अगर पूरा का पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ, यानी उसकी पूरी जिम्मेदारी, कैपिटल एक्सपेंडिचर के फंड्स की पूरी जिम्मेदारी मैं किस पे डाल रहा हूँ? ईपीएस पे डाल रहा हूँ। ईपीएस किसका है? इक्विटी, यानी इक्विटी वालों के ही प्रॉफिट में से, उनको देने के पहले इक्विटी वालों के ही प्रॉफिट में से पूरा कैपेक्स माइनस कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने अपना इक्विटी में से माइनस कर रहे हो, तो इक्विटी वालों ने जितना कंट्रीब्यूट करना है कैपेक्स के लिए, सिर्फ उतना ही माइनस करोगे। ये नेट ऑफ। सो कैपेक्स हो गया, वर्किंग कैपिटल हो गया। अब देखो ये हमारा ईपीएस आ गया था। अब इस फॉर्मूले को आप समझ पाओगे। एफसीएफई का फॉर्मूला था नेट इनकम यानी कि ईपीएस माइनस 1 माइनस बी कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस डेप्रिसिएशन प्लस 1 माइनस बी चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ये और कुछ भी नहीं है। इक्विटी का हिस्सा कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेप्रिसिएशन पे, और इक्विटी का हिस्सा वर्किंग कैपिटल पे। 1 माइनस 27 से क्या आता है सर? 73% आता है शेयर ऑफ इक्विटी फंडिंग फॉर कैपेक्स डेप्रिसिएशन वर्किंग कैपिटल। आप बोलोगे सर डेप्रिसिएशन की तो कोई फंडिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। एग्जैक्टली नहीं है ज़रूरत, अपन ने नेट करके वहाँ पे लिया हुआ है। वो लग रहा है आपको ऐसी ज़रूरत नहीं है, पर वो है बैलेंस शीट वाला ही पार्ट। तो उस कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको उसके इसमें ज़्यादा लगेगा, तो आपने उसको कैपेक्स में से ही डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, तो नेट कैपेक्स आ गया। उसी को हमने 7327 कर दिया। सो अब आप यहाँ पे देखोगे तो हमने ईपीएस में से वो ही कैपिटल की फंडिंग माइनस करी है जो इक्विटी वालों की है, ठीक है। तो आपका फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी आ गया, और यही फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी यहाँ रखो। ग्रोथ रेट आपके पास है, गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल वाला फॉर्मूला है, सिर्फ D0 की जगह FCF ही है। आपका आंसर आ गया 70 रुपीज़। ये 70 रुपीज़ का जो आपका आंसर है सर, ये हो गया शेयर का। इसके अलावा क्वेश्चन और क्या बोल रहा है आगे मैं और देख लेता हूँ, अगर क्वेश्चन ने कुछ और कहीं लिखा है। ठीक है, तो 70 रुपीज़ की थेरोटिकल प्राइस आती है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है देखो, डिविडेंड जो उन्होंने पे किया था वो था 2 रुपये का। अब 2 रुपये के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करने जाए इंस्टेड ऑफ 5645, तो आंसर आता है 251.16 रुपीज़। यानी उस हिसाब से शेयर की प्राइस 251 होनी चाहिए अगर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल लेते हो तो, यानी डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। चलो थोड़ा सा बाकी पढ़ लो और हम आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे फिनिश। अगला वाला क्वेश्चन जो है किस चीज़ पे है? एंटरप्राइज वैल्यू। ठीक है सर, एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 लेने के पहले। एंटरप्राइज वैल्यू क्या मतलब होता है?
अब मैं थोड़ा सा लॉजिकली आपको समझा देता हूँ, ये आ जाएगा, हाँ ठीक है। ये हमारा कैमरा आ गया। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बॉक्स है जो मैं आपको बेचना चाहता हूँ एंड इट हैज़ अ वेरी गुड कॉस्ट। सी इसका ये कैप है, ये 100 रुपीज़ का मैं आपको बेचना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे मार्केट भी की भी इसकी प्राइस जो है ये 100 रुपीज़ है, ये आपको दिख रहा होगा इसके अंदर। चलो वेरी गुड, तो ये हो गया 100 रुपीज़ का। अब आप मुझे बताओ फास्ट थोड़ा सा, मैं क्या करता हूँ, ये बॉक्स को मैंने ओपन कर लिया, ठीक है, और मेरे पास में एक कॉइन है, कितने का है सर, 10 रुपये का। मैंने ये इसके अंदर में डाल दिया, आई होप आपको विजिबल है, और मैंने बोला कि ये लो, ये बॉक्स ले लो। तो आपने, और मैंने आपको अभी भी ये 100 रुपये में दिया और आपने ख़रीद लिया 100 रुपये में, पर क्या आपको एक्चुअल में इसकी कॉस्ट 100 रुपीज़ पड़ी? नहीं सर। जैसे ही आपने मुझे ये 100 रुपये दिए, आपको 10 रुपये वापस मिल गए क्योंकि इसके अंदर थे, तो आपको तो एक्चुअल कॉस्ट 90 पड़ी। तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी हुई? 90। 100 लेना गलत हुआ ना, 100 लेना, 100 तो आपने कैश दिया और 10 वापस ले लिया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि ये जो पूरा बॉक्स है, ये पूरा डब्बा, उसके अंदर का 10 रुपये ये मैं आपको दे देता हूँ बिना इसके लिड के, ठीक है। लिड नहीं दिया इस बार, और मैंने 100 रुपीज़ में दिया और आपने 100 में ले लिया। तो अब बताओ इसकी कॉस्ट कितनी पड़ी आपको? सर देखो, पहले तो 100 आपने दिया, उसमें से 10 वापस आ गया, तो आपको पड़ी 90। पर अब आपको ये भी पता है कि आपने इस कंडीशन में जो ये बॉक्स लिया है, तो ये कंटेनर लिया है, इसमें आपने साथ में एक लाइबिलिटी भी ले ली कि बाद में जाके मार्केट में आपको ये लिड खरीदनी पड़ेगी, और ये लिड आएगी 20 रुपीज़ की। ध्यान देना, ये लिड आएगी 20 रुपीज़ की। तो ऐसे केस में आपकी कॉस्ट कितनी हुई? 100 दिया, 10 वापस आ गया, तो 90, और मार्केट में 20 और देना पड़ेगा इसे कंप्लीट करने के लिए, तो ये हो गया 110। तो अब एक्चुअल कॉस्ट कितनी पड़ी आपको इसकी? 110। सो दिस इज व्हाट एंटरप्राइज वैल्यू इज। एंटरप्राइज वैल्यू बोलता है कि किसी भी कंपनी की मार्केट की जो प्राइस होती है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज नॉट इनफ, और वो ट्रू पिक्चर नहीं देता। मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी, हम इस कंपनी की पूरी कॉस्ट नहीं बोल सकते। अगर कोई कंपनी 100 करोड़ की मुझे मिल रही है, इक्विटी की वैल्यू जो है उसकी इक्विटी की वैल्यू, अगर मार्केट में इक्विटी शेयर में खरीदने जाता हूँ मार्केट के प्राइस पे, और वो मुझे 100 करोड़ रुपए की मिलती है, दैट डजंट मीन कि मेरी कॉस्ट भी 100 करोड़ है। जैसे ही मैंने 100 करोड़ की कंपनी खरीदी, उसके अंदर जितना कैश था, बैंक बैलेंस है उसका, वो तो मुझे वापस तुरंत मिल जाएगा। सो लेट्स से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपने माइनस कर दिया था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये माइनस हो जाता है। जैसे 100 में से 10 रुपये आपने माइनस कर दिए थे, पर उस कंपनी को खरीदने के बाद आपने उसके साथ लाइबिलिटीज़ भी खरीद ली थी जो आपको और चुकानी है। 100 तो दिए कंपनी खरीदने में, 100 करोड़ रुपए, और लाइबिलिटी वालों को भी आप 20 करोड़ रुपए दोगे आगे जाके जब भी कभी ड्यू हो रही होगी। सो दैट इज़ 20 करोड़। सो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट बोलो, प्रेफरेंस शेयर्स बोलो, या बाहर वाले जितने भी लोग हैं, वो लाइबिलिटीज़ भी आपने ले ली। सो दैट इज़ 20। सो दिस इज कॉल्ड एज एंटरप्राइज वैल्यू। इसकी ट्रू कॉस्ट जो है इस कंपनी को खरीदने की, वो 110 रुपये है सर, 100 रुपीज़ नहीं थी। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलो, और कुछ भी नहीं है उसमें ज़्यादा। पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ इसका। ये सब हटा देते हैं, सॉरी 10 रुपये निकालने, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है, एक टाइम की चाय आ जाती है इसमें। 10 रुपये में चाय आती है, तो आप सोच सकते हो कि चाय का असली मज़ा कहाँ आता है। ठीक है, एंटरप्राइज वैल्यू ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें आप सबसे पहले लेते हो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, और आप बोलते हो कि भैया ये ट्रू पिक्चर नहीं देता, ट्रू कॉस्ट नहीं है। तो उसमें हम सारी लाइबिलिटीज़ जो हमारी होती है वो ऐड कर लेते हैं, बैक नहीं मतलब ऐड कर लेंगे कि यार 100 करोड़ इनको देना पड़ रहा है, पर इनको मिला के भी 20 करोड़ रुपए हमें और देना पड़ेगा उसके बाद, ठीक है। पर जैसे ही कंपनी खरीदी, कैश बैलेंस आपको वापस आ गया, तो वो कैश बैलेंस आप माइनस कर दो, तो आपको दिखेगा कि आपकी कंपनी खरीदने की ट्रू कॉस्ट क्या लग रही है। दैट इज कॉल्ड एज एंटरप्राइज वैल्यू, ठीक है। अब एंटरप्राइज वैल्यू के दो रेशियोज है जो आपको समझना ज़रूरी है, और वो इबिट्टा के मल्टीपल में हमने
लिए। पहला वाला EBITDA मल्टीपल है, दूसरा वाला सेल्स मल्टीपल है। लेट्स से फॉर एग्जांपल इस कंपनी की जो एंटरप्राइज वैल्यू थी वो थी 110 करोड़, 110 करोड़, ठीक है, और EBITDA कंपनी का आ रहा था 5 करोड़ का। इसका मतलब क्या हुआ, 110 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 22। हमारा एंटरप्राइज वैल्यू का जो मल्टीपल आया है वो 22 है। इसका मतलब ये होता है कि 1 रुपये का EBITDA कमाने के लिए 22 रुपये का आपको एक्चुअल कॉस्ट पड़ने वाला है। That includes the market value of equity, the market value of all the debts, preferred equity, minority interest and minus cash and cash equivalent. So net cost जो आपको पड़ेगा 1 रुपये कमाने के लिए इस कंपनी में, that is 22 रुपीज़, जो कि ज़्यादा है। मल्टीपल कम आना चाहिए, जैसे पी रेशो हम बोलते हैं ना कम आना चाहिए, वैसे ये भी मल्टीपल कम आना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि यार जो स्टार्टअप्स होते हैं ना वो प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं, तो ऐसे केसेस में हम EPS, पी रेशो ये सब कैलकुलेट करेंगे तो आपको गलत पिक्चर देता है, जबकि हो सकता है स्टार्टअप ग्रोइंग हो और काफ़ी जल्दी प्रॉफिट में आने वाला हो। तो ऐसे केस में पी मल्टीपल इस्तेमाल करने के बजाय आप एंटरप्राइज वैल्यू मल्टीपल इस्तेमाल करो सेल्स के कंपैरिजन में, सो यू विल गेट एन आइडिया। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल 110 करोड़ रुपए मार्केट एंटरप्राइज वैल्यू है और हमारा सेल्स है 20 करोड़ रुपीज़ का, तो आंसर आया 5.5। इसका मतलब क्या है, 1 रुपये का सेल्स जनरेट करने के लिए इस कंपनी में आपको 5 रुपये 50 पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ इक्विटी, सर एज अ होल कॉस्ट जो आपको पड़ती है 5.5 की पड़ेगी रुपीज़, तो ये भी कम होना चाहिए, जितना कम हो उतना अच्छा है। सो दिस इज़ व्हाट द मल्टीपल इज। आओ इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, जॉर्ज जाल्डीज CFA है, इज रिसर्चिंग द रिलेटिव वैल्यूएशन ऑफ टू कंपनीज इन द एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्री। NCI हेवी इंडस्ट्रीज, एक कंपनी है NCI, दूसरी कंपनी है RGI, उनकी डेटा आपको दिया हुआ है। प्राइस पर शेयर 150 और 100, शेयर्स आउटस्टैंडिंग 5 मिलियन 2 मिलियन, मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, तो 50 लाख और 20 लाख हो गए वो, ठीक है। अब आगे देखो, आपको मार्केट वैल्यू डेट का दिया हुआ है। सबसे पहली कंपनी जो थी वो थी RGI, मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ क्योंकि फिर वापस पीछे जाना पड़ेगा। NGI, आई होप सो, RGI और NCI, ठीक है। CI, मैं दोनों चीज़ें बाकी की यहाँ लिख लेता हूँ, मार्केट प्राइस भी ले लेता हूँ दोनों की, 150 100 5 और 2, सो 150 100 5 और 2, ये शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स है और ये मार्केट प्राइस है, ठीक है। अब आगे देखो, डेट आपको दिख गया, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट और बुक वैल्यू ऑफ डेट दोनों दिया हुआ है आपको। बुक वैल्यू कोई काम का नहीं है, जो एक्चुअल में मार्केट में हमें डेट होल्डर्स को रीपे करने के लिए देने की ज़रूरत है वो है मार्केट वैल्यू। कैश और इन्वेस्टमेंट आपको दिया हुआ है। नेट इनकम है, नेट इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन है। अब ध्यान देना, यहाँ पे तो दोनों सेम है, पर यहाँ 12 का 8 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे 4 करोड़ बोलो या जो भी होगा, वो उतनी इनकम ना आपकी रेगुलर इनकम नहीं थी। हो सकता है फिक्स्ड एसेट्स आपने बेच दिए इसलिए इनकम एकदम से बढ़ी हुई दिखी, पर जो हर साल आप ऑपरेशंस कंटिन्यू करते हो उससे इनकम जो आई है वो है ये। और अब अगर हम ये कंपनी खरीदते तो हमारी इनकम भी कितनी होगी, सिर्फ इतनी होगी ना। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम होती है वो हम कंसिडर नहीं करते, तो हमको जो कंसिडर करने की ज़रूरत है वो है ये इंटरेस्ट का खर्चा, डेप्रिशिएशन और टैक्सेस। ये सारी चीज़ें सर इसमें से ऑलरेडी माइनस हो चुकी है क्योंकि इन्होंने नेट इनकम बोला है। अब आप अज्यूम अगर ये करते हो कि ये माइनस नहीं हुई है तो माइनस करो, पर ये नेट इनकम है। नेट का मतलब ही यही होता है कि इंटरेस्ट डेप्रिशिएशन सब माइनस हो चुका है। चलो ठीक है, तो ये एक तरह से क्या हो गया सर, आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया। अब आपको क्या निकालना है, यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कैलकुलेट करो प्राइस यानी मार्केट प्राइस बाय EBITDA का मल्टीपल दोनों कंपनी के लिए। कैलकुलेट करो एंटरप्राइज वैल्यू बाय EBITDA का मल्टीपल दोनों कंपनी के लिए। उसके बाद विच कंपनी शुड जाल्डीज रिकमेंड एज रिलेटिवली अंडर वैल्यूड, और बताओ क्यों। सबसे पहले तो देखो सर, आप जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो ये अगर आपका EBITDA आता है तो आप क्या करते हो, इसमें से डेप्रिशिएशन अमोर्टाइजेशन माइनस करते हो तो आपका आता है EBIT, इंटरेस्ट माइनस करते हो तो आता है EBT, और टैक्स माइनस करते हो तो आता है EAT। क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है, तो ये सब माइनस करते हुए आए ना, ये माइनस करा, ये माइनस करा और ये माइनस करा। अब हमें अगर EBITDA पे जाना है तो हमें वापस सारी की तीनों चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी, तो हम EBITDA पे पहुँचेंगे। ठीक है सर, आपको क्या करना है, बस ये तीनों चीज़ें
ऐड कर लेनी है, आपका ईबिट्टा आ जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए ईबिट्टा कैलकुलेट करने के लिए। अब प्राइस हमारे को सबसे पहले दी हुई है, ईबिट्टा हमको दिया हुआ है, अब निकालना है तो सिर्फ ईवी। एंटरप्राइज वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। कैसे निकालोगे सर? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। उसमें आप क्या ऐड करोगे? मार्केट वैल्यू ऑफ डेट माइनस क्या करोगे? कैश और इन्वेस्टमेंट। और कुछ दिया है क्या? नहीं। ठीक है, ध्यान दो, ये आरजीआई का जो सबसे पहले दिया है 150 की मार्केट प्राइस है, 5 मिलियन के शेयर्स है, तो ये इक्विटी की वैल्यू हो गई, ये डेट की वैल्यू हो गई, और ये कैश माइनस कर दिया, ये आ गया एंटरप्राइज वैल्यू। सेम विथ एनसीआई, तो दोनों का एनसी हमारे को एंटरप्राइज वैल्यू मिल गया। अब बताओ ये कैलकुलेट करने में क्या बाकी है? कुछ भी नहीं, सब कुछ है हमारे पास में। पर ध्यान देना मेरी बात को, ईबिट्टा जो आपका कैलकुलेट करा है वो यहाँ पे देख लो, 8 एनसीआई का 8 से शुरू करा था कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, और इसका 49.5, तो ये आ गया ईबिट्टा। पर ये है मिलियंस में, इसको डिवाइड कर दो कितने से, ये 2 और 5 ना, हाँ, इसको डिवाइड करोगे 2 से, क्योंकि पर शेयर निकालना है ना सर, ये पर शेयर निकलेगा 2 से डिवाइड करने के बाद, और ये 5 से डिवाइड करने के बाद पर शेयर निकलेगा। क्यों निकाला सर? क्योंकि पहले वाले पार्ट में प्राइस जो दी है, मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी, वो पर शेयर है, तो डिनोमिनेटर में भी ईबिट्टा पर शेयर लेंगे। आओ सर, अब यहाँ पे ध्यान दो, प्राइस बाय ईबिट्टा, तो प्राइस आप न्यूमरेटर में रखोगे, आरजीआई की प्राइस है 150, उसकी है 100, ईबिट्टा भी नीचे में जो लोगे वो पर शेयर लोगे, तो देखो 62.5 तो टोटल था, डिवाइडेड बाय 5 करा तो पर शेयर आया। इससे हमारा आंसर आता है 12 और 10। अब बताओ क्या है? बहुत सिंपल है सर, डिनोमिनेटर में क्या था? ईबिट्टा, यानी अर्निंग। 1 रुपये की अर्निंग के लिए इस कंपनी में आपको 12 रुपये की कॉस्ट लगती है, इस कंपनी में 10 रुपये की कॉस्ट लगती है। आप क्या चूज़ करोगे? एनसीआई चूज़ करेंगे सर, जिसमें खर्चा कम लगता है। सिंपल। अब सेल्स वाला पार्ट देखो, ईवी बाय ईबिट्टा, टोटल एंटरप्राइज वैल्यू हमने अभी निकाल ली थी, और ये टोटल ईबिट्टा है, ऊपर में भी टोटल है तो नीचे में भी टोटल है, पर शेयर लेने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ देखोगे तो 1 रुपये की अर्निंग के लिए ये क्या है? ईवी बाय ईबिट्टा ना, तो नीचे में क्या है? अर्निंग। तो 1 रुपये की अर्निंग के लिए यहाँ पे आपको कॉस्ट पड़ी 12.72 की, और उधर पड़ रही है 14.9। अगर मैं इसके बेसिस पे जाऊँ तो मैं चूज़ करूँगा पहली कंपनी। अब आप बताओ किसके बेसिस पे आप क्या चूज़ करोगे? क्वेश्चन में आंसर, वेदर द मल्टीपल इज दिस और दिस, अ लो मल्टीपल इज ऑलवेज प्रिफर्ड ओवर हाई मल्टीपल। सिंपल। अकॉर्डिंग टू द प्राइस के बेसिस पे जाएंगे तो एनसीआई का सिलेक्शन हो रहा है, एंटरप्राइज वैल्यू के बेसिस पे जाएंगे तो आरजीआई का सिलेक्शन हो रहा है। आप बताओ दोनों में से अगर कोई एक बेसिस चूज करना पड़ा तो क्या मैं चूज करूंगा? एंटरप्राइज वैल्यू, बिकॉज वो ट्रू पिक्चर देती है। मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी डजंट गिव यू द ट्रू पिक्चर, दैट्स व्हाई आई विल रिजेक्ट दिस एंड आई विल गो विथ आरजीआई। वेदर व्हेन देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन डिसीजन ड्यू टू डिफरेंट मल्टीपल, ईवी वाला मल्टीपल जो है वो प्रिफर किया जाना चाहिए, एज इट गिव्स प्रॉपर पिक्चर ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द कंपनी, और उसके हिसाब से हमने आरजीआई को चूज़ करना चाहिए। आया क्या समझ में कॉन्सेप्ट? इसी के साथ सर अपना एंटरप्राइज वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट खत्म होता है। बिजनेस वैल्यूएशन में एक आध बार वापस आया तो वो आ सकता है। आई होप आपको ये सॉल्व करना आया। अब इस पॉइंट से कुछ क्वेश्चन है आपके राइट शेयर्स पे। राइट शेयर वाला पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 15 उसके बाद सॉल्व करेंगे। मैं आता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द राइट शेयर्स। ये कॉन्सेप्ट हम समझते हैं सर डिटेल में थोड़ा सा। आइए, मान लो कंपनी को फंड्स की ज़रूरत है और पैसा रेज करने के ना बहुत तरीके होते हैं कंपनी के पास में। या तो इक्विटी से पैसा रेज करे, प्रेफरेंस शेयर्स है, डेट है, बैंक से लोन ले लो। हम फोकस करेंगे सिर्फ इक्विटी वाले पोर्शन पे सर। अभी इक्विटी से पैसा रेज करने का एक जाना माना तरीका है कि आप नई जब इक्विटी शेयर्स लाते हो तो आईपीओ के थ्रू आता है। आपने आईपीओ ये वर्ड सुना होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये सबसे फर्स्ट टाइम जब आप इक्विटी इशू करते हो तो आईपीओ के थ्रू होता है। उसके बाद एफपीओ आता है, उसी का नाम एफपीओ दे दिया जाता है क्योंकि ये आईपीओ इनिशियल नहीं रहा, अब फर्दर पब्लिक ऑफर। एक और तरीका होता है फंड्स को रेज करने का, वो है राइट शेयर्स। राइट शेयर्स सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट दिया जाता है। इस केस में क्या होता है, जैसे फर्दर पब्लिक ऑफर या आईपीओ में और नए शेयर्स इशू होते हैं, नए शेयर होल्डर्स बनते हैं। इस केस में सिर्फ एग्जिस्टिंग जिन के पास में कंपनी के शेयर है उनको ही ये हक दिया जाता है। हक बोलो, अधिकार बोलो, दैट इज द राइट दैट हैज बीन गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। एंड इन फैक्ट
आपके पास अगर इस कंपनी के शेयर है, लेट्स से इस कंपनी के शेयर की प्राइस चल रही है मार्केट में 50 रुपीज़, ठीक है, और आपने 5 शेयर लेके रखे, तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी हो गई? 250। अब कंपनी आपको एक राइट दे रही है कि हर 5 के बदले एक शेयर आप कंपनी से खरीद सकते हो। सो द रेशियो इज 1:5। क्या हो गया? हर 5 के बदले एक शेयर आप कंपनी से खरीद सकते हो। ये 5 शेयर की प्राइस 50 रुपये है, लेकिन कंपनी आपको डिस्काउंटेड प्राइस में दे रही है, लेट से 40 रुपीज़ में, ठीक है। सो कंपनी आपको नए शेयर देती है 40 रुपीज़ के रेट पे। ये जो डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे हैं, ये सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलेंगे सर। अब आप पे डिपेंड करता है। देखो, कंपनी फोर्स तो नहीं कर सकती, ये आपको राइट दिया है। ये राइट देने के बाद आपको आगे आना पड़ेगा और एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अगर आपको 40 रुपये में शेयर चाहिए तो 40 रुपये दो और एक शेयर लो। कंपनी सिर्फ आपको राइट देती है, आप चाहो तो खरीदो, नहीं चाहो तो मत खरीदो। और सिंपल सी बात है, ये कोई अनलिमिटेड टाइम तक तो होगा नहीं, इसकी कोई एक्सपायरी डेट रहती है, उसके बाद ये ऑफ़र हो जाता है ख़त्म। जैसे आपका फैशन मॉल में भी ऑफ़र लगता है कि सेल लगती है 50% की, कि आप सस्ते में कपड़े खरीद लो पर ये डेट तक ही है। वैसे भी सस्ते में शेयर खरीद लो पर ये डेट तक है। ठीक है, इसकी टाइमलाइन देखते हैं सर। आप टाइमलाइन को थोड़ा सा समझो। सबसे पहले तो राइट शेयर आपको मिलने वाले हैं या राइट्स के लिए आप एलिजिबल हो, ये एक अनाउंसमेंट की डेट होती है, ठीक है। यहाँ अनाउंस किया जाता है और डिसाइड होती है एक रिकॉर्ड डेट। ये रिकॉर्ड डेट का मतलब क्या है कि भैया यहाँ से लेके यहाँ तक, ध्यान देना आप, आपका यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी कोई शेयर खरीदेगा, जो भी कोई शेयर एक्स राइट डेट लेंगे, रिकॉर्ड डेट के जस्ट एक दिन पहले की जो डेट आती है वो है एक्स राइट डेट। यानी इस दिन के बाद शेयर्स खरीदने पे कोई राइट की एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी। राइट एक्स हो गए। इसका मतलब क्या है कि इस दिन के पहले तक अगर मैं शेयर्स खरीदूं तो मैं भी एलिजिबल हूं राइट शेयर के लिए। यानी कि मैंने 5 शेयर खरीदे तो मुझे एक शेयर खरीदने का 40 रुपये में और राइट मिल गया। पर एक डेट होती है, उस डेट के बाद अगर आप 5 शेयर खरीदते हो तो देन यू आर नॉट एलिजिबल टू एनी राइट्स, बिकॉज ऑलरेडी शेयर्स एक्स राइट ट्रेड हो रहे हैं। सिंपल सी बात है। यहाँ ज़्यादा फायदा है तो कोई भी चाहेगा कि मैं यहाँ शेयर खरीदूँ, पर मार्केट पागल नहीं है। मार्केट में शेयर की प्राइसेस यहाँ ज़्यादा होती है, यहाँ कम हो जाती है ऑटोमेटिकली। कोई चीज़ में फ़ायदा मिल रहा है तो वो चीज़ महंगी ही मिलेगी, जब फ़ायदा ख़त्म तो वो चीज़ अपने आप सस्ती हो जाती है। सो इट्स अप टू यू वेदर यू वॉन्ट टू गो विद दिस और नॉट। सो ये हो गया, ठीक है। अब रिकॉर्ड डेट के बाद में एक्स राइट मार्केट में शेयर मिल रहा है, यानी कि अगर आप अब शेयर होल्डर बनते हो कंपनी के तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी राइट, ठीक है। अब जिन जिन के पास में राइट है हम उनकी बात करते हैं। ये एक शेयर जो है मैं खरीद सकता हूँ, लेकिन कब? एक दो डेट्स और डिसाइड होती है। रिकॉर्ड डेट के बाद में ये दो डेट आपको पता चलेगी कि ओपन कब हो रहा है और क्लोज कब हो रहा है। ये वो दौरान है, ओपन और क्लोज का जो ये ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन के अंदर में यू कैन एक्सरसाइज योर राइट। यानी आप यहाँ पे 40 रुपये दे सकते हो और आपको 1 रुपये मिल जाएगा। पर ये क्लोज होने के बाद अगर आपके पास राइट्स पड़ा रहा और आपने कुछ भी नहीं करा तो ये राइट्स एक्सपायर हो जाएंगे, और ये सबसे ख़राब चीज़ होती है। क्योंकि एक चीज़ समझो, मार्केट में जब भी मार्केट को पता चलेगा ना कि जो 50 रुपये का शेयर है वो 40 में मिल रहा है, तो मार्केट प्राइस थोड़ी गिर जाती है। यानी आपका नुकसान होना तय है अगर आप कोई एक्शन नहीं लो तो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मानो कि मेरे पास ऑफ़र आया था, मैं कोई जगह का मेंबर था, मेरे पास ऑफ़र आया था, मुझे ये चीज़ 50% डिस्काउंट पे मिल रही थी, पर मैंने डेट जाने दी, मैंने कुछ करा ही नहीं, ठीक है, तो वो राइट्स मेरा एक्सपायर हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अब हम यहाँ पे प्राइस निकालेंगे। मुझे एक चीज़ बताओ कि ये जो प्राइस है इसको हम बोल देते हैं P0, ठीक है। प्राइस को बोल देते हैं P0, और यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ़ शेयर्स थे उसको हम बोल देते हैं N0। N0 हमारे पास कितने थे? 5, ठीक है। मैं इसको N0 बोल देता हूँ, और ये हो गया N1। N1 क्या है? N1 यानी क्लोजिंग शेयर्स नहीं है, N1 यानी एडिशनल आपको कितने शेयर्स मिल रहे हैं। सो हमने कुछ नोटिफिकेशन नोट कर दिया कि यार P0 50 हो गया, N0 5 और N1 1 हो गया। अब आप मुझे बताओ कि क्या आपको लगता है कि ये डेट आने से मार्केट प्राइस शेयर की गिर जाएगी? एग्जैक्टली गिर जाएगी, क्योंकि अब शेयर्स खरीदने से राइट्स नहीं मिलते। क्वेश्चन ये है कि सर उस पॉइंट पे राइट की प्राइस, सॉरी शेयर्स की प्राइस क्या होगी? दैट विल बी कॉल्ड एज P1। लेट्स से P1।
अब हम P1 कैसे निकालेंगे, ध्यान दो। मार्केट प्राइस निकालने का ये सब छोड़ दो और अब मुझे बताओ, किसी भी शेयर की मार्केट, किसी भी कंपनी के शेयर्स की मार्केट प्राइस निकालना है तो फॉर्मूला और लॉजिक तो वही है जो हमेशा से चलता आया है, मार्केट वैल्यू ले लो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, सिंपल। अब ध्यान देना, मेरी मार्केट वैल्यू थी पोर्टफोलियो की 250 और मेरे पास 5 शेयर थे तो मेरी शेयर्स की प्राइस थी 50 पर। अब राइट्स आने की वजह से कंपनी में और पैसा आएगा। कंपनी ने एक शेयर दिया है आपको 40 रुपए के रेट से, और आप जब ये पैसा कंपनी को दोगे तो कंपनी का कैश फ्लो बढ़ जाएगा, कैश बैलेंस बढ़ जाएगा, तो उतने से कंपनी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। सो एक्स राइट में आप ध्यान देना, राइट्स के जस्ट बाद में कंपनी की वैल्यू 250 तो थी, 40 रुपए और आ गए तो उतने से कंपनी की वैल्यू बढ़ गई, लेकिन डिनोमिनेटर में कंपनी के जो टोटल शेयर थे वो 5 से अब हो गए 6। सो अब कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या हुई सर, 250 प्लस 40 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर कितने हैं सर, अब 6। तो कंपनी की जो मार्केट प्राइस है एक्स राइट वो हो जाएगी 290 बाई 6 यानी 48.33। मैंने बोला था कि कोई भी चीज़ आप सस्ती दोगे तो एक पॉइंट आएगा जिसके बाद मार्केट वैल्यू गिर जाएगी, और वो पॉइंट कौन सा है, जब राइट्स एलिजिबिलिटी ख़त्म हो गई तो आप कि अब शेयर्स के प्राइस 48.33 है। यानी आप समझो मतलब क्या निकला कि अगर आपको राइट्स की एलिजिबिलिटी चाहिए तो 5 शेयर खरीद लो इस दौरान, लेकिन वो मिलेगा आपको 50 रुपए पे हर शेयर। पर आपको राइट्स की एलिजिबिलिटी नहीं चाहिए तो आप 5 शेयर खरीद लो इस दौरान, तो आपको सस्ते में मिल जाएगा। सो इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है सर। तो इसको बोलते हैं एक्स राइट प्राइस, कि राइट के बाद का मार्केट प्राइस क्या होगा। अब सवाल ये उठता है सर कि मैंने क्या करना चाहिए जहाँ पे मुझे राइट है, मेरे पास ये पता चला। सही ध्यान दो, जब आपके पास में राइट आ जाता है तो आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं कि आप उस राइट को एक्सरसाइज कर लो। जब आप राइट को एक्सरसाइज करोगे तो क्या होगा, आपके जेब से 40 रुपये जाएगा पर एक शेयर आएगा। गेटिंग इट? ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात है। आप हो भी सकता है आपके पास सिचुएशन हो कि राइट तो कंपनी ने आपको दे दिया लेकिन आपके पास वो पैसे ही नहीं है 40 रुपये उस शेयर्स को, एक्स्ट्रा शेयर को खरीदने के लिए। सीधी बात हो सकता है ना, क्या फोर्स थोड़ी करेगी कंपनी की पैसा दो ही दो और एक्सरसाइज करो, मेरे को नहीं खरीदना, मेरे पास पैसे नहीं है या मेरे को मनी नहीं है। तो ऐसे टाइम पे एक और ऑप्शन आता है कि आप उस राइट को किसी और को बेच दो, क्योंकि उसकी वैल्यू है 50 की चीज़ 40 में खरीदने का, आपके पास एक ऑप्शन है वो किसी और को दे दो, किसी और को खरीदने दो सस्ते में। एग्जाम्पल के तौर पर फैशन स्टोर में अगर आपको कोई कूपन मिला है 50% का कि आप कोई चीज़ 50% रेट पे खरीद सकते हो, आपके पास पैसे नहीं है 50% जितने भी, पर वो कूपन किसी और को तो दे सकते हो, और वो कूपन देके थोड़ा बहुत पैसे भी अगर कमाने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो क्या गलत है। आप अपना राइट किसी और को दे सकते हो। जब आप राइट किसी और को देते हो तो वो जाता है एट वैल्यू ऑफ राइट, जो भी राइट की वैल्यू होगी उस रेट पे आप उसको बेच दोगे। हम इस पे डिस्कशन करेंगे। और तीसरा ऑप्शन होता है कि भैया मैं तो अपना चिंता मुक्त था, मैं उठा, मैंने चाय पिया, कॉफ़ी पिया, क्लासेस करी, नेटफ्लिक्स देखा, घूमने गया दोस्तों के साथ, सो गया, मुझे पता ही नहीं राइट कब आया, कब डेट थी और कब एक्सपायर हो गया। दैट मीन्स राइट हो गया लैप्स। जब राइट लैप्स हो जाता है तो सबसे घटिया चीज़ होती है वो, यानी सबसे बुरी चीज़ होगी वो आपके साथ, क्योंकि यहाँ होगा आपको लॉस। मैं बताता हूँ कैसे। हम तीनों ऑप्शन को इवैल्यूएट करते हैं। चलो अब इवैल्यूएट करना, यानी सबसे पहला ऑप्शन हम लेते हैं एक्सरसाइज। अगर हम करेंगे तो क्या होगा, एक्सरसाइज करना यानी कि मैं वो सस्ते में शेयर खरीदना चाहता हूँ। ठीक है सर, अगर आप सस्ते में शेयर खरीदोगे तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 शेयर थे आपके, ठीक है, ध्यान देना। जब आप सस्ते में खरीदोगे तो सबसे पहले तो आपका जो कैश है वो जाएगा 40 रुपये का और एक शेयर आ जाएगा। अब आपकी इक्विटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास 6 शेयर है पर प्राइस गिर गई है, ठीक है, प्राइस गिरेगी, ये -40, 48.33 इंटू 6 हो गया। अब आपके पास में 290 है, यानी कि आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी हो है सर, 250। ये थी पोस्ट राइट, राइट के बाद की। और प्री राइट कितनी है सर, पहले भी 5 इंटू 50 थी, यानी कि 250।
आपको कोई लॉस हुआ यहाँ पे? प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर मैं मेरे राइट को लैप्स होने देता हूँ तो क्या होगा? यानी कि मैंने कोई कुछ नहीं करा, मैंने लैप्स होने दिया, एक्सरसाइज डेट आई थी, मैंने भूल गया, मेरे को कोई खरीदना नहीं था, मेरे को किसी को बेचना ही नहीं था, मैं तो चिल मार रहा था। ठीक है, आपने अगर लैप्स होने दिया तो आपके पास कितने शेयर रहेंगे सर? 5 शेयर रहेंगे, वो भी 48.33 के रेट से। ठीक है, क्योंकि यह एक शेयर आपको तो एक्स्ट्रा मिला ही नहीं, 48.33 के रेट से आपके पास में टोटल हो जाएगा पोस्ट राइट प्राइस 241.65, जबकि आपके प्री राइट वैल्यू थी पोर्टफोलियो की 250, यानी कि यहाँ आपको नुकसान हो गया 8.35 का। आर यू गेटिंग इट? यहाँ आपने गलती कर दी, या तो आप एक्सरसाइज कर लेते या तो बेच देते, पर आपने होने दिया लैप्स, तो आपके 5 शेयर के 5 शेयर ही रहे, लेकिन प्राइस गिर गई 50 रुपये से 48.33 पे। दूसरा ऑप्शन है आपका कि आप सेल कर दो अपना राइट किसी और को बेच दो। ठीक है, बेच सकते हैं, क्यों नहीं बेच सकते? मेरे पास कूपन है, मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं किसी और को दे दूंगा, और वो बेच के, कूपन बेच के भी मेरे पास पैसे आ सकते हैं। अच्छा, अगर आप, यहाँ हम इक्विटी की वो लेंगे, तो अब आप बताओ इक्विटी की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? आपके पास शेयर कितने रहेंगे? 48.33 से अब आपके पास 5 ही शेयर रहेंगे, तो उसकी वैल्यू हो गई 241.65। अब आप मुझे बताओ कि आपके पास राइट बेच के कैश कितनी आएगी? आपको मिनिमम कितना अमाउंट चाहिए राइट बेच के? अगर आपने नहीं बेचा तो क्या होगा? अगर आपने नहीं बेचा तो ध्यान देना, आपका नुकसान होगा 8.35। ठीक है, आपने लैप्स, आपका तो लैप्स हो जाएगा, आपके पास तो शेयर्स आएंगे नहीं, तो इतना नुकसान होना तय है अगर लैप्स हो गया तो। इसलिए राइट बेच के आप कम से कम क्या करोगे? इतना पैसा 8.35 जितना तो कलेक्ट करोगे। सो वैल्यू ऑफ राइट ऑटोमेटिकली बिकम्स द अमाउंट ऑफ लॉस दैट कुड हैव हैपेंड। सो आपका जो राइट का वैल्यू आएगा दैट विल बी 8.35, उसका टोटल हो गया 250, पहले भी था 250, नो प्रॉफिट नो लॉस। इसमें प्रॉफिट कमाना हमारा पर्पज़ नहीं है, पर लॉस बचाना ज़रूर पर्पज़ है। सो ये दो सिचुएशन में आपको कोई नुकसान नहीं होता, पर अगर लैप्स हो गया तो नुकसान होता है। ये एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज़ थोड़ा सा ध्यान दो। अब बात करते हैं सर कि ये वैल्यू ऑफ राइट निकालना कैसा है। शेयर्स की प्राइस 48.33 निकालना तो आपने सीख लिया, एक्स राइट प्राइस। द क्वेश्चन इज वैल्यू ऑफ राइट कैसे निकाली जाती है? बहुत सिंपल है, आप देख सकते हो। सबसे पहले कि आपने कैसे निकाला वो 8.35 हो, आप दोनों का डिफरेंस ले सकते हो। ये देखो, आप पोस्ट राइट और प्री राइट प्राइस जो थी उसका डिफरेंस ले लो। जैसे 250 आया था आपका, वो कैसे आया था? ये ना 250 माइनस 241.65 ऐसे हमने निकाला था। अब 250 कैसे आता है? 5 मल्टीप्लाइड बाय 50। और 241 कैसा आया? 5 मल्टीप्लाइड बाय 48.33। अब 5 कॉमन निकाले तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 50 माइनस 48.33, यानी कि 5 क्या है सर? N0, नंबर ऑफ शेयर्स दैट यू हैड इन द बिगिनिंग, इन ब्रैकेट P0 प्राइस इन द बिगिनिंग माइनस एक्स राइट प्राइस। तो एक ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है। ये टोटल है, टोटल 8.33 निकालने का जरिया। पर वैल्यू ऑफ राइट ना टोटल में भी निकाली जा सकती है और पर शेयर भी निकाली जा सकती है। अब क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है वो डिपेंड करता है। इससे आंसर आपका 8.33 तो आ गया। और अगर पर शेयर निकालना है तो आप क्या करोगे? इसी फॉर्मूले को N0 इन ब्रैकेट P0 माइनस P1 डिवाइडेड बाय उतने नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो। सो N0 कैंसिल हो गया। द फॉर्मूला विल बी P0 माइनस P1, दैट इज 50 माइनस 48.33, दैट इज 1.67। खत्म। 8.33 डिवाइडेड बाय 5 ऐसा करो तो 1.67 आता है। ये पहला फॉर्मूला है आपका। ठीक है, इसको फॉर्मूला मत कंसिडर करो क्योंकि उसका शॉर्ट वर्जन हम पर शेयर वाले ही फॉर्मूला फाइनल करेंगे। ये रहा। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला बताता हूँ 1.67 निकालने का। ठीक है, क्या कर सकते हो आप?
आपको यहाँ पे टाइम से समझ में आएगा कि अगर राइट्स ऑन ये वाले पॉइंट पे अगर आप पता करना चाहते हो, ठीक है, 50 रुपये का आपका प्राइस था, 40 रुपये का सब्सक्रिप्शन प्राइस था, ठीक है, वो 40 रुपये के सब्सक्रिप्शन से एक शेयर और मिल रहा था, यानी कि टोटल हो जा रहे थे 6 शेयर। 50 माइनस 40, 50 का प्राइस माइनस 40, यानी कि कितना डिस्काउंट मिल रहा था, 10 रुपये का। वो डिस्काउंट पूरा बांट दो टोटल शेयर्स में, 6 शेयर्स में। तो ये मैं यहाँ ले लेता हूँ। वो डिस्काउंट अगर आप बांटोगे तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, कि कितने शेयर्स आपको मिल रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करूँगा, P0 माइनस सब्सक्रिप्शन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर, N0 प्लस N1। आपको अभी एक ही शेयर मिल रहा है यहाँ पे, इसलिए एक ही दिखेगा। 50 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 6, दैट्स 1.67 अगेन। तो ये आपका एक और फार्मूला बन जाता है। एक और फार्मूले की तरफ जाते हैं सर, सिर्फ P0 से नहीं, अगर आप, ये तो स्टार्टिंग में हो गया, पर एक्स राइट पे अगर देखना है तो मतलब एक्स राइट प्राइस से भी आपकी वैल्यू ऑफ राइट निकल सकती है। अगर आप लैप्स होने देते हो तो मार्केट प्राइस जो उसके बाद हो जाएगी वो होगी 48.33। तो इसमें से भी आप आंसर निकाल सकते हो। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 3। सिंपल है सर, आप P1 ले लो माइनस सब्सक्रिप्शन ले लो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दो, ये N1। सो आंसर आपका आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, वो एक ही शेयर मिल रहा है, 50 माइनस 50 नहीं है, P1 कितना है 48.33 माइनस सब्सक्रिप्शन 40, तो डिफरेंस कितना आया 8.33 डिवाइडेड बाय 5। अब टोटल से नहीं करोगे क्योंकि अब आपको राइट नहीं मिल रहा, तो अगेन 1.67। तो तीनों केसेस में देखना आपको आंसर सेम आता है। फॉर्मूला आप कैसे भी लो, सबसे बढ़िया तरीका तो हमेशा यही रहेगा कि आप आसान रखो क्वेश्चन को और ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करो जो पहला वाला है। आओ अब हम फॉर्मूला बुक में फॉर्मूला कवर करके आगे बढ़ते हैं। हमने सबसे पहले सर शेयर्स की ही प्राइस निकालना देखा, शेयर्स की एक्स राइट प्राइस उस डेट के बाद में कैसे निकलेगी कि सर जितना पहले है हमारे पास 5 शेयर थे इंटू 50 की प्राइस तो 250, एक शेयर और मिल रहा था एट द सब्सक्रिप्शन प्राइस ऑफ 40, सो N1 इंटू एस हो गया 40 और नीचे में 5 प्लस 1, तो ये आंसर आएगा 48.33। ये तो एक्स राइट प्राइस निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब वैल्यू ऑफ राइट, जब राइट चल रहा है, राइट्स ऑन का एक पीरियड पता था ना, राइट चल रहा है एक्स राइट के पहले वाला फेज, तो उस टाइम पे ये 3 फॉर्मूले हमने देखे। एक तो ये बहुत सिंपल वाला 50 माइनस आप 48.33 कर लो, आपका 1.67 आ जाएगा। ये पर शेयर आ रहा है सर, टोटल निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 8.33 में आप बेचोगे, आपके हर एक शेयर पे 1.67 का राइट की वैल्यू बनती है। आपके पास टोटल 5 शेयर है तो टोटल वैल्यू ऑफ द राइट इज 8.33, पर राइट वैल्यू इज 8.33 पर राइट, एक राइट की वैल्यू इज 8.33, दिस इज द वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर। 8.33 को 5 से डिवाइड करने के बाद, ये भी फॉर्मूला वही, यहाँ पे आप 50 रख लो, 40 रख लो तो 10 आ गया, 10 बाई आप 6 कर लो, 1.67। यहाँ पे भी वही, यहाँ 48.33 रखो तो ऑलरेडी 1.67 एक बार कमी है ऊपर में, तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करोगे। पर जब एक्स राइट हो जाता है एक डेट के बाद, अगर वैल्यू ऑफ राइट निकालनी है तो क्या होगा, आप मुझे एक लॉजिक बताओ उसका, मैं आपको बताता हूँ। वैल्यू ऑफ राइट आप मुझे बताओ कहाँ ज़्यादा होगी। देखो ये पीरियड में ना कोई भी कंपनी के पास जाके शेयर्स खरीद सकता है और वो एलिजिबल हो जाएगा राइट शेयर के लिए, सो इट्स वेरी इजी हियर। बट यहाँ पे क्या होगा इस फेज़ में, ठीक है, इस फेज़ में अगर आप शेयर्स खरीदते हो तो यू आर नॉट एलिजिबल टू बाय, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द राइट शेयर्स। दैट्स वाई आपको किसी और से, इस फेज़ में आपको किसी और से राइट्स खरीदना पड़ेगा जिसने इस फेज़ में खरीद रखा था, तो वो एलिजिबल है, वो बेच सकता है आपको। और ऐसी अगर डिमांड बढ़ती है तो आपकी यहाँ पे प्राइस बढ़ जाएगी, वो 2 रुपये हो जाएगी। यहाँ कितनी थी 1.67 थी, तो राइट की डिमांड बढ़ जाती है एक्स राइट आने के बाद में, क्योंकि अब वो ऑफर तो अभी भी है, ऑफर तो एक्सपायर यहाँ हो रहा है,
पर अब कूपन बटना खत्म हो गए, अब कूपन बटना खत्म हो गए, तो अब आपको कूपन किसी और से खरीदना पड़ेगा और वो ब्लैक में खरीदना पड़ेगा, तो वैल्यू बढ़ जाएगी। देखो यहाँ हो गया 50 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 5 ही लोगे सिर्फ, क्योंकि अब एक्स्ट्रा शेयर नहीं मिल रहा ना वो। सो 10/5 इज 2, पहले 1.67 था, अब 2 हो गई। आओ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्रज्ञा लिमिटेड के पास में 75,000 इक्विटी शेयर्स है 10 रुपीज़ के ईच, ठीक है। हाँ ये फेस वैल्यू है सर। करंट मार्केट प्राइस इज 24, तो मैं ये बोल सकता हूँ ये N0 है और ये P0 है, ठीक है। द कंपनी हैज़ अ प्लान टू मेक अ राइट इशू ऑफ 1 न्यू इक्विटी शेयर एट अ प्राइस ऑफ 16 फॉर एवरी 4, तो रेशो क्या हो गया 1:4। और सब्सक्रिप्शन, मैं रेशो ले लेता हूँ यहाँ पे 1:4, सब्सक्रिप्शन प्राइस हो गई 16 की। 24 रुपये का शेयर आप 16 रुपये में दे रहे हो, 8 रुपये शेयर की प्राइस में फ़र्क है, ठीक है। कैलकुलेट द थेरोटिकल पोस्ट राइट प्राइस पर शेयर, शेयर्स की ही प्राइस पूछा है, राइट की प्राइस नहीं पूछा, वैल्यू नहीं पूछा, शेयर्स की प्राइस एक्स राइट प्राइस निकालनी है। बहुत सिंपल, आपके पास में ऑलरेडी 75,000 शेयर्स है, इंटू 24 करोगे वो मार्केट वैल्यू आ गई, उसमें और कितने फंड्स रेस करोगे, हर 4 के लिए एक, तो 75,000 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स आप एडिशनल कितना रेस कर रहे हो वो आ जाएगा, ठीक है। पर टोटल में जाओगे तो इस तरह से, वरना ये वाला फॉर्मूला हमारा बहुत सही काम करेगा। ये है जो हम फॉर्मूला लेके चल रहे हैं, सीख रहे हैं, वो मैं यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको कांस्टेंट वो सेम ही चीज़ मिले। P0 इंटू N0 प्लस आपका सब्सक्रिप्शन प्राइस इंटू N1 डिवाइडेड बाय N0 प्लस N1। आपकी प्राइस कितनी सर 24 में 4 शेयर, सब्सक्रिप्शन कितना 16 में 1 शेयर, डिवाइडेड बाय टोटल कितने 5, तो आ गया 22.40। उस डेट के बाद एक्स राइट प्राइस हो जाएगी, इसको बोलेंगे सर P1। P0 क्या था 24। सो 3 चीज़ें आपके पास में, P0 24, P1 22.40 और सब्सक्रिप्शन है आपका 16 का, ठीक है। आपको अगर अब वैल्यू ऑफ राइट निकालनी है, थेरोटिकल वैल्यू ऑफ द राइट्स अलोन कैसे निकालोगे, वैल्यू ऑफ राइट, आप वैल्यू ऑफ राइट में इन दोनों का डिफरेंस ले लो 1.6 P0, चलो इन्होंने ऐसा लिया है ना, इन्होंने जो फॉर्मूला यूज़ करा है वो P1 माइनस सब्सक्रिप्शन, दैट इज़ टोटल आ गया, ये तो उसको डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। इससे अच्छा आप एक और काम करो, सिंपल है, P0 माइनस P1 आपका था 24 माइनस 22.4 1.6, ये पर शेयर आ गया, ठीक है। तरीके आगे पीछे घुमा फिरा के कुछ भी आ सकता है। उसके बाद क्या बोला, शो द इफेक्ट ऑफ राइट्स इश्यू ऑन द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर की जिसके पास 1000 शेयर है उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू पे, अगर वो सारे के सारे शेयर्स राइट्स जो है बेच देता है। अगर वो राइट्स बेचेगा तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, वो एक्सरसाइज करेगा तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, पर अगर उसने लैप्स होने दिया तो इम्पैक्ट आएगा सर, फिर लॉस होगा आपको। सो इस वाले केस में आपको कोई इम्पैक्ट नहीं दिखाएंगे, मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा ये दिखाएंगे। पहला वाला केस है 24,000 पोर्टफोलियो की वैल्यू है, अब आप देखना उसके 1000 शेयर थे 24 के रेट पे, बाद में क्या हुआ 1000 शेयर हो गए 22.40, तो आपकी पोर्टफोलियो इक्विटी की वैल्यू ज़रूर गिर गई, लेकिन आपने तो राइट्स बेच दिए थे ना। कितने राइट थे, हर 4 में एक, तो 1000 में कितने राइट मिले 250, और हर राइट की वैल्यू कितनी थी 6.40, ध्यान देना। अब आप बोलोगे यहाँ पे 1.60 थी, नहीं सर ये 1.60 पर शेयर थी और आपके पास 1000 शेयर थे, तो उस तरह से 1600 हो जाता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, डिफरेंस समझो 6.4 और 1.6 में, ये दोनों वैल्यू ऑफ राइट है, बस ये 4 शेयर का मिला के और ये पर शेयर पे कैलकुलेट किया हुआ है, तो ये 1 राइट हो गया और ये राइट की वैल्यू पर शेयर हो गई। तो आपके पास में 1000 लेना है तो आप 1000 लेना है तो 1.6 से मल्टीप्लाई करो, पर अगर राइट्स लेना है सिर्फ 250 तो पूरे 6.4 से मल्टीप्लाई करो, 1600 ऐड हो जाएंगे और आपका पोर्टफोलियो की वैल्यू सेम रहेगा। और अगर आपने नहीं कोई एक्शन लिया तो इतना ही आपका नुकसान होगा, क्योंकि 24,000 का सिर्फ 22,400 हो जाएगा, आपने 1600 लिया ही नहीं। अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो ये देखो ये 1600,
कहानी खत्म। आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आ जाओ। द स्टॉक ऑफ सोनी पीएलसी इज सेलिंग फॉर 50 पाउंड पर कॉमन स्टॉक। अब ये हो गया आपका P0। द कंपनी देन इश्यूज राइट टू सब्सक्राइब द टू 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 5 होल्ड हेल्ड। तो 1:5 हो गया, और ये हो गया सब्सक्रिप्शन प्राइस। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें लिख लेता हूँ। P0 है 50, सब्सक्रिप्शन प्राइस है 40। वॉट इज़ द थेरोटिकल वैल्यू ऑफ द राइट व्हेन द स्टॉक इज सेलिंग राइट्स ऑन? 1:5 है ना। ये तो वही क्वेश्चन हो गया जो हमने लिया था। यहाँ पे भी तो हमने 1:5 ही लिया। ये देखो, यहाँ पे भी हमने 1:5 लिया। ये तो आपने सब देख लिया। 50 का कितना हो जाएगा सर? 48.33 राइट्स ऑन में। थेरोटिकल वैल्यू ऑफ द राइट, वैल्यू ऑफ राइट पूछा है। 50 माइनस 48.33 1.67। ये तो क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट में सीख लिया था। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। दूसरा पार्ट देखो, व्हाट इज द थेरोटिकल वैल्यू ऑफ 1 शेयर ऑफ स्टॉक व्हेन इट गोज एक्स राइट? वो P1 पूछ रहा है। यहाँ पे तो वैल्यू पूछा था, वहाँ P1 पूछ रहा है। यहाँ आंसर आएगा आपका 48.33। यही आंसर सेकंड वाले का बनता है ये। ठीक है, थर्ड वाला देखो, व्हाट इज द थेरोटिकल वैल्यू ऑफ राइट व्हेन द स्टॉक सेल्स एक्स राइट एट 50 पाउंड? अब ध्यान देना, एक्स राइट यानी कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के बाद भी अगर शेयर की प्राइस 50 पाउंड चल रही है तो आप बताओ वैल्यू ऑफ राइट क्या रहेगी? बहुत सिंपल सर, वापस से 50 माइनस आपका 40 का सब्सक्रिप्शन प्राइस था, तो डिवाइडेड बाय, अब आपको कोई राइट नहीं मिल रहा ना यहाँ पे एक्स्ट्रा, तो यहाँ राइट की वैल्यू जो है या डिमांड है वो बढ़ जाती है। एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा आपको यहाँ पे, दैट इज़ 2 पाउंड, जो 2 रुपये हमने निकाला था। 50 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 5 टोटल। इसको 6 क्यों नहीं लिया सर? क्योंकि अब राइट नहीं मिल रहा, एक्स राइट है ना, वो डेट चली गई। अब अगर आपको राइट खरीदना है किसी और से खरीदना पड़ेगा जिसके पास ऑलरेडी राइट है। ठीक है, अब लास्ट वाला पार्ट देखो, जॉन एक स्पेकुलेटर है, हैज़ 1000 पाउंड एट द टाइम सोनी पीएलसी गोज एक्स राइट एट 50 पाउंड पर कॉमन स्टॉक। कब की बात कर रही है? आपके पास में इस पॉइंट पे ध्यान देना, इस पॉइंट पे मैं कलर बदल देता हूँ। आपके पास इस पॉइंट पे 1000 पाउंड है, आपके पास इतने पैसे हैं जब प्राइस कितनी चल रही है? 50 की। ठीक है, अब उन्होंने एक्स राइट प्राइस ले ली 50, 48.33 के जगह पे। ही फील्स दैट द प्राइस ऑफ द स्टॉक विल राइज टू 60। अब उसे लगता है कि यार 60 पाउंड तक चले जाएगी स्टॉक की प्राइस बाय द टाइम द राइट्स एक्सपायर, मतलब राइट्स एक्सपायर होने के पहले पहले शेयर्स की प्राइसेस जो है वो 60 हो जाएगी। कंप्यूट हिज रिटर्न ऑन हिज 1000, ध्यान देना, 1000 पाउंड इफ ही बाइज सोनी पीएलसी स्टॉक एट 50। बहुत सिंपल है सर, कहाँ खड़ा है? सबसे पहले तो आप देखो, वो खड़ा है इस पॉइंट पे। अगर वो 50 के रेट में शेयर्स खरीद लेता है और वो शेयर्स 60 हो जाते हैं तो उसका प्रॉफिट कितना? पहली बात तो उसने शेयर्स खरीदे कितने? 1000 के भाव से, 1000 रुपये आपका टोटल अमाउंट था, उसके हिसाब से आपने 20 खरीदे होंगे स्टॉक। ये रहा, 1000 के भाव से 50 के रेट में 20 खरीदे और आपने 60 के रेट में बेच दिए। 50 का शेयर 60 हो गया तो कितना प्रॉफिट होगा? 10 का। आपने 1000 रुपये लगाए थे तो टोटल आपके पास 20 शेयर थे, 20 शेयर ही तो बेचोगे ना फिर। 20 शेयर थे तो 20 शेयर आप बेचोगे तो कितना मिलेगा? 1200। तो टोटल आपको प्रॉफिट कितना हो गया? 200 का। ये रहा, ये हो गया पहला आंसर। ठीक है, ये अगर आप स्टॉक खरीदते हो तो। पर उसने क्या करा सेकंड ऑप्शन में, 1000 जो उसके पास पाउंड थे उसने उससे शेयर्स नहीं खरीदे कंपनी के पास जाके, उसने ढूंढा किसके पास राइट है, उसने राइट्स खरीदे। अरे वाह, बहुत बढ़िया, उसने राइट्स खरीदे। राइट्स कितने में खरीदे होंगे? क्योंकि वो एक्स राइट काम कर रहा है सर, यहाँ पे वो इस फेज में काम कर रहा है, यानी इस डेट में कहीं तो उसने खरीदा होगा तो 2 पाउंड में मिला होगा वो राइट। अगर 1000 पाउंड उसने लगाए 2 के भाव से तो उसके पास कितने राइट्स आए? 500 राइट्स आए। वो क्या करेगा इन राइट्स को? कुछ नहीं, वो बेच देगा राइट्स। कब बेचेगा? बस एक्सपायरी के पहले पहले या एक डेट के, सेलिंग डेट के पहले पहले बेचना पड़ेगा। और सेलिंग डेट के टाइम पे शेयर्स की प्राइसेस 60 चल रही थी। आप ध्यान देना,
सेलिंग डेट के टाइम पे शेयर्स की प्राइस 60 चल रही थी। आपने यहाँ पे क्या करा था, 50 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 2 पाउंड निकाला था आपके राइट्स की वैल्यू। तो यहाँ वो राइट्स की वैल्यू कितनी हो गई, 60 माइनस सब्सक्रिप्शन प्राइस अभी भी सेम है पर स्टॉक की प्राइस बढ़ गई है, तो ये हो गया 20 डिवाइडेड बाय 5। अब उसी राइट की वैल्यू 4 पाउंड हो चुकी है सर। 2 पाउंड में आपने एक राइट खरीदा, 4 पाउंड में आपने सारे राइट्स बेच दिए। अब आप बताओ मुझे, कितना आसान हो गया क्वेश्चन। आपने, ये एक्स राइट है, 2 पाउंड का यहाँ पे वैल्यू था, 1000 रुपये लगाए, 1000 रुपये नहीं सॉरी पाउंड लगाए, तो आपके पास कितने राइट हुए, 500। ये 500 राइट्स आपने बेच दिए जब मार्केट में वैल्यू ऑफ राइट चली गई 4। कैसे आई 4 की सर, बहुत सिंपल, सेम फॉर्मूला जिससे 2 कैलकुलेट करा उसी से, ये जो 2 कैलकुलेट करा इसमें अब ये कितना हो गया, 60, 60 माइनस 40/5। शेयर्स की प्राइसेस पे अब डिपेंड करेगा ना कि डिमांड कितनी है, ठीक है। तो ये आपने बेच दिए, तो कितने का फ़ायदा हुआ, एक राइट बेचने पे 2 पाउंड का फ़ायदा, तो 500 राइट बेचने पे 1000 पाउंड का फ़ायदा। 500 राइट खरीदे, 50 था, अब कितना हो गया सर, 60/5, 4 हो गया, तो 500 पे 2 पाउंड का फ़ायदा, टोटल 1000 पाउंड का आपका फ़ायदा हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा ध्यान देना। अब आता है आपका बॉन्ड वैल्यूएशन। आपका क्या क्या ख़त्म हो गया, अब हम लेंगे थ्योरी के हिस्से, फिर एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले आपने ये देख लिया था, एक्चुअल मार्केट प्राइस अगर ज़्यादा होती है तो हम ओवर वैल्यूड बोलते हैं बेचो, सेम है तो हम बोलते हैं करेक्टली वैल्यूड होल्ड करो, और कम है तो हम बोलते हैं अंडर वैल्यूड बाय कर लो। वॉल्टर्स मॉडल में न्यूमरेटर में पूरी अर्निंग आती है जो 2 हिस्सों में डिवाइड होती है, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग्स डिवाइडेड बाय अपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी कि कैपिटलाइज करा। पर गॉर्डन्स मॉडल क्या बोलता है, गॉर्डन्स मॉडल बोलता है कि यार आप ये पूरी अर्निंग मत लो न्यूमरेटर में, सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड लो जो उसे मिलता है, ठीक है, उसकी बात करेंगे। फिर ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो भी हमने देखा, ये परसेंटेजेस। अच्छा, तो अब हम आते हैं डिविडेंड बेस्ड मॉडल पे, गॉर्डन का मॉडल इंक्लूड करके। तो परपेचुटी के फॉर्मूले से सबसे पहले ये हमने मार्केट प्राइस का फॉर्मूला निकाला, सिंपल, डिविडेंड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कोई ग्रोथ नहीं कुछ नहीं, ठीक है। पर 1 साल तक अगर चलाते हैं तो 1 साल तक की कैश फ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू में लाएंगे, 2 साल चलाते हैं तो 2 साल की कैश फ्लोज को, तो D1 D2 और फिर P2 हो जाएगा। अगर ग्रोथ आता है, ध्यान देना, अगर ग्रोथ होती है डिविडेंड में तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है D0 इन ब्रैकेट 1+G डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस G। उसके बाद में अगर डिक्लाइन होती है, मतलब ग्रोथ ना होते हुए डिक्लाइन होता है, तो हम 1+G की जगह 1-G कर देते हैं और नीचे में -G की जगह +G कर देते हैं। ऐसा सिचुएशन आएगा नहीं वैसे आपको। 2 स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज, आखिरी में टर्मिनल वैल्यू निकालते हो जहाँ से परपेचुटी शुरू हो जाती है। एच मॉडल आपने देखा, एच मॉडल में ये पहला वाला पार्ट तो सेम गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल वाला है, उसके बाद डिनोमिनेटर में KE-G इधर भी था इधर भी था, ऐड ही करना है आपको। क्या ऐड करना है सर, दोनों ग्रोथ रेट का डिफरेंस, हाफ ऑफ द ट्रांजिशन पीरियड और D0, ठीक है। अर्निंग्स मॉडल देख लो, ये आपने एक्चुअली मिस नहीं करा, हो गया है आपका, पर हमने फॉर्मूला अलग से लिया नहीं। EPS 1 और ये 1-B क्या होता है B और R, ये आपका हो गया ROI और रिटेंशन रेशो। सो ROI क्या है ये, और B क्या है, रिटेंशन रेशो। सो B अगर रिटेंशन रेशो है तो 1-B क्या हो गया सर, डिविडेंड पे आउट रेशो, ठीक है। अगर आप EPS पे डिविडेंड पे आउट रेशो निकालो तो वो फॉर्मूला क्या हो गया, D1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। अल्टीमेट फॉर्मूला यही बन के आ रहा है, ठीक है। P मल्टीप्लायर, मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं सर, EPS को PE रेशो से मल्टीप्लाई करके, तो ठीक है, तो बेसिक हो गया। आगे बढ़ो। एंटरप्राइज वैल्यू हमने देखा, मैंने आपको एग्जांपल के साथ बताया था कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी काफ़ी नहीं है, उसमें जितनी भी लाइबिलिटीज़ है वो ऐड करो, और कैश अगर कुछ मिल रहा है तो वो माइनस करो, तो ट्रू कॉस्ट पता चलती है। हमने 2 मल्टीपल भी देखे थे। FCFF, ध्यान देना सर, FCFF की शुरुआत कहाँ से करोगे आप, EBIT से करोगे, ठीक है। उसमें से फिर कैपिटल और वो सब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक फार्मूला, मोस्टली जो, हाँ ये वाला EBIT 1 माइनस टैक्स, उसमें डेप्रिशिएशन ऐड करोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस करोगे और नॉन कैश वर्किंग कैपिटल माइनस करोगे। शॉर्ट टर्म डेट है तो वो ऐड कर लेना, ऐड, या इशू कराए तो ऐड, रीपे कराए तो लेस। और अगर FCFE निकालना है, सॉरी यहाँ से नहीं, अगर FCFE निकालना है तो EAT से शुरू करेंगे सर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसमें क्या करेंगे, डेप्रिशिएशन ऐड करेंगे, कैपेक्स माइनस करेंगे, वर्किंग कैपिटल माइनस करेंगे, फिर डेट से रिलेटेड भी अगर नया डेट है तो ऐड करो, प्रीपे कर दिया तो पैसा गया कंपनी से, माइनस कर दो, ठीक है।
1 स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज ये हमने देख लिया, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है हमको एंड में। राइट शेयर हमने देखा अभी अभी, ठीक है। एक्स राइट प्राइस कैसे निकालनी है, वैल्यू ऑफ राइट जब राइट्स ऑन हो, वैल्यू ऑफ राइट जब एक्स राइट हो। क्या फ़र्क है सर दोनों में, डिनोमिनेटर में आपका जो एक्स्ट्रा शेयर है वो नहीं लेना है। राइट्स ऑन अगर एक्स राइट है तो, राइट्स ऑन है तो ऑब्वियसली बात है शेयर खरीदोगे, एक एक्स्ट्रा शेयर्स भी मिलेगा, तो डिनोमिनेटर में लेना है उस टाइम पे। चलो अब बात करते हैं, अच्छा ये तो आप देख लेना, ये वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी के हिसाब से ही है। अब यहाँ पे भी क्या कर रहे हो आप, देखो प्रेफरेंस शेयर ना दो तरह के होते हैं, रिडीमेबल इरिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब कोई टाइम पीरियड होता है, इरिडीमेबल मतलब परपेचुटी। इक्विटी में इक्विटी डिविडेंड मिलता है, प्रेफरेंस शेयर्स में प्रेफरेंस डिविडेंड मिलता है। तो उसकी मार्केट प्राइस कैसे निकालोगे, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी में क्या निकालते थे, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू इक्विटी डिविडेंड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो अगर ऊपर में डिविडेंड इक्विटी का है तो नीचे में कॉस्ट भी इक्विटी की, ऊपर में डिविडेंड प्रेफरेंस का है तो नीचे में कॉस्ट भी प्रेफरेंस की। ये हो गया परपेचुटी के केस में जब इररिडीमेबल हो। पर अगर रिडीमेबल है तो क्या करोगे, जितना भी प्रेफरेंस डिविडेंड मिल रहा है 5 साल का अगर है तो 5 साल की प्रेजेंट वैल्यू निकालो और आखिरी में टर्मिनल वैल्यू भी निकालो कि टर्मिनल में कुछ कैश फ्लो हो रहे हैं क्या, उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू, दैट विल बिकम द वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब यहाँ से शुरू करेंगे सर, वैल्यू ऑफ बॉन्ड। कॉन्सेप्ट अभी भी वही है, बॉन्ड हो, इक्विटी हो, प्रेफरेंस हो। आज अगर किसी चीज़ की प्राइस निकालनी है, दैट इज़ नथिंग बट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, फ्यूचर में मिलने वाले कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू। बॉन्ड के केस में अब क्या मिलता है, इक्विटी के केस में इक्विटी डिविडेंड, प्रेफरेंस के केस में प्रेफरेंस डिविडेंड, तो बॉन्ड के केस में इंटरेस्ट मिलता है। और बॉन्ड की ना एक सर्टन लाइफ होती है, तो 5 साल है तो 5 साल के बाद में आपको रिडीमेबल वैल्यू भी मिलती है, रिडम्पशन वैल्यू जिसको बोलते हैं हम। तो सिंपल सी बात है बॉन्ड के केस में। चलो एक ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद आके बताता हूँ। वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्रेक एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बॉन्ड वैल्यूएशन टॉपिक्स। सो बॉन्ड वैल्यूएशन में आपका जो तरीका रहेगा वो सेम रहेगा जो आपने इक्विटी शेयर्स में अप्लाई करा, प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में जो अभी अभी हमने डिस्कस करा। ये बॉन्ड, इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट, ये सारे फंड्स रेज करने के अपने अपने तरीके हैं, इंस्ट्रूमेंट्स है। कॉन्सेप्ट सब में सेम ही लगता है, बस जब इंस्ट्रूमेंट बदलता है तो नेचर बदल जाता है। जैसे इक्विटी में क्या होता था, डिविडेंड आप डिस्काउंट करते थे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ले लेता हूँ। इक्विटी के केस में इक्विटी की मार्केट प्राइस आज की निकालने के लिए आप क्या करते थे, फ्यूचर में आने वाले जितने भी डिविडेंड्स हैं, डिविडेंड्स उसको आप डिस्काउंटिंग करते थे, राइट। और यहाँ टर्मिनल वैल्यू होती थी कोई आपकी है, जैसे चौथे साल में है तो 4, इन सबको प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूज़ करते थे, राइट। बॉन्ड में क्या होगा सर, बॉन्ड में भी सेम ही तरीका अप्लाई करेंगे हम। बॉन्ड में भी आज की मार्केट की प्राइस निकालने के लिए बॉन्ड की हम फ्यूचर में उससे मिलने वाले जितने भी पेमेंट्स हैं, जिन्हें अब हम बोलेंगे इंटरेस्ट पेमेंट्स, क्योंकि बॉन्ड पे एक इंटरेस्ट होता है वो मिलता है, ठीक है। और उसके बाद उसकी होती है रिडम्पशन वैल्यू, उसके 4 साल की लाइफ ख़त्म हो जाने के बाद में क्या रेट पे वो रिडीम हो रहा है, तो वो हो गई। और उसको डिस्काउंटिंग करने के लिए हम जो रेट यूज़ करते हैं वो है कॉस्ट ऑफ डेट। हालांकि कॉस्ट ऑफ डेट जो है हमने 1 माइनस टैक्स लेना चाहिए, जहाँ जैसे अप्लीकेबल है मैं तब बताऊंगा। क्योंकि ये जो इंटरेस्ट होता है इस पे कंपनी को टैक्स सेविंग होती है, ऊपर में जो डिविडेंड है उसमें नहीं होती, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आफ्टर टैक्स ही निकल के आता है। केडी जो होता है अगर आप इंटरेस्ट रेट ले रहे हो उसका, तो वो 1 माइनस टैक्स करो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसे ही लेके चलता हूँ ताकि सिंपल रहे। सिंपल फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालना। अब कोई भी जो बॉन्ड होता है ना, उसके कुछ स्ट्रक्चर समझो। उस बॉन्ड की एक फेस वैल्यू होती है जिसे हम बोलते हैं लेट्स से 100 रुपीज़, और उस बॉन्ड का एक कूपन रेट होता है 10%। इससे इंटरेस्ट का पेमेंट निकल के आता है, जैसे बोलते हैं कूपन अमाउंट, वो हो गया 10 रुपये, ठीक है। ये हो गया एक। अब आप जब मार्केट में शेयर्स खरीदते बॉन्ड खरीदते हो तो आप मार्केट प्राइस पे खरीदोगे। फेस वैल्यू तो इंस्ट्रूमेंट की एक थ्योरेटिकल वैल्यू हो गई, मार्केट प्राइस यानी कि जिस प्राइस पे आप इन्वेस्टमेंट करोगे, ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट है। सो लेट्स से आप इन्वेस्टमेंट करते हो उस बॉन्ड को खरीदने के लिए 110 रुपये का। अब आप नोटिस करोगे कि आपने जब 110 रुपये में वो बॉन्ड खरीदा, तो आपका रिटर्न जो आप कैलकुलेट करते हो वो कैसे करोगे सर, सिंपल है सर, मैंने 10 रुपये कमाए 110 रुपये के बॉन्ड पे, मेरा 1 साल का इंटरेस्ट बना 10 रुपये का, तो मेरा तो 10/110, वो जो आएगा 10 डिवाइडेड बाय 110, वो मेरा हो गया रिटर्न। इन्वेस्टर का रिटर्न है, उसी को कहा जाता है यील्ड।
यील्ड का मतलब ही होता है रिटर्न। अब आपने नोटिस करा होगा एक चीज़, हमेशा याद रखना, अगर वो कूपन का जो रेट है, रेट फेस वैल्यू पे लगता है। डिविडेंड का भी रेट हम फेस वैल्यू पे लगाते थे। हमने बोला था डिविडेंड का यील्ड है तो वो मार्केट प्राइस पे लगेगा, यहाँ पे भी अगर बॉन्ड का यील्ड है तो वो लगेगा मार्केट प्राइस पे। और दोनों से आंसर सेम ही आता है, 10 रुपये। बस क्या दिया है और किस पे लगाना है ये थोड़ा समझ में आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यील्ड में दो तीन तरह का यहाँ ले लेता हूँ मैं। एक होता है सर आपका परपेचुअल, कि कोई बॉन्ड आपका है, इसको आप परपेचुअल मत बोलो, आप उसको बोलो इररिडीमेबल बॉन्ड है। आपका अगर वो इररिडीमेबल बॉन्ड है, ठीक है, आई डोंट नो इफ द स्पेलिंग इज राइट और रॉन्ग, लेट्स गो अहेड विद दिस। इररिडीमेबल बॉन्ड है यानी कि आपने यहाँ पे बॉन्ड इशू करा और वो परपेचुअली चलते ही जाना है। यहाँ पे मार्केट प्राइस कैसे निकालोगे सर उसकी? बहुत सिंपल है, परपेचुटी का ही फॉर्मूला वापस से इस्तेमाल करोगे, A/R। एनुअल कैश फ्लो बॉन्ड में क्या मिलती है सर? इंटरेस्ट की। तो ये रहा, यहाँ पे आप ले लोगे इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय रेट। कौन सा लगाओगे? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन दिस बॉन्ड इज नथिंग बट द यील्ड, उसको हम बोलते हैं करंट यील्ड। करंट यील्ड निकालने का फॉर्मूला इससे बनाया जा सकता है, या तो मार्केट प्राइस निकालना है तो ये, और करंट यील्ड निकालना है तो करंट यील्ड इधर ले लो, मार्केट प्राइस उधर। सो आपका करंट यील्ड निकालने का फॉर्मूला बन गया इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। सिंपल, इंटरेस्ट लो, क्या अमाउंट पे इन्वेस्टमेंट करा वो लो, आपका करंट यील्ड आ जाएगा। पर बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट में जो बॉन्ड होता है वो आपको रिडीमेबल मिलेगा, यानी कि उसकी कोई सर्टन लाइफ होगी, लेट से 5 साल की। ठीक है, तो आप मार्केट प्राइस पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे, आपको कूपन अमाउंट मिलेंगे। मैं सी ले लेता हूँ इंटरेस्ट लेने के बजाय, कूपन अमाउंट मतलब सेम ही है। तो आपको कूपन अमाउंट मिलेगा 5 साल। ये कूपन अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? कूपन रेट लगाओगे फेस वैल्यू पे तो आपको अमाउंट पता चल जाएगा, मार्केट प्राइस पे नहीं। तो ये हो गया आपका कैश फ्लो अगले 5 सालों का। और उसके 5 साल बाद क्या होगा? ये बॉन्ड रिडीम हो जाएगा, यानी कि बॉन्ड आपने जिससे खरीदा वो आपको पैसे वापस दे देगा रिडम्शन के, और बॉन्ड ख़त्म कर देगा। ये रिडम्शन जो है, ध्यान देना, ये रिडम्शन मान लो अगर फेस वैल्यू 100 रुपीज़ की है, तो ये रिडम्शन एट पार भी हो सकता है, एट प्रीमियम भी हो सकता है, और एट डिस्काउंट भी हो सकता है। मतलब जब रिडीम किया जाएगा तो हो सकता है आपको एट पार यानी फेस वैल्यू जितना ही पैसा मिले, प्रीमियम यानी कि फेस वैल्यू से ज़्यादा भी पैसा मिले, और डिस्काउंट यानी कि आपको उससे कम पैसा मिले। ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। दिस इज़ रिडम्शन वैल्यू। इट कैन रिडीम एट पार, एट प्रीमियम और डिस्काउंट। डिस्काउंट पे भी आपको रिडीम किया जा सकता है, अगर आपको पहले ही कूपन अमाउंट इतना ज़्यादा दे रहे हैं तो हो सकता है कम अमाउंट पे वो दे। हालांकि मैक्सिमम टाइम पे आपको ये सिचुएशन देखने नहीं मिलेगी, 99% ऑफ द टाइम आपको ये दो सिचुएशन देखने मिलेगी कि पार पे या प्रीमियम पे आपका रिडीम हुआ। किसी भी कैश फ्लो पे रिडीम हो, हमें तो अमाउंट से मतलब है, उसको डिस्काउंट करना होता है। ठीक है, अब आप बताओ मार्केट प्राइस बॉन्ड की कैसे निकालोगे? ठीक है सर, मार्केट प्राइस जो बॉन्ड की निकालोगे उसमें आपको फ्यूचर के कैश फ्लोज को डिस्काउंट करके लेके आना पड़ेगा। और डिस्काउंट कौन से रेट से करोगे? जो आपको रिटर्न कमाना है उस बॉन्ड पे, उसको हमने क्या कहा था नाम? यहाँ पे यील्ड नाम दिया था। जब परपेचुअल था, ठीक है, जब परपेचुअल था तो हमने उसके करंट यील्ड बोला। जब कोई मेचोरिटी होती है बॉन्ड की, इसमें 5 साल की है, तो हम बोलेंगे यील्ड टिल मेचोरिटी। यील्ड निकालना है टिल मेचोरिटी, ये 5 साल की जो मेचोरिटी है तब तक का मेरा रिटर्न मुझे कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे हम उसको बोलेंगे YTM। सो यील्ड मैंने दो तरह के आपको बता दिए, एक करंट यील्ड हो गया, एक YTM हो गया। ठीक है, करंट यील्ड तो परपेचुअल के केस में निकालो। YTM में दो तरीके होते हैं सर। आप YTM यानी यील्ड टिल मेचोरिटी एवरेज मेथड से निकाल सकते हो, और या डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से भी निकाल सकते हो। एवरेज भी देखेंगे, डिस्काउंटेड कैश फ्लो भी देखेंगे। अब क्या करना सर? YTM अगर हमें एवरेज मेथड से निकालना है, हम जा रहे हैं सबसे पहले एवरेज मेथड में। सो कुछ फिगर्स ले लेते हैं। कूपन रेट लेट से 10% है, तो आपका कूपन का अमाउंट हर बार का 10-10 रुपये आ गया। ठीक है, और प्रीमियम पे वो रिडीम हो रहा है, लेट से प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है।
तो देखो आपको यील्ड टू मैच्योरिटी जो निकालनी है वो पर एनम निकालनी है, और आपकी यील्ड में दो कंपोनेंट है, एक है आपको हर साल मिलने वाला कूपन अमाउंट, और लास्ट में आया आपका कैपिटल एप्रिसिएशन वाला पार्ट। अगर ये शेयर आपने खरीदा था लेट से 100 में ही, तो आपने नोटिस करा होगा 100 का 110 तो मिल ही रहा है आपको, 10 रुपये ज़्यादा मिल रहा है ना कैपिटल एप्रिसिएशन पर, वो पूरे 5 साल का कैपिटल एप्रिसिएशन है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि भैया देखो हर साल मुझे इंटरेस्ट मिलता है, प्लस मेरा जो कैपिटल एप्रिसिएशन है उसको मैं 5 साल से डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरा जो कैपिटल एप्रिसिएशन 10 रुपये का था उसको मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये मेरा क्या आ गया 10 + 2 12 रुपये का मेरा हर साल का रिटर्न है सर, ऑन एन एवरेज। हम उसे एवरेज आउट करते हैं, अब हम बोलेंगे कि 12 रुपये का मेरा हर साल का रिटर्न है। ठीक है सर, तो फॉर्मूला क्या बनता है आपका, 10 हो गया कूपन अमाउंट, और 10 रुपये जो कैपिटल एप्रिसिएशन आया था वो नथिंग बट रिडम्पशन वैल्यू माइनस मार्केट प्राइस करके आया था 110 - 100 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स टिल मेच्योरिटी, कितने साल बाकी है मेच्योरिटी को। अब ये तो रुपीज़ में आंसर देगा आपको, पर आपको परसेंटेज में चाहिए तो नीचे में इन्वेस्टमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि आप एवरेज YTM निकाल रहे हो, तो यहाँ पे भी आप एवरेज इन्वेस्टमेंट लोगे। अब इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा ये टेक्निकल है कि आपको थोड़ा सा इलॉजिकल लगेगा, पर एवरेज इन्वेस्टमेंट का इनका मतलब है कि भैया देखो सिंपल, आपका स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट था 100 और आखिरी में था 110। सर वो 110 इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, यस इन्वेस्टमेंट का ही आपको रिडम्पशन है, यहाँ 100 लगाया वहाँ से 110 आया, तो ऑन एन एवरेज अगर सेंटर की वैल्यू ले तो वो 105 रुपये होती है। सो वो कंसिडर किया जाए इन सब रिटर्न्स के लिए। सो एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे लोगे, कूपन प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस मार्केट प्राइस और n डिवाइडेड बाय रिडम्पशन वैल्यू प्लस मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय 2। अब आप ध्यान देना, इससे आपका YTM आ जाएगा पर एनम। अब आप इसमें ध्यान दोगे तो ये पार्ट हो गया हर साल मिलने वाला इंटरेस्ट, ये हर साल है ऑलरेडी पर एनम है, इसलिए इसको डिवाइडेड बाय कुछ नहीं करा। ये था कैपिटल एप्रिसिएशन हो लॉस हो, इसको डिवाइड बाय n करा, क्योंकि ये पूरे 5 साल का था, हमको तो हर साल का निकालना था, और डिनोमिनेटर में हमने ले लिया एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो ये हो गया सर आपका YTM निकालने का फॉर्मूला आपके सिलेबस के हिसाब से, यहाँ पे एवरेज इन्वेस्टमेंट कंसिडर करा। बहुत सिंपल। अब दूसरा तरीका होता है सर डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड में YTM आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, थोड़ी देर पहले इक्विटी वैल्यूएशन देखा था, उसके अंदर एक IRR मेथड आया था जिसके अंदर 18% का आंसर आया था। सो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, हम अज्यूम करेंगे एक YTM और सारी फ्यूचर की कैश फ्लोज को डिस्काउंट करेंगे, फिर देखेंगे कि 100 आता है क्या। ऊपर आया तो हम रेट को क्या करेंगे, हमें प्राइस गिरानी है तो रेट और बढ़ाएंगे, और दूसरा रेट लेके देखेंगे कि क्या आता है। दो ऐसे रेट लो जिस पे मार्केट प्राइस आपकी एक ऊपर आए एक नीचे आए, उसको इंटरपोलेट करो और उसके बाद जो रेट आता है उसे आप YTM बोलोगे। कॉन्सेप्ट और थियरी वहाँ पे भी वही थी, यहाँ पे भी वही है, सिर्फ वहाँ डिविडेंड था तो यहाँ कूपन अमाउंट है, वहाँ एंड की मार्केट प्राइस थी तो यहाँ पे रिडम्पशन वैल्यू है, दैट्स इट। सो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से वैसे निकालते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक आपको आइडिया आ गया। मार्केट प्राइस अब मैं अगर YTM दिया होता ऑलरेडी तो उसी रेट से मैं डिस्काउंटिंग कर लेता सारी कैश फ्लोज को, और मैं थ्योरेटिकल प्राइस निकाल लेता। थ्योरेटिकल प्राइस अगर मेरी 110 की आती, चलो थोड़ा सा और बेटर लेते, मान लो 120 की आती, तो आप बोलते कि यार थ्योरेटिकली 120 रुपये बॉन्ड की प्राइस होनी चाहिए, मार्केट में तो सिर्फ 100 रुपये में ही मिल रहा है, अंडर वैल्यूड है, खरीद लो। बाकी सारे कॉन्सेप्ट सेम है। अगर वो 90 आती तो आप बोलते कि यार 90 की चीज़ मार्केट में 100 में मिल रही है, ओवर वैल्यूड है, बेच दो। 100 का 100 आता तो करेक्टली वैल्यूएशन आ जाता। सो दिस इज़ व्हाट योर बॉन्ड वैल्यूएशन के स्टार्टिंग के फॉर्मूलाज। देखो वैल्यू ऑफ बॉन्ड अगर आज निकालनी है तो सिंपल है, दो कंपोनेंट आपको लेना पड़ेगा, एक जो हर साल मिलने वाला है इंटरेस्ट, और क्योंकि वो एन्युअली सेम है इसलिए एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करो। 5 साल का इंटरेस्ट है तो 10 × PVAF जो भी YTM होगा, देखो यहाँ देख रहे हो फॉर्मूले में YTM से आप डिस्काउंटिंग रेट निकालोगे, और आखिरी में मिलने वाला रिडम्पशन वैल्यू, यानी कि अगर प्रीमियम पे है तो 110, और 5वें साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, आपके बॉन्ड की वैल्यू आ जाएगी। एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला है जैसे इक्विटी में हम करते थे। ठीक है, इसके बाद में अगर सेमी एनुअल इंटरेस्ट रेट आपको दिया हुआ है तो क्या करोगे, बहुत सिंपल है सर, सेमी एनुअल दिया है तो पहले इंटरेस्ट को हम आधा कर लेंगे। अब क्योंकि आप इंटरेस्ट को आधा कर रहे हो तो आगे एन्युटी फैक्टर में जो डिस्काउंट रेट ले रहे हो उसको भी आधा करना ज़रूरी है। आधे साल के इंटरेस्ट को पूरे साल का डिस्काउंटिंग रेट तो नहीं लगा सकते, सिंपल इसी वजह से, और आगे जाके रिडम्पशन वैल्यू YTM/2 और ये 2n हो जाएगा।
Q2N हो जाएगा आखिरी में, ध्यान देना ये जो नंबर ऑफ पीरियड से 2N हो जाएंगे। 5 साल में अगर आपने सेमी एनुअल कर दिया 5 साल को, तो 5 इंटू 2 10 पीरियड्स में वो कन्वर्ट हो गया ना, तो 2N इसीलिए करते हैं अगर सेमी एनुअल है तो। ठीक है, अब ये करंट यील्ड का फॉर्मूला भी हम देख चुके हैं, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इनटू 100। अब मैं आता हूँ YTM पे। YTM मैंने बोला था एवरेज मेथड से निकालना, ये 1 साल का कूपन है और ये है मेरा एनुअल कैपिटल एप्रिसिएशन। न्यूमरेटर में पूरा कैपिटल एप्रिसिएशन था, डिनोमिनेटर में N से डिवाइड करके मैंने क्या करा, एनुअल निकाल दिया, और ये हो गया एवरेज इन्वेस्टमेंट। इसके बाद डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड है, तो वो IRR मेथड से ही निकालनी है, 2 रेट लेने पड़ेंगे, इंटरपोलेशन करना पड़ेगा, एंड इट इज़ गोइंग टू टेक अ टाइम। खैर इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल हमारे इसमें आएगा नहीं। अच्छा, एक और फैक्टर मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। कई बार क्या होता है कि जब आप बॉन्ड खरीदते हो तो उसकी कंडीशन होती है कंपनी द्वारा कि 5 साल के लिए भले ही हम इशू कर रहे हैं, लेकिन हमें अगर ठीक लगा तो हम 3 साल में बॉन्ड को रिकॉल कर लेंगे, मतलब कॉल बैक कर लेंगे। यानी आपको आपका रिडम्पशन वैल्यू या कॉल बैक की प्राइस जो है वो वापस यहीं पे दे देंगे। तो इसके आगे ना आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ना आप बॉन्ड होल्डर कहलाओगे। तो इसको यहाँ तक का रिटर्न कैलकुलेट करने को हम YTC बोलते हैं, यील्ड टिल कॉल। यील्ड टिल कॉल मतलब में ये कि जब तक कॉल नहीं करा तब तक का यील्ड कितना, मैच्योरिटी तक लेके गए तो वो YTM बन जाता है। पहले ही कॉल हो गया बॉन्ड तो YTC बन गया। फॉर्मूला सेम है। अब यहाँ की रिडम्पशन वैल्यू लोगे और 3 साल का ही कूपन है तो एनुअल कूपन 3 साल का हो जाएगा, कहानी खत्म। ये देखो, यील्ड टिल कॉल, यील्ड टिल पुट। पुट का मतलब भी होता है कि देखो, कॉल का मतलब है कि कंपनी बुला सकती है। 5 साल की मैच्योरिटी अगर है तो कंपनी 3 साल में ही वापस बॉन्ड को ले सकती है। पुट का मतलब बॉन्ड होल्डर को राइट होता है कि 5 साल की भले ही मैच्योरिटी अगर इन्वेस्टर को लगा ठीक नहीं लगा तो वो 3 साल में वापस दे देगा बॉन्ड को कंपनी को, तो कंपनी को पैसे देने ही पड़ेंगे, तो उसको पुट कहते हैं। पुट का मतलब हो गया बेचना, कॉल का मतलब हो गया खरीदना या बुलाना वापस, ये आप डेरिवेटिव्स में देखोगे। तो इसमें भी सिंपल है सर, आपकी कॉल वैल्यू माइनस रिडम्पशन वैल्यू की जगह क्या हो गया, कॉल वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू स्टार्टिंग की, और ये कॉल जितना पीरियड। ठीक है, ये बेसिक्स तो आपके आ गए इसके अंदर में। अब ड्यूरेशन वगैरह तो हम बाद में देखेंगे, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं मज़ेदार। ये देखो, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अ बॉन्ड। आपको क्या दिया है सर, फेस वैल्यू दिया है और कूपन रेट दिया है। कूपन रेट हमेशा फेस वैल्यू पे लगता है, तो कूपन अमाउंट आपका कितना, 80 रुपीज़ आ गया। टाइम टिल मेच्योरिटी आपको टी दिया हुआ है 10 ईयर्स का। मार्केट प्राइस भी दी है 1140 रुपये की, और कॉलेबल इन 6 ईयर्स। आपको क्या कैलकुलेट करना है, YTM और YTC। ठीक है, मार्केट प्राइस है ये आज की, ठीक है, और कॉलेबल है प्राइस, आपको कॉल वैल्यू दी है। आप देखना इस क्वेश्चन में आपको रिडम्पशन वैल्यू नहीं दी है। जब भी कभी रिडम्पशन वैल्यू नहीं दी होती है तो आप अज्यूम करके चलते हो कि रिडम्पशन एट पार होगा, यानी कि फेस वैल्यू पे होगा, तो आप 1000 रुपये को यहाँ पे रिडम्पशन वैल्यू मानोगे। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने कुछ ऐसा फॉर्मूला दिया हुआ है, आप अपने तरफ से इस्तेमाल करो। आप पहले YTM निकालोगे तो ये पूरे 10 साल है, ठीक है। यहाँ से समझा देता हूँ मैं, मार्केट प्राइस 1140, बाद में मिलेगा 1000, और हर साल रहेगा 80। सो क्या करोगे, हर साल, ये तो पूरा पर एनम ही है, पर इन दोनों का जो 140 का डिफरेंस है, कैपिटल लॉस हुआ है आपको वहाँ पे। 1140 की चीज़ का आपको सिर्फ 1000 मिल रहा है, तो एप्रिसिएशन नहीं है, लॉस है 140 का, जो पर एनम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि 10 से डिवाइड करोगे। सो 80 और 10 से डिवाइड करने के बाद हर साल का कैपिटल लॉस 14 ले लिया। एवरेज इन्वेस्टमेंट आपका इन दोनों का 1140 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 2, ये एवरेज इन्वेस्टमेंट आ गया 1070। तो इससे आपका पर एनम YTM निकल गया। अब YTC निकालना है तो आप क्या करोगे सर, YTC निकालना है तो जब कॉल बैक हुआ मान लो 6 साल में, तो वहाँ की वैल्यू कितनी दे रहे थे वो लोग, 1100 रुपये दे रहे थे। तो अब थोड़ा सा लॉस कम हो गया, अब 40 रुपये का ही लॉस है। मार्केट वैल्यू, कॉल वैल्यू, ये रहा। तो आप क्या करोगे, 80 रुपीज़ तो मिल ही रहा है, 80 रुपीज़ तो मिल रहा है, 40 रुपये का लॉस को आप 6 साल में डिवाइड कर दोगे, क्योंकि 6 साल में कॉल बैक हो गया। नीचे में एवरेज इन्वेस्टमेंट ले लो, याद से 1100 ही लेना, 1100। तो अब आपका YTC निकल के आ गया। ये है सर आपका एवरेज, ऑन एन एवरेज आप इतना कमाते हो उस बॉन्ड में पर एनम, 6 साल में इतना कमाओगे। अगर आपको पूरा मैच्योरिटी तक लेके गए तो 6.17% पर एनम कमाओगे। बेसिक था, चलो आगे बढ़ते हैं।
मिस्टर एक्स वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज इन 7 years 8% बॉन्ड इन द मार्केट। 8% बॉन्ड बोल दिया तो ये क्या है सर? रेट है। 7 साल यानी कि टाइम हो गया। 1 लाख रुपए वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिसकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज़, जो इशू किया गया था 2 साल पहले। ध्यान दो, 2 साल पहले इशू किया गया था 7 साल का बॉन्ड, यानी अब टाइम कितना बचा हुआ है? सिर्फ 5 साल का। गलती से 7 साल मत ले लेना, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज हिम व्हाट इज द मैक्सिमम प्राइस ऑफ द बॉन्ड टू बी पेड इन द फॉलोइंग सिनेरियो। मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। तो जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसको प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करो। इस केस में जो भी YTM होगा 5 साल के लिए लेंगे, और रिडम्पशन वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, इस केस में जो भी YTM होगा वो 5वें साल का आएगा। सिंपल। क्वेश्चन ने बोला अगर हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 9% है और 7% है तो 9% से एन्युटी फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ले लो। अब आपका इंटरेस्ट अमाउंट कितना आ रहा है? 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू पे 8% का बॉन्ड है तो इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया 8 का, ठीक है। 9% का एन्युटी फैक्टर 5 साल से ले लो, 0.65 आ रहा है ये। 9% से 5वें साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इतना आया, और 3.8896 ना, 3.89 आ रहा है ये हो गया 9% से। 9% से हम मार्केट प्राइस निकाल लेंगे। रिडम्पशन कितने पे हो रहा है? रिडम्पशन के लिए तो कुछ और दिया है क्या? आगे देख लेता हूँ। 3-4 तरीके दिए। इफ़ द बॉन्ड्स, नहीं ये तो अब खैर आगे की बात है। 1 2 3 4, बाप रे, 4 बार आपको रिटर्न निकालने। तो 9% से ये मैं 100 रुपये पे ही रिडीम हो रहा है ये मानूंगा। तो देखो 8 इंटू 3.890, ये आ गया आपका 31.12 प्लस 65, सो 96.12, ये हो गया अगर आपका रिटर्न 9% का है तो। अब आगे देख लेते हैं आंसर और फिर देखेंगे। ये रहा 96.12। अब जिस तरीके से इंस्टीट्यूट ने निकाला है उस तरीके से मत जाओ, क्योंकि बहुत लंबा टाइम लगेगा उस चीज़ को सॉल्व करने में। जब आपको पता है कि हर साल अगर मेरी एन्युटी आ रही है तो एन्युटी फैक्टर इस्तेमाल करो, दैट वुड बी ग्रेट। वो ही एक अच्छा तरीका है। इन्होंने यहाँ पे लंबा फार्मूला बना दिया। अब 4 बार सेम ही चीज़ करनी है। फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज़ नथिंग बट इंटरेस्ट इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, प्लस आपको इंटरेस्ट कितने साल तक मिल रहा है? 5 साल तक, तो एन्युटी फैक्टर 5 साल से लोगे, और रिडम्पशन वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। हर बार आपको क्या करना है? सिर्फ पहले 9%, 7%, 8.25, 7.75 ऐसे परसेंटेज में बदलना है। ये नवंबर 22 में 8 मार्क्स के लिए पूछा गया था। सो आप बदल बदल के सिर्फ प्राइसेस निकाल लोगे, ठीक है। मैं अभी आगे जाता हूँ। ये ऑल्टरनेटिव आंसर के पीछे मत जाना, ये बहुत बेसिक सा आंसर है। एक्चुअल आंसर शुड बी 101, ठीक है। अब इन्होंने ये 4 प्राइसेस तो निकाल लिया, हम आगे की बात करते हैं। इफ़ द बॉन्ड्स आर अवेलेबल एट पार, अवेलेबल एट पार का मतलब क्या हो गया? आज अगर उसकी मार्केट प्राइस फेस वैल्यू के बराबर रही, यानी कि 100, एंड 1% इज़ द ट्रांजेक्शन कॉस्ट, व्हाट इज़ द इफेक्टिव यील्ड। ट्रांजेक्शन को इनकर करने के लिए 1% कॉस्ट लगनी है, यानी कि हमारी टोटल कॉस्ट 100 पे 1% यानी कि 101 रुपये लग जाएगा। तो हमारा टोटल कॉस्ट आज का कितना? 101 हो गया। अब आप बताओ यील्ड कितना हो गया? इफेक्टिव यील्ड, याद है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने निकाला था एक बार, ध्यान देना। कहाँ गया? हाँ ये रहा। आप इसको इस तरीके से ले लो, करंट यील्ड इज इक्वल टू, वैसे समझ में नहीं आए तो इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। अब अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है तो आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट उसमें ऐड कर दोगे। लॉजिक ये है कि डिनोमिनेटर में आपको टोटल कॉस्ट लेनी है जितना आपको उस बॉन्ड को खरीदने के लिए लगा। सो इंटरेस्ट कितना सर? 8 रुपये का, वो तो सेम रहेगा, और नीचे में कितना लोगे? 101, ख़त्म। 8 डिवाइडेड बाई 101 इंटू 100, दैट्स 7.92%। कितना डिफ़िकल्ट था करंट यील्ड निकालना, बहुत बढ़िया। अब आगे, फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू ब्रेक इवन ट्रांजेक्शन कॉस्ट इफ द बॉन्ड्स आर अवेलेबल एट पार एंड 2% इज द ट्रांजेक्शन कॉस्ट। अब बॉन्ड कितने में मिल रहा है? 100, और 2% ट्रांजेक्शन कॉस्ट है तो 102 रुपये हो गए। अब आपको ब्रेक इवन के लिए कितना टाइम लगेगा ये बताना है, यानी 102 रुपये रिकवर करने के लिए
आपको टाइम कितना लगने वाला है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू ब्रेक इवन। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, अच्छा ब्रेक इवन, सिर्फ ट्रांजैक्शन कॉस्ट ही ब्रेक इवन करनी है, यानी कि 2 रुपए कमाने के लिए कितना समय लगने वाला है, टोटल कॉस्ट नहीं। वो 2 रुपए कमाने के लिए कितना समय लगने वाला है। सर 8 रुपए मिल रहे हैं आपको 12 महीने में, तो आप डिवाइड करो यार। 8 रुपए 12 महीने में मिल रहे हैं, तो 2 रुपए मिलने में कितना समय लगेगा आपको। 8/12 × 2 दैट इज 1.33 मंथ्स। आप डेज में अगर निकालो, सो 8/360 अगर लोगे तो ज़्यादा क्लियर आंसर आएगा। 8/360 इंटू, सॉरी डेज निकालना है ना हमको, तो हम इस तरीके से लेंगे। फिर अगर डेज में आंसर निकालना, मंथ्स में निकालना था तो 12/8 करते इंटू 2, सो दैट इज़ 3 मंथ्स, ठीक है। और अगर डेज में निकालना है तो 360/8 करोगे इंटू 2, यानी कि 90। अब 365 लेते तो वैसे आएगा आंसर। ये लो, इतना सारा कैलकुलेशन करने की कोई ख़ास ज़रूरत थी नहीं। आप 365 लेते हो तो सिंपल सी बात है, 8 रुपए कमा रहे हो सर। 365/8 इंटू 2 करना, सिंपल। नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर ब्रेक इवन। ब्रेक इवन किसका मांगा उन्होंने, सिर्फ ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मांगा, यानी 2 रुपए कमाने के लिए, 2 रुपए कमाने के लिए कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे थोड़े डेज आपके बढ़ जाते हैं, बाकी फॉर्मूला वही है। तो काफ़ी आसान था। नवंबर 22 में पूछा गया था। देखो 4 मार्क्स है कितने हैं, 8 मार्क्स के लिए। फ्री का सब कुछ फ्री का है सर, इतना आसान था क्वेश्चन। ठीक है, अब थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे जाते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे आंसर आने चाहिए। एक और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझो, टाइम कम है नहीं तो इतना बढ़िया तरीके से बताता मैं। हाँ, अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि सर आज की मार्केट प्राइस निकालने के लिए फ्यूचर की कैश फ्लोज को ना हम YTM से डिस्काउंट करते हैं, ठीक है। हम एक रेट दिया होता है, वो हर साल लगाते हैं कैश फ्लोज पे और डिस्काउंटिंग करके लाते हैं। पर आप मुझे बताओ कितना लॉजिकल लगता है कि हर साल आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न सेम ही रहेगी। कभी ऐसा होता है कि इकोनॉमी के हिसाब से भी मेरे रिटर्न्स में बदलाव आता है। यस, फिक्स डिपॉजिट के रेट्स भी बदलते रहते हैं, मार्केट में रेट्स बदलते रहते हैं सर। सो ऐसे केसेस में सेम रेट से डिस्काउंटिंग करना विल नॉट गिव यू अ परफेक्ट पिक्चर। ऑब्वियसली जब क्वेश्चन में सिर्फ एक ही रेट दिया है तो एग्जाम में आपको वही इस्तेमाल करना है। पर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि हर साल के लिए वो आपको बता दे कि रेट क्या है और वो उस साल का रेट है सिर्फ, उसे कहा जाएगा फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट का मतलब क्या हो गया कि अगर आपका कूपन अमाउंट 10-10 रुपये का है, लेट से फॉर एग्जांपल ऐसे 10 और यहाँ पे 100 रुपये का रिडम्शन, तो ऐसे केसेस में अगर रेट आपका यहाँ पे 8% है, 9% है, 10 है, 12 है, 15 है, रैंडमली ले लो, ये जो परसेंटेज के जो रेट निकल के आए हैं ना, ये फॉरवर्ड रेट है। फॉरवर्ड रेट का मतलब समझो कि वो सिर्फ उसी साल के लिए अप्लीकेबल है, ना उसके आगे ना उसके पीछे। तो ऐसे केसेस में मार्केट प्राइस कैसे निकालोगे, बहुत आसान है सर। आप इस 10 रुपये को 1.08 से डिस्काउंटिंग करो, मतलब 1.08 से डिवाइड करोगे तो रेट आ जाएगा 8% का फैक्टर। पर ये जो 10 रुपये दूसरा वाला 10 रुपीज़ है, वो पहले साल 1 साल से तो 9% पे जाएगा। या फिर मैं ऐसा ले लेता हूँ, जब आप पहले 10 रुपये को डिस्काउंट करोगे तो डिवाइडेड बाय 1.08 करोगे। फिर दूसरे 10 रुपये को जब आप डिस्काउंट करने जाओगे ना, तो उसको पहले साल तो आप 1.09 से डिवाइड करोगे, फिर और 1 साल पीछे ले जाने के लिए उसको 1.08 से डिस्काउंट करोगे, क्योंकि जिस दौर से ये 10 रुपये अगर इस दौर से गुजर रहा है तो उस दौर में 8% की ही रिक्वायर्ड यील्ड थी। आई बात समझ में। अब आप 1.08 टू द पावर 2 नहीं करोगे, पहले 1.08 टू द पावर 2 करना, यानी यहाँ पे भी 8% लगाना था, यहाँ पे भी 8% लगाना था, क्योंकि सेम थे पर अलग अलग है। तो एक बार 9% से डिस्काउंट करोगे, एक बार 8 से। आप सिंपल दोनों को मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। अच्छा, अगला ले लो। अगर आप इस 10 रुपये को निकालना चाह रहे हो डिस्काउंटिंग करके, तो सिंपल सी बात है, वो पहला साल जो 1 साल पीछे आएगा तो 10% से होगा, फिर 9% से होगा और फिर 8% से डिवाइड होगा। ये मल्टीप्लाई कर लो, ऐसा बढ़ता जाएगा, ये ऐसा सीन बढ़ता जाएगा आपका।
कहानी खत्म। दिस इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट उस पर्टिकुलर ईयर के लिए होता है, ठीक है। अब एक और तरीका मैं बताता हूँ, सिर्फ ये नहीं, एक और सिचुएशन आपको आएगी। मैं सेम 5 साल ले रहा हूँ, 10-10 रुपये ले रहा हूँ। कई बार आपको फॉरवर्ड यील्ड ना देते हुए स्पॉट यील्ड दे देंगे उसी बॉन्ड से रिलेटेड। अगर आपके बॉन्ड की मेचोरिटी 1 ईयर है तो रेट 8% है। कहाँ से जा, हाँ, अगर आपके बॉन्ड की मेचोरिटी 2 साल है तो रेट 9% है। बॉन्ड की मेचोरिटी 3 साल है तो रेट 10% है। 4 साल है तो रेट 12% है। और 5 साल है तो रेट 15% है। आप बोलोगे सर मेरे इस केस में बॉन्ड की मेचोरिटी 5 साल है तो मैं पूरा 15% लगाऊं। सर वो सिर्फ लगेगा लास्ट कैश फ्लो में। ये सिमिलर टाइप ऑफ बॉन्ड है, ये स्पॉट यील्ड कर्व आपको दिया हुआ है। तो स्पॉट यील्ड्स जब ऐसे रहते हैं तब डिस्काउंटिंग में क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। इसको जब डिस्काउंटिंग करोगे तो 1.08 से डिवाइड करोगे। जब आप इसको डिस्काउंटिंग करोगे, ध्यान देना, जब आप इसको डिस्काउंटिंग करोगे ना सेकंड ईयर के 10 रुपये को, तो तब ये मानेंगे कि अगर 2 साल का बॉन्ड होता तो फिर क्या रेट लगाते हम, 1.09, 1.09। दोनों साल वही रिक्वायर्ड यील्ड होती। अगर मैं 2 साल के बॉन्ड में इन्वेस्ट करूं तो मुझे हर साल 9% चाहिए, 3 साल के बॉन्ड में करूं तो हर साल 10% चाहिए, तो हर साल का रेट लगेगा वो। अब अलग अलग लग रहा है। अब 1.08 नहीं आया ना, यहाँ करोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। यानी ये 1.09 का स्क्वायर हो गया ऊपर वाला, नीचे वाला 1.1, 1.1, 1.1, यानी कि 1.1 का क्यूब। सेम ये वाला लोगे तो वो आ जाएगा 1.12, 1.12, 1.12, 1.12। ये स्पॉट यील्ड अगर आपको दी रही तो इस तरह से होगा, फॉरवर्ड दिया रहा तो इस तरीके से होगा। दोनों में क्या याद रखना है, स्पॉट में क्या होता है कि पर्टिकुलर एक ही रेट लगता है हर साल उस कैश फ्लो को, और इसमें क्या होगा, सब हर ईयर का अलग अलग रेट होगा। अगले 2 क्वेश्चन इसी पे हैं सर, एक है फॉरवर्ड रेट पे और दूसरा है स्पॉट रेट पे। स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट आपको समझ में आया, डिफरेंस देख लो, बस सेम रेट लगाएंगे बार बार। अब ये देखो, ABC लिमिटेड इशूड 9% 5 ईयर बॉन्ड, टाइम कितना, 5 साल का, कूपन रेट कितना, 9%, 1000 रुपये पे कूपन अमाउंट कितना आएगा, 90 रुपये, ईच हैविंग अ मेचोरिटी ऑफ 3 ईयर्स। ठीक है, 5 साल का बॉन्ड जिसकी मेचोरिटी अब सिर्फ 3 साल बची है। द प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, अभी जो यील्ड चल रहा है वो है 12% का फॉर 1 ईयर टेन्योर, ये सिर्फ 1 साल के लिए, पहले साल के लिए। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द फॉरवर्ड रेट फॉर इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर टेन्योर इज गोइंग टू फॉल बाय 75 बेसिस पॉइंट। अब ध्यान दो, ये मैं 3 साल ले लेता हूँ। पहले साल के लिए 12% का रेट दे दिया, अगले साल वो हो जाएगा 11.25, क्योंकि 0.75 से गिर जाएगा, और उसके बाद और 50 बेसिस पॉइंट से गिरेगा, यानी कि हो गया 10.75। हर साल का अलग रेट है क्योंकि उन्होंने फॉरवर्ड रेट बोल दिया है। अब जो कैश फ्लो जिस दौर से गुजरेगी वो रेट लगता जाएगा, ठीक है, एवरी नेक्स्ट ईयर। अब आपको क्या बताना है, ये तो पार्ट छोड़ो, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है बॉन्ड की। सिंपल है सर, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, और फेस वैल्यू पे अगर रिडीम हो गया तो 1090 आपको मिलेगा। 1090 क्यों, 1000 रुपये का रिडम्शन वैल्यू और 90 रुपये का कूपन। अब आप कैसे डिस्काउंटिंग करोगे सर, सिंपल है, इसको करोगे तो 1.12 से डिवाइड करना, इसको करोगे तो 1.12 मल्टीप्लाइड बाय 1.1125 से डिवाइड करना, ये रहा। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 90 को करा तो 1.12, फिर 90 को करा तो 1.12 और 1125, फिर जो 90 आया, या ये 90, 1000 को 90 के साथ ही ले लो क्योंकि दोनों में सेम है, तो पहले साल का 12%, दूसरे साल का 11.25 और तीसरे साल का 10.75, तीनों लगाया और डिस्काउंटिंग कर लो, खत्म। आपको कैलकुलेशन करना है, मार्केट वैल्यू आ गई 942.48। क्वेश्चन ने एक और चीज़ बोली कि उसका बीटा, सॉरी, दिस बॉन्ड हैज़ अ बीटा वैल्यू ऑफ 1.02। इसका मतलब ये बॉन्ड नॉर्मल बॉन्ड से थोड़ा ज़्यादा रिस्की है, तो उसकी मार्केट प्राइस भी मार्केट में थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। उन्होंने एक्सपेक्टेड प्राइस में इंट्रिंसिक वैल्यू जो निकल के आई थी उसको बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी के लिए सिर्फ उसको ऐसे ही लेके चलो। अगला क्वेश्चन देखो, आ गई, बाकी तो और कोई दिक्कत नहीं, यही सेम। अब ये क्वेश्चन है आपका स्पॉट यील्ड कर्व पे।
अब हर साल के जो कैश फ्लोज रहेंगे उसको जो रेट लगाओगे वो पूरे साल लगाना है। अब 9% का बॉन्ड है, इसमें भी 1,000 रुपये की वैल्यू है, यानी कि 90 रुपये मिलेगा, 5 साल है, रिडीमेबल, एनुअल स्पॉट यील्ड कर्व आपको दिए हुए। अब देखो 1 2 3 4 5, 90 90 90 90 1090 रिडम्पशन वैल्यू इंक्लूड करके। इसको डिवाइड करोगे 1.12 से, इसको डिवाइड करोगे 1.1162 के स्क्वायर से, क्योंकि 2 साल से डिस्काउंट करना है, सेम रेट लगेगा। इसको डिवाइड करोगे 1.1133 के क्यूब से, इसको डिवाइड करोगे 1.1106 के टू द पावर 4, और ये हो जाएगा 1.1080 टू द पावर 5। तो आपने क्या करा, हर कैश फ्लो पे पहले साल से लेके उस टाइम तक रेट सेम लगाया। ये हो गया स्पॉट यील्ड कर्व, बस इतना याद रखना है, बाकी और कुछ भी नहीं है। ये देखो ये 1162 का टू द पावर 2 हो गया, ये टू द पावर 3 हो गया, टू द पावर 4 हो गया, टू द पावर 5 हो गया। ये आपका आंसर आ गया। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट का लिया। अब इन्होंने पता नहीं ऐसा क्यों लेते, यहाँ पे अगर 1090 ले लेते तो सबका ही आंसर एक साथ आ जाता है, ये फालतू की चीज़ें नहीं करनी पड़ती। ये रहा, ठीक है। और फिर उन्होंने बोला कि बीटा 1.1 है, मल्टीप्लाई कर दो, 1022 आ गया, ख़त्म। तो आपको नॉर्मल YTM, फॉरवर्ड रेट और स्पॉट यील्ड कर्व समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सारे कॉन्सेप्ट्स हम कवर कर चुके हैं पर कुछ सीखेंगे इसमें। पेट फीड PLC हैज़ आउटस्टैंडिंग, क्या आउटस्टैंडिंग है? अ हाई यील्ड बॉन्ड विद द फॉलोइंग फीचर्स। उसकी फेस वैल्यू है 10,000 पाउंड की, कूपन रेट आपको दिया हुआ है 10%, यानी कि कूपन अमाउंट कितना हो गया 1,000 पाउंड। मेचोरिटी 6 साल की बाकी है। स्पेशल फीचर क्या है इस बॉन्ड में, ध्यान देना, कंपनी कैन एक्सटेंड द लाइफ ऑफ द बॉन्ड टू 12 ईयर्स। कंपनी उस बॉन्ड की लाइफ को और 6 साल से आगे बढ़ा सकती है, यानी मेचोरिटी जब आएगी तब ज़रूरी नहीं है वो उसके पहले ही उसको बढ़ा सकती है और 6 साल से। ये कंपनी के पास फीचर है। प्रेजेंटली द इंटरेस्ट रेट ऑन इक्विवेलेंट बॉन्ड इज 8%, ये हो गया YTM। अगर इन्वेस्ट एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट विल बी 8% 6 ईयर्स फ्रॉम नाउ, देन हाउ मच ही शुड पे फॉर दिस बॉन्ड नाउ। ये तो कहानी आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे कि आज से 6 साल में अगर इंटरेस्ट रेट 8% ही रहेंगे तो 8% से डिस्काउंटिंग कर लो। ये देखो 1, मैं टाइमलाइन में 1 2 3 4 5 6, 1000, ठीक है, और ये 10,000। अब जब आपको पता है एन्युटी आ रही है तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला बनाओगे, इंटरेस्ट इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर प्लस प्रेजेंट वैल्यू रिडम्पशन वैल्यू इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो इंटरेस्ट आप एक बार लोगे 1000 का, 8% से एन्युटी फैक्टर लोगे, फिर रिडम्पशन वैल्यू आप लोगे 10,000 की, और 8वें साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लोगे 8% से। ये रहा 1000 इंटू 8 साल का फैक्टर 8% से, 10,000 इंटू 8वें साल का, सॉरी 6th ईयर, 6 ईयर्स का 8% से, ठीक है। थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया इसमें, आई एम सॉरी। तो ये आपकी आज की मार्केट वैल्यू आ गई 10,923। अब ध्यान देना, आपने बॉन्ड कितने में खरीदा, 10,923 में आपने बॉन्ड खरीद लिया, ओके। आगे क्या बोल रहा है, नाउ सपोज ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्सपेक्टेशन, मतलब जो इसमें आपने अभी भी कैलकुलेट करा है, ही इन्वेस्ट्स इन द बॉन्ड, यानी कि उसके जेब से 10,923 चले गए, बट interest rate turns out to be 12% 6 years from now, then what will be his potential loss or gain अगर कंपनी एक्सटेंड कर लेती है बॉन्ड की लाइफ 6 साल से। अब आप एक चीज नोटिस करो, ये पहले 6 साल है, ठीक है, और ये बाद के 6 साल है। मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट था वो 8% की इनकम यहाँ पे डिमांड की जा रही थी, अब मार्केट में जो रेट चल रहा है वो है 12% का। तो आपके लिए क्या अच्छा होगा, बहुत सिंपल है कि कंपनी 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो अपना बॉन्ड रिडीम करे, हमें पूरा पैसा दे दे, और मैं कहीं और जाके वापस इन्वेस्ट करूं तो मुझे रिटर्न कितना मिलेगा, जो मार्केट में चल रहा, दैट इज़ 12%, ठीक है। पर कंपनी के एंगल से देखो, अगर कंपनी यहाँ बॉन्ड रिडीम कर देती है तो कंपनी को अपने जेब से, अपने बैंक अकाउंट से पैसा वापस बॉन्ड होल्डर्स को देना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे और कंपनी को वापस पैसा उठाना पड़ा, उतने ही पैसों की अगर ज़रूरत है और वो मार्केट में गया उठाने के लिए, तो कंपनी को कितना रिटर्न देना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को, 12% का, क्योंकि मार्केट में रेट ही यही चल रहा है।
इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा 12% पे, कंपनी इशू करेगी 12% पे। तो आप बताओ, मेरे पास एज अ कंपनी एक ऑप्शन है कि जो 8% वाला बॉन्ड मैंने 6 साल पहले इशू करा था उसको और एक्सटेंड कर लेता हूँ 6 साल से, क्योंकि आज एक्सटेंड नहीं करा, रिडीम कर दिया, तो मार्केट में जब मैं लेने जाऊंगा तो मुझे कॉस्टिंग 12% की पड़ेगी। जबकि पुराना बॉन्ड मैंने 8% पे इशू किया हुआ है, 8% में उस पर रिटर्न दे रहा हूँ, तो अगले 6 साल के लिए मैं तो यही चाहूँगा ना कि मेरी कॉस्ट 8% ही रहे, जब मार्केट में 12% चल रहा है। तो मेरे पास अगर ऑप्शन था तो व्हाट आई वुड गो फॉर, आई वुड what I would go for is I would continue the bond, I would extend the bond. इन्वेस्टर चाहता है बॉन्ड एक्सटेंड ना हो, पर कंपनी के हाथ में राइट है तो कंपनी ने बॉन्ड एक्सटेंड कर लिया। अब बताओ अगले 6 साल से अगर बॉन्ड एक्सटेंड हो गया है तो इस पॉइंट पे बॉन्ड की वैल्यू क्या होगी? सिंपल है सर, बॉन्ड की वैल्यू इस पॉइंट पे, यहाँ पे तो 10,923 थी, यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो ये नया रेट ले लो, क्योंकि अगले 6 साल के लिए मार्केट तो यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि 12% आपको मिलना चाहिए। जितना रेट बढ़ाते जाओगे बॉन्ड की प्राइस गिरती जाएगी। ये तो क्लियर हो गया यहाँ पे। कीपिंग ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट, अगर पहले मेरा रिटर्न 8% का था और अब मेरा रिटर्न एक्सपेक्टेड 12% का है, पर और कैश फ्लोज आपके नहीं बदले, तो मार्केट प्राइस गिर जाएगी। रेट बढ़ा तो प्राइस गिरेगी। क्या प्राइस होनी चाहिए सर? यहाँ पे कैलकुलेट करो, अगले आने वाले 6 इंटरेस्ट रेट लो, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 12% से 6 साल के लिए, अगले 6 साल, ठीक है, प्लस रिडम्पशन वैल्यू इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 12% से 6 साल के लिए। तो आज आपको मार्केट प्राइस पता चल जाएगी 1000। अब मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ये ध्यान देना, इंटरेस्ट 1000 का, एन्युटी फैक्टर 12% से, 10,000 का, और रिडम्पशन वैल्यू 12% से। अगर अब आप कैलकुलेट करोगे तो आज की मार्केट प्राइस आती है 9181, यानी मार्केट प्राइस आज कितनी है? 9181 पाउंड। अगर आज मैं बेचने जाऊं मार्केट में, ये बॉन्ड बेचने जाऊं, क्योंकि कंपनी तो रिडीम नहीं कर रही, मैं किसी और को बेच सकता हूं, तो मेरा नुकसान है, क्योंकि मैंने खरीदा था 10923 में और मैं बेच रहा हूँ 9181 में। प्रॉफिट तो ऐसे ही निकाला जाता है, इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं देखा जाता। 100 रुपये 1 साल पहले कोई शेयर में डाले थे और आज 110 हो गए, तो आप बोलोगे 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ है ना। वैसे ही आप बताओ, आज अगर आप खड़े हो यहाँ पे तो बोलो कितने का लॉस हुआ? 10923 माइनस 9181, ये रहा, ये आपका पोटेंशियल लॉस आ गया 1742 का। कहानी ख़त्म। आई बात समझ में? चलो, वेरी गुड। सो ये क्वेश्चन नंबर 22 आपका मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। इनफैक्ट इसमें जो मेजर यूज़ है वो है IRR का। आपको निकालना क्या है ये मैं बता देता हूँ। आपको निकालना है इसमें YTM निकालना है एवरेज मेथड से नहीं सर, आपको डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड यानी कि IRR मेथड से आपको यील्ड निकालनी है। YTM 1000 रुपये की फेस वैल्यू वाला बॉन्ड है, 9.5% से एनुअल कूपन मिलेगा, यानी कि सीधा सीधा 95 का कूपन हो गया हर साल का, ठीक है। 11 साल की ओरिजिनल लाइफ थी, लेकिन 2 साल पहले इशू किया गया था, यानी अब बचे सिर्फ 9 ईयर्स है, तो 9 ईयर्स लेना है आपको, 11 साल मत ले लेना इसके अंदर में। मार्केट प्राइस आज की उसकी दे दी है आपको। अब आपको करना क्या है, पूरे 9 साल तक 95 लो और आखिरी में 1000 रुपये पे ये रिडीम हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए रेट चाहिए, और वही क्वेश्चन ने निकालने बोला है YTM। अब आप क्या करोगे, पहले तो 6% लो, प्रेजेंट वैल्यू निकालो, 8% लो, प्रेजेंट वैल्यू निकालो, और फिर IRR मेथड यूज़ करके, अपना इंटरपोलेशन मेथड यूज़ करके आप एक्चुअल YTM निकालो, और उसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो मैं इसमें अब आगे बढ़ रहा हूँ, टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट। उसका 6 और 8% के बीच ये 7.55 आपका आंसर आएगा। ये देखो इंटरपोलेशन यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, ये आपने कई बार देख लिया। क्वेश्चन नंबर 23 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 23 में आपको करंट मार्केट प्राइस, मैकॉलेज ड्यूरेशन, वोलेटिलिटी और कॉन्वेक्सिटी, ये तीनों कॉन्सेप्ट हम एक ही साथ में देख लेंगे सर। बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो देखो, करंट मार्केट प्राइस आपको निकालना आता है। इस क्वेश्चन के साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लो, फेस वैल्यू है 10,000 रुपीज़ टू बी रिडीम्ड एट पार। इसका मतलब फेस वैल्यू भी 10,000, रिडम्पशन वैल्यू भी 10,000। 8.5% पर एनम से कूपन मिलना, यानी कि कूपन अमाउंट कितना हो गया हर साल का? 850 रुपीज़। 5 साल की मेचोरिटी है। YTM भी आपको 10% दे दिया है, ठीक है। टाइम और ये YTM। चलो सबसे पहले तो मार्केट प्राइस निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे सर? इंटरेस्ट को प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे। 10% का 5 साल के लिए आता है 3.791, प्लस
रिडम्पशन वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ये आपने देख लिया। क्या है इसका मतलब? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। तो आपका ये करंट मार्केट प्राइस आ जाएगा। सिर्फ इतना पूछा होता तो ये फॉर्मूले में आंसर डाल के आपका फाइनल आंसर आ जाता। पर अगला ही जो क्वेश्चन है वो है मैकॉलेज ड्यूरेशन का। जब ड्यूरेशन निकालने बोला है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कभी भी करंट मार्केट प्राइस अगर निकालनी है ना तो आप टेबल फॉर्मेट में निकालो। टेबल फॉर्मेट में आप क्या करोगे, यहाँ ईयर लोगे, यहाँ कैश फ्लो लोगे हर साल 850 रुपीज़ का, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लोगे और प्रेजेंट वैल्यू लोगे, तो आपका वही आंसर यहाँ पे आ जाएगा। क्यों मैंने टेबल फॉर्मेट बोला? इसमें तो टाइम लगता है सर, आपने तो पहले मना करा था इस चीज़ को। एग्जैक्टली आपको अगर ऐसा ड्यूरेशन वगैरह कुछ नहीं पूछा ना तो यही सबसे बेस्ट मेथड है, ये जो इक्वेशन फॉर्मेट है। पर ड्यूरेशन पूछा है तो ड्यूरेशन को कैलकुलेट करने के लिए आपको इस टेबल की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम ड्यूरेशन पे आते हैं। मार्केट प्राइस में पहले देख लेता हूँ इन्होंने कितना निकाला है, 9431.5, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख लो, इन्होंने भी इक्वेशन फॉर्मेट यूज़ करा पर ड्यूरेशन निकालने के लिए बाद में टेबल यूज़ करना पड़ा और ये 9431.50 वापस से निकाला। जब निकालना था ही तो ये पहला वाला भी क्यों लिखना? आर यू गेटिंग इट? ठीक है, अब ध्यान दो, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब आप मुझे क्लियर समझाओ। देखो, मुझे अगर 5 साल लगने वाले हैं कंप्लीट करने में सीए, तो 5 साल इज़ द ड्यूरेशन। बॉन्ड में ड्यूरेशन का मतलब क्या है कि भैया आपने जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड है ये 9431.50, ये मैं पे करके, अगर यही एक्चुअल मार्केट प्राइस है तो ये पे करके जब मैं बॉन्ड खरीदूंगा तो इतना पैसा रिकवर करने के लिए, ये पैसा रिकवर करने के लिए मुझे कितना टाइम लगने वाला है। सिंपल सी बात है, एक बार आप बॉन्ड खरीदते हो तो पहले साल आपको 850 मिलेंगे तो थोड़ा सा रिकवर हो गया। ध्यान दो, रिकवरी में क्या आएगा आपका, ये कैश फ्लोज आएंगे 850 850 850 10,000 850। आप देख सकते हो पांचों साल में से मैक्सिमम जो पैसा आपका रिकवर हो रहा है वो 5वें साल हो रहा है। आप अब यहाँ से ये तो कंपेयर नहीं कर सकते ना कि 9431 वहाँ है तो 10,850 यहाँ है, तो यहाँ तो ज़्यादा रिकवर हो गया सर। नहीं, क्योंकि ये अलग अलग टाइम की कैश फ्लोज है और वो है प्रेजेंट वैल्यू। तो ऐसे तो टाइमिंग डिफरेंस होने की वजह से कंपेयर नहीं कर सकते। सर ठीक है, मैं इसको कंपेयर नहीं कर सकता कैश फ्लो को, क्या मैं इस चीज़ को कंपेयर कर सकता हूँ? ये वाला कॉलम जो है ये तो प्रेजेंट वैल्यू है, इसी से ही तो 9431 आई थी। एग्जैक्टली अब आप इसको कंपेयर कर सकते हो, तो हम इससे कंपेयर कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, ध्यान देना सर, हमें ड्यूरेशन निकालना है, यानी कि हमारी रिकवरी कितने टाइम में हो रही है ये हमें पता लगाना है, ठीक है। मैक्सिमम रिकवरी कहाँ हो रही है सर? 5वें साल में। तो लॉजिक ये बोलता है कि जिस साल ज़्यादा रिकवरी हो रही है उस साल को ज़्यादा वेटेज मिलना चाहिए। सिंपल। तो हम क्या करेंगे कि हर साल टोटल का कितना परसेंट रिकवर हो रहा है वो निकाल लेंगे। तो क्या कैसे निकालेंगे सर? 772.65 को डिवाइड करो 9431.50 को 50 से, तो आपका आ जाएगा परसेंटेज ऑफ रिकवरी इन द वेरी फर्स्ट ईयर। टोटल कॉस्ट का कितना परसेंट पहले साल रिकवर हुआ, इसको बोलेंगे प्रोपोर्शन ऑफ द बॉन्ड वैल्यू। कौन सी बॉन्ड वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू। सो 772 डिवाइडेड बाय ये करोगे तो आपका आएगा 8.2%। ऐसे हर साल का आप प्रोपोर्शन निकालोगे, टोटल प्रोपोर्शन 1 ही आएगा। ये क्या आ गया कि इतना परसेंट रिकवर हुआ है उस साल। अब क्या करना है, निकालना तो ईयर्स में है, ड्यूरेशन तो ईयर्स में निकालना है, तो आपको क्या करना है, उस साल को उतना वेटेज दे दो, 0.082 से मल्टीप्लाई कर दो। एक तरह से वेटेड एवरेज ईयर्स निकालना है। जब रिटर्न्स और प्रोबेबिलिटी दी होती थी तो वेटेड एवरेज रिटर्न्स निकालते थे, कैश फ्लो और प्रोबेबिलिटी दी होती थी तो आप वेटेड एवरेज कैश फ्लो निकालते थे। अगर ईयर और प्रोबेबिलिटी दी है आपको तो आप क्या वेटेड एवरेज ईयर्स निकालोगे। तो एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी नहीं, ये तो वेट्स है सर मेरे, पर है तो टोटल 1 ही। आप मल्टीप्लाई कर दो और टोटल कर दो, कहानी खत्म, आपका ड्यूरेशन निकल गया। सो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 3, ये 4, ये 5, और आंसर आ जाएगा 4.252। दिस इज कॉल्ड एज मैकॉलेज ड्यूरेशन। ये मैकॉले ने बनाया था, मैकॉले का कॉन्सेप्ट था, तो इसे मैकॉलेज ड्यूरेशन बोला जाता है। सो ये देखो वेटेड एवरेज है, एग्जैक्ट आपका डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड अगर आपने लास्ट से इंटर में पढ़ा होगा तो उसी से कंपेयर कर सकते हो एक तरह का। सो 4.252 इज़ योर मैकॉलेज ड्यूरेशन। क्या फॉर्मूला बना सर इसका? बहुत सिंपल है, ड्यूरेशन आपको ईयर्स में निकालना है। तो आपने क्या करा, आपने सबसे पहले वेट निकाला, ठीक है, वेट निकाला हर एक का, वेट ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई किया टाइम से, ठीक है, वेट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया टाइम से और कर लिया टोटल।
अब ये वेट निकालने का भी तरीका क्या है सर? प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल। सो आपका अब मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। सर आगे बढ़ते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड। ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड बहुत सिंपल है सर। वेट निकाल लो प्रेजेंट वैल्यू का, हर साल कितनी प्रेजेंट वैल्यू रिकवर हो रही है टोटल में से, और ईयर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका मैकडी आ जाएगा, मैकॉलेज ड्यूरेशन। उसका ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला भी आपको मैं दे रहा हूँ, समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इनटू ईयर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। ध्यान देना, आंसर आपका सेम आएगा। अभी हमारे पास टाइम नहीं है तो हम उसमें जा नहीं रहे, पर मैं बताता हूँ कैसे करना है। अगर आगे एक दो स्टेप आपको और बचानी है तो आप क्या करो, सिंपल, ये प्रेजेंट वैल्यू आ गया ना, आप अगले कॉलम में प्रेजेंट वैल्यू को ईयर से मल्टीप्लाई कर दो। प्रेजेंट वैल्यू को ईयर से मल्टीप्लाई कर दो, 3, 4 और ये 5, ठीक है, और उन सब का टोटल करके इससे डिवाइड कर दो, आपका आंसर फिर भी सेम ही आएगा। यानी आपने क्या किया, समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इनटू ईयर, प्रेजेंट वैल्यू को ईयर से मल्टीप्लाई करके टोटल करा, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अब आ जाओ फॉर्मूला बुक में, ध्यान देना सर। ये वेट इनटू ईयर समझ आया आपको ड्यूरेशन का? उसका अगला फॉर्मूला समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इनटू ईयर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। अब आपको अगर इन सब झंझट में नहीं पड़ना और दूसरे फॉर्मूले वाले तरीके से अपना कैलकुलेशन करना है, तो ये भी एक फॉर्मूला है, ये रटना पड़ेगा अभी आपको। उससे भी आंसर सेम ही आता है, उसी चीज़ को घुमा फिरा के सिर्फ YTM और कूपन रेट के फॉर्म में ये आंसर आया। ध्यान देना, क्या लेना है आपको ड्यूरेशन इन ईयर्स निकालने के लिए, ये 1 + YTM लोगे, यानी कि 10% का रेट है तो ऊपर में 1.10, नीचे में 0.10, यहाँ पे 1.10, ये देखो माइनस करना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। 1.10 प्लस टाइम कितना, 5 साल का, कूपन रेट लेट से फॉर एग्जांपल 12% है, तो 0.12 माइनस 0.10 डेसिमल्स में, ठीक है ना। तो नीचे में कूपन रेट हो गया 0.12 इन ब्रैकेट 1 + 0.10, मैं रैंडम फिगर्स ले रहा हूँ, टू द पावर 5 आ जाएगा टाइम में, -1 + 0.10। लिखना कैसा है बता दिया, फॉर्मूला रटोगे तभी आएगा। होपफुली एग्जाम में आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी सर। इन सब चीज़ों से क्या आता है, ड्यूरेशन आता है कि कितने साल में हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ द बॉन्ड रिकवर होती है, ये भी एक तरीका है, छोड़ दो आंसर उससे भी सेम ही आता है। तो चलो ठीक है, एक तो चीज़ हमें पता चल गई, मैकॉलेज ड्यूरेशन। तो अब इस क्वेश्चन में मैकॉलेज ड्यूरेशन कितना आया था, 4.252, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, वोलैटिलिटी। देखो वोलैटिलिटी का मतलब क्या है, वोलैटिलिटी को ही बोलते हैं मॉडिफाइड ड्यूरेशन, और ये निकलता है आपका मैकॉलेज ड्यूरेशन से। फॉर्मूला देखो, मैकॉलेज ड्यूरेशन मैकडी डिवाइडेड बाय 1 + YTM। अगर एक से ज़्यादा बार कंपाउंडिंग हो रही है साल में तो डिवाइडेड बाय n कर देना, मतलब जितनी बार कंपाउंडिंग हो रही है। हालांकि ऐसी सिचुएशन ना आए तो बेहतर है, पर मैकडी डिवाइडेड बाय 1 + YTM टू द डिवाइडेड बाय n, इससे आता क्या है वो हम देख लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे ना। देखो 4.252 ईयर्स में रिकवरी हो रही थी, 4.252 ईयर्स में रिकवरी हो रही थी, और रेट क्या था हमारा, डिस्काउंट रेट जो था YTM का 1.1 ले लेंगे। तो अब इससे जो आंसर आया वो होता है 3.865%। अब ये आंसर आता है परसेंट में, देख रहे हो, मैकॉलेज ड्यूरेशन ईयर्स में आया, मॉडिफाइड ड्यूरेशन परसेंट में आया। अब इसका मतलब समझो, इंपॉर्टेंट तो ये है ना कि वोलैटिलिटी यानी क्या, वोलैटिलिटी इस बॉन्ड की 3.865% है। इसका मतलब 1% से, ध्यान देना मेरी बात, 1% से अगर YTM ऊपर गया तो 3.865% से बॉन्ड की मार्केट प्राइस नीचे जाएगी। सबसे पहली चीज़ तो ये समझो, यील्ड में और मार्केट प्राइस में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। बहुत सीधी सी बात है मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ 100 रुपये, यहाँ 120, कितना परसेंट रिटर्न हुआ सर, 20%, ठीक है। और यहाँ मैं ले लेता हूँ 80, और यहाँ हो गया 120, यहाँ कितना रिटर्न हो गया सर, 50%। ये है हमारा YTM और ये है मार्केट प्राइस जिस पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब आप नोटिस करो, क्या YTM बड़ा है, हाँ, पर मार्केट प्राइस क्या हो गई, गिर गई। देयर इज़ एन इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन YTM एंड मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे भी यही होगा, अगर आपने YTM को 10% से 11% करा तो मार्केट प्राइस जो है आपकी
वो इतने % से गिर जाएगी। आप ट्राई करके देख लो, यही मेथड है आपका। इसी मेथड से आप एक काम करो, 11% का YTM लेके आप प्रेजेंट वैल्यू निकालो। ठीक है, मैं एक बार फटाक से कर लेता हूँ आपके सामने, एक बार प्रूफ कर देते हैं। इनटू एन्युटी फैक्टर 1.11 से निकालेंगे, 1 2 3 4 5 और 10,000 है ना, प्लस 10,000, 5वें साल का फैक्टर है 0.593 और MRC करा तो आता है 0.3695 ना, तो ये हो गया 3.7 आता है। ठीक है, अब मैं निकाल लेता हूँ 850 इंटू 3.7 और 10,000 इंटू 0.593, दैट्स 9075। पहले कितनी थी मार्केट प्राइस? 9431। अब कितनी है सर? 9075। डिफरेंस 9431.5 में से 9075 निकालो, परसेंटेज में निकालो। आ गया 3.78%। ये कितना था? 3.865%। सर एग्जैक्टली तो मैच नहीं करता, नहीं करेगा। मॉडिफाइड ड्यूरेशन आपको अप्रोक्सीमेट आंसर देता है, वोलेटिलिटी अप्रोक्सीमेट आंसर देगा कि कितना पर आया ना। देखो, मॉडिफाइड ड्यूरेशन बोला था कि 1% YTM बढ़ाओगे तो 3.8% से मार्केट प्राइस गिरेगी। हमारी मार्केट प्राइस ऑलमोस्ट 3.8% से ही गिरी है। आई बात समझ में? ये है वोलेटिलिटी का मतलब, यानी मॉडिफाइड ड्यूरेशन। पर एक प्रॉब्लम है मॉडिफाइड ड्यूरेशन में, जब आप 1-2% से YTM बढ़ाओगे या गिराओगे तो आपको आंसर थोड़ा नज़दीक ही देगा। मॉडिफाइड ड्यूरेशन आपको आंसर ठीक ठाक देगा। पर जब आपका YTM 4-5% से बढ़ जाता है, तब आपका मॉडिफाइड ड्यूरेशन आंसर्स गलत देना शुरू कर देता है। तो ये मॉडिफाइड ड्यूरेशन का कॉन्सेप्ट ज़्यादा डिफरेंस के लिए काम नहीं आता। एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से हम 15% कर देते हैं YTM को और फिर से कैलकुलेशन करते हैं 850 इंटू और 10,000, एन्युटी फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, 1 2 3 4 5, फिर से 1 डिवाइडेड 1.11, 1 2 3 4 5। सो ये आ गया 0.497, ये आ गया 3.352। 850 इंटू 3.352 प्लस 4970, सो आंसर आता है आपका 7819.2। ठीक है, तो कितना परसेंट हुआ? 9431 थी, इतनी गिर गई, तो परसेंटेज निकाल लेते हैं। -9431.50 डिवाइडेड बाई 9431.50, सो वो परसेंट आता है आपका कुछ 17.09%। ठीक है, अब आप निकाल लो कि अगर आपने मॉडिफाइड ड्यूरेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करा होता तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या बोलता है कि कितना % मार्केट में की प्राइस चेंज होती या गिरती। सिंपल है सर, आपने YTM कितने % से बढ़ाया? 5% से बढ़ाया, तो आप क्या करोगे? इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल 3.865 इंटू 5, आंसर कितना आ रहा है? 19.325। मॉडिफाइड ड्यूरेशन बोलता है कि 19.325 से मार्केट प्राइस गिरनी चाहिए, जबकि एक्चुअल में मार्केट प्राइस सिर्फ 17% से गिरी है। तो मैंने बोला था, जब आपका YTM बहुत ज़्यादा डिफरेंस से चेंज होता है ना, 1 या 2% के आसपास कुछ भी चेंज कर लो, आंसर मैच करेगा। पर जब ये डिफरेंस बढ़ते जा रहा है, डिस्टेंस आपका, तो आंसर्स गलत देना शुरू कर देता है मॉडिफाइड ड्यूरेशन। और इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्सिटी। कॉन्वेक्सिटी क्या करेगा पता है? मैं बताता हूँ। कॉन्वेक्सिटी 19.325 में से तकरीबन 2% के आसपास माइनस कर देगा रिटर्न्स को और वो परसेंटेज को, और वो आंसर आएगा तकरीबन 17.325। मैं अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, जो कि आपका मैच करेगा इससे। ये भी एग्जैक्ट आंसर तो नहीं देगा आपको कॉन्वेक्सिटी, पर बहुत नज़दीक लाके दे देगा। अभी एरर कितना है सर? 17 और 19 में सर 2% का एरर है। ये एरर जो है ये 90% से कम कर देगा। तो अब पहले 17 और अब आंसर शायद आपका 17.2 के आसपास आएगा या 16.8। तो कॉन्वेक्सिटी मॉडिफाइड ड्यूरेशन का एक बेटर वर्जन है। जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन या वोलेटिलिटी आप बोल रहे हो इतनी देर से, ये वोलेटिलिटी की जो प्रॉब्लम है
मैंने क्या बताया क्या प्रॉब्लम है कि आपका YTM ज़्यादा परसेंटेज से चेंज होता है तो गलत आंसर आता है, उसको ओवरकम करने के लिए कॉन्वेक्सिटी बना। अब कॉन्वेक्सिटी का जो फॉर्मूला है वो देख लो, मैकॉलेस ड्यूरेशन हो गया आपका, ये मॉडिफाइड ड्यूरेशन भी हो गया। मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकालने के लिए आपको मैकॉलेस ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 1 + YTM/n करना पड़ता है। अब कॉन्वेक्सिटी का ये है फॉर्मूला। आप बोलोगे सर इसका लॉजिक बताओ, ज़रूर बताऊंगा अगर आपके पास में टाइम है तो। जिन जिन को ये सब चीज़ों का लॉजिक देखना है और प्रॉपर डेरिवेशन देखना है कि फॉर्मूला बना किस लॉजिक से है, आई वुड सजेस्ट टू गो विद द सिक्योरिटी वैल्यूएशन का मेरा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 9 फास्ट ट्रैक में। मैं आपको अभी बता देता हूँ कौन सा लेक्चर है। आई थिंक दैट इज़ लेक्चर नंबर 9, यस, सिक्योरिटी वैल्यूएशन पार्ट 9। ऐसा मेरा हिंदी वाला और इंग्लिश वाला दोनों लेक्चर है, इंग्लिश वाले में भी यही पार्ट होगा। सो उसको जाओ, उसको देखो, क्योंकि उसमें 20-25 मिनट पूरा अच्छे से एक एक एग्जाम्पल लेके मैंने ये चीज़ आपको समझाई है। अभी क्या करना पड़ेगा सर, अभी तो हमें सिर्फ फॉर्मूला रटना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ से आओगे वापस तो फिर आपको समझ आएगा कि रटने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी जितना होता है मैं आपको समझाता हूँ। कॉन्वेक्सिटी कैलकुलेट करते समय हम क्या लेते हैं, 2% लेते हैं दूसरे। तो जो भी हमारा YTM है, जैसे हमारा YTM 10% है तो हम एक ले लेंगे 12% और उससे कम ले लेंगे एक 8%। हम इस पे भी NPV निकालते हैं, NPV यानी कि मार्केट प्राइस निकालते हैं। सो प्रेजेंट वैल्यू प्लस का मतलब क्या है, जब YTM आपने बढ़ाया 12% करा तो बॉन्ड की प्राइस क्या आई। प्रेजेंट वैल्यू माइनस का मतलब होता है कि बॉन्ड YTM गिराया तो बॉन्ड की प्राइस क्या आई, -2 इंटू प्रेजेंट वैल्यू 0। ये वही है 9431 पॉइंट वाला जो 10% पे निकल के आया था। ये 12% पे, ये 8% पे और ये 10% पे प्रेजेंट वैल्यू आ गई। डिनोमिनेटर में ये 10% वाली प्रेजेंट वैल्यू इंटू चेंज इन यील्ड का स्क्वायर। जितना भी आपने यील्ड बदला है 2% से बदला ना, दोनों साइड में 2% से बदला, 0.02 का स्क्वायर, खत्म। आप इससे आपको एक फैक्टर मिलेगा कॉन्वेक्सिटी, वो आप यहाँ पे डालोगे कॉन्वेक्सिटी। मान लो आपको फैक्टर मिला 11.70, वो फैक्टर यहाँ डाल के आप एक्चुअल में कितना परसेंटेज चेंज करा था, 0.02 का स्क्वायर, वो करो, ठीक है। तो अब आपको क्या मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। ये वाला पार्ट क्या है, माइनस एनुअल मॉडिफाइड ड्यूरेशन। माइनस साइन इसीलिए कि अगर आप YTM बोलते हो कि 1% से बढ़ा है तो अपने आप ही मार्केट प्राइस गिरेगी। अगर आपने YTM 1% से गिराया है तो आंसर में ना यहाँ पे 0.01 माइनस में लेना पड़ेगा, वो माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा। तो अपने आप ही जो इन्वर्स रिलेशनशिप है YTM का मार्केट प्राइस के साथ में, वो ठीक रखने के लिए हमने यहाँ पे माइनस साइन लिया। फिर एनुअल मॉडिफाइड ड्यूरेशन जो हमने निकाला, कौन सा सर, मैं बताता हूँ। अच्छा अपन ने तो वहाँ ले लिया ना क्वेश्चन में, जो एनुअल मॉडिफाइड ड्यूरेशन 3.something% नहीं निकाला था मैकॉलेस ड्यूरेशन, या इस फॉर्मूले से जो निकाला वो ले लिया, मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन यील्ड, ये वो 17% है सर जो अभी अभी हमने देखा। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ये वो 19% है सर जो अभी अभी हमने देखा। और हमने ये भी सोचा, हमने ये भी देखा कि 19% गलत आंसर है, और इसी गलत आंसर को ठीक करने के लिए कॉन्वेक्सिटी का कॉन्सेप्ट आया। तो वो कॉन्वेक्सिटी क्या करेगा पता है, ये जो आपका एडजस्टमेंट वाला फैक्टर है ना, यील्ड एडजस्टमेंट बोलते हैं इसको, यहाँ पे आ जाएगा वो प्लस आएगा यहाँ पे, तो यहाँ आएगा -2, जो कि बाहर आके -2 हो जाएगा और आंसर आपका 17 आएगा। सो ध्यान देना, ये पहला पार्ट आपको वही गलत आंसर देता है जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन से दे रहा है, और दूसरा पार्ट उसको ठीक करने के लिए बना हुआ है। कहानी खत्म, एग्जैक्ट आंसर आपका मैच करेगा, एग्जैक्ट यानी कि अप्रॉक्सीमेट। आपका एक्चुअल आंसर 17 होगा तो इसके कॉन्वेक्सिटी से आंसर 17.2 या ऐसा कुछ आ जाएगा। सो दिस इज़ वॉट द कॉन्वेक्सिटी कॉन्सेप्ट इज। कम टाइम में बस इतना समझा सकता हूँ। आओ सर कॉन्वेक्सिटी देखते हैं। अब उन्होंने क्या बोला, हमें कॉन्वेक्सिटी भी निकालने बोली क्वेश्चन में, और हमको 2% भी दे दिया, 10% और 8% उन्होंने। अच्छा उन्होंने वही 2% लिए प्लस माइनस के लिए, बढ़ाना चाहिए था। चलो ठीक है, देखते हैं आगे क्या करा है, उस पर डिपेंड करेगा। ये देखो 8-10 दिया था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने 8 और 12 लिया है, क्योंकि सीधी सी बात है। देखो अगर आपको YTM 10% दिया तो इक्वल परसेंटेज ऊपर बढ़ाओ, इक्वल नीचे बढ़ाओ और टेस्टिंग करो। तो V+, V- 2 इंटू V0,
प्लस माइनस और जीरो का मतलब समझना है आपको। ये आ गई एक और मार्केट प्राइस, ये आ गई एक और मार्केट प्राइस, और पहली वाली तो आपके पास थी। ये सब चीज़ें रखो, आपका एडजस्टमेंट फैक्टर बना 9.867 का। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, कहाँ गया कहाँ गया, हाँ 9.867 में आपने चेंज इन यील्ड को मल्टीप्लाई करा। यील्ड बढ़ी है 2% से, अगर आपकी यील्ड बढ़ी है या चेंज जितनी हुई है वो आपने यहाँ पे ले लिया, स्क्वायर कर दिया, और 0.395% का एडजस्टमेंट आता है आपका कॉन्वेक्सिटी का। पर ये सिर्फ कॉन्वेक्सिटी हुई सर, ये वो चेंज इन मार्केट प्राइस नहीं हुई कि कितने से मार्केट प्राइस बदलेगी। मैं आपको यहाँ पे आंसर बताता हूँ। आपका मॉडिफाइड ड्यूरेशन कितना आया था, 3.865। अरे अरे, ये सिर्फ आपने एक कॉन्वेक्सिटी निकाली है। ये जो 3.865 आपका निकल के आया ना, इसमें अब आप डिसाइड करो कि कितना परसेंट से YTM बदलना है। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ तो अगले वाले में है, पर ये मैं बताता हूँ। वो जो आपका आंसर निकल के आया वो सिर्फ इतना था, कॉन्वेक्सिटी वाला पार्ट, ये नहीं था वो। ये तो आपको तब निकलेगा जब क्वेश्चन आगे और पूछेगा कि चलो अब हम 1% या 3% से अगर YTM बदले तो बताओ मार्केट प्राइस कितने से बदलेगी। कहानी खत्म। ठीक है मालिक। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं अगला वाला पार्ट। एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस इफ देर इज अ डिक्रीज इन द YTM बाई 200 बेसिस पॉइंट, यानी कि 2% से अगर YTM गिर जाता है तो मार्केट प्राइस बताओ। अब मार्केट प्राइस आपको निकालने के लिए दो मेथड का इस्तेमाल करने बोला, मैकॉलेज ड्यूरेशन और इंट्रिंसिक वैल्यू। इसका मतलब इन्होंने बोला यहाँ पे मॉडिफाइड ड्यूरेशन यानी कि वोलेटिलिटी का इस्तेमाल करो। वोलेटिलिटी मैकॉलेज ड्यूरेशन से ही आती है। तो आपको दो चीज़ों का इस्तेमाल करना है, एक तो नॉर्मल मेथड यानी इंट्रिंसिक वैल्यू, आप 10% में 2% ऐड कर दो, डिक्रीज हो रही है सॉरी, तो 10 में 2% माइनस कर दो, 8% से आप ये वाली प्रोसेस वापस करो। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। ठीक है, जिसमें आप प्रेजेंट वैल्यू वगैरह सब निकालोगे, यानी कि ये वाली मेथड, ये वाली 10204 वाली है ना, यहाँ आई होगी, लिखा होगा इन्होंने, ये रहा 10204 इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। फिर उन्होंने बोला पहला वाला मैकॉलेज यानी कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन का इस्तेमाल करो। सिंपल है, 1% YTM अगर गिरा तो 3.865% मार्केट प्राइस बढ़ेगी। तो हमको कितने परसेंट YTM बढ़ाने बोला था, 2, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मार्केट प्राइस ने 7.73% क्या करना चाहिए, बढ़ना चाहिए। कहाँ से सर, जो बेस था आपका 94 वाला बेस था, ये रहा 9431.50 इंटू 2 इंटू दिस, तो ये आप अगर ऐड करोगे तो इतने से मार्केट प्राइस बढ़नी चाहिए। ये आपने ऐड कर दिया और मार्केट प्राइस बढ़ा दी। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 24 जो है ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, क्यों, ध्यान देना। आंसर में आपको मार्केट प्राइस निकालने बोली है, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड से निकाल सकते हो। ड्यूरेशन हमने देख लिया कैसे निकालते हैं। उसके बाद उन्होंने वोलेटिलिटी निकालने बोली है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, आप ये निकाल सकते हो। बस ख़त्म, ये क्वेश्चन कवर्ड हो गया पहले से भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अपने रिवीजन में से स्किप भी कर सकते हो, छोटा मोटा चेंज है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 जो है आपका, ये भी मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, फॉर्मूले में डाल के एक बार प्रैक्टिस करो, करना है तो इंस्टीट्यूट के ही मटेरियल का है। बस ये शॉर्टकट वाला फॉर्मूला जो है यानी लेंथी फॉर्मूले में भी एक क्वेश्चन कवर करना था, इसलिए इसको मैंने इंक्लूड करा, बाकी कॉन्सेप्ट ड्यूरेशन का कवर हो गया। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे आंसर आ जाएगा इसका बराबर, अगर टाइम है तो करना, वरना छोड़ दो क्योंकि चांसेस कम है उसके भी आने के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 और 27 इंस्टीट्यूट के मटेरियल के क्वेश्चन नहीं है, पर कॉन्वेक्सिटी पे ज़्यादा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट में ना होने की वजह से मैंने यहाँ पे कवर करे। अगेन आपके पास टाइम है तो करो, क्योंकि ये सब चीज़ें भी हम अभी देख चुके हैं कि कॉन्वेक्सिटी कैसे निकालते हैं, ये एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट में सिर्फ उन्होंने एडजस्टमेंट वाला पार्ट पूछा, और सेकंड वाला जो क्वेश्चन मैंने लिया है उसमें पूछा कि मार्केट प्राइस में चेंज कितना आता है वो कैसे निकालोगे। ये रहा माइनस एनुअल मॉडिफाइड ड्यूरेशन, ठीक है, इंटू चेंज इन यील्ड, ये रहा। तो ये अगर आपका एडजस्टमेंट है तो 0.025 माइनस 0.025 ये चेंज इन यील्ड हो गया, और ये कॉन्वेक्सिटी का, और ये कहानी ख़त्म। कॉन्वेक्सिटी इन्होंने यहाँ पे दे दी, ये है मॉडिफाइड ड्यूरेशन, सॉरी
ठीक है, तो इससे आप मार्केट प्राइस भी, चेंज इन मार्केट प्राइस निकाल सकते हो कि अगर यील्ड गिर रही है तो मार्केट प्राइस बढ़ेगी इतने % से। ठीक है, सो अगेन दिस वाज द कॉन्वेक्सिटी वाला पार्ट। अब बात करते हैं सर बॉन्ड इम्यूनाइजेशन की। व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्ड इम्यूनाइजेशन? मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ जो मैंने थ्योरी बुक में कवर करा था, तो ऊपर ऊपर ही समझाऊंगा, ध्यान देना। क्या होता है, मान लो कि एक 15.30% का कूपन रेट वाला बॉन्ड है, 1000 रुपये का, और 7 ईयर्स की उसकी मेचोरिटी है, और अभी उस पर जो YTM चल रहा है वो है 10%। सो ये फेस वैल्यू, ये कूपन रेट, ठीक है, सब कुछ दे दिया आपको मैंने। और हमने यहाँ पे क्या निकाला है, ध्यान देना। फॉलोइंग टेबल शोज द ड्यूरेशन, बॉन्ड की प्राइस और री इन्वेस्टेड कूपन्स। कूपन जितना भी इंटरेस्ट आया ना हमको हर साल मिलता गया, वो हमने वापस री इन्वेस्ट कर दिया उसी रेट से। सो ये सबसे पहले वाली लाइन, टाइम 0 से लेके 17 तक दिया हुआ है, और ये मेचोरिटी, सेकंड जो रो है ना, ये बताता है कि कितने साल बाकी है, तो ये उल्टा चलेगा, 7 साल, 6 साल, 5 साल, 4 साल, 3 साल बाकी है मेचोरिटी को। ठीक है, उसके बाद ये तीसरा वाला पार्ट आपको बताएगा कूपन अमाउंट हर साल कितना मिल रहा है, 153, 153, 153, और ये प्रिंसिपल का रिडम्शन है। ठीक है, ये रिडम्शन आखिरी में होगा 1000 रुपीज़ का। तो ये चार चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हमने क्या किया, ध्यान देना, हमने लिया YTM 10% का, और हमने उसके बाद में उसका ड्यूरेशन निकाला हर पॉइंट पे। 1 साल, आज कितना ड्यूरेशन है, 1 साल बाद कितना, 2 साल बाद कितना, 3 साल बाद कितना। ठीक है, ये हमने हर पॉइंट पे ड्यूरेशन निकाला। सो आज निकल के आता है उसका ड्यूरेशन 5 साल। अब एक एक साल अगर आप कम करते जाओगे तो ड्यूरेशन का कैलकुलेशन फिर से करना, आपका ड्यूरेशन कुछ इस तरह से आएगा, धीरे 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 कम होगा, और आपको यहाँ पे जाके 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो बॉन्ड प्राइस आपको दी है हर पॉइंट पे, 0 पॉइंट पे फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकंड ईयर के एंड में फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाली गई। तो ये बॉन्ड की मार्केट प्राइस आ गई, और ये कूपन जो आपने री इन्वेस्ट करा, ध्यान देना, पहले साल जो आपको कूपन मिला वो तो 153 का 153 ही री इन्वेस्ट करा। उसके बाद जो अगले साल कूपन मिलेगा, ठीक है, अगले साल जो कूपन मिलेगा वो रहेगा 153 प्लस पुराने 153 में इंटरेस्ट ऐड करके 10%, 10% ही है, ध्यान दे दो, 153 प्लस 10% प्लस 153, सो दैट इज़ 321.3। इसमें 10% का इंटरेस्ट और ऐड हो जाएगा ना, क्योंकि ये भी आपने इन्वेस्ट कर दिया था, तो ये टोटल मिला के होता है 321, और इस तरह से आप सारे कूपन्स आगे बढ़ाते गए, ध्यान देना। तो अब हमने क्या किया, ये बॉन्ड की प्राइस और री इन्वेस्टेड कूपन, इन सब का टोटल करा, तो ये टोटल आया। तो आप देखो आपके पास में अलग अलग कैश फ्लोज आ रही है। ठीक है, ये सब करने का पर्पज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी देर बस मेरे साथ रहो। अब आप मानो कि आपका YTM 10% ना होते हुए अगर बढ़ जाता, यानी कि अगर हम सिनेरियो 2 लेते हैं, YTM को 1% से बढ़ा देते हैं, तो क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है, आप कैसे प्रैक्टिकली अज्यूम कर सकते हो या इमेजिन कर सकते हो कि हर साल YTM सेम ही रहेगा। YTM बदल भी तो सकता है, गेटिंग इट। YTM बदला तो क्या होगा सर, आपको फ़ायदा या नुकसान होते जाएगा। सी, हमने सेम कैलकुलेशन की है YTM 11% होने पे, तो एग्जांपल के लिए लेते हैं, मान लो यहाँ पे आपका 10% पे 1383 था, यहाँ 1334 हो गया, यानी कि आपको 48 रुपीज़ का नुकसान हुआ। ऐसे ही आपका प्रॉफिट लॉस अपने लास्ट वाले इसमें रो में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, हमने ये इंक्लूड करा कि YTM बदल सकता है, वो बढ़ भी सकता है, वो गिर भी सकता है। ये सेम चीज़ हमने करी YTM गिरने के बाद में। ये नीचे जो टेबल दिया गया है वो ये सेम टेबल रिपीट हुआ 10% के साथ और 9% के साथ, तो उसमें भी हमें प्रॉफिट लॉस समझ में आया कि आखिरी में कितना हो रहा है। ये सब क्यों निकाल रहे हैं, ध्यान देना। कई बार कैसा होता है कि मेरी ना कोई लाइबिलिटी भी होती है कि आज मेरे पास में ये पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन 5 साल बाद में या 6 साल बाद में मुझे किसी को कुछ देना है, दैट इज़ द लाइबिलिटी, एंड दैट्स वाई उसके लिए मैं आज ही अपना इन्वेस्टमेंट करके रख देता हूँ, ताकि आज अगले 5 साल तक तो वो पैसा काम का नहीं। तो जितनी भी उस दिन की लाइबिलिटी होगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो और उतना आज इन्वेस्टमेंट कर दो, ताकि उस दिन आपको बॉन्ड से पैसा मिल जाए और उसके बाद आप वो लाइबिलिटी चुका दो। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें कि अगर बॉन्ड का YTM बदल गया तो शायद आपको उतने साल बाद, जब भी आपको लाइबिलिटी चुकानी है, उतने साल बाद जितनी लाइबिलिटी चुकानी है वो पैसा ना मिले। मैं एग्जांपल के लिए आपको यहाँ बता देता हूँ, ये छोड़ो, ये आ जाओ।
हाँ, लेट्स से आज से ठीक 1 2 3 4 5 साल बाद आपको 1 लाख रुपए चुकाने हैं। अब आपने क्या करा, 1 लाख की प्रेजेंट वैल्यू ले ली, लेट्स से वो आ रहा है 80,000, और ये लाइबिलिटी है, तो ये हो गई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। तो आपने क्या करा, इतना ही अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ असेट क्रिएट कर लिया, यानी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, ताकि वो इस दिन 1 लाख रुपए हो जाए। ठीक है, ये असेट, वो 1 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे, आप उससे लाइबिलिटी चुका देना, कहानी खत्म हो गई। पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यह है सर कि गलती से अगर यहाँ पे YTM ऊपर नीचे हो गया किसी भी साल में, तो शायद, ध्यान देना मेरी बात में, शायद आपको मैच्योरिटी पे पूरा पैसा ना मिले, मतलब टोटल आपका आएगा ही नहीं उतना, 90,000 ही आया। ठीक है, तो अब तो आपको दिक्कत हो गई, क्योंकि 10,000 रुपये आपको कम मिले। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, ये जो लॉस है इसको ओवरकम करना, इसकी को बोलते हैं इम्यूनाइज करना। इम्यूनाइज करने का मतलब ना, मुझे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अब इस चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अभी अभी हमने जो प्रॉब्लम देखा उसमें हमने YTM बढ़ाया भी, हमने YTM गिराया भी। पर ध्यान से देखो, आपका ये जो लॉस आ रहा है 55 का 48 हो गया, 40 हो गया, YTM बढ़ाया था हमने, तो यहाँ लॉस आपका धीरे धीरे चालू तो हुआ लेकिन कम होते जा रहा है, और कोई तो पॉइंट आएगा जहाँ पे लॉस कुछ भी नहीं आता। ठीक है, ये YTM बढ़ाने पे था। आप ध्यान दो, अगर YTM गिराया तो भी यहाँ पे प्रॉफिट है, पर ये भी धीरे धीरे कम होता जाएगा, और एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ना प्रॉफिट है ना लॉस है। और आप नोटिस करोगे, YTM बढ़ाओ या YTM गिराओ, दोनों में यही वो टाइम है, सिर्फ यही वो टाइम है जहाँ पे आपको ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। वो कौन सा टाइम है सर, 5 साल। क्या आपको ये स्टार्टिंग में पता होना चाहिए? एग्जैक्टली ये तो सर 5 साल बाद जाके पता चलेगा ना, कि मेरे को कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा। आज पता चल सकता है क्या? यस सर, आपको आज पता चल सकता है। स्टार्टिंग में ही वो आपने निकाल लिया था, जब आपने ड्यूरेशन निकाला वो आपका आ गया था 5 साल। इसका मतलब क्या है कि आपके बॉन्ड का होराइजन जो है, या आपकी जो ड्यूरेशन लाइबिलिटीज वगैरह जो भी है, दैट शुड बी इक्वल टू द ड्यूरेशन। बॉन्ड के ड्यूरेशन के बराबर का टाइम अगर रहेगा आपकी लाइबिलिटी का भी और असेट का भी, दैट मीन्स आपको ना कोई प्रॉफिट होगा ना कोई नुकसान होगा एक्स्ट्रा का, जितना पैसा चाहिए उतना मिलेगा। व्हाट यू नीड टू एंश्योर इज योर टाइम, इन्वेस्टर्स होराइजन बोलो उसको, या आपकी लाइबिलिटी का टाइम बोलो, दैट शुड मैच विद द ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। पूरी चीज़ें बताने का पर्पस सिर्फ एक ही था कि सर जो भी आपका इन्वेस्टर को जब भी पैसा चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू ड्यूरेशन। आप ड्यूरेशन ऊपर नीचे कर सकते हो, आप उस पर, वो डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आपके पास में 2 बॉन्ड है, लेट्स से बॉन्ड ए है 5, इसका ड्यूरेशन 5 साल का, बॉन्ड बी का ड्यूरेशन 7 साल का है, तो आपके पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन क्या हो गया सर? बहुत सिंपल है, वेटेड एवरेज। ये तो आपने देख चुका हो, वेट इंटू ड्यूरेशन, खत्म। तो वेटेड एवरेज ड्यूरेशन आपका 5 साल आ जाए, ऐसा कुछ करो, ये 4 अगर है तो लेट से 5 साल आ जाए। तो क्यों आप ड्यूरेशन के बराबर लाना चाहते हो? क्योंकि वो एक पॉइंट होता है जहाँ पे YTM बढ़े या गिरे कोई नुकसान हमें नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। अब मैं 2 3 चीज़ें इसमें से समझा देता हूँ, ध्यान देना। आपका जो टारगेट पीरियड है दैट शुड बी इक्वल टू ड्यूरेशन। पहला, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ असेट शुड बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़। जो भी लाइबिलिटी है उसकी प्रेजेंट वैल्यू जितना ही आपने इन्वेस्टमेंट करना है, ताकि आपको एग्जैक्ट उतना अमाउंट मिले। और बॉन्ड के पोर्टफोलियो ड्यूरेशन इज नथिंग बट द वेटेड एवरेज ड्यूरेशन। ये 3 चीज़ें आपने इसमें से सीखनी है। और अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे। अरे इतना भी कोई डिफ़िकल्ट थोड़ी होता है, ज़्यादा टाइम होता तो और टाइम लेके मैं आपको बताता। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, हमने कुछ चेंजेस करें। अगर आपके पास में पुराना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट है तो प्लीज़ रिप्लेस इट। आप टेलीग्राम में सर्च करोगे, टेलीग्राम चैनल में, कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 263 इंपॉर्टेंट ऐसा सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा। उसके अंदर में लेटेस्ट वाला मैं अपडेट कर दूंगा उसमें। द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल फॉर 3 बॉन्ड्स ABC। दीज बॉन्ड्स आर यूज्ड बाय अ बॉन्ड पोर्टफोलियो मैनेजर टू फंड एन आउटफ्लो शेड्यूल्ड इन 6 ईयर्स। ध्यान देना, आपका आउटफ्लो कब है? आउटफ्लो इज शेड्यूल्ड इन 6 ईयर्स। लाइबिलिटी सर डिसाइड हो गई 6 ईयर्स की, यानी आपके पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन जो आएगा निकल के वो भी 6 ईयर्स होना चाहिए। अगर आपको रिस्क फ्री काम करना है तो, रिस्क लेके करना है तो फिर आपकी मर्जी। करंट yield इज 9%। ऑल द बॉन्ड्स हैव अ फेस वैल्यू ऑफ 100 एंड विच विल बी रिडीम्ड एट पार। फेस वैल्यू 100 है, रिडम्शन वैल्यू भी
100 ही रहेगी। बॉन्ड ए, बी और अगले पेज पे दिया है सी, मैच्योरिटी दी है दोनों तीनों की और कूपन रेट भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा कैलकुलेट द ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड। क्या कोई डिफिकल्ट है ये निकालना? तीनों बॉन्ड्स का ड्यूरेशन निकाल लो। ये रहा सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ द बॉन्ड ड्यूरेशन मैच्योरिटी के हिसाब से। पहला वाला 10 साल तक है तो आपको ऐसा 10 टेबल बनाने पड़ेंगे। ड्यूरेशन कैसे निकालते थे? पूरा कैश फ्लो लिया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकाला। अब हर प्रेजेंट वैल्यू का आप वेट निकालोगे टोटल में कितना है और उसको ईयर से मल्टीप्लाई करोगे और टोटल करोगे तो ड्यूरेशन आ जाएगा। ऐसा तीनों बॉन्ड के लिए करो। इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम। दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम नवंबर 18, 12 मार्क्स और MTP में भी था, आ सकता है। ठीक है, तो आपने तीनों का ड्यूरेशन निकाला। ये हो गया बॉन्ड ए का ड्यूरेशन, ध्यान देना 6.862। इसके बाद बॉन्ड बी का भी आपने ड्यूरेशन निकाला, मैं वापस नहीं जा रहा इसमें, 5.84। और बॉन्ड सी का भी निकाला क्योंकि वो 5 साल था तो जल्दी निकल गया, 4.24। अब आपके पास में 3 ड्यूरेशन है। ठीक है, ए बी सी, ये तीनों बॉन्ड के आपके ड्यूरेशन तो आ चुके हैं। क्वेश्चन 2 देखो, बॉन्ड पोर्टफोलियो मैनेजर को ये बोला गया कि टोटल आपके पास जितना भी पैसा है उसका 45% आप एक काम करो बॉन्ड ए में डाल दो। अब आपके पास कितना पैसा बचा है? सिर्फ 55%। ठीक है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन बॉन्ड बी एंड सी सो दैट द बॉन्ड दैट नीड टू बी परचेज्ड टू इम्यूनाइज द पोर्टफोलियो। अब क्वेश्चन यहीं पे तो मेन पार्ट आता है क्वेश्चन का कि इम्यूनाइज करना है पोर्टफोलियो को, यानी कि हमारे पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन शुड बी इक्वल टू 6 ईयर्स। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी भी उसी टाइम पे है और इम्यूनाइजेशन का कॉन्सेप्ट बोलता है जब लाइबिलिटी को पे करना है उतना ही ड्यूरेशन रखो, उसी पॉइंट पे आपको प्रॉफिट और लॉस नहीं होता। इसीलिए इम्यूनाइज करना यानी कि रिस्क नहीं लेना। बस कहानी सिंपल है। आपको आप एक काम करो, वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी प्लस वेट ऑफ सी कितना होता है सर? 1। इसमें से 0.45 तो आपने वेट ऑफ ए में डाल दिया बॉन्ड, वेट ऑफ बी को ले लो, वेट ऑफ बी। अच्छा, तो बचा कितना? वेट ऑफ बी एक्सक्यूज मी प्लस वेट ऑफ बी प्लस वेट ऑफ सी इज इक्वल टू 1, यानी कि वेट ऑफ बी प्लस वेट ऑफ सी इज इक्वल टू 0.55। आप वेट ऑफ बी प्लस 0.55 माइनस वेट ऑफ सी ले लो, बी, वेट ऑफ सी विल बी दिस। ऐसा भी लिख सकते हैं आप उसको। ठीक है, तो इन दोनों का आपको आंसर मिल जाएगा। टोटल वेट 0.55 है तो यहाँ आप लिख लो 0.55। इससे क्या होगा, आपको वेट ऑफ बी, सॉरी ऐसा लिख लो उसको, 55% है तो ये हो गया 0 इधर में। अब क्या करना है? ड्यूरेशन इनटू वेट, तीनों के वेट है, तीनों के ड्यूरेशन है, शुड बी इक्वल टू 6। ध्यान देना। चलते हैं हम, ये रहा क्वेश्चन। क्या बोलता है? पीरियड रिक्वायर्ड टू बी इम्यूनाइज्ड। अच्छा, ऐसे ना लेते हुए भी आप अगर सिंपल तरीके से चलना चाहते हो तो वो रहा ये, मेरे पास तीनों के वो होने चाहिए। $6.86। ठीक है, क्या होगा सर फॉर्मूला? समेशन ऑफ वेट आई डी आई शुड बी इक्वल टू 6। सो वेट ऑफ ए ड्यूरेशन ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी ड्यूरेशन ऑफ बी प्लस वेट ऑफ सी ड्यूरेशन ऑफ सी शुड बी इक्वल टू 6। वेट ऑफ ए तो हमें पता चल गया 0.45, ड्यूरेशन कितना है वेट ऑफ ए का, मतलब ए का 6.86 का ड्यूरेशन यहाँ पे तो फिक्स हो गया, तो ये हमने यहाँ रख दिया 6.86। ठीक है, प्लस वेट ऑफ बी आप यहाँ ले लो, इनटू ड्यूरेशन इसका आएगा 5.84 और वेट ऑफ सी को हमने क्या लिया था? 0.55 माइनस वेट ऑफ बी और इसका ड्यूरेशन है 4.24 और आप इक्वल टू कर दो इसको 6 से। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो वेट ऑफ बी निकल के आएगा क्योंकि बाकी सब आपने ले लिया। वेट ऑफ बी जो निकल के आया, यहाँ पे भी तो इन्होंने नहीं वो करा, चलो मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ये हर चैप्टर में सेम तरीके से अगर आप चलोगे वेटेड एवरेज का निकालना तो आपको इजी जाएगा। अब यहाँ पे भी सही है, गलत नहीं है, तरीका डिफरेंट है।
5.84 weight of B plus 2.332 minus 4.24 weight of B, and that should be equal to 6. So इसको 5.84 minus 4.24, that's 1.6 weight of B plus 5.419 is equal to 6. ठीक है, तो 6 minus 5.419 divided by 1.6, वेट ऑफ बी निकल के आया 36.31%, ये रहा. ठीक है, सॉरी, वेट ऑफ, ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन द वैल्यू ऑफ बी 35.31 आ रहा, 34 क्यों आ रहा है इनका, 36.31 आना चाहिए था. चलो कुछ ना कुछ राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस होगा ही होगा, आप सॉल्व करोगे तो आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा. हाँ ठीक है, सही है, सही लिख रहा है. 36 ये और है ना, ये बी का ही है पूरा और ये सी का है. सो वेट ऑफ ए हो गया आपका 45%, वेट ऑफ बी हो गया 36.31% और वेट ऑफ सी यानी कि बचा हुआ एक में से. तो ये तीनों वेट्स हो गए, वो 3 ड्यूरेशन थे. वेटेड एवरेज निकालोगे तो ड्यूरेशन आएगा आपका 6 का और आपका बॉन्ड इम्यूनाइज्ड कहलाएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. आफ्टर द पोर्टफोलियो हैज बीन फॉर्मुलेटेड एंड इंटरेस्ट रेट चेंजेस अकर्स. इंटरेस्ट रेट में चेंज अकर हुआ, एक सेकंड देना है बस. ठीक है, इंटरेस्ट रेट चेंज अकर्स. इंक्रीजिंग द यील्ड टू 11%. इंक्रीजिंग द यील्ड टू 10% का था ना, यील्ड अब 11% हो गई. तो अब क्या हुआ, ड्यूरेशन बदल गया तीनों का. बॉन्ड सी, ए बी सी का जो आपने ड्यूरेशन इतनी मेहनत करके निकाला था वो बदल गया और नया ड्यूरेशन अब वापस निकालने नहीं बोल रहे, अब वो ड्यूरेशन आ गया. ठीक है, इज द पोर्टफोलियो स्टिल इम्यूनाइज्ड. ये तो तब पता चलेगा ना जब हम वेटेड एवरेज ड्यूरेशन निकालेंगे और वो 6 आएगा, क्योंकि लाइबिलिटी तो 6 ही है, लाइबिलिटी तो 6 साल बाद की ही है. अब नए ड्यूरेशन के साथ ये वाले वेट्स लगा के देखो जो आपने निकाले और फिर देखो कि आपका ड्यूरेशन क्या आ रहा. तो आपने यही करा, वेट ड्यूरेशन, वेट ड्यूरेशन, वेट ड्यूरेशन और आंसर आया 6.2. आना कितना चाहिए था, 6. तो क्या बोलोगे, नो द पोर्टफोलियो इज नॉट इम्यूनाइज्ड. तो आप क्या करोगे सर, बहुत सिंपल, आपको नए ड्यूरेशन दिए हैं ना तो वापस निकाल लो. 55% तो आपका इसमें जाना ही है, बाकी वापस सेम तरीके से जिस तरीके से आपने वेट निकाला यहाँ पे इक्वेट कर दो. बस इस फॉर्मूले में क्या करना है, नए ड्यूरेशन रखना है आपको, बाकी सब कुछ सेम. आपका फिर से नए वेट्स आ जाएंगे, वो ये बताएगा कि भैया अब आपको ए में कितना और बी में कितना डालना है. ध्यान देना, सॉरी ए में तो 45 ही है, पहले कितना था बी में 36%, अब कितना आया बी में 30%. पहले कितना था सी में 19%, अब कितना आया सर, सॉरी 25 आया और 30 आया, तो 36 का 25 हो गया और 19 का सीधा 30% हो गया. वेट्स बदल गए. आप एक काम करो, अपना इन्वेस्टमेंट ऊपर नीचे कर दो. पहले बी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करा था ना, उसको कम करना है. बी के बॉन्ड का कुछ हिस्सा बेच दो, इतना बेचो कि वेटेज बी का 25% हो जाए और सी का 30% हो जाए. सी में इन्वेस्ट करना है, 19 से उसको 30 करना है. सो जब भी आप अपने बॉन्ड के पोर्टफोलियो या पोर्टफोलियो के ड्यूरेशन को वेटेड एवरेज निकालते हो, दैट शुड बी इक्वल टू योर लाइबिलिटी का टाइमलाइन, so that your bond will remain immunized. because duration ही एक ऐसा टाइम है जहां पे YTM के बढ़ने और गिरने से कोई नुकसान नहीं होता, इसीलिए लाइबिलिटी को हम इक्वेट करते हैं ड्यूरेशन से. अगला क्वेश्चन देखो. अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस है पर है अच्छा खासा, ध्यान देंगे. फर्म XYZ इज रिक्वायर्ड टू मेक अ $5 million का पेमेंट इन 1 year एंड $4 million का पेमेंट इन 3 year. सो आज से ठीक 1 साल बाद कितने जाना है सर, 5 मिलियन, और आज से ठीक 3 साल बाद कितने जाना है सर, 4 मिलियन. ठीक है, तो आपने क्या करा देखते हैं चलो. द यील्ड कर्व इज फ्लैट एट 10%. यील्ड आपका पूरा सेम रहेगा.
विथ सेमी एनुअल कंपाउंडिंग। ठीक है, कंपाउंडिंग अब आपकी सेमी एनुअल हो रही है, तो 1 साल की बात आएगी तो ध्यान देना, ये लोगे आप 5%, क्योंकि आधा करना पड़ेगा, और पीरियड 1 साल में 2 बार कंपाउंडिंग होगी, 3 साल में आपकी 6 बार कंपाउंडिंग होगी। ठीक है, ले लेंगे। फर्म XYZ wants to form a portfolio using 1 year and 4 year US strips to fund the payments। अब ये तो लाइबिलिटी थी, ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहते हो? इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो 1 साल के बॉन्ड में और 4 साल के बॉन्ड में। 1 साल और 4 साल वाले बॉन्ड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, सो दैट यू कैन फंड दिस सिचुएशन। ये है लाइबिलिटी, ये बन जाएगा आपका असेट। टाइमिंग देखो कैसी गड़बड़ा गई है। तो आपको करना क्या है? बहुत सिंपल है। आप सबसे पहले तो लाइबिलिटी जो जितनी दी है 5 मिलियन और 4 मिलियन डॉलर की, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के टोटल बताओ कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी क्या आ रही है। हमने इम्यूनाइजेशन वाले में देखा कि जितनी प्रेजेंट वैल्यू आ रही है उतना ही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ असेट होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये रहा 1 ईयर और 3 ईयर का जो पेमेंट करना था हमको 5 मिलियन और 4 मिलियन का, उसको हमने डिस्काउंटिंग करा। 1 साल का है तो आधा रेट लेके डबल कर दिया, और 3 साल का है तो आधा रेट लेके और डबल कर दिया, 3 × 2 6। तो ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। इन दोनों की टोटल आती है $7.52 मिलियन। तो इतना ही आपका लाइबिलिटी अगर है तो असेट भी उतना ही होना चाहिए। तो असेट की भी हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ गई $7.52 मिलियन। अब बात सिर्फ ये है कि ये $7.52 मिलियन में से कितना वेट 1 ईयर वाले स्ट्रिप में डाले और कितना वेट आपका 4 ईयर वाले स्ट्रिप में डाले। ठीक है, तो ये तो अब तब पता चलेगा जब हमें पता चलेगा कि यार लाइबिलिटीज़ कब पेमेंट करनी है। अब 1 साल और 3 साल की लाइबिलिटी है, तो एवरेज निकाल लो कि लाइबिलिटी का ड्यूरेशन क्या है। एक तो ड्यूरेशन पिछले क्वेश्चन में कैसा, एक ड्यूरेशन था 6 साल का, यहाँ अब 2 है तो एवरेज आउट करना पड़ेगा। सो हमने एवरेज करा, एवरेज इन्वेस्टर्स होराइजन। ध्यान देना, और देखो टाइमिंग अलग अलग है ना, यहाँ आपका 5 मिलियन है, यहाँ 4 मिलियन अगर है तो आप 5 और 4 9 नहीं कर सकते, क्योंकि टाइमिंग अलग अलग है। हमने ड्यूरेशन में ये सीखा था। तो प्रेजेंट वैल्यू को टोटल करो। हमने क्या करा कि टोटल में इसका वेट कितना, टोटल में इसका वेट कितना। देखो ये 1 साल में पेमेंट करना है, टोटल में इसका वेट कितना, ये 3 साल में पेमेंट करना है, इसका वेट कितना। तो हमारा एवरेज ड्यूरेशन आ गया 1.7939। ये किसका है सर एवरेज ड्यूरेशन? ये लाइबिलिटी का 1.7939, यानी असेट का भी वही होना चाहिए। सिंपल है, असेट का भी वही होना चाहिए। हाँ सर बिल्कुल यही होना चाहिए। तो अब हम निकाल लेंगे सर, ध्यान देना। सो ड्यूरेशन शुड बी 1.7939। वेट ऑफ ए, ड्यूरेशन ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी, जो 4 साल का है, ड्यूरेशन ऑफ बी। ये 1 साल की स्ट्रिप है, ये 4 साल की स्ट्रिप है। 1 साल और 3 साल लाइबिलिटी का था और 1 साल और 4 साल असेट का है अब। ठीक है, तो ये लाइबिलिटी वाला पार्ट तो आपने ख़त्म कर दिया। अब असेट वाला पार्ट देखो, बहुत सिंपल है। टोटल वेट दोनों का मिला के 1 होगा। अगर वेट ऑफ ए इज़ दिस, तो वेट ऑफ बी क्या हो जाएगा सर? 1 माइनस वेट ऑफ ए। सिंपल। अब आपको क्या है, 1 साल का इसका ड्यूरेशन है, 4 साल का इसका है, असेट है ना ये, इक्वेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा वेट ऑफ ए का 73.54, तो वेट ऑफ बी का 26.46। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू इम्यूनाइज द बॉन्ड। अब $7.52 मिलियन का, ध्यान देना, $7.52 मिलियन का 73.54% ए में जाएगा, 26.46% बी में जाएगा, तब जाके ये बॉन्ड इम्यूनाइज होगा। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ये रहा, ये और ये, तब जाके ये बॉन्ड इम्यूनाइज होगा। यहाँ पे अब हमारा बॉन्ड इम्यूनाइजेशन का कॉन्सेप्ट हुआ ख़त्म। आई होप यू लाइक्ड इट। टाइम कम है, नहीं तो बहुत मन करता है ऐसा कि डिटेल में समझाओ, और कई बार पता है आपको गिल्टी फील होता है कि ये क्या, मतलब यार नहीं मज़ा नहीं आया, पर टाइम ही वो नहीं करता। मैं आपको अभी से बता देता हूँ, जिन जिन बच्चों को कोई भी कॉन्सेप्ट में ऐसा लगा कि डिटेल में समझना है, तो प्लीज़ गो एंड वॉच द फास्ट ट्रैक लेक्चर्स विच हैज़ ऑलरेडी बीन अपलोडेड ऑन यूट्यूब। एक एक कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से डिराइव करा हुआ है, फॉर्मूलाज डिराइव करे हुए हैं, आपको ज़रूर हेल्प होगी। और अगर मई 2025 या नवंबर 25 वाले बच्चों तक आपको ये न्यूज़ पहुंचाना है तो बिल्कुल पहुंचाओ। रेगुलर बैच
वेबसाइट से ख़रीद सकते हैं, सब कुछ अपडेटेड उसमें मिलेगा विथ पर्सनल गाइडेंस एंड डाउट सॉल्विंग। पर इतना नहीं चाहिए, फ्री में यूट्यूब के लेक्चर्स देखने तो SFM के फास्ट ट्रैक लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहाँ से भी देखो। कॉन्सेप्ट्स 80% सेम ही है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। फ़ायदा अगर है कोई कंटेंट तो फ़ायदा होगा। आप स्टार्ट करो और उसके बाद अगर फास्ट ट्रैक लेक्चर्स कोई स्टार्ट करता है तो देयर इज़ अ सजेशन टू देम कि कंपाइलर 4.0 इस्तेमाल करना है। आइए सर, अब आगे बढ़ते हैं कन्वर्टिबल बॉन्ड वाले कॉन्सेप्ट। सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्रेक एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। कन्वर्टिबल बॉन्ड्स क्या होते हैं? अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन देखे वो एक तरह का नॉर्मल बॉन्ड थे। नॉर्मल बॉन्ड में क्या होता है, देखो यहाँ पे कोई मार्केट प्राइस होती है बॉन्ड की, लेट से 900 रुपीज़ मार्केट प्राइस है, और हम कुछ डिटेल ले लेते हैं। लेट से फेस वैल्यू है आपकी 1000 रुपये की, कूपन रेट थोड़ा सा इस तरह से ले लो 8.5%, तो कूपन अमाउंट कितना हो गया 85 रुपीज़ आपको हर साल इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, दैट्स गुड। तो क्या होगा 85 आपको हर साल मिलेगा। 5 साल का अगर बॉन्ड है तो 5 साल तक मिलेगा, और उसके बाद में आपको रिडम्शन वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 1000 रुपीज़ की। पर कई सारे बॉन्ड्स ऐसे भी होते हैं जो इस टर्म्स के साथ आते हैं कि ये कन्वर्टिबल है। इसका मतलब मेचोरिटी पे या तो आप उसे रिडीम कर लो, 1000 रुपये ले लो, या तो इसके बदले में, उस एक बॉन्ड के बदले में आप कुछ इक्विटी शेयर्स ले लो। यहाँ आपको क्या होता है, आपका बॉन्ड होल्डर का जो टैग है वो ख़त्म हो जाता है, और यहाँ से आगे आप इक्विटी होल्डर कहलाते हो, कंपनी की ओनरशिप मिल जाती है, आपको इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं। अब ये भी स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि कितने इक्विटी शेयर्स मिलेंगे एक बॉन्ड के बदले। सो दैट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी ऑल्सो, मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड ऑल्सो। लेट्स से कि आपको जो इक्विटी शेयर मिल रहे हैं वो है 30। सो ये जो 30 है इसे कहा जाता है कन्वर्जन रेशो। ये बताता है कि एक बॉन्ड के बदले आपको कितने इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं। ठीक है, गेटिंग इट, ओके। अब आप अगर ध्यान दोगे, लेट से उस दिन मार्केट प्राइस जो है इक्विटी शेयर की, मार्केट प्राइस इक्विटी शेयर की है 25। तो इसका मतलब अगर आपने ये 900 रुपये वाला बॉन्ड उस दिन इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा लिया तो आपको हर शेयर 25 रुपये का मिलेगा, और कितने शेयर्स मिलेंगे 30। सो टोटल आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी इक्विटी की इस पॉइंट से आगे 750। आप बोलोगे सर ऐसा कोई क्यों करवाएगा? एग्जैक्टली कोई क्यों करवाएगा? पर हाँ, अगर उसे लग रहा है कि फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स की प्राइसेस बढ़ेगी तो ही इज़ ओके विद दैट। हो सकता है सस्ते में लग रहा हो सामने वाले को कि 25 रुपीज़ जो मार्केट में प्राइस चल रही है इट्स स्टिल बेटर, आगे प्राइसेस बढ़ेगी। तो अगर ऐसे सिचुएशन है तो दे कैन गो, अदरवाइज दे वोंट। ठीक है, सो ये जो 750 आई है ना, 900 रुपीज़ बॉन्ड की प्राइस थी जो आपने स्टार्टिंग में ख़रीदा था, और अब आपकी इक्विटी की वैल्यू हो गई टोटल 750 अगर आप कन्वर्जन करवा लेते हो तो इसे कहा जाएगा कन्वर्जन वैल्यू। ठीक है, ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। अब आपने नोटिस करा होगा उस पॉइंट पे, मेचोरिटी पे आओ, ठीक है, मान लो आपके पास कोई बॉन्ड नहीं है, कुछ नहीं है, और यहाँ पे आपको अगर मैं इक्विटी शेयर्स खरीदने बोलूँ तो आपको कितने शेयर्स खरीदने पड़ेंगे? 750 के शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। हम दोनों को कंपेयर करना चाहते हैं ना, तो 750 के आप शेयर्स खरीद सकते हो। यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन है। फिर यहाँ पे आप मार्केट में बॉन्ड खरीद सकते हो, लेट से 900 की ही मार्केट प्राइस है, वो 1000 की तो रिडम्शन वैल्यू थी। सो अब आपने क्या करा मालूम है, ध्यान देना, आप अगर इक्विटी शेयर ना खरीदते हुए बॉन्ड खरीद रहे हो, इसका मतलब आप 150 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। क्यों आप एक्स्ट्रा पे करोगे? उसका रीज़न हम आगे देखेंगे। हो सकता है कुछ बेनिफिट मिल रहा हो हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करने का, हो सकता है हमको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा हो, सो वी आर ओके विथ पेइंग एक्स्ट्रा। ठीक है, सो ये जो आपका आया ना अभी मार्केट प्राइस और मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड और कन्वर्जन वैल्यू का डिफरेंस, दैट इज़ 900 माइनस 750, इसको आप बोलोगे कन्वर्जन प्रीमियम। अब इसका मतलब ये नहीं होता कन्वर्जन कराने पे प्रीमियम मिल रहा है, इसका मतलब है कि आप कन्वर्टिबल बॉन्ड पे शिफ्ट हो गए इक्विटी से, तो उसके लिए जो आपको प्रीमियम पे करना पड़ रहा है या एक्स्ट्रा मनी पे करना पड़ रहा है दैट इज़ 150। तो ये तो हमने रुपीज़ में निकाल लिया, ये हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट हो गया। क्या हम इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं? हाँ सर निकाल सकते हैं, उसको बोलेंगे कन्वर्जन प्रीमियम रेशो। कैसे निकालोगे? सिंपल है सर, 150 आपने पे किया, किसके ऊपर पे करा? 750 के ऊपर ना। सो 150 डिवाइडेड बाय 750,
दैट गोज टू 20%। कैसे निकाला, फॉर्मूला बनता है क्या? यस सर, मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड माइनस कन्वर्जन वैल्यू डिवाइडेड बाय कन्वर्जन वैल्यू। आर यू गेटिंग इट? तो यही चीज़ को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड डिवाइडेड बाय कन्वर्जन वैल्यू -1। तो आपका आंसर आ जाएगा 1.20 -1, दैट इज़ 0.20, 20%। सो ये रेशो, ये कन्वर्जन का रेशो हो गया, प्रीमियम का रेशो। तो ये हो गया हमारा फोर्थ कॉन्सेप्ट। ठीक है सर, तो आपने अभी तक क्या क्या देख लिया? कितने शेयर्स मिल रहे एक बॉन्ड के बदले, दैट इज़ कन्वर्जन रेशो। उस शेयर्स की मार्केट वैल्यू निकाल के लाओगे, दैट इज़ कन्वर्जन वैल्यू, 25 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद आपने मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड और कन्वर्जन वैल्यू के बीच का डिफरेंस निकालोगे, तो आपको पता चलेगा कि इक्विटी ना चूज़ करते हुए बॉन्ड चूज़ कर रहे हो तो 150 का प्रीमियम देना पड़ता है। उसी 150 का प्रीमियम को अगर परसेंटेज में निकालना पड़ रहा है तो 20% आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, दैट इज़ कन्वर्जन प्रीमियम रेशो। ठीक है, तो आपके ये इतने कॉन्सेप्ट्स तो आप समझ में आ गए। अब मैं एक और चीज़ लेता हूँ। लेट्स से कि सेम बॉन्ड है, ठीक है, सेम बॉन्ड है मार्केट में। ये तो हो गया कन्वर्टिबल, सेम सब कुछ सेम है, हाँ, फेस वैल्यू सेम है, टाइम सेम है, कूपन रेट सेम है, ठीक है। और सिर्फ जो नहीं है अगले वाले बॉन्ड में वो है कि सर इसमें कन्वर्जन ऑप्शन नहीं है, तो इसको क्या बोलोगे आप? नॉन कन्वर्टिबल बोलेंगे। तो अब मुझे बताओ, क्या नॉन कन्वर्टिबल बॉन्ड भी 900 रुपये में मार्केट में बिकेगा? नहीं सर। जिसमें फ़ायदे ज़्यादा है, आप देख लो यहाँ पे मैं 900 रख लेता हूँ। कौन खरीदेगा नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड को? कोई भी नहीं खरीदेगा, क्योंकि अगर 900 में ही खरीदना है तो कन्वर्टेबल खरीदो, उसमें ज़्यादा ऑप्शन मिल रहे हैं, फीचर्स मिल रहे हैं। तो कभी भी नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड की जो प्राइस आएगी वो इसके नीचे रहेगी, अगर सब कुछ सेम है तो। लेट्स से वो है 700। तो ये जो 700 आया है इसी को बोलते हैं सर स्ट्रेट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। अब ये स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड शायद क्वेश्चन में दी जाएगी या नहीं भी दी जाएगी। अगर नहीं दी गई तो निकालते कैसे हैं? आपने अभी तक यही तरीके से तो निकालते आए हो। जितने भी बॉन्ड की मार्केट प्राइस आपने निकाली है वो स्ट्रेट वैल्यू ही निकाली। निकालने का तरीका क्या है सर? इंटरेस्ट इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर प्लस रिडम्पशन वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ये जो आप निकालते हो तो तब आप क्या लेते हो? रिडम्पशन ही लेते हो ना, कन्वर्जन थोड़ी लेते हो। इसका मतलब बॉन्ड रिडीम हो गया, कोई कन्वर्जन वनवर्जन लिया ही नहीं इसमें आपने। इसी को बोलते हैं स्ट्रेट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। सिंपल तरीके से जो आप फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो, ठीक है। अब आप नोटिस करना, नॉन कन्वर्टेबल से कन्वर्टेबल में शिफ्ट होने के लिए आपने कितना प्रीमियम पे करा? दैट इज़ 200 रुपीज़ का प्रीमियम पे करा। इसी को बोलते हैं परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क, या फिर आप बोलो, परसेंटेज तो अभी निकाला नहीं ना, आप सिर्फ डाउन साइड रिस्क बोलो, नाम दिया है उन्होंने। डाउन साइड रिस्क का मतलब प्रीमियम ओवर नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड। कन्वर्टेबल बॉन्ड चूज़ किया तो आपने नॉन कन्वर्टेबल के ऊपर कितना प्रीमियम दिया, दैट इज़ डाउन साइड रिस्क। इसका परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे? 200/700 कर लोगे, सिंपल सी बात है। सो 200/700 कैसे आया सर? आपका मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड माइनस स्ट्रेट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड डिवाइडेड बाय स्ट्रेट वैल्यू। इसको भी हम लिख सकते हैं मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड डिवाइडेड बाय स्ट्रेट वैल्यू -1। सो दैट इज़ 900/700 -1 करोगे तो दैट कम्स टू 28.57%। दिस इज परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क आया। एक और मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो, कन्वर्जन के दिन आपकी 750 ही वैल्यू हो रही है, यहाँ देख रहे हो। आप अगर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा लेते हो तो आपको सिर्फ 750 रुपीज़ ही इक्विटी की वैल्यू मिलेगी। क्यों? क्योंकि मार्केट प्राइस इक्विटी शेयर्स की कम है, पूरा 900 नहीं हो पा रहा। 900 के बदले में 900 मिले तो सही है ना, एक तो लॉजिकली या फेयर उसी को बोलते। तो आप बताओ कन्वर्जन मार्केट प्राइस क्या है? कन्वर्जन मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर मतलब ऐसी इक्विटी शेयर की प्राइस जिस पे मुझे ना फ़ायदा होगा ना नुकसान होगा। 900 का बॉन्ड छोड़ के 900 की इक्विटी ले लिए, राइट। तो वो कैसे पॉसिबल है सर? बहुत सिंपल है, आप इस फिगर की जगह पे 900 रख दो, और ये तो आपको दिया हुआ है, 900/30 करोगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 30। सो 30 रुपीज़ शुड हैव बीन द इक्विटी का प्राइस, उसको बोलते हैं कन्वर्जन मार्केट प्राइस। अच्छा, मेरे कितने कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए, मैं एक और लिख लेता हूँ। ये 5वां कॉन्सेप्ट था, परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क। 5वां नहीं, ये 6वां कॉन्सेप्ट था। 5वां तो ये था स्ट्रेट वैल्यू, ठीक है। अब एक और चीज़, 7th, इसको बोलेंगे सर मार्केट कन्वर्जन प्राइस, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कन्वर्जन करवाने पे पैरिटी प्राइस क्या होनी चाहिए इक्विटी शेयर की। इस दोनों केस में ये इक्विटी की बात कर रहे हैं।
तो कैसे निकालेंगे सर, मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड आप लोगे, मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय कन्वर्जन का रेशो। 900 रुपये चाहिए ना हमें, और एक बॉन्ड में कितने इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं, 30, तो हर इक्विटी शेयर की प्राइस 30 रुपीज़ होनी चाहिए, तभी जाके हमारी इक्विटी की वैल्यू 30 रुपीज़ आएगी। एक और कॉन्सेप्ट ध्यान देना, मान लो ये आपको मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड दिया है 900 का, आपको कन्वर्जन वैल्यू आ गई अगर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवा रहे हो तो 750 की, और स्ट्रेट वैल्यू थी 700 की। अब आप मुझे बताओ, कभी भी ये जो कन्वर्टिबल बॉन्ड है, ये है हमारा कन्वर्टिबल बॉन्ड, इसकी प्राइस गिरना स्टार्ट हुई तो ध्यान देना, क्या इसके नीचे जाएगी, नहीं जाएगी सर, ये इक्विटी की वैल्यू है, इसके नीचे जाएगी, नहीं जाएगी सर। मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड विल ऑलवेज बी हायर ऑफ द ईदर ऑफ कन्वर्जन वैल्यू और स्ट्रेट वैल्यू। सो मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ, इट विल बी, अगर नीचे गई भी, मिनिमम प्राइस ऑफ द कन्वर्टिबल बॉन्ड गिर रही है, इसलिए मिनिमम प्राइस ऑफ द कन्वर्टिबल बॉन्ड विल बी हायर ऑफ कन्वर्जन वैल्यू और स्ट्रेट वैल्यू, यानी इन दोनों में से किसी के भी नीचे नहीं जाएगी। आप सिंपल सी बात बोलो किसी के भी नीचे, यानी कि अगर किसी की प्राइस 500 रही और किसी की प्राइस 800 रही, तो 800 रहेगी कन्वर्टिबल बॉन्ड की प्राइस, तो यानी दोनों के नीचे नहीं गई ना। ये 8th कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब एक और चीज़ बताता हूँ मैं, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल कि आपको बॉन्ड खरीदा आपने, तो हर साल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 85 रुपीज़ का। आप बॉन्ड ना खरीदते हुए अगर इक्विटी खरीदते तो इक्विटी में क्या मिलता सर, डिविडेंड मिलता। लेट्स से आपको डिविडेंड मिल रहा है 1 रुपये का, हर शेयर पे 1 रुपये का, और इतने ही इक्विटी अगर आप खरीदते, इसके इक्विवेलेंट जितना कन्वर्जन ऑप्शन है, तो कितने इक्विटी शेयर खरीदते, 30, तो हर साल डिविडेंड कितना मिलता सर, 30 रुपीज़ का। तो आप देख रहे हो, इक्विटी खरीदोगे तो 30 रुपये का डिविडेंड मिलेगा, और इक्विटी ना खरीदते हुए बॉन्ड खरीदा तो 85 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिल रहा है। यानी कि स्टार्टिंग में, यहाँ दिखा रहा हूँ मैं, ये मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड है 900, और कन्वर्जन वैल्यू यानी इक्विटी शेयर आपने खरीदे 750 के। अब बॉन्ड आपने खरीदा तो हर साल 85 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिल रहा है, और इक्विटी खरीदा तो सिर्फ 30 रुपीज़ का डिविडेंड मिल रहा है। यानी कि आपने 150 रुपीज़ ज़्यादा पे करे बॉन्ड में, लेकिन आपको 65 रुपीज़ का हर साल ज़्यादा इनकम भी तो मिल रहा है। देख रहे हो, आपने भले ही ये कन्वर्जन प्रीमियम दिया होगा, पर इसकी वजह से आपको ये एक्स्ट्रा इनकम तो हुई है। उसी एक्स्ट्रा इनकम को बोलते हैं फेवरेबल इनकम डिफरेंशियल। ये टोटल में हो गई, अगर पर शेयर निकालना है तो डिवाइडेड बाय 30 कर दो, पर शेयर आपको एक्स्ट्रा इनकम कितनी मिल रही है बॉन्ड में, वो आपको पता चल जाएगी, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, आपने 150 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे किया, टाइम वैल्यू छोड़ दो, बॉन्ड खरीदने के लिए, वो जो एक्स्ट्रा प्रीमियम पे किया वो कितने साल में रिकवर हो जा रहा है, एक्स्ट्रा इनकम से। एक्स्ट्रा इनकम 65 की, एक्स्ट्रा पेमेंट 150 का, ये गया था, ये एक्स्ट्रा में आ रहा है, तो कितने साल लगेंगे ये एक्स्ट्रा जो पे करा उसको रिकवर करने में, उसको बोलेंगे सर हम प्रीमियम पे बैक पीरियड। प्रीमियम पे बैक पीरियड क्या आएगा, 150 डिवाइडेड बाय 65, यानी कि आपको 150 ही था ना, अच्छा 65 नहीं 55 है, आई एम सॉरी, दिस इज़ 55, माय बैड। तो यहाँ मैं 55 ले लेता हूँ, यानी आपको 2.73 ईयर्स लगेंगे। ये आपका आई थिंक 9th कॉन्सेप्ट था, और ये 10th, 10 कॉन्सेप्ट आपके पूरे कंप्लीट। क्या क्या थे मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। हमने स्टार्ट करा था क्वेश्चन, उसमें 30 क्या होता है, कन्वर्जन रेशो, उसको इक्विटी शेयर से मल्टीप्लाई करोगे तो कन्वर्जन वैल्यू आती है, ठीक है। वो कन्वर्जन वैल्यू और बॉन्ड के डिफरेंस लोगे तो वो आती है कन्वर्जन प्रीमियम, ठीक है। ये तीसरा पार्ट था कन्वर्जन प्रीमियम, उसी का रेशो निकालोगे तो कन्वर्जन प्रीमियम रेशो। उसके बाद पांचवा क्या था सर, पांचवा था स्ट्रेट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, मतलब कन्वर्टिबल ना होते हुए अगर वो नॉन कन्वर्टिबल होता, बाकी सब कुछ सेम, तो उसे कहते हैं स्ट्रेट वैल्यू। इस तरीके से निकाली जाती है जो हर बार निकालते आए थे, और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी से निकलता है परसेंटेज ऑफ डाउनसाइड रिस्क, ठीक है।
उसके बाद हमने देखा था मार्केट कन्वर्जन प्राइस या कन्वर्जन पैरिटी प्राइस की इक्विटी शेयर कितने में मिलना चाहिए था। 25 रुपये में मिल रहा तो 750 ही हो रहा था। अगर पैरिटी पे लाना है 900 का 900 होना चाहिए कन्वर्जन करने के बाद, तो कितनी इक्विटी शेयर की प्राइस होनी चाहिए थी 30। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं होता। अगला कॉन्सेप्ट था कि अगर कन्वर्टिबल बॉन्ड अगर आपकी प्राइस गिरती जाए तो वो कितना गिरेगा, हायर ऑफ द टू, इन दोनों में से किसी के भी नीचे नहीं जाएगा। इसका मतलब अब यहाँ पे 9th वाला क्या था कि भैया आप जो बॉन्ड खरीदने में एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर रहे हो वो उसमें एक्स्ट्रा इनकम भी तो कुछ मिल रही होगी, तो वो फेवरेबल इनकम कितना है, वो है 55 रुपीज़ का। अगर आपको पर शेयर निकालना है तो आप 55 को 30 से डिवाइड कर दो, तो आपको पता चलेगा कि हर शेयर के ऊपर बॉन्ड में 1.83 रुपीज़ का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है। और प्रीमियम पे बैक पीरियड, ये जो प्रीमियम आपने 150 का पे किया ये कितने साल में रिकवर हो रहा है, एक्स्ट्रा पैसा एक्स्ट्रा इनकम से कितने साल में रिकवर हो रहा है, 2.73। तो एक बार ये सारे कॉन्सेप्ट फॉर्मूले से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने कन्वर्जन रेशो देखा सर, कितने शेयर मिलेंगे। कन्वर्जन वैल्यू इज़ नथिंग बट मार्केट प्राइस इनटू कन्वर्जन रेशो। उसके बाद कन्वर्जन प्रीमियम क्या था सर, कन्वर्जन प्रीमियम इज़ मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड माइनस कन्वर्जन वैल्यू। अब उसी का ही आप रेशो निकाल सकते हो, अगले पेज पे शायद दिया होगा रेशो, ये रहा। कन्वर्जन प्रीमियम रेशो इज़ मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड डिवाइडेड बाय कन्वर्जन वैल्यू -1। स्ट्रेट वैल्यू क्या होती है सर, अगर उसमें कन्वर्जन का ऑप्शन नहीं होता तो उसे स्ट्रेट वैल्यू कहते हैं। मिनिमम वैल्यू कन्वर्टिबल बॉन्ड की कितनी जा सकती है, हायर ऑफ द कन्वर्जन वैल्यू और स्ट्रेट वैल्यू। डाउन साइड रिस्क कैसे निकालोगे, स्ट्रेट वैल्यू के ऊपर कितना प्रीमियम पे कर रहे हो, मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड डिवाइडेड बाय ये कन्वर्टिबल बॉन्ड डिवाइडेड बाय स्ट्रेट वैल्यू ऑफ द कन्वर्टिबल बॉन्ड। उसके बाद में कन्वर्जन पैरिटी प्राइस, कितनी मार्केट प्राइस है सर 900, कितने शेयर मिल रहे 30, तो इक्विटी शेयर की प्राइस कितनी होनी चाहिए थी 30। फेवरेबल इनकम डिफरेंशियल कैसे निकालोगे, फेवरेबल इनकम डिफरेंशियल इज़ नथिंग बट इंटरेस्ट फ्रॉम द बॉन्ड यानी कि 85 का और डिविडेंड फ्रॉम इक्विटी 1 रुपये का, टोटल रेशो था 30, तो ये हो गया आपका 55। प्रीमियम पे बैक पीरियड, आपने प्रीमियम पे किया था 150 का, पे बैक के लिए आपको एक्स्ट्रा इनकम मिल रही थी 55 की, तो कन्वर्जन प्रीमियम डिवाइडेड बाय फेवरेबल इनकम डिफरेंशियल। ये 10 कॉन्सेप्ट समझ में आए क्या। इसी के साथ हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कहाँ गया, ये देखो क्वेश्चन नंबर 30 आपका इसी पे था। 8.5% का कूपन रेट, 1000 की फेस वैल्यू, मार्केट प्राइस थी डिबेंचर की 900, कन्वर्जन रेशो था 30, स्ट्रेट वैल्यू 700 की थी, इक्विटी शेयर की प्राइस थी 25 की, 1 रुपये का डिविडेंड मिल रहा था। सबसे पहले कन्वर्जन वैल्यू निकाला, वो 750 की आई। कन्वर्जन की प्राइस यानी कि आप बोलो कन्वर्जन पैरिटी प्राइस 900/30 करके वो 30 की आई। प्रीमियम कितना पे करा सर, देखो इन्होंने प्रीमियम पर शेयर निकाला है, पर शेयर निकालना है तो 150 जो हमने निकाला था उसको 30 से डिवाइड कर दो, 5 आ जाएगा। रेशियो ऑफ कन्वर्जन प्रीमियम सिंपल है सर, ऐसे निकालो या 150/900 नहीं 750 करो तो भी 20% आएगा, या फिर 900/750 -1 करो तो भी आपका 20% आएगा। प्रीमियम ओवर स्ट्रेट वैल्यू, स्ट्रेट वैल्यू के ऊपर कितना प्रीमियम पे किया था 200 रुपये का, उसको ऐसे भी निकाल सकते हो, 28.6 ये हमने निकाल लिया था। फेवरेबल इनकम डिफरेंशियल यहाँ पे पर शेयर निकाला है, ध्यान देना 85 में से 30 गए, 55 डिवाइडेड बाय 30, तो ये फेवरेबल इनकम डिफरेंशियल हो गया। प्रीमियम पे बैक पीरियड आपका 2.73 ईयर। पहला क्वेश्चन ही लेके उसकी फिगर्स ही लेके हमने सारे कॉन्सेप्ट्स देख लिए थे। अब अगला वाला मैं शायद आप पे छोड़ सकता हूँ अगर उसमें कुछ नया नहीं है तो। स्ट्रेट वैल्यू निकालना है सर, यहाँ पे स्ट्रेट वैल्यू देखो निकालना है, वहाँ पे दी हुई थी, यहाँ निकालना है तो मैंने क्या बोला, फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। ये देखो 85 का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये पहले साल का फैक्टर, 85 का इंटरेस्ट दूसरे साल का फैक्टर, और आखिरी में 85 और 1000 की फेस वैल्यू रिडीम हो रही है तो तीसरे साल का फैक्टर। आपका आ गया इंट्रिंसिक वैल्यू के मेथड से स्ट्रेट वैल्यू। कन्वर्जन वैल्यू कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल सर, मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड, सॉरी आपका कन्वर्जन का रेशो मल्टीप्लाइड बाय इक्विटी शेयर की प्राइस। कन्वर्जन रेशो कितने शेयर्स मिल रहे हैं आपको, ये रहा 25, और कितने प्राइस है 45, हो गया 45 × 25। प्रीमियम भी आप निकाल सकते हो, डाउन साइड रिस्क भी निकाल सकते हो, पैरिटी प्राइस भी निकाल सकते हो, ये मैंने छोड़ दिया आप पे। इसी के साथ हमारा कन्वर्टिबल बॉन्ड वाला पार्ट हो गया ख़त्म। आओ सर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। बी इंटरनेशनल लिमिटेड ने क्या करा है, 5 साल के लिए 15.28% का कन्वर्टिबल डिबेंचर खरीदा 21 को, अप्रैल 21, और ये मैच्योर होंगे मार्च 26 को, यानी कि यहाँ से ठीक 5 साल।
हर डिबेंचर का जो कन्वर्जन रेशो है वो है 20, कन्वर्जन रेशो हो गया 20। फेस वैल्यू 1 रुपये की है और वो कभी भी आप कन्वर्जन करवा सकते हो बिफोर मैच्योरिटी। डिबेंचर्स रिडीम अगर किए जाते हैं, कन्वर्जन नहीं होता तो 100 रुपीज़ पे होगा। द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ BIL इज 10% पर एनम ऑन 5 ईयर सिक्योरिटी। अब रेप्यूटेड कंसल्टेंट जो है उसने बोला कि शेयर की प्राइसेस कुछ इस तरह से रहेगी। आपका पीरियड दिया हुआ है अप्रैल 21 से दिसंबर 22, फिर दिसंबर के बाद आता है जनवरी 23 से जून 25 और जुलाई 25 से मार्च 26। उन्होंने बांट दिया। उन्होंने बोला कि देखो इक्विटी शेयर की प्राइस इन 3 पीरियड के दौरान अगर मैं बहुत ही अच्छी बताऊं तो 4 रुपये, 4.5 रुपये, 3.5 रुपये, यानी 4.5, 3.5 होगी। और पैसिव मतलब अगर मैं सेफर साइड लेके चलूँ, ज़्यादा हम ऑप्टिमिस्टिक ना हो, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के ना बताए, तो ये वाली प्राइस मोस्ट लाइकली इज़ दिस एवरेज। और ऑप्टिमिस्टिक है हम कि बढ़िया ही जाएगा मार्केट, तो फिर ये ठीक है। अब जब भी देखना, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन हो और अगर आगे स्पेसिफाइड नहीं हो और डेटा उठाना पड़े, तो आप मोस्ट लाइकली वाला ही डेटा उठाओगे। आप रैशनल इन्वेस्टर की तरह काम करोगे, ना पैसिव इन्वेस्टर रहोगे ना ऑप्टिमिस्टिक इन्वेस्टर रहोगे। आप मोस्ट लाइकली वाली फिगर्स उठाते हो ऐसे केसेस में, ठीक है। ये रहेगी शेयर की प्राइस। BIL एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी राउंड्स अप द अमाउंट, और आपको क्या निकालने बोला है, ब्रेक इवन प्राइस क्या होगी शेयर्स की, एट विच डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड। डिबेंचर्स कब कन्वर्ट करे जा सकते हैं, जब प्रॉफिट और लॉस ना हो, उसे उस प्राइस को बोलेंगे ब्रेक इवन प्राइस। हम अभी तक बोलते आ रहे थे उसको कन्वर्जन पैरिटी प्राइस या मार्केट कन्वर्जन प्राइस। याद रखना, हर क्वेश्चन में आने वाले आगे में भी तरीके बदले जा सकते हैं पूछने के, पर अगर आपको समझना आता है तो फिर आपको पता चल जाएगा कि वो पूछ क्या रहे हैं। कन्वर्जन पैरिटी प्राइस, बहुत सिंपल सी बात है। कन्वर्जन पैरिटी प्राइस इज नथिंग बट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड, कन्वर्टेबल बॉन्ड, डिवाइडेड बाय कन्वर्जन रेशो। और कन्वर्जन रेशो तो 20 का हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। हमारे पास जो नहीं है वो है मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड। और वो कैसे निकालेंगे, फ्यूचर वैल्यू जो है आपकी, फ्यूचर की कैश फ्लोज है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। सिंपल, आपको दिया हुआ तो है 5 साल बाद 100 रुपये और 5 साल में 15.28% का डिविडेंड, इंटरेस्ट, तो आप रख लो और उसकी वैल्यू निकालो। ये देखो 15.28 से आपने इंटरेस्ट के एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, रिडम्पशन वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करा, टोटल आई 120 मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड डिवाइडेड बाय 20, ये रुपीज़ नहीं होना चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स दैट यू आर गोइंग टू गेट। तो हर शेयर की प्राइस 6 रुपये तो कम से कम होनी चाहिए कि मैं कन्वर्जन करवाऊँ। 120 रुपये का मेरा बॉन्ड छोड़ के 120 रुपये की इक्विटी तो मिले, ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात है। तो ब्रेक इवन प्राइस आ गई 6, इसके ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है। आइडियल पीरियड क्या होना चाहिए, जब BIL ने कन्वर्ट करना चाहिए और डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए। कन्वर्ट एंड डिस्पोज ऑफ द शेयर, कौन से पीरियड में उसने कन्वर्ट करना चाहिए, डिस्पोज ऑफ द बॉन्ड्स होना चाहिए वो। चलो ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। जो पीरियड में मेरे को शेयर प्राइस 6 या 6 रुपये से ज़्यादा मिल जाए उस पीरियड में मैं कन्वर्ट करवा लूँगा। वो आ रही है सिर्फ यहाँ पे। वो कौन सा पीरियड है, जनवरी 23 से लेके जून 25। द आइडियल पीरियड शुड बी कन्वर्ट एंड डिस्पोज ऑफ शेयर विल बी जनवरी 23 से जून 25। क्यों डिस्पोज भी कर देना चाहिए उसी पीरियड में, एक हम ये भी बोल सकते हैं कि आगे जाके और मार्केट प्राइस गिर ही रही है, आप खरीदो और बेच दो तुरंत, तो 6.5 के हिसाब से कैश तो आ जाएगा आपको। क्योंकि देखो कन्वर्जन में तो उतना पैसा ना मिलेगा, 120 ही है कन्वर्जन का तो, पर अगर आप 6.5 में खरीदने में सक्षम हो जाते हो या 7 में भी खरीदते हो, तो जैसे ही खरीदने में मतलब कन्वर्ट कराने में, तो कन्वर्ट करा लिए तो आपको ये पैसे देने तो नहीं पड़ते, पर बेच के आपको कैश ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक हाइपोथेटिकल कंपनी है, 10% डिबेंचर लिया है, फेस वैल्यू है 1000 की, ड्यूरेशन है 10 साल का, बॉन्ड लेंगे और उसकी करंट वैल्यू है डिबेंचर की 850। ध्यान दो, बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू 50 इक्विटी शेयर जिसकी कोटेड प्राइस है 17 रुपीज़ पर शेयर। यील्ड यानी कि रिटर्न ऑन इक्विवेलेंट कंपेरेबल बॉन्ड, इसी तरह के डिबेंचर पे मार्केट में जो रिटर्न मिलता है दूसरे बॉन्ड पे वो है 11.80%। इस बॉन्ड पे कितना रिटर्न है हमें अभी तक नहीं पता, ठीक है। देन कैलकुलेट द स्प्रेड, स्प्रेड मतलब डिफरेंस ऑफ यील्ड, रिटर्न्स में कितना डिफरेंस है ऑफ द अबव बॉन्ड, जो बॉन्ड हम क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं, फ्रॉम दिस कंपेरेबल बॉन्ड। सिंपल सी बात है, जो बॉन्ड क्वेश्चन में डिस्कस करा उसका YTM निकालो यील्ड,
और उसको कंपेयर करो 11.80% से। अगर वो 12% आता और ये 11.80% आता, यानी कि 0.20 का स्प्रेड हो गया। तो कैसे निकालोगे? सिंपल सी बात है, आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अगर दिया है तो एवरेज मेथड इस्तेमाल मत करना। इंस्टीट्यूट चाहता है कि आप आईआरआर मेथड से निकालो। आईआरआर मेथड से निकालोगे तो क्या होगा, दो बार, एक 11% का रेट लो, एक 13% का रेट लो। ठीक है, 11% और 13% का आप रेट लोगे। इक्वेट किससे करोगे सर? 850 रुपीज़, 850 रुपीज़ से आपने इक्वेट करा। ठीक है, तो 11% और 13% पे आपने लगा के देखा तो आपका इंटरपोलेशन के बाद रिटर्न निकल के आ रहा है इस बॉन्ड का 12.76। इसी तरह के बॉन्ड में मार्केट में तो सिर्फ 11.80 मिलता है रिटर्न, यानी कि आपको इतना ज़्यादा मिल रहा है, वो है 0.96%। बहुत ईजी क्वेश्चन। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 34 है अब आपका बॉन्ड रिफंडिंग पे, ये हम एक ब्रेक के बाद देखेंगे। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 34 है अब आपका बॉन्ड रिफंडिंग पे, कि अगर मैंने यानी कंपनी ने एक बॉन्ड इशू किया है मार्केट में जिसको 4-5 साल हो चुके हैं, लेट से और 25 साल बाकी है, लेकिन मार्केट में सिचुएशंस चेंज हो चुकी है और पुराना महंगा वाला बॉन्ड जो मैंने इशू करा था वो अब मैं रिप्लेस कर सकता हूँ सस्ते वाले बॉन्ड से। यानी कि ये वाला एग्जिस्टिंग बॉन्ड के पैसे वापस दे दो इन्वेस्टर्स को और नया बॉन्ड मार्केट में इशू करो, क्योंकि मार्केट में अब आप कम रेट में उतना ही पैसा ले सकते हो, उठा सकते हो। तो फालतू का इंटरेस्ट क्यों पे करना? लेट से पुराने बॉन्ड पे आप 14% इंटरेस्ट दे रहे थे और अब आप 12% ही इंटरेस्ट पे सेम अमाउंट उठा सकते हो, तो आप उठाना चाहोगे नहीं चाहोगे? एग्जैक्टली कोई भी लोन लेना अगर चाहता है तो वो कम से कम रेट पे चाहता है। तो कंपनी भी यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशन का फायदा उठा सकती है। तो ऐसे क्वेश्चन जो आप अगर आपको बॉन्ड रिफंडिंग का आया तो 90% है कि वो कैपिटल बजटिंग की तरह से ही सॉल्व करना है। यानी कि अगर मैं पुराना बॉन्ड कंटिन्यू करता तो उन सारे कैश फ्लोज की आज की प्रेजेंट वैल्यू क्या होती, लेट से 10 रुपए। और अगर मैं नया बॉन्ड, पुराना बॉन्ड वापस देके नया बॉन्ड इशू करूं तो उसकी कैश फ्लोज क्या होगी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू, तो लेट से वो आ गई 8 रुपए। तो सीधी सी बात है, और वो ये जो 10 रुपए और 8 रुपए ये आउटफ्लो है, क्योंकि आपको देना पड़ता है इंटरेस्ट। तो 10 रुपए तो महंगा पड़ गया आपको, 8 रुपए तो सस्ता पड़ रहा है, इसीलिए आप बोलोगे कि हाँ बॉन्ड रिफंडिंग का ऑप्शन चूज करना चाहिए। सिंपल। आपका नेट में अगर फायदा हो रहा है प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में बॉन्ड, पुराना बॉन्ड दे के नया बॉन्ड इशू करने में, तो गो फॉर इट। ये वाला क्वेश्चन देखो, मेसर्स ट्रांस इंडिया लिमिटेड इज कंटेम्पलेटिंग कॉलिंग, कॉलिंग का मतलब वो वापस बुलाना चाहते हैं। स्टार्टिंग में देखा बॉन्ड के अपन ने क्वेश्चन देखा था कि 5 साल की भले ही मैच्योरिटी हो हम बीच में वापस बुला सकते हैं। कब बुला सकते हैं? जब हमें लगता है कि मार्केट में सस्ता बॉन्ड इशू किया जा सकता है इसके बजाय। तो 3 करोड़ का वो बॉन्ड था, 30 ईयर्स की लाइफ थी, 1000 रुपए का फेस वैल्यू था, 5 साल पहले इशू किया गया था, यानी कि अब सिर्फ 25 साल बाकी है। ये चीज ध्यान देना। विद अ कूपन इंटरेस्ट रेट ऑफ 14%। तो इसकी कुछ डिटेल्स हम लिख लेंगे। बॉन्ड्स हैव अ कॉल प्राइस ऑफ 1140। देखो आप पूरे 30 साल तक वेट नहीं कर रहे हो, 5 साल के अंदर ही बॉन्ड को वापस आप कॉल बैक कर रहे हो। तो आपको, आपने दिया था कंडीशंस में जब इशू करा था कि 1140 रुपीज है, ये कॉल प्राइस हम आपको दे देंगे, हम आपको ज्यादा दे रहे हैं 140 रुपए। एंड हैड इनिशियली कलेक्टेड प्रोसीड्स ऑफ 2.91 करोड़ ड्यू टू अ डिस्काउंट ऑफ 30 रुपीज पर बॉन्ड। देखो 30 रुपीज पर बॉन्ड, यानी कि 3 करोड़ के बॉन्ड को 2.91 करोड़ ही कलेक्ट करे तो 9 लाख रुपए का आपने डिस्काउंट दिया था, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, 9 लाख रुपए का डिस्काउंट आपने दे दिया था। और इनिशियल फ्लोटिंग कॉस्ट इज 3,60,000। जब आपने 5 साल पहले बॉन्ड इशू करा था तब इशू के चार्जेस लगे थे। जब भी आप बॉन्ड मार्केट में लेके आते हो तो आप अकेले नहीं होते जो घर पे इन्वेस्टर्स को बुला के या कंपनी में बुला के बॉन्ड देते हो और वो आपको पैसे देते हैं। देयर आर इंटरमीडियरीज इन बिटवीन, कुछ बैंक्स होती है, एनबीएफसी होती है। तो ये जो कंपनीज होती है ये आपको हेल्प करती है बॉन्ड को इशू करने में। तो उनके वो चार्जेस है, फ्लोटेशन कॉस्ट बोलो, टैक्सेस वगैरह, जो भी परमिशन लेनी पड़ती है मार्केट में। द कंपनी इंटेंड्स टू सेल। अच्छा, ये अब पुराने बॉन्ड की सारी डिटेल दे दी, अब नए बॉन्ड की डिटेल है, हम यहाँ पे सारा का सारा लिख लेते हैं, ध्यान देना। पुराना बॉन्ड जो था वो उसकी फेस वैल्यू थी 1000, टोटल 3 करोड़ रुपए आपने इशू करे थे, तो नंबर ऑफ
बॉन्ड्स कितने हो गए 0.30 लाख, या फिर मैं उसको ऐसे लिख देता हूँ, डिवाइड करोगे तो आएगा 30,000। ठीक है, सो उसका कूपन रेट था 14%। अब टाइम जो बचा हुआ है वो सिर्फ 25 साल का बचा हुआ है, पहले 30 साल का था पर 5 साल बीत चुके हैं। उसमें दो ऐसे कॉस्ट आपने बियर करे थे स्टार्टिंग में, यानी 5 साल पहले ये कॉस्ट आप बियर कर चुके हो। एक तो डिस्काउंट दिया था 9 लाख रुपए का, और फ्लोटेशन कॉस्ट लगी थी 3,60,000 की। अब ध्यान देना, ये जो दोनों कॉस्ट है ये आज आपकी कोई लग नहीं रही, ये 5 साल पहले लग चुकी है। तो आज इसका क्या काम है सर? देखो, ये पूरा 30 सालों के लिए, 5 साल पहले की सिचुएशन में बता रहा हूँ, 30 सालों के लिए आपने ये कॉस्ट बियर करी थी, तो ये 30 सालों के लिए अमोर्टाइज होगी। 9 लाख और 3,60,000 यानी कि टोटल हो गया 12,60,000, डिवाइडेड बाय 30 करोगे तो आपको एनुअली कितना अमोर्टाइज आप पिछले 5 सालों से करते आ रहे हो और अगले 25 साल तक करते जाओगे, वो पता चल जाएगा। आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा अमोर्टाइजेशन वाला पार्ट, तो इसको हम अमोर्टाइज करेंगे। ठीक है, कॉल प्राइस अगर आज आप इसको कॉल बैक करते हो तो 1140 रुपए, 1140 रुपीज आपको पर बॉन्ड देना पड़ेगा। आप नोटिस करना, इसमें 30,000 बॉन्ड है टोटल। ठीक है, 140 रुपए का आप कॉल का प्रीमियम पे कर रहे हो, दैट इज योर कॉस्ट, क्योंकि 1,000 रुपए तो रिडम्पशन वैल्यू ही है। बाकी 140 रुपए आपका खर्चा है एक्स्ट्रा जो आप दे रहे हो। टैक्स रेट है 40% और आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट 8% दिया हुआ है। दूसरे बॉन्ड की डिटेल देखना, कंपनी इंटेंड्स टू सेल 3 करोड़ का 12% का कूपन रेट वाला नया बॉन्ड 25 साल के लिए। अब नया बॉन्ड देखो सिर्फ 12% पे आप इशू कर सकते हो, ये 2% का ही सिर्फ फर्क है, लेकिन इतना बड़ा फर्क आ जाएगा कैश फ्लो में, इसीलिए आप ये डिसीजन लेना चाहते हो कि पुराना बॉन्ड हम वापस दे दे, नया बॉन्ड मार्केट में इशू करें। ठीक है, इट प्रपोजेस टू सेल द न्यू बॉन्ड्स एट देयर पार वैल्यू ऑफ 1,000, यानी कि नए बॉन्ड की जो मार्केट प्राइस रहेगी वो 1,000 ही रहेगी। हम अब कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे, पुराने बॉन्ड जब इशू करा था तब आपने डिस्काउंट दिया था। द एस्टिमेटेड फ्लोटेशन कॉस्ट इज 4 लाख रुपीज, इसकी फ्लोटेशन कॉस्ट 4 लाख रुपए आ रही है। ये भी अगले 25 साल तक आप अमोर्टाइज करोगे, क्योंकि 25 सालों के लिए ये कॉस्ट बियर की गई थी, सिर्फ 1 साल के लिए नहीं थी। ठीक है, कंपनी इज पेइंग 40% टैक्स, 8% आपका कॉस्ट ऑफ डेट है, क्योंकि नए बॉन्ड्स को पहले आपको बेचना पड़ेगा, वो पैसा आएगा तभी तो ओल्ड बॉन्ड्स को देना पड़ेगा। इसीलिए क्वेश्चन ने आपको ओवरलैपिंग इंटरेस्ट पीरियड दिया है 2 महीने का, कि 2 महीने का पीरियड आप मान के चलो कि यहाँ पे ओल्ड बॉन्ड यहाँ पे न्यू बॉन्ड जो है उसका पैसा आ जाएगा, और 2 महीने के अंदर आप ओल्ड बॉन्ड को आप रीपे कर दोगे। तो ये 2 महीने ऐसे रहेंगे जब आपके पास में न्यू बॉन्ड भी चलेगा और ओल्ड बॉन्ड भी चलेगा, तो दोनों महीनों में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ओल्ड बॉन्ड्स पे एक तरह से मान के चलो 2 महीने एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं ना कि मैंने आज डिसाइड करा रिफंड करने का 3 करोड़ की अमाउंट है, तो आज के आज ही मेरे को नया पैसा मिल जाएगा और आज के आज ही मैं वापस दे दूंगा। प्रैक्टिकली देखो तो थोड़ा टाइम लगता है प्रोसीजरल पार्ट कंप्लीट करने में, इसीलिए ये 2 महीने का ओवरलैपिंग इंटरेस्ट लिया है। इसमें क्या होगा, यहाँ से तो जब से नया बॉन्ड इशू करा वो 25 साल तो लाइफ उसकी चालू हो जाएगी, लेकिन ओल्ड बॉन्ड एग्जैक्टली इस डेट पे नहीं, आज से ठीक 2 महीने बाद रिफंड करेंगे। उसको टाइम वैल्यू में 0 ही मानेंगे, पर 2 महीने का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। अब आपको बताना है कि बॉन्ड रिफंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सिंपल सी बात है, कैसे डिसाइड करोगे सर? आप दोनों केसेस में निकाल लो कैश फ्लोज क्या है और फिर डिसाइड कर लो। बहुत आसान आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। मैं यहाँ पे एक टाइमलाइन ले लेता हूँ, ध्यान देना। ये इनिशियल कॉस्ट मैंने स्टार्टिंग में कैपिटल बजटिंग में बताया था, ये ऑपरेशनल कॉस्ट और ये टर्मिनल वैल्यू। ठीक है, ओल्ड बॉन्ड की डिटेल हम ऊपर ले लेंगे, न्यू बॉन्ड की डिटेल हम नीचे ले लेंगे। ध्यान देना, अब सिर्फ ये मान के चलो नया बॉन्ड है ही नहीं, ओल्ड बॉन्ड ही है, तो आप क्या होगा, ओल्ड बॉन्ड आप कंटिन्यू करोगे। तो आज कुछ और पैसा लग रहा है क्या? नहीं सर, जो लगना था फ्लोटेशन कॉस्ट और वगैरह ये 5 साल पहले लग चुका है, आज कुछ भी नहीं देना आपको। ठीक है, फिर ऑपरेशनल देखो, इनिशियल तो कुछ नहीं आया, इनिशियल कुछ भी नहीं आया, 0 है। ठीक है, अगर ओल्ड बॉन्ड कंटिन्यू करते हो। ऑपरेशंस में क्या होगा, ऑपरेशंस में सबसे पहले सर हर साल हम इंटरेस्ट पे करेंगे, 3 करोड़ पे 14%, दैट्स 42 लाख रुपीस का कैश आउटफ्लो है। ठीक है, ये हर बार आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट मारोगे तो आपको टैक्स सेविंग होगी इस पे 40% की।
40% की टैक्स सेविंग होगी तो वो प्लस में ले लेता हूँ 16,80,000 रुपीज। इसके अलावा और कुछ है क्या सर? है सर। डिस्काउंट वो कैश फ्लो नहीं है। फ्लोटेशन कॉस्ट वो भी कैश फ्लो नहीं है। फ्लोटेशन कॉस्ट 5 साल पहले आपने पूरी दे दी थी, पर वो जो फ्लोटेशन कॉस्ट और डिस्काउंट की टोटल है 12,60,000, ये आप एमोर्टाइज कर रहे हो एन्युअली पूरे 30 सालों के लिए। यहाँ की है ना वो तो। फ्लोटेशन कॉस्ट कब की बियर की हुई है? यहाँ की। डिस्काउंट भी यहाँ का है, और यहाँ से 30 साल बाकी थे बॉन्ड को रिटायर होने में। तो आपने क्या करा, 30 से डिवाइड करके एनुअल फ्लोटेशन कॉस्ट और डिस्काउंट निकाल लिया। ठीक है, वो कितना आ रहा है? 42,000 रुपीज। तो क्या ये कैश आउटफ्लो है? नहीं सर। कैश इनफ्लो है? नहीं सर। ये सिर्फ एक एंट्री है डेप्रिसिएशन की तरह पीएनएल अकाउंट में। तो इससे होता क्या है, इस पे हमको टैक्स की सेविंग होगी हर साल, क्योंकि हम इतने से प्रॉफिट हमारा कम कर रहे हैं। तो हम यहां लिखेंगे टैक्स सेविंग ऑन डिस्काउंट और फ्लोटेशन। मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ठीक है। और उसका कैलकुलेशन क्या होगा, 12,60,000 डिवाइडेड बाय 30 करोगे तो ये एनुअल आया। इस पे 40% लगा दो तो टैक्स सेविंग आ जाएगी। सिंपल। दैट 16,800 का आपको हर साल फायदा होगा। ठीक है। इसके अलावा और कुछ लगता है आपको ऑपरेशनल कैश फ्लो है? नहीं। अगर सिर्फ ओल्ड बॉन्ड चलाते हो। और टर्मिनल में क्या होगा, टर्मिनल में आप रीपे कर दोगे। कितना सर? पूरा 3 करोड़ रुपए। सर कॉल प्राइस तो 1140 दी थी, वो तो तब ना जब आप नया बॉन्ड लेके आ रहे हो। अभी हम मान के चल रहे कि ओल्ड बॉन्ड ही कंटिन्यू कर रहे तो पार पे रिडीम करेंगे। चलो ये एक किस्सा हो गया। अब मान के चलो आप नया बॉन्ड लेके आ रहे हो, तो सबसे पहले क्या होगा, नए बॉन्ड की प्रोसीड्स आएगी। न्यू बॉन्ड से पैसा आएगा। कितना आएगा सर? 3 करोड़ रुपए आया। इस बॉन्ड को इशू करने में आपकी कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट लगी, ठीक है। कितनी? 4 लाख रुपए गया। ये फ्लोटेशन कॉस्ट पे टैक्स की सेविंग होगी कितनी? 40%। 1,60,000 रुपए। सही है क्या? बिल्कुल गलत है सर, क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट जो आपने बियर करी है वो पूरे 25 सालों के लिए बॉन्ड है। 25 साल की लाइफ है उसकी। तो आप इसको भी एनुअली डिवाइड कर दो। 4 लाख डिवाइडेड बाय 25 करोगे अब आप, क्योंकि नए बॉन्ड की लाइफ तो 25 ईयर्स की ही है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे 25, तो एनुअल फ्लोटेशन कॉस्ट जो पीएनएल में डेबिट करोगे डेप्रिसिएशन की तरह, वो आ जाएगी। अब हर साल सिर्फ एक एंट्री मारोगे एक्सपेंस की, वो आउटफ्लो तो नहीं है, पर उस पे होने वाला 40% का आपका टैक्स सेविंग आ जाएगा। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ टैक्स सेविंग। आपको हर साल जो होगी वो होगी 6,400 इसके ऊपर। ठीक है। अब क्या होगा, आपके पास नया बॉन्ड आ चुका है, लेकिन 2 महीने अभी भी लगेंगे पुराने बॉन्ड को रिटायर करने में। यानी कि पुराने बॉन्ड का नया बॉन्ड इशू करूंगा तो भी नया बॉन्ड इशू करूंगा तो भी मुझे पुराने बॉन्ड पे इंटरेस्ट 2 महीने का देना पड़ेगा। इंटरेस्ट, इसको हम ओवरलैपिंग इंटरेस्ट बोलेंगे। कितना आएगा सर? सिंपल, ये जो 42 लैक्स आपने कैलकुलेट करा था, इसको डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो। 7 लाख रुपए का आप इंटरेस्ट पे करोगे सर। अब 7 लाख रुपए का आप इंटरेस्ट तो पे कर रहे हो, तो ये खर्चा ही हुआ ना। इस पे होगी टैक्स की सेविंग। आज पे कर रहे हो तो आज सेविंग होगी। अब मैं आईटीआर के हिसाब से नहीं जा रहा हूँ कि सर सेविंग तो एंड ऑफ द ईयर में लेनी चाहिए, गलत है वो। आप अपना टीडीएस का रिटर्न भी भरते हो तो वो तो पहले पहले टैक्स जाता जाता है एक्चुअल में कैश फ्लो, तो हम उसी टाइम पे लेंगे। ओवरलैपिंग इंटरेस्ट 7 लाख का आ गया, टैक्स सेविंग ले लेंगे उस पर 40% की। सो 7 लाख तो आउटफ्लो था, प्लस 2,80,000 जो है आपका इनफ्लो बन जाएगा। ठीक है। ये ओल्ड बॉन्ड पे आपने इंटरेस्ट दिया बिकॉज न्यू बॉन्ड इशू करा, तो 2 महीने फिर भी आपको ओल्ड बॉन्ड पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है। और बताओ और क्या होगा? और कुछ आपको लग रहा है? फ्लोटेशन कॉस्ट ले ली मैंने, नए बॉन्ड से रिलेटेड भी कॉस्ट ले ली। अभी और कुछ ऐसा लग रहा है जो स्टार्टिंग में होगा? एक चीज और होगी सर स्टार्टिंग में, आप नोटिस करना।
आपने 12,60,000 का एक्सपेंस करा था ओल्ड बॉन्ड में पिछले 5 साल पहले, ठीक है। तो आपने क्या करा होगा, ये अमाउंट कितनी आती है वो मैं निकाल लेता हूँ हर साल की, 42,000। तो आप इस 12,60,000 के बैलेंस में से हर साल 42,000 रुपीज अमोर्टाइज करते आ रहे हो। यानी कि आज इस पॉइंट पे कुछ तो बैलेंस बचा होगा ना उस 12,60,000 में से। 42,000 इंटू 5 साल का अमाउंट उसमें से कम कर दो, इतना अभी भी बैलेंस बचा हुआ है। ये बैलेंस जीरो होता है 30 साल के एंड में, ठीक है। तो डिस्काउंट और फ्लोटेशन कॉस्ट जो ओल्ड बॉन्ड का था, उसको क्या हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे? जो भी यहाँ पे बैलेंस बचा है, क्या हम इसे आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे? यहाँ पे जो बैलेंस बचा है नहीं करेंगे। अगर नया बॉन्ड इशू कर रहे हैं, ओल्ड बॉन्ड अगर यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, तो उससे रिलेटेड जितना भी कॉस्ट बचा हुआ है अमोर्टाइज करने का, वो भी यहीं पे खत्म कर दो। तो अब नया बॉन्ड इशू करने के केस में क्या होगा, जो बैलेंस बचा हुआ है टू बी अमोर्टाइज्ड, वो पूरा का पूरा आज ही एक्सपेंस आउट कर दोगे आप ओल्ड बॉन्ड का, ठीक है सर। तो बैलेंस ऑफ डिस्काउंट एंड फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी आएगी, इसका कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से देखो। 12,60,000 डिवाइडेड बाय 30 करते हो तो पर एनम निकल के आता है, मल्टीप्लाइड बाय 25 करोगे तो बैलेंस बचा आएगा, दैट्स 10,50,000। तो ये क्या है सर, कैश इनफ्लो है कि आउटफ्लो है? ये कुछ भी नहीं है, ये तो पहले ही जो पेमेंट होना था हो चुका है। ये तो सिर्फ एक डेबिट की एंट्री है, एक्सपेंस आउट कर रहे हो क्योंकि ओल्ड बॉन्ड आप खत्म कर रहे हो, नया बॉन्ड लेके आ रहे हो। ओल्ड बॉन्ड अगर खत्म हो गया, यहाँ देख रहे हो 3 करोड़ रुपए आप वापस दोगे ओल्ड बॉन्ड के। ओल्ड बॉन्ड जो खत्म कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड जो डिस्काउंट और फ्लोटेशन कॉस्ट का बैलेंस है वो भी पीएनएल में डेबिट मार दो, एक्सपेंस तो करना ही पड़ेगा। तो जैसे ही आप डेबिट मारोगे तो ये तो आपका कोई कैश फ्लो नहीं हुआ, पर इस पे होने वाली टैक्स की सेविंग आपकी कैश फ्लो होगी, क्योंकि आपने खर्चा ले लिया। टैक्स सेविंग 40% ले लो इस पे, सो वो आ गया 4,20,000। ये तो टैक्स सेविंग होगी। ओल्ड बॉन्ड को भी 3,03 करोड़ रुपए वापस देने हैं, दे दो। पर इनको आप कॉल भी प्रीमियम भी दे रहे हो, कितना दे रहे हो, 140 रुपए दे रहे हो 30,000 बॉन्ड पे। तो ये क्या हो गया, ये भी आपका खर्चा है सर 42 लाख का। अगर ये खर्चा है तो इस पे टैक्स की सेविंग भी आज ही होनी है सर, 16,80,000 की। सो देख रहे हो इनिशियल कैश आउटफ्लो नए बॉन्ड में कितने सारे हो गए, क्योंकि नया बॉन्ड आप लेके आ रहे हो तो उस वजह से ओल्ड बॉन्ड को रिटायर करना तो जरूरी है। अब ध्यान देना, ओल्ड बॉन्ड का आपने डिस्काउंट और फ्लोटेशन कॉस्ट का बैलेंस जो था उसको पूरा एक्सपेंस आउट करा, तो उस पर टैक्स की सेविंग हुई, अपना 3 करोड़ रुपए वापस दिया उनको, तो ये मैं माइनस ले लेता हूँ। उसके अलावा भी आपने कॉल प्रीमियम, एक्स्ट्रा भी प्रीमियम दिया क्योंकि आपने जल्दी रिडीम कर दिया। तो 42 लाख का आपका खर्चा आएगा, जिसको डेबिट करोगे तो टैक्स की सेविंग आएगी 16,80,000 रुपए की। अब आप इन सब का टोटल कर लो 0 पॉइंट पे, कितना आएगा देखो। ये 3 करोड़ आया, ये 3 करोड़ गया, खत्म करो, बाकी सब चीजें ले लो। 4 लाख का आउटफ्लो, 7 लाख का आउटफ्लो, ठीक है, माइनस 2,80,000 का इनफ्लो, माइनस 42,000 का इनफ्लो, नहीं 4,20,000 का इनफ्लो है भैया, ठीक है, प्लस 42 लैक्स माइनस 16,80,000, सो ये आता है 29,20,000। आप देख लो नेट में आपका जो आउटफ्लो हो रहा है इनिशियली, वो हो रहा है 29,20,000, ठीक है, नए बॉन्ड में। अब आप ऑपरेशनल आ जाओ। ऑपरेशंस में क्या होगा सर, हर साल अब आप क्या करोगे, इंटरेस्ट पे करोगे 12% का। इंटरेस्ट आप 12% से पे करोगे, 3 करोड़ पे 12% कितना आया सर, 36 लैक्स, ठीक है। तो इस पे टैक्स की सेविंग भी होगी, जरूर होगी, वो होगी 14.4 लैक्स की, हो गई।
अब इसके अलावा क्या होगा, नए बॉन्ड का भी तो फ्लोटेशन कॉस्ट है, उस पे भी तो हमारी सेविंग होगी। तो टैक्स सेविंग ऑन फ्लोटेशन कॉस्ट, कितना है फ्लोटेशन कॉस्ट, 4 लाख का, डिवाइडेड बाय कितने साल करोगे, 25। पर ये कोई आउटफ्लो नहीं हुआ, इस पे होने वाला 40% इज योर टैक्स सेविंग, सो दैट्स 6400। अब इसका टोटल कर लो, सो दैट्स 21,53,600 का आउटफ्लो। ठीक है, और उसके बाद टर्मिनल वैल्यू क्या होगी सर, 3 करोड़ रुपए आप उन्हें वापस दे देना आपने 25 साल बाद। सो ध्यान देना, टर्मिनल वैल्यू तो इस केस में भी 3 करोड़ है, इस केस में भी 3 करोड़ है, दोनों का अगर डिफरेंस लेने जाओ तो वो आता है 0, कि भैया ओल्ड बॉन्ड कंटिन्यू करूं या न्यू बॉन्ड कंटिन्यू करूं, टर्मिनल पे तो मेरा दोनों में सेम कैश आउटफ्लो होता है। लेकिन अगर आप ओल्ड बॉन्ड कंटिन्यू करते हो तो आपका एनुअल कॉस्ट कितना है, 42 lakhs माइनस 16,80,000 माइनस 16, 25,03,200। ओल्ड बॉन्ड कंटिन्यू करने में हर साल 25 लाख रुपए देने पड़ते हैं, जबकि नया बॉन्ड जो ले रहे हो आप उसमें हर साल की कॉस्ट है 21,53,600, 21,53,600 है कि नहीं सेविंग्स। देख रहे हो, ओल्ड बॉन्ड में 25 लाख देने पड़ते हैं हर साल, नए बॉन्ड में हर साल 2153 ही देने पड़ते हैं। कितना फायदा हो रहा है, कुछ 4-1 लाख रुपए का फायदा हो रहा है, निकाल लो। आपको यहाँ पे फायदा मिल जाएगा 349,600, फायदा है तो प्लस में लिखा। हर साल इतना पैसा आपका बच रहा है, लेकिन इतना पैसा हर साल बचाने के लिए आपने इनिशियली कितना ज्यादा पैसा दिया, नए बॉन्ड में 29,20,000 रुपीज दिया नेट में, ओल्ड बॉन्ड में तो स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे क्या कैश फ्लो है, यहाँ पे कुछ कैश फ्लो है 0 पॉइंट पे नहीं है, तो डिफरेंस दोनों का कितना आया, 29,20,000। सारी कैश फ्लोज को समराइज कर दिया आपने इन 3 कैश फ्लोज में, कि ओल्ड और न्यू का जो डिफरेंस आ रहा है वो है इतना इनिशियली, ऑपरेशनली इतना एनुअल, और टर्मिनल में इतना। इसको बोलते हैं सर इंक्रीमेंटल अप्रोच। अगर ठीक से फॉर्मेट बना के लिखो तो इंक्रीमेंटल अप्रोच से आपकी कहानी और आसान बन जाती है। उसमें आप क्या करते हो, इंक्रीमेंटल अप्रोच में दोनों में जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो ओल्ड और न्यू में, उसका डिफरेंस लेते हो, तो टैक्स सेविंग में भी डिफरेंस आ जाता है, डिस्काउंट और फ्लोटेशन में भी डिफरेंस आ जाता है। तो सिर्फ नेट फिगर पे आप काम करते हो, जैसे कि ये जो फिगर आई ना नेट फिगर, ये अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, ध्यान देना, 29,20,000 में आज पे कर रहा हूं एक्स्ट्रा, ठीक है, नया बॉन्ड अगर इशू करा तो, पर उसका मेरे को फायदा मिल रहा है हर साल 349,600, कितने साल तक सर, 25 साल तक। अब मैं कैसे कैलकुलेट करूं, बहुत सिंपल है, 25 साल का एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो इसको, और देखो कि कितनी फिगर आ रही है यहाँ पे, वो 29,20,000 से ज्यादा आनी चाहिए। 8% का आपका आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट दिया हुआ है, क्वेश्चन में एन्युटी फैक्टर दिया है क्या, नहीं दिया, हम निकाल लेंगे 1 डिवाइड 1.08, 10.675, 25 बार। सो ये आपका आ गया एन्युटी फैक्टर 10.675, मल्टीप्लाई कर दो प्लस 37,31,980। ये अब आपकी दो फिगर बची है, इनिशियल कैश आउटफ्लो और ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश इनफ्लो बचा। सो डिफरेंस कुछ 811,980 आता है, आसपास इसके मैच करेगा आपका फाइनल आंसर, देखेंगे इंस्टीट्यूट का। तो आया क्या समझ में, क्या है। अब इंस्टीट्यूट का आंसर देखो, इंस्टीट्यूट का आंसर में भी यही आंसर आया 811,980। उसमें से उन्होंने क्या करा, 29,20,000 ये इनिशियल कैश फ्लो थी, और ये क्या थी सर, जो हर साल आपकी सेविंग्स हो रही है ओल्ड से न्यू में आने में, ये वो है। और ये कैसे निकाली आपने अभी अभी देखा, 10.675 आपका ये एन्युटी फैक्टर है, खत्म। इसी की सबकी सारी वर्किंग जो अभी हमने करी वो यहाँ पे दी है।
कॉल का प्रीमियम, उस पे टैक्स की सेविंग, ठीक है। फिर फ्लोटेशन कॉस्ट जो यहाँ पे आप आज दे रहे हो वो, उस पे टैक्स सेविंग अभी नहीं आएगी, एनुअल में आएगी नए बॉन्ड में। ओवरलैपिंग इंटरेस्ट 7 लाख का, उस पे टैक्स की सेविंग आज ले ली, ठीक है। अनअमोर्टाइज बॉन्ड जो था आपका बचा था 25/30 कर लिया 9 लाख को, और 25 बाय इसको भी तो 25/30 करेंगे, ये भी 25/30 होगा। 10 की होगा, एक सेकंड ना देख लो, 3,60,000 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 3,60,000 इंटू 25/30 इंटू 40%। हाँ, ये 30 होना चाहिए, बस प्रिंटिंग मिस्टेक थी यहाँ पे, वो ठीक कर आ जाएगा। फिर ये इंटरेस्ट वाला, ओल्ड बॉन्ड में इंटरेस्ट कितना, 25,03,200, न्यू बॉन्ड में कितना, ये तो हमने निकाला था, ये तो ये अल्टीमेट आ गया। दिस इज कॉल्ड एज बॉन्ड रिफंडिंग। थोड़ा टाइम लगा इस क्वेश्चन को, बट हमने अच्छे से समझा। इसके बाद सर शुरू करेंगे मनी मार्केट वाला पार्ट। नहीं, बॉन्ड का ही एक क्वेश्चन और है, उसके बाद देखते हैं मनी मार्केट वाला पार्ट कब आएगा। हाँ, इसके बाद से आना चालू हो जाएगा। ये एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 35। आइए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एमपी लिमिटेड ने एक नया बॉन्ड इशू करा है मार्केट में, वो भी जनवरी 1 2010 को, यानी कि पूरा 2010 बाकी है। बॉन्ड को बेचा गया पार पे, यानी कि मार्केट प्राइस और फेस वैल्यू सेम है 1000 की। हैविंग अ कूपन रेट ऑफ 10%, यानी कि 10%, ठीक है, आपका कूपन अमाउंट मिलेगा। मेचोरिटी कब की है, ध्यान देना, 31 दिसंबर 2025। शुरुआत तो 2010 के शुरुआत में करी, पर एंड 2025 के एंड में हो रहा है, यानी कि 2010 भी इंक्लूड करना है पूरा, और 2025 भी इंक्लूड करना है। इस तरह से 16 साल आते हैं सर, ठीक है। कूपन पेमेंट्स आर मेड सेमी एनुअली, अगर 16 साल है तो टोटल 32 पीरियड्स आएंगे जो सेमी एनुअल होंगे। ऑन जून 30 एंड दिसंबर 31 ईच ईयर, हर 6 महीने में कूपन का पेमेंट होता है। 10% पर एनम है तो कूपन का पेमेंट 5% होता होगा हर 6 महीने में, ठीक है। अज्यूम दैट you purchased an outstanding MP Limited bond on 1st of March 2018 when the going interest rate was 12%, ये आपका YTM बन जाएगा। और आपने कब खरीदा सर, ना जनवरी में खरीदा, ना जून के एंड में खरीदा, ना दिसंबर के एंड में, आपने मार्च में यानी कहीं बीच में खरीदा है 2018 में, वो भी ठीक है। आपको क्या निकालने बोला है, व्हाट वाज द YTM ऑफ MP लिमिटेड बॉन्ड एज ऑन जनवरी 1 2010। जनवरी 1 2010 में एमपी लिमिटेड के बॉन्ड का YTM क्या था, ये निकालना इस क्वेश्चन में काफ़ी आसान इसलिए बन जाता है क्योंकि एट पार बेचा गया। जब फेस वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट प्राइस होती है ना नॉर्मल केसेस में, जब रिडम्शन एट पार भी होता है, तो YTM इज इक्वल टू कूपन रेट होता है। सो कूपन रेट आपका 10% था, YTM भी 10% ही होगा, ये रहा, सिंपल। नहीं आपको लगता ये, तो आप एवरेज वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हो जो स्टार्टिंग में हमने देखा था, रिडम्शन वैल्यू माइनस मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय एन करेंगे तो ये, और नीचे में ले लेंगे एवरेज। ऐसे भी करके देखो 10% ही आंसर आएगा। जब कूपन फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस सेम होती है तो YTM और कूपन रेट भी सेम होता है, ठीक है। ये पहला पार्ट आ गया। वॉट अमाउंट यू शुड पे टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन, ऑफ दैट अमाउंट हाउ मच शुड बी एक्रूड इंटरेस्ट एंड हाउ मच रिप्रेजेंट्स द बॉन्ड्स बेसिक वैल्यू। ध्यान देना सर, 2010 में आपने बॉन्ड, वो वाला आपका बॉन्ड इशू किया गया था, पर आपने उस टाइम पे नहीं खरीदा, कुछ साल बीत गए, मतलब 7-8 साल बीत चुके, एग्जैक्टली 8 साल बीत चुके। अब 8 साल इधर 8 साल इधर, ठीक है, 8 इधर 8 इधर, तो सेमी एनुअल पीरियड कितने हो गए, 16 जो बचे हैं। लेकिन ध्यान देना, आपने अगर एग्जैक्ट 2017 के एंड या जनवरी 18 में खरीदा होता तो पूरे 16 पीरियड बचते सेमी एनुअल के, मेचोरिटी के। लेकिन आपने खरीदा मार्च में, यानी ठीक 2 महीने बाद, 1 मार्च को खरीदा ना आपने खरीदा 1 मार्च 2018 को, ठीक 2 महीने बाद, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपने कितना पे करना चाहिए कंप्लीट करने के लिए ट्रांजैक्शन को। अब आप क्या करोगे सर, यहाँ पे मैं 6-6 महीने के पीरियड ले लेता हूँ, 8 है तो 16 हो जाएंगे ना, 16 तो लिखना मुश्किल काम है यहाँ पे, पर हम एक काम करते हैं, लेट्स से ये एक पीरियड है, ये है आपका 30 जून 2018,
30 जून 2018 यहाँ आएगा और इधर अगले ही दिन हो जाएगा वो 1 जुलाई 2018। सही कह रहा हूँ? अब आप एक काम करो, आप 1 जुलाई 2018 पे खड़े होके यहाँ की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। यहाँ से तो 7.5 साल ही बचे हुए, 7.5 ईयर, यानी कि टोटल 15 पीरियड्स, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। ठीक है, मार्केट प्राइस आ गई। अब आप एक काम करोगे, चलो पहले हम प्राइस निकाल लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। इंटरेस्ट इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कितने परसेंट से लोगे सर? सेमी एनुअल है तो आधा रेट का ले लो। और कितने पीरियड के लोगे? सिर्फ 15 पीरियड के लिए लोगे, 7.5 साल का डबल, प्लस रिडम्पशन वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 6% से 15 साल का, 15 साल नहीं सॉरी 15 पीरियड का। हर बार आपको कितना कूपन मिलता है? 5 रुपये का एन्युटी फैक्टर, और वापस कितना मिलेगा? 100 रुपये, 1000। तो हर बार आपको जो कूपन मिलता है वो हो गया 50 रुपये। ठीक है, अब आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ले लो 6% से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यह आ जाएगा 0.417। MRC करेंगे तो आ जाएगा 9.712, दैट्स 48.56 और 417। कुछ तो है बाकी। फैक्टर मैंने सही लिया 0.417 और 9.712, 485.60, तो ये आता है 902.60। ध्यान देना, ये प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर कैश फ्लोज। कितना? 1 जुलाई को मेरी प्राइस थी 902.60। आज के दिन पेमेंट हो चुका था 30 जून को, आज के दिन भी नहीं, कल, ठीक एक दिन पहले मेरा 50 रुपये का जो एक्रूड इंटरेस्ट कहा जा सकता है वो पेमेंट हो चुका था। अब आप ज़रा सा मेरे को अंदाज़ा बताओ, 30 जून की अगर वो एंड में पेमेंट हुआ होगा, शाम को पेमेंट हुआ होगा 50 रुपये का, कौन सा पेमेंट था वो? इस पीरियड का पेमेंट था वो। पूरे 6 महीने का आपको इंटरेस्ट मिलता जा रहा है ना, 6 महीने का, तो इस पीरियड का आपको पेमेंट 50 रुपये का कब मिला होगा? 30 जून की शाम को। तो 30 जून की सुबह तक वो पेमेंट पूरा 50 रुपये आपका लेना बनता है। तो सुबह तक अगर देखा जाए तो बॉन्ड की प्राइस कितनी होगी? 50 रुपये से ज़्यादा होगी। जैसे ही वो 50 रुपये शाम को मिल गया, बॉन्ड की अमाउंट कम हो गई और वो हो गई 902.60 अगले दिन की सुबह में। आप बताओ, अगर आपको, सिंपल है, मैं आपको एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछता हूँ। ये है आपका 1 जुलाई और ये है 30 जून, ये दोनों की सुबह है और ये है शाम। यहाँ पे पेमेंट होना है। अब आपका यहाँ पे प्राइस है 902.60। क्या मैं आपको बोल सकता हूँ इसी प्राइस पे ठीक एक दिन पहले बेच दो? सुबह में नहीं बेचोगे, क्योंकि इस टाइम तक आपको वो 50 रुपये मिलने बाकी थे। अगर सामने वाले को ये बेचना है बॉन्ड तो आप 50 रुपये इंक्लूड करके बेचोगे, क्योंकि वो 50 रुपये उसी दिन शाम को किसको मिलने वाले हैं? जिसके पास वो बॉन्ड होगा। अभी मैं थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, रिकॉर्ड डेट और ये वो सब में हम नहीं जा रहे। सो जस्ट एक दिन पहले बॉन्ड की प्राइस कितनी होगी सर? 952.60 सिंपल भाषा में। सो यही यहाँ पे करा हुआ है, ध्यान देना। 902.60 निकाल लिया उन्होंने 1 जुलाई 2018 को, और एक दिन पहले चला गया। नेक्स्ट इंटरेस्ट डेट जो थी 30 जून 2018, नेक्स्ट बोला है लेकिन एक दिन पीछे आओगे तो 50 रुपये उन्होंने ऐड कर दिया। एक दिन पहले तक उसकी वैल्यू 952 थी, 50 रुपये का पेमेंट हो गया तो उतने से वैल्यू गिर गई। उसी तरह का लॉजिक है, जैसे मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर में डिविडेंड का पेमेंट होता है तो मार्केट प्राइस इक्विटी शेयर की गिर जाती है। वैसे ही अगर मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड है, उसमें इंटरेस्ट का पेमेंट हो गया तो प्राइस बॉन्ड की भी गिर जाएगी। तो आप बताओ, अगर ये 902 है और यहाँ 50 था तो इतना यहाँ पे कितना होगा? 952। सिंपल। सो 952 थी हमारी 30 जून को। अब आप देखो, 952 थी हमारी 30 जून को, और यहाँ से ठीक 4 महीने पीछे आओगे तो मार्च आता है, यहाँ से ठीक 2 महीने आगे आओगे तो मार्च आता है।
अब आपको करना क्या है, बहुत सिंपल सर, उस 952 को और 4 महीने से डिस्काउंट कर लो। 6 महीने का रेट 6% है अभी, तो 4 महीने का रेट 4% हुआ, 4% से ही डिस्काउंटिंग करो, आपको मार्च के टाइम की प्राइस पता चल जाएगी। इन्होंने यही चीज़ करा यहाँ पे, मैं थोड़ा और नीचे ले रहा हूँ। ये देखो क्या करा, 952 को 1.04 से डिस्काउंट करा, क्योंकि 4 महीने से ही पीछे लाना था। अब मेरे जो मार्च की वैल्यू है वो है 915.96, इतना मैंने टोटल पेमेंट करना चाहिए। इस अमाउंट में अब मैं 6 महीना ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, यहाँ थी आपकी 952, आपने इसे डिस्काउंट करके लाया, यहाँ हो गई आपकी 915.96। ठीक है, इसका मतलब क्या सर, ये जो आपको अमाउंट दिख रही है इसके अंदर ये 2 महीने का इंटरेस्ट एक्रूड है। कभी भी आप बॉन्ड बेचो, जितना इंटरेस्ट उसमें एक्रू हो चुका है उसके साथ आप बॉन्ड बेचोगे सर। यहाँ पे भी मैं एक दिन पहले बेच रहा था तो पूरे 6 महीने का एक्रू हो चुका था, इसलिए पूरा 50 रुपये ले रहा था। तो यहाँ पे कितना लूँगा सर, 2 महीने का लूँगा। 2 महीने का कितना बनता है, 50 रुपये, 6 महीने का, तो 2 महीने का कितना, 16 पॉइंट समथिंग। अगर नॉर्मली कैलकुलेट करो तो 16.67 आता है, ये रहा 16.67। तो बॉन्ड की जो बेसिक वैल्यू, अब इन्होंने थोड़ा 3-4 कैलकुलेशन करे हैं, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। 915.96 में बॉन्ड की बेसिक वैल्यू जो निकल के आती है वो सर इतनी आएगी, 899.29। ये बेसिक वैल्यू है, ये एक्रूड इंटरेस्ट है 16.67 का, और टोटल वैल्यू जो आपको पे करनी पड़ेगी उस दिन बॉन्ड को खरीदने के लिए, दैट इज़ 915.96। सो इंस्टीट्यूट ने खुद ही यहाँ पे 2-3 आंसर दिए हुए हैं, कोई बात नहीं। ये कौन सा क्वेश्चन है सर अगला, क्वेश्चन नंबर 36 देखना। अच्छा, 35 तक हमारा अभी बॉन्ड का काफ़ी पार्ट हो गया। अब हम थोड़ा मनी मार्केट की तरफ मूव ऑन करते हैं। मनी मार्केट में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। अब मनी मार्केट क्या है थोड़ा सा समझो। 35 ये बॉन्ड रिफंड, हाँ ये डर्टी प्राइस क्लीन प्राइस वाला ही क्वेश्चन था वैसे तो। ये इतना पार्ट जो है ये मनी मार्केट का आएगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है डर्टी प्राइस क्लीन प्राइस समझना, रेपो रिवर्स रेपो समझना, क्या होता है सारा का सारा खेल, और उसके हिसाब से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आ जाओ सर। सो अब देखते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या कवर होता है। देखो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ना एक तरह से जैसे इक्विटी शेयर, डिबेंचर, प्रेफरेंस, बॉन्ड, ये पैसा उठाने का मार्केट से एक ज़रिया है, मनी रेज करने का, फंडिंग की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने का एक ज़रिया है। वैसे ही मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। एक मेजर डिफरेंस जो अभी तक हमने देखा और अब जो ये देख रहे हैं इसमें, वो है कि जो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स और बॉन्ड्स होते हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए उठाए जाते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल। और इक्विटी की तो कोई लाइफ ही नहीं होती एक्सपायरी कि यार ये 10 साल का, इक्विटी तो फॉरएवर होता है, बॉन्ड्स की कुछ लाइफ होती है। पर ये जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये शॉर्ट टर्म फंडिंग की रिक्वायरमेंट जो है उसको फुलफ़िल करने के लिए उठाया जाता है। सो ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर हो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, रीपर्चेज एग्रीमेंट्स, कॉल मनी, नोटिस मनी, ये एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है। 1 दिन से लेके 1 साल तक की इसकी एक्सपायरी रहती है, उसके बाद ये मैच्योर हो जाते हैं। सो फेस वैल्यू वापस करना है तो कर दो, इसको आपको ट्रीट करना है तो बॉन्ड की तरह ट्रीट करो, ठीक है, पर छोटा, शॉर्ट टर्म के लिए। सो अब आप इसमें देखोगे कि 90 डेज, 3 मंथ्स, 45 डेज, 6 महीने, इन सब चीज़ों के लिए, इतने टाइम के लिए ये बॉन्ड्स या ये इंस्ट्रूमेंट्स मार्केट में इशू किए जाते हैं और पैसा रेज किया जाता है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स इसमें से ऐसे हैं जो डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं। जैसे बॉन्ड्स हमने देखा एट पार, एट प्रीमियम और डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। तो ट्रेजरी बिल्स और कमर्शियल पेपर ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं। इनफैक्ट रीपर्चेस एग्रीमेंट भी बहुत बार डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसमें ज्ञान ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूँ।
ट्रेजरी बिल्स इशू किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, कमर्शियल पेपर्स कॉरपोरेशंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू करती है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रीपर्चेस एग्रीमेंट बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कॉल मनी नोटिस मनी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू करती है। कमर्शियल पेपर में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं, कॉरपोरेशंस नॉर्मली इशू करती है, ठीक है। इनकी जो मेचोरिटी होती है वो 7 दिन से लेके 1 साल की होती है, ठीक है। 7 दिन से 1 साल बोलो, या सॉरी यहाँ पे 1 डे ले लो, कुछ कुछ उससे भी कम होते हैं, तो 1 डे से लेके 1 साल तक, ठीक है। इसके बाद में क्या वो डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं या पार पे इशू किए जाते हैं? अगर 100 रुपये की फेस वैल्यू है तो ट्रेजरी बिल मोस्टली क्या ट्रेजरी बिल्स जो है वो डिस्काउंट पे इशू किया जाएगा, जैसे कि 100 रुपये की जगह 90 पे। और कमर्शियल पेपर भी सेम इसी तरीके से, तो डिस्काउंट पे। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एट पार इशू किया जाता है। रीपर्चेस एग्रीमेंट भी डिस्काउंट पे मिलेगा, और कॉल मनी नोटिस मनी एट पार, ठीक है। इसके बाद में ट्रेडिंग, ट्रेजरी बिल्स मार्केट में ट्रेडेबल है, कमर्शियल पेपर ट्रेडेबल है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी ट्रेडेबल है। ये ट्रेड नहीं होते डायरेक्टली, ओवर द काउंटर ट्रेड होते हैं रीपर्चेस एग्रीमेंट, और ये ट्रेड नहीं होते, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे कोलैटरल। ये जब इशू किया जाता है तो क्या कोलैटरल की ज़रूरत होती है? रीपर्चेस एग्रीमेंट ऐसा है, आप देखोगे आपके पास 2 क्वेश्चन है इस पर, कि जब रीपर्चेस एग्रीमेंट में आप पैसा रेज करते हो तो कोलैटरल की ज़रूरत पड़ती है, बाकी किसी केस में कोलैटरल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि क्या, जिससे भी आप पैसा उठा रहे हो रीपर्चेस एग्रीमेंट के थ्रू, उनको कोलैटरल आप क्या करोगे पता है? आपके पास कुछ बॉन्ड्स पड़े होंगे तो वो एज अ कोलैटरल दे दोगे कि भैया तू मेरे बॉन्ड्स रख ले और मेरे को 10-15 दिन के लिए, 14 दिन के लिए कुछ मेरे को 100 करोड़ 200 करोड़ दे दे। उसके बाद ये 200 करोड़ वापस ले लेना विथ इंटरेस्ट, और आप मेरे को मेरे बॉन्ड्स वापस दे देना, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे सर ट्रेजरी बिल और कमर्शियल पेपर से। आपके पास जो है ये 4 पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। कॉल मनी नोटिस मनी पे फिलहाल नहीं है, पर 4 पे भी काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। अच्छा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे शुरू करने के पहले, ध्यान देना। मान लो कि 100 रुपये की फेस वैल्यू वाला कोई भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, मैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट बोल रहा हूँ, वो 90 रुपये पे इशू किया गया, इसको बोलते हैं इशू प्राइस या फिर मार्केट प्राइस, ठीक है। और आखिरी में क्या हो जाएगा, आपको 100 रुपये मिलेंगे, वो हो गया फेस वैल्यू। तो अब मुझे आप इसमें 2 चीज़ें बताओ। एक तो बताओ कि यील्ड कितना है, आप उसको यील्ड बोलो, रिटर्न बोलो, ठीक है। तो यानी कि आपने कमाया कितना, सिंपल सी बात है सर। कमाया कितना, कमाएगा कौन? इन्वेस्टर। पर जिसने ये बॉन्ड्स या ये मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशू करे हैं उसके लिए तो ये खर्चा है कि मैंने 90 रुपीज़ मैंने इस्तेमाल करे इतने पीरियड के लिए, पूरा साल भर मान लो, तो मैंने उस पर कितना इंटरेस्ट पे करा? 10 रुपये का, सिंपल। और कोई कूपन नहीं था, सिर्फ डिस्काउंट पे इशू करा और फेस वैल्यू पे रिडीम कर दिया, तो 10 रुपये तो फिर भी ज़्यादा दिए ना, दैट इज़ योर कॉस्ट। तो आपका, आप यहाँ पे 10 ले लोगे, यहाँ 90 ले लोगे, आपका रिटर्न आ जाएगा। सो दैट इज़ 11.11%, एक चीज़, ठीक है। पर जनरली ये साल भर के लिए नहीं रहता। मान के चलो कि ये 3 महीने के लिए सिर्फ इशू किया गया था, तो ये जो आपने 10 रुपये की कॉस्ट बियर की, ये साल भर की नहीं, ये सिर्फ 3 महीने की थी। तो आप क्या करोगे, जैसे ही 10/90 करा, ये आ गया आपका कॉस्ट जो आपको खर्चा लगा ये पैसा इस्तेमाल करने का। मैं इन्वेस्टर हूँ, आपने ये इंस्ट्रूमेंट मुझे दिए हैं, तो आपको कॉस्ट लग गया। तो आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 12 कर दो। यानी कि आपने उसको पहले तो डिवाइडेड बाई 3 करा, तो पर मंथ कन्वर्ट करा, और फिर 12 से मल्टीप्लाई करके पूरे साल भर का कन्वर्ट करा, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, तो अब आपको कॉस्ट पता चल जाएगी साल भर की। दैट्स 44.44%। ये आपकी कॉस्ट हो गई, मेरा रिटर्न हो गया, जो इन्वेस्ट कर रहा है उसका रिटर्न हो गया, ठीक है। ये निकालना आता है। अच्छा, इसके अलावा भी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ये तो आपने जो निकाला वो सिंपल रिटर्न निकाला, लेकिन अगर यही 3 महीने का होता और 3 महीने बाद ये वाला इंस्ट्रूमेंट ख़त्म होके फिर से इशू करते, फिर इंस्ट्रूमेंट ख़त्म होते फिर से इशू करते, और मान के चलो कि मैं बीच बीच में जो ये 100 रुपये मुझे मिल रहे हैं, मैं ये 3 महीने, ये 3 महीने, ये 3 महीने, ठीक है, मैंने आपके पास हर 3 महीने में इन्वेस्टमेंट करता गया, जितना पैसा आपने देना बनता था वो आप री इन्वेस्ट कर दो। तो 90 रुपीज़ का 100 रुपये, मैंने 90 रुपीज़ डाले, 100 रुपये यहाँ लेने बनते हैं, मैंने वो 100 रुपये लिए ही नहीं, आपके इसमें वापस इन्वेस्ट कर दिए, तो यहाँ तो ज़्यादा मिलेंगे। फिर और जो यहाँ लेने बनते हैं फिर वो री इन्वेस्ट कर दिए तो ज़्यादा मिलेंगे। बोलने का मतलब है कि अगर मुझे पर एनम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ जो मैंने अभी अभी निकाला वो था सर सिंपल रिटर्न।
सिंपल एनुअल रिटर्न, एवरेज रिटर्न। तो मैंने उसके लिए क्या करा था, 3 से डिवाइड करके 12 से मल्टीप्लाई कर दिया था 100, तो वो आया था आंसर 44.44%। पर मैं इसी का इफेक्टिव रिटर्न निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा? इफेक्टिव रिटर्न आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में देखा, 1+r डिवाइडेड बाई n टू द पावर n-1। क्या करना है सर, 1+r क्या है, 0.4444 डिवाइडेड बाई कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही है साल में, 4 बार हो रही है ना, 3 महीने के, टू द पावर 4-1। तो ये आपका इफेक्टिव रेट आएगा। आप इफेक्टिवली ज़्यादा कमाते हो, दिखता तो 44.44 है पर इफेक्टिवली ज़्यादा होगा अगर आप री इन्वेस्ट करते गए तो। 1.1111 ना, 1.11 so that comes to 1.5241 minus 1, that is 52.41%. so this is your effective rate. see, सिंपल यील्ड निकालना और इफेक्टिव यील्ड निकालने में फ़र्क है। जहाँ पे वर्ड इफेक्टिव आता है वहाँ पे आपको कंपाउंडिंग का ध्यान रखना है। तो ये हो गया सर सिर्फ रिटर्न। अब मैं बोलूँ कि इसमें डिस्काउंट रेट कितना था, ये बताओ। जब कंपनी ने ये इंस्ट्रूमेंट मार्केट में इशू किया तो कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, 10 रुपए का डिस्काउंट, यानी कि जनरली प्राइस गिरा के दी। कहाँ से गिराई, 100 से। तो डिस्काउंट रेट निकालने के टाइम पे बेस हमेशा 100 होगा, यहाँ पे 90 नहीं लोगे। 90 का बेस कब लेते हो, ध्यान दो, 90 का बेस लेते हो जब आपको रिटर्न्स निकालना है या कॉस्ट निकालना है, तो एक्चुअल में कितनी लग रही है। सिर्फ डिस्काउंट का रेट निकालना है तो डिस्काउंट तो यहाँ से दिया ना आपने, 100 में से माइनस करके दिया, तो बेस हमेशा 100 रहेगा। सो डिस्काउंट का रेट और यील्ड का रेट अलग अलग आता है। जहाँ डिस्काउंट का रेट आपका 11.11% आ रहा था 3 महीने का, वहाँ ये 10% ही आएगा। यील्ड जो आ रहा था आपका रिटर्न 11.11%, वो आप 11%, वो डिस्काउंट का रेट सिर्फ आपका 10% का आएगा। ठीक है। सो मैं दो फॉर्मूले बना लेता हूँ सर, डिस्काउंट का रेट और यील्ड का फॉर्मूला। डिस्काउंट बहुत सिंपल है सर, फेस वैल्यू में से आप इशू प्राइस या मार्केट प्राइस माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ही लोगे। 100 में से 90 माइनस करके आप 100 से डिवाइड करोगे तो आपका ये 10% आंसर आएगा। पर यील्ड में क्या करते हो, फेस वैल्यू माइनस मार्केट प्राइस में आप मार्केट प्राइस नीचे लेते हो, मार्केट प्राइस लो या इशू प्राइस लो। सो बेस मतलब अल्टीमेटली आपको ये समझाने का था कि बेस में क्या फ़र्क आता है। ठीक है, 100 माइनस 90, हम रिटर्न निकाल रहे हैं और रिटर्न हमेशा किस पे निकाला जाता है, जो हमने इन्वेस्ट करा। हमने इन्वेस्टमेंट तो 90 का ही करा, और डिस्काउंट का जो रेट होता है, रेट तो हमेशा फेस वैल्यू पे निकाला जाता है। बस ये वही कॉन्सेप्ट है जो आप पहले देख रहे थे, डिविडेंड रेट, डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड पे आउट रेशो। रेट फेस वैल्यू पे, यील्ड मार्केट प्राइस पे। तो ये आएगा आंसर 11.11%, और ये सिर्फ 3 महीने का है। इसका आप सिंपल एनुअल रिटर्न भी निकाल सकते हो, डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 12 करके, और इफेक्टिव एनुअल यील्ड भी निकाल सकते हो। अब आओ क्वेश्चन देखते हैं कुछ। ये देखो 36 नंबर का क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करेंगे। एक्स ने परचेज किया ट्रेजरी बिल 9940 के, जो 91 डेज में मैच्योर हो रहे थे, जिसकी फेस वैल्यू हम बोलेंगे 10,000 रुपये। सो परचेज करा तो मार्केट प्राइस ये हो गई, 91 डेज के लिए ही है। देन व्हाट वुड बी द एनुअलाइज्ड इन्वेस्टमेंट रेट, यानी कि ये हो गया यील्ड, एंड एनुअलाइज्ड डिस्काउंट रेट। ये नॉर्मली पूछा, इफेक्टिव नहीं पूछा, तो हम सिंपल निकाल लेंगे। सो इन्वेस्टमेंट रेट में फॉर्मूला क्या बनेगा सर, मार्केट प्राइस माइनस फेस वैल्यू बाय मार्केट प्राइस। इन्वेस्टमेंट आप मार्केट प्राइस पे करते हो। डिस्काउंट के रेट में क्या आएगा सर, मार्केट प्राइस माइनस फेस वैल्यू बाय फेस वैल्यू। तो देखना फेस वैल्यू और मार्केट, न्यूमरेटर तो दोनों में सेम है। 9,940 रुपये का बॉन्ड खरीदा, 10,000 की फेस वैल्यू मिल गई, तो रिटर्न मेरा इसका डिफरेंस हो गया। दोनों में रिटर्न का डिफरेंस सेम है, पर बेस अलग अलग कैलकुलेट होगा। ठीक है। पर ये जो हुआ वो 91 डेज़ के लिए था, तो हमने उसको 365 डेज़ में कन्वर्ट कर दिया, और हमारा परसेंटेज आ गया कि हमारा इन्वेस्टमेंट का, यानी कि एक्चुअल रिटर्न हमने कमाया कितना और डिस्काउंट का रेट कितना था। गेटिंग इट? बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट करो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। यहाँ कंपाउंडिंग का हम इम्पैक्ट लेंगे, एज वेल एज द टोटल कॉस्ट ऑफ द फंड्स टू निर्मल लिमिटेड। अब निर्मल लिमिटेड के एंगल से देखना है कि निर्मल लिमिटेड को पैसे की ज़रूरत थी, तो उन्होंने कमर्शियल पेपर मार्केट में इशू करा। ठीक है, जो कमर्शियल पेपर इशू करा वो डिस्काउंट पे इशू हुआ है सर आपका।
487,750 पे, 4,87,750 पे, जिसकी फेस वैल्यू थी 5 लाख। तो मेजर जो रिटर्न होता है वो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया। मैच्योरिटी पीरियड कितना, 3 महीने का, और ये इश्यू करने के लिए मुझे कुछ खर्चे लगे, ब्रोकरेज, रेटिंग और स्टैम्प ड्यूटी। ध्यान देना, ब्रोकरेज तो 3 महीने का और स्टैम्प ड्यूटी भी 3 महीने की दी हुई है। रेटिंग आपको पर एनम दी है, डिवाइडेड बाय 4 कर लो, वो भी 3 महीने का आ जाएगा, दैट इज 0.1375%। ठीक है, तो ये भी 3 महीने का आ गया। चलो मान ली ये बात। अब क्या हो गया, आपको सबसे पहले क्या निकालना है सर, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम निकालना है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम निकालना है। आपको क्या डिस्काउंट रेट निकालने बोला? नहीं सर, उन्होंने बोल दिया इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, यानी कि क्या एक्चुअली आपको खर्चा पड़ रहा है। आपने बॉन्ड ये कमर्शियल पेपर इशू करा तो आपके लिए खर्चा, अगर मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट करा तो मेरे लिए इनकम, यील्ड निकालना है। यील्ड का या रिटर्न का फॉर्मूला क्या है, मार्केट प्राइस माइनस फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। ये आपकी मार्केट प्राइस हो गई थी, ये फेस वैल्यू हो गई थी, दोनों के बीच में डिफरेंस ले लो। मैंने यहाँ पे क्या लिया, मार्केट प्राइस माइनस फेस वैल्यू। अच्छा, आपको फॉर्मूला तो मैंने ये दिखा दिया, इसमें सिर्फ आपको फिगर लेनी है। आप उसको अगर एक्चुअल फार्मूला बनाना चाहो, क्योंकि डिस्काउंट में इशू हो रहा है, तो वो ऐसा बना लो, ये आपको बेटर देगा, माइनस प्लस में फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, तो ये छोड़ दो। अगर आप सिर्फ एग्जैक्ट लेना चाहते हो तो ये फॉर्मूला में रखो तो माइनस प्लस वाला इम्पैक्ट भी नहीं आएगा। तो फेस वैल्यू माइनस मार्केट प्राइस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। यहाँ पे भी हमने लिखा ना, फेस वैल्यू माइनस मार्केट प्राइस, यहाँ तो बराबर लिखा था। ठीक है, और ये 3 महीने का है सर, फेस वैल्यू माइनस मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इंटू 12/m, 3 महीना है तो इंटू 100। अब आपने निकाला और ये रेट आया 10.05%। ठीक है, 5 लाख रखा, डिफरेंस लिया, 3 महीने से डिवाइड करा तो 1 महीने का आया, मल्टीप्लाइड बाय 12 करा। अब लेकिन क्वेश्चन ने आपको बोला इफेक्टिव निकालना है, ये 10.05% तो पर एनम निकाल लिया, ये सिंपल निकाल लिया 3/12, 12/3 करके। पर इसी चीज़ को आप इफेक्टिव कन्वर्ट कर दो, 3 महीना है यानी साल में कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही है, 4 बार कंपाउंडिंग हो रही है। आप उसी रेट को इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के फॉर्मूले में रखो, आपका इफेक्टिव कॉस्ट आ जाएगा 10.435। वो कभी भी ज़्यादा आता है, सिंपल से ज़्यादा आता है। जितनी कंपाउंडिंग बढ़ाते जाओगे उतना ही आपका रेट बढ़ता जाएगा। पर क्या कंपनी को सिर्फ यही कॉस्ट लगी एक? नहीं सर, 4,87,750 उन्होंने यूज़ करा। तो एक तो इन्वेस्टर को इन दोनों के बीच का डिफरेंस देना पड़ा, प्लस इन तीनों लोगों को भी पेमेंट करना पड़ा, ब्रोकरेज का, रेटिंग का, स्टैम्प ड्यूटी का, वो भी आप काउंटिंग कर लो। देखो 10.435% तो आपका पर एनम इफेक्टिव आ गया। अब आपने क्या करा, यहाँ जैसे मैंने क्या करा था, 3 महीने का, साल भर का जो रेट था उसको 3 महीने में कन्वर्ट कर दिया। आप 3 महीने के रेट को साल भर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.6, ये आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.8, और ये 0.55 तो पर एनम था ही। ये देखो 0.6, 0.55, 0.8। तो आपका अब टोटल कॉस्ट आ गई। आपको हर 1 रुपया यूज़ करने के लिए 12.385% की कॉस्ट पड़ रही है, यानी हर 100 रुपये पे एक तरह से आप इतना इंटरेस्ट पे कर रहे हो। दैट इज़ हाउ द कॉस्ट हैज़ बिन, कॉस्ट इज़ कैलकुलेटेड। ये तो दिया इन्वेस्टर को उसका रिटर्न, और ये बाकी एजेंसीज को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 38 देखो। अब ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पे, पहला था ट्रेजरी बिल पे, फिर था कमर्शियल पेपर पे, अब है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अमाउंट ऑफ इशू कितना, 100 का। कितना का टाइम है, 6 महीने का। 6 महीने में रेट ऑफ डिस्काउंट क्या है, 20%। क्या निकालने बोला, इफेक्टिव यील्ड, सिंपल रिटर्न निकालना है। इन्होंने एक गलती करी, इन्होंने ये पर एनम बताना चाहिए था। जनरली रेट ऑफ डिस्काउंट अगर दिया रहता है तो आप उसे पर एनम अज्यूम करो या नहीं करो, ये कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। पर एनम यहाँ पे लिखा रहना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं है, हम क्वेश्चन में जिस तरह से आंसर है उसको पर एनम अभी लेके चलते हैं। ठीक है, अगर ये पर एनम है, पर इशू तो 6 महीने के लिए करा, यानी कि सिर्फ डिस्काउंट रेट कितना, 10% का ही हो गया। ध्यान देना सर, डिस्काउंट आपका 100 रुपये की फेस वैल्यू पे 10% का डिस्काउंट, यानी 10 रुपये का डिस्काउंट हुआ। 100 पे 10 रुपये का डिस्काउंट, यानी कि आपने इशू कितने पे करा होगा सर, ये मार्केट प्राइस बन गई 90 की। क्या निकालने बोला, इफेक्टिव यील्ड। तो आप पहले तो नॉर्मल यील्ड निकालो, फॉर्मूला है फेस वैल्यू माइनस मार्केट प्राइस बाय मार्केट प्राइस। यील्ड निकालना है तो डिवाइडेड बाय क्या करोगे, मार्केट प्राइस ही करोगे ना। और ये है 6 महीने के लिए, तो आप 12 महीने के लिए निकाल लो। देखो क्या आता है आपका, फेस वैल्यू 100 माइनस 90 बाई 90 इंटू 2। ठीक है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये आता है 20% का।
20% ही आ रहा है क्या? नहीं सॉरी, 10/90 इंटू 11.11%, ठीक है। 12/6 इंटू 2 यानी कि 22.22%, ये रहा। 100 माइनस 90/90, तो ये 11.11% देगा 6 महीने के लिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो 22.22% आ गया, ठीक है। पर ये देखो ये सिंपल है, मैं अभी भी बता रहा हूँ, इंस्टीट्यूट ने आंसर में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए था। अगर इफेक्टिव निकालना है तो अब आप और आगे एक स्टेप करते हो इफेक्टिव के लिए, 1 + r/n⁻n-1, यानी कि 1 + 0.2222 डिवाइडेड बाय 2 बार हो रही है ना कंपाउंडिंग, -1। तो आंसर आता है आपका 23.45%। अगर इफेक्टिव वर्ड यूज़ करा है तो आपको इसी तरह से निकालना है। ये तो सिंपल रिटर्न हो गया आपका एवरेज आउट करके, इफेक्टिव नहीं हुआ। इफेक्टिव इज़ 23.45, ठीक है। सारे स्टडी मटेरियल के ही क्वेश्चन है सर। अब अगला क्वेश्चन देख लो, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। अब ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ट्रेजरी बिल है, कमर्शियल पेपर है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एज अ होल आप लेके चलो कोई सस्ता सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट मार्केट में इशू करा, 100 रुपये की उसकी फेस वैल्यू हो गई, डिस्काउंट यील्ड आपको 6% दिया हुआ है, यानी कि वो 94 में इशू करा होगा, ठीक है। पर यील्ड है तो पर एनम निकाला होगा, ठीक है। और विल मैच्योर इन 45 डेज। अब आपको यहाँ पे ये चीज़ समझनी पड़ेगी, आपको जब ऐसा रेट दिया हुआ है आप उसको पर एनम ही अज्यूम करो। पिछले वाले क्वेश्चन में भी ऐसा था, पर एनम नहीं लिखा था, यहाँ पे भी नहीं लिखा हुआ है, पर क्वेश्चन में आंसर वैसे ही कैलकुलेट करा हुआ है। स्पेसिफिकली देना चाहिए, नहीं है तो आप पर एनम अज्यूम करो, ठीक है। 6% आपने क्या ले लिया? पर एनम है, ठीक है सर। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, 100 रुपये पे 6% यानी 6 रुपये का डिस्काउंट मिलता अगर साल भर की वैलिडिटी होती, पर ये साल भर का तो नहीं है, तो उसको 365 से डिवाइड करके 45 डेज़ में कन्वर्ट कर दो तो पता चल जाएगा 45 डेज़ के लिए ही अगर इशू करा है तो कितना डिस्काउंट देना बनता है। यानी कि वो आता है सिर्फ 0.74 रुपीज़ का, ठीक है, सिर्फ इतना सा डिस्काउंट। यानी कि 0.74 अगर हम 100 में से माइनस कर दे तो 99.26 रुपीज़ में ये इंस्ट्रूमेंट इशू करा गया, और 45 डेज़ बाद आपको 100 रुपये मिल जाएंगे। तो आपकी कमाई कितनी होगी इसमें? 0.74 की आपकी कमाई होगी जो भी इन्वेस्ट करेगा। ये सिर्फ 45 डेज़ के लिए। अब आप क्वेश्चन में वैसे लिखा तो नहीं है, अब इन्होंने 365 लेना या 360 लेने में डिफरेंस है, दोनों लोगे दोनों से। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है तो आप 365 360 कुछ भी ले सकते हो, और आपको नोट देना पड़ेगा एग्ज़ाम में। इन्होंने 360 के हिसाब से लिया है तो मैं उस हिसाब से चल रहा हूँ। वापस से कैलकुलेट करता हूँ, 6 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 45, सो वो 0.75 आता है। 1 पैसे का फ़र्क पड़ रहा है सिर्फ, ठीक है। तो और ये रहा 0.75 की मेरी कमाई, ठीक है। ये रहा 99.25 में इशू करा, 0.75 की कमाई। दूसरा उन्होंने बोला बॉन्ड की इक्विवेलेंट यील्ड कितनी है, और उसी यील्ड का उन्होंने बाद में पूछा इफेक्टिव रिटर्न कितना है। दोनों आपको यील्ड और रिटर्न का मतलब सेम ही होता है, सिर्फ पहले वाले में सिंपल एनुअल रिटर्न पूछा, दूसरे वाले में इफेक्टिव पूछा, ठीक है। अच्छा तो सर 6% ही तो हुई? नहीं, वो डिस्काउंट था, वो डिस्काउंट था। आपको रिटर्न बताना है यहाँ पे, और डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है? 100 रुपये पे। पर रिटर्न किस पे कैलकुलेट होगा? 99.25 पे। कैसे कैलकुलेट करोगे? 0.75 की कमाई होती है 99.25 पे 45 दिन में, तो 360 दिन में कितनी? ये एक आपका सिंपल रिटर्न मिल जाएगा। सो दैट्स 6.045%। अब इसी को इफेक्टिव निकालना है तो 1 + 0.06045, कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही है? 45 दिन के 360 में कितनी बार आते हैं? 8 टाइम्स कंपाउंडिंग हो रही है, टू द पावर 8 - 1, और आपका आंसर आ जाएगा। कहाँ गया? ये रहा 6.045, और इसी 6.045 को डिवाइडेड बाय 8 करोगे तो आपका इफेक्टिव रेट भी आ गया।
ठीक है, आया समझ में? बेसिक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये। अब दो क्वेश्चंस बचे हैं आपके, और ये दोनों के दोनों हैं सर रीपर्चेस एग्रीमेंट पे। तो रीपर्चेस एग्रीमेंट होता क्या है, 5-10 मिनट लेके फिर वो समझ लेंगे, काफ़ी अच्छा है। अगर आपको क्वेश्चन आया ना तो ऐसे वाले बेसिक वाले क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, पर इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है सर, तो वो हम करेंगे। आइए सर एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद ये लास्ट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का डिस्कस करके ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज गोइंग टू बी द रेपो एंड रिवर्स रेपो वाला कॉन्सेप्ट। ध्यान देना अभी क्या होता है। लेट्स से कि एक बैंक है, बैंक ए, जिसको पैसों की ज़रूरत है शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ 10-15 दिन के लिए। तो जनरली क्या होता है, एक रीपर्चेस एग्रीमेंट नाम का एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आपके लिए अवेलेबल होता है, जहाँ पे बैंक ए क्या करेगी, एक दूसरी बैंक के पास जाएगी पैसे मांगने के लिए। बैंक बी रेडी है फंड्स देने के लिए इस रीपर्चेस एग्रीमेंट के तहत, पर बैंक बी बोलता है कि भैया हमें कुछ तो कोलैटरल दो, कोलैटरल यानी कुछ तो गिरवी रखो इन फंड्स के बदले में। बहुत सही बात है। तो यहाँ पे बैंक ए क्या करेगा, बैंक ए के पास में कुछ सिक्योरिटीज़ होंगी। ये सिक्योरिटीज़ क्या हो सकती है सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स हो सकते हैं नॉर्मली, जिसका एक कूपन रेट होगा, फेस वैल्यू होगी, टाइम होगा मैच्योरिटी का, एक्सेट्रा। ठीक है, तो वो सिक्योरिटीज़ बैंक ए बैंक बी को देगी उन 14 डेज़ 15 डेज़ या 1 मंथ के लिए, और बदले में फ़ंड्स ले लेगी। अब प्रैक्टिकली क्या होता है, अगर आप 100 रुपीज़ की सिक्योरिटी दे रहे हो तो 100 के फंड्स नहीं मिलते सर। क्यों? क्योंकि मार्केट में सिक्योरिटीज़ की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है। लेट्स से कि आपने ये सब ट्रांजैक्शन होने के बाद 100 रुपये की सिक्योरिटी ली, 100 के फंड्स दे दिए बैंक बी ने, और बैंक ए उसके बाद में बैंकरप्ट हो गया। ठीक है, बैंकरप्ट हो गया, तो अब हमारे बैंक बी के पैसे वापस आए क्या? नहीं आए। ये पैसे तो वापस नहीं आए, पर बदले में हमारे पास सिक्योरिटीज़ है, और उसकी मार्केट वैल्यू भी गिर के 90 हो चुकी है उन्हीं 10-15 दिनों में। तो ऐसे टाइम पे तो हमारा नुकसान हो गया। 100 रुपीज़ दिए थे, और अगर अब सिक्योरिटीज़ भी बेचने जाए मार्केट में तो 90 ही मिलेंगे। तो ऐसे केस में जनरली जो लेंडर होता है, यानी कि ये सेफ चलता है। ये क्या करता है, इन सिक्योरिटीज़ की वैल्यू में से एक परसेंटेज काट लेता है। अब ये परसेंटेज दो तरीके से हम देखेंगे। एक का नाम है सर इनिशियल मार्जिन, और दूसरे का नाम है हेयर कट। दोनों कॉन्सेप्ट थोड़ा वेरी करते हैं। इनिशियल मार्जिन समझने के लिए बहुत आसान जाएगा। लेट्स से इनिशियल मार्जिन है 3%, 3% भी नहीं, आप हाँ चलो 2% ले लो। तो उसका मतलब ये हो गया कि 2% सिक्योरिटी की मार्केट वैल्यू में से काट लिया जाएगा, ये 2% काट लिया जाएगा। अब 100 जो है, ये ध्यान देना, ये कोई फेस वैल्यू नहीं है। 100 जो है ये मार्केट प्राइस है बॉन्ड की, और जिस पॉइंट पे मार्केट प्राइस आप बॉन्ड की निकालते हो उसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है क्लीन प्राइस, और एक होता है एक्रूड इंटरेस्ट। आपने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन देखा था जिसमें क्लीन प्राइस थी कुछ 902 रुपये और एक्रूड इंटरेस्ट था 50 का, तो डर्टी प्राइस उसकी बन गई थी 952। उसको बोला जाता है डर्टी प्राइस। ठीक है तो ये फिलहाल मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये जो 100 निकल के आती है, ये होती है डर्टी प्राइस। मल्टीप्लाइड बाय सिक्योरिटीज़ कर दोगे तो आपको आ जाएगा कि टोटल कितनी वैल्यू के आप सिक्योरिटीज़ उसको दे रहे हो। उसमें से 2% का इनिशियल मार्जिन माइनस कर लिया तो आता है सर 98 रुपीज़। ये 98 रुपीज़ क्या बनते हैं सर, ये 98 रुपीज़ आपके बन जाते हैं फंड्स टू बी गिवन टू यू। दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट लेग प्रोसीड। फर्स्ट लेग बोला जाता है इसको, या फिर आप बोलो बैंक ए ने जो अमाउंट बोरो करा वो, या फिर फंड्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो। सिंपल, कितना सिंपल है। जो भी सिक्योरिटीज़ दे रहे हो उसकी पहले तो डर्टी प्राइस निकालो, मल्टीप्लाइड बाय सिक्योरिटीज़ करो, तो टोटल वैल्यू पता चली। लेट से वो 100 रुपये से आ गई 100 करोड़ रुपए, नंबर ऑफ सिक्योरिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद 2% माइनस करा, 98 करोड़ रुपीज़ की फंडिंग की एलिजिबिलिटी बनती है। किसकी? बैंक ए की। कौन देगा? बैंक बी। अब 98 करोड़ रुपीज़ तो बैंक बी ने बैंक ए को दे दिया। लेट से फॉर एग्जाम्पल वो 15 डेज़ के लिए दिया है। ठीक है, अगर वो 15 डेज़ के लिए दिया है तो 15 डेज़ बाद क्या होगा पता है? इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा एट रेपो रेट। जो रेट पे 98 करोड़ रुपीस बैंक बी ने बैंक ए को दिए उसको कहा जाता है रेपो रेट।
और उस पे 15 दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके लेट्स से वो आता है 103 करोड़। तो ये हो गया सेकंड लेग। सेकंड लेग में पेमेंट करना पड़ेगा, सेकंड लेग प्रोसीड बोलो या फिर आप बोलो रीपेमेंट बैंक ए के एंगल से, ठीक है। सो बैंक ए इतने पैसे वापस दे देगा इंटरेस्ट के साथ। तो ये दो मेजर चीज़ें होती है जो आपको निकालनी होती है कि बैंक ए के एंगल से बोरो कितना किया था और सेकंड लेग मतलब रीपे कितना किया। यहाँ से यहाँ तक का कैलकुलेशन तो काफ़ी आसान है, पर यहाँ तक का कैलकुलेशन जो होता है यही आपका एक डिफ़िकल्ट पार्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 छोड़ दो, 41 लेते हैं पहले, ठीक है। अच्छा, मैंने जो आपको अभी बताया ये सारा हम एक फॉर्मूला या टेबल के फॉर्मेट में बना लेते हैं यहाँ पे, तो हमें थोड़ा सा आइडिया आएगा। सबसे पहले हम क्लीन प्राइस निकालते हैं, उसमें एक्रूड इंटरेस्ट ऐड करते हैं बॉन्ड का। मतलब मैं अगर बैंक हूँ, मुझे आपकी बैंक से अगर लोन चाहिए तो सबसे पहले मैंने जो इन्वेस्टमेंट करके रखा है उन बॉन्ड्स की क्लीन प्राइस कितनी, और जिस दिन मैं आपको ये बॉन्ड देने वाला हूँ उस दिन तक का एक्रूड इंटरेस्ट कितना, मुझे भी तो पता होना चाहिए ना कि मैं कितने के सिक्योरिटीज़ आपको दे रहा हूँ। सो 100 रुपए की लेट्स से 100 रुपए की क्लीन प्राइस थी और एक्रूड इंटरेस्ट था 5 रुपए का, तो मेरी डर्टी प्राइस बन गई 105 रुपए की। इसमें से इनिशियल मार्जिन माइनस कर दिया जाएगा। कैलकुलेशन सिंपल रखने के लिए मैं ऐसे ले लेता हूँ, लेट्स से 95 रुपीज़ की क्लीन प्राइस थी, 5 रुपए का एक्रूड इंटरेस्ट था, डर्टी प्राइस थी 100 रुपीज़ की। अब डर्टी प्राइस अगर 100, ये क्लीन प्राइस क्या होता है सर? विदाउट इंटरेस्ट मार्केट में जो बॉन्ड की प्राइस चल रही होती है वो, फेस वैल्यू भी नहीं, ठीक है। ये डर्टी प्राइस इज द, ठीक है। हाँ, अब ये डर्टी प्राइस में से इनिशियल मार्जिन हमने माइनस कर दिया। लेट्स से अगर इनिशियल मार्जिन 2% है तो 2% माइनस कर दिया, 98 आ गई हमारी एडजस्टेड डर्टी प्राइस, ठीक है। और इसके ऊपर अपन हम हमारे कितने सिक्योरिटीज़ दे रहे हैं? 1 करोड़। तो इसका मतलब हमको जो प्रोसीड्स मिलेंगे वो कितने रहेंगे? 98 करोड़ रुपीज़ का लोन हमने ले लिया एक तरह से। दिस इज़ द फर्स्ट लेग अमाउंट। इसमें इंटरेस्ट का पेमेंट आएगा। अब मान के चलिए 15 दिन के लिए सिर्फ हमने लिया था दूसरी बैंक से 10% पर एनम पे। तो कैलकुलेशन कैसे बनेगा? 98 करोड़ पे 10% निकाला तो ये तो साल भर का हो गया। 15 दिन का निकालना है सिर्फ इंटरेस्ट, तो 365 से डिवाइड कर दो, वो अमाउंट आएगा 98 इंटू 10% इंटू 15/365, दैट समवेयर अराउंड 0.403। तो वो सेकंड लेग आ गया। मतलब 98 करोड़ में इतना आपको इंटरेस्ट ऐड करके 98.403 करोड़ रुपीज़ रीपे करना पड़ेगा। दैट विल बी कॉल्ड एज सेकंड लेग अमाउंट। आया समझ में? बहुत आसान है ये वाला पार्ट तो, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में आया तो फॉर्मूला बनाते आता है क्या? मैं 3 फॉर्मूले आपको बता देता हूँ यहाँ पे। सिंपल क्वेश्चन आया तो डर्टी प्राइस इज इक्वल टू क्लीन प्राइस प्लस एक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है। फर्स्ट लेग प्रोसीड कैसे निकालोगे सर? सिंपल है, आपने ये फर्स्ट लेग प्रोसीड कैसे निकाले थे? एडजस्टेड डर्टी प्राइस लिया था, उसको नंबर ऑफ सिक्योरिटीज से मल्टीप्लाई करा था, ठीक है। अब नंबर ऑफ सिक्योरिटीज कई बार दी हुई नहीं होती तो आप टोटल वैल्यू लेते हो, फेस वैल्यू जितनी भी आपको क्वेश्चन में दी होती है उसको हम नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं। नॉमिनल वैल्यू कैसे निकाली होती है ये भी मैं बता देता हूँ। फेस वैल्यू को नंबर ऑफ सिक्योरिटी से मल्टीप्लाई करके नॉमिनल वैल्यू आई, इसको डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू कर दो, सिंपल। इसको डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू करोगे तो क्या आता है? नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़। उसको मल्टीप्लाई करोगे आप डर्टी प्राइस से। लेकिन ध्यान देना, आपकी डर्टी प्राइस क्या थी? आपकी डर्टी प्राइस थी 100 की, तो आपको मल्टीप्लाई तो एडजस्टेड डर्टी प्राइस से करना है। इसका मतलब क्या हो गया? इस डर्टी प्राइस में से इनिशियल मार्जिन हटाना भी तो पड़ेगा। तो ये जो डर्टी प्राइस है इसमें से इनिशियल मार्जिन हटाने का फॉर्मूला 1 माइनस इनिशियल मार्जिन, खत्म। आप ऐसे ले लो या फिर 100 में से 2 यानी कि इनिशियल मार्जिन डिवाइडेड बाय 100, वैसे ही वही आंसर आएगा 1 माइनस इनिशियल मार्जिन।
ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। मैं यहाँ पे सिंपल भाषा में लिख देता हूँ 1 माइनस इनिशियल मार्जिन। अब सेकंड लेग प्रोसीड कैसे कैलकुलेट करोगे? सेकंड लेग में आपको जितना रीपे करना पड़ेगा वो डिपेंड करता है कि सर फर्स्ट लेग में आपने कितना बोरो करा था, राइट, प्लस उसका इंटरेस्ट एट रेपो रेट। कहानी ख़त्म। ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे देखो क्वेश्चन, द बैंक बी के एंटर्स इनटू अ रेपो फॉर 9 days विद अ बैंक एन ई इन 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स 2022। ये बॉन्ड्स का कूपन रेट है सर। फॉर एन अमाउंट ऑफ 2 करोड़, 2 करोड़ रुपए ये लोग 2 करोड़ के बॉन्ड्स है, और उन अमाउंट के लिए 2 करोड़ के बॉन्ड्स मैं आपको देने वाला हूँ, और उसके लिए हमने रीपर्चेस एग्रीमेंट करा है। जब मैं आपको 2 करोड़ के बॉन्ड्स देने वाला हूँ तो पहली बात ये ध्यान रखिए कि 2 करोड़ के जो आपको बॉन्ड मिल रहे हैं इसका मतलब मुझे 2 करोड़ रुपए का लोन मिलेगा ये नहीं होता, प्लस आपको भी 2 करोड़ के बॉन्ड नहीं मिल रही है, तो सिर्फ एक तरह से नॉमिनल वैल्यू है। इसकी मार्केट प्राइस क्या होगी उस पर डिपेंड करता है आपके पास में जो बॉन्ड आ रहे हैं वो कितने के हैं। अदर रिलेवेंट डिटेल में अब देखो, फर्स्ट लेग सेकंड लेग आपको निकाल के ऑलरेडी दे दिया। इनिशियल मार्जिन 1.25% दिया हुआ है, और इंटरेस्ट 240 डेज का एक्रू हो चुका है। हो सकता है साल भर में एक ही बार इंटरेस्ट मिलता होगा, तो हम 240 डेज होने के बाद आपके पास आए हैं, और अभी भी कुछ दिन बाकी है इंटरेस्ट मिलने का, तो इतने दिन का तो इंटरेस्ट एक्रू हो गया। तो ये भी हम आप ही को ही दे रहे हैं ना इंटरेस्ट एक्रूड वाला। कल जाके हम अगर आपके पास वापस नहीं आए तो इंटरेस्ट किसको मिलेगा? हम अगर बैंकरप्ट हो गए, आपके पास सिक्योरिटीज़ पड़ी है, तो इंटरेस्ट आप ही को ही मिलना है वो वाला। ठीक है, 360 डेज इन अ ईयर लेना है। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है? रेपो रेट, डर्टी प्राइस और क्लीन प्राइस। सिंपल भाषा में लेके चलते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या कैलकुलेट करता हूँ, ध्यान देना। आपका फेस वैल्यू उन्होंने कुछ खास दिया नहीं है, हम 100 अज्यूम करके चलेंगे, यहाँ पे आसान जाएगा। तो ध्यान दो, डर्टी प्राइस में कैलकुलेट करता हूँ। डर्टी प्राइस बहुत सिंपल, डर्टी प्राइस तो यहाँ से मत निकालो उसको, क्योंकि उसके बाद क्लीन प्राइस अलग से निकालनी पड़ेगी ना। क्लीन प्राइस भी तो निकालने बोला है। फेस वैल्यू 100 की मान के चल रहे। ठीक है, तो सबसे पहले रेपो रेट क्या होगा? रेपो रेट क्या है? रेपो रेट निकाल लेते, ध्यान देना। हमारे पास ये भी दिया है, ये भी दिया है, क्या हम रेपो निकाल सकते हैं? बहुत आसानी से निकाल सकते हैं सर। सेकंड लेग और फर्स्ट लेग का डिफरेंस ले लो। 2,31,755, 2,31,759। इतना हमने रीपे किया। लिया कितना था? 2,06,750। ठीक है। तो अब आपका इससे क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा कि कितना इंटरेस्ट आपने पे करा। ठीक है, मैं इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ। चलो, हमारे पास टाइम कम है तो हम इसमें नहीं जाते ज़्यादा, मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। यही तीनों फॉर्मूले देखो, क्योंकि इतना टाइम है नहीं। ये आपने इधर ले लिया, ये आपने इधर ले लिया। आप ट्रांसफ़र करोगे इधर में, अच्छा सॉरी, डिवाइड करो। अमाउंट डायरेक्ट परसेंटेज में निकाला हुआ है यहाँ पे, हमने वहाँ पे अमाउंट लिया था इसलिए प्लस करा था। ठीक है, तो आप इसको इधर से डिवाइड करो। ये देखो रेपो रेट आ गया आपका, इससे रेपो रेट आ जाएगा आपका, लेकिन ये रेट रहेगा 9 डेज़ का, उसको कवर अप करना पड़ेगा 360 डेज़ में। तो फॉर्मूला 1 प्लस, हाँ ठीक है, तो वो 360/9 आ जाएगा। देखो मैं आपको करके बता देता हूँ। 2,00,31,759, 2,00,06,750। तो ये आंसर कुछ आता है 1,00,125 इज इक्वल टू रेपो रेट इंटू 9/360। अब ये 9/360 को जब आप उधर भेजते हो ना, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, इसको 360/9, यानी कि ये रेट 9 दिन का पकड़ रहे हो, 360 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपका रेपो रेट आ जाएगा इसमें से 1 माइनस करने के बाद ये वाला। सो दैट कम्स टू 5%। ठीक है, तो आपका रेपो रेट तो 5% आ गया। अब मैं इस टेबल में आ जाता हूँ। आपका ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आपके पास में फर्स्ट लेग की अमाउंट दी हुई है। आपको क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है सर? डर्टी प्राइस निकालने बोले। क्या आप पहुँच सकते हैं यहाँ पे?
बिल्कुल पहुंच सकते। 2 करोड़ के हमारे पास में बॉन्ड्स है, ध्यान देना, 2 करोड़ के बॉन्ड है, फेस वैल्यू अगर अपनी 100 रुपीज़ है, तो आपके पास ये नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ निकल के आ जाएगी। सो फर्स्ट लेग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ करोगे तो एडजस्टेड डर्टी प्राइस आएगी, उसमें इनिशियल मार्जिन ऐड बैक कर दो तो डर्टी प्राइस आ जाएगी, या फिर आप इस फॉर्मूले में रखो। फर्स्ट लेग आपके पास में है नॉमिनल वैल्यू 2 करोड़ की, फेस वैल्यू आपकी आ जाएगी 100 की, डर्टी प्राइस निकालना है, इनिशियल मार्जिन दिया हुआ है, ये देखो फर्स्ट लेग दिया हुआ है, नॉमिनल वैल्यू आपकी ये है, ये देखो डिवाइडेड बाय 100 यानी कि ये फेस वैल्यू हो गई आपकी, इससे नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए और मल्टीप्लाइड इससे आ गए आपके नंबर ऑफ यूनिट्स। ध्यान देना, नंबर ऑफ यूनिट्स को डर्टी प्राइस से मल्टीप्लाई करा और ये 1.25 होना चाहिए था, या 1 माइनस इनिशियल मार्जिन ले लो, इसको एक ही बात है, ठीक है। तो इससे आपका आंसर आ रहा है 101.30। अब आपका क्या आ गया सर, डर्टी प्राइस आ गया, ये देखो अब आपका इस फॉर्मूले में ये भी अमाउंट आ गई। करना क्या है, इंटरेस्ट एक्रूड निकालना है और वो उसमें से माइनस कर दोगे तो क्लीन प्राइस आ जाएगी। कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट एक्रूड सर, 100 रुपये की फेस वैल्यू, 6% का गवर्नमेंट का रेट था, इंटू 240 दिन का एक्रू हो चुका है 360 में से, तो आपको पता चल जाएगा कितने दिन कितना इंटरेस्ट बनता है, यानी कि 4 रुपये का इंटरेस्ट बनता है, ठीक है। सो आपकी डर्टी प्राइस 101 की 101.30 में से 4 रुपये हटा दो तो आपकी क्लीन प्राइस आ जाएगी 97.30। ये सारा रिवर्स कैलकुलेशन है और ये सिर्फ तभी पॉसिबल है कर पाना जब आपको सीधे कैलकुलेशंस आते हो, ठीक है सर। इसके बाद का क्वेश्चन लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब आखिरी में जाके ऊपर नीचे हो जाता है। मैं फॉर्मूले में देख लेता हूँ हमारे पास है क्या फॉर्मूले डर्टी प्राइस क्लीन प्राइस का तो है, क्लीन प्राइस प्लस एक्रूड इंटरेस्ट। नहीं, उसके बाद हमने फर्स्ट लेग सेकंड लेग का फॉर्मूला इसमें लिया नहीं है, मैं बाद में ऐड कर दूंगा इसमें। तो फर्स्ट लेग या सेकंड लेग का फॉर्मूला तो आपका यहाँ पे इनिशियल मार्जिन के टाइम पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी अब हम क्वेश्चन पे ही सीधा बढ़ते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या है, आपको 30 जून को पीएनबी बैंक प्रपोजेस टू बोरो अ सम ऑफ ₹4 करोड़। उन्होंने क्लियर दे दिया कि हमें कितना चाहिए, ये हमारा फर्स्ट लेग यहाँ पे आ गया सर। जो बोरोविंग की अमाउंट है वो फर्स्ट लेग बन गई। रेपो रेट भी यहाँ पे आपको दे दिया कि ये रेट से कैलकुलेट करना है। देखो अब इसके बाद आप ये तो बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि सेकंड लेग कितना है, यानी कि रीपे कितना करना है। 400 करोड़ लिया है 11.65 के रेट पे, ठीक है, और कितने दिन के लिए, 14 डेज के लिए। तो आप तो अब इजीली कैलकुलेट कर सकते हो द कैश अमाउंट टू बी रीपेड एट द एंड ऑफ रेपो। ध्यान देना, 400 करोड़ लिया 11.65 के रेट से, 14 डेज के लिए 365 से डिवाइड करा, पर एनम का रेट है इसलिए, तो आपका आ गया सेकंड लेग क्या है, यानी कि कैश कितना पे करना है। बात आती है पहले पार्ट में, ठीक है। 10% ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज़ हम दे रहे हैं उनको, फेस वैल्यू जिसकी 10,000 है, 14 डेज के लिए विथ 3% हेयर कट। करंट प्राइस ऑफ दीज सिक्योरिटीज़ इज़ 9872। ये आपकी क्लीन प्राइस बन जाएगी 9872। कूपन डेट्स है 30 अप्रैल और 30 सितंबर, यानी कि हाफ ईयरली पेमेंट होता है कूपन का, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द नॉमिनल अमाउंट एज वेल एज द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ टू बी डिलीवर्ड। अप्रैल और सितंबर में ना, यानी ये यहाँ से अगर चालू होता है, ये अप्रैल सितंबर और ये मार्च आता है, ठीक है। तो 30 अप्रैल नहीं होना चाहिए था वैसे तो, ये 31 मार्च और 30 सितंबर अगर होता तो 6 मंथ्स प्रॉपर होते। चलो ठीक है, अब हम कब, 30 जून को, ध्यान देना 30 जून को हम बोरो कर रहे हैं, तो लास्ट, ये जून यहाँ आ गया, तो लास्ट इंटरेस्ट कब पे हुआ था सर, 30 अप्रैल को पे हुआ था। लास्ट इंटरेस्ट जो पे हुआ था अप्रैल को, तो मई महीना गया जिसमें 31 डेज है, जून के 30 दिन गए 30, यानी 61 डेज का इंटरेस्ट हमारा इसमें एक्रू हो चुका है, ठीक है।
तो 98 हम डर्टी प्राइस निकाल लेते हैं। डर्टी प्राइस इज़ नथिंग बट ये आपकी क्लीन प्राइस, ठीक है। और एक्रूड इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे कूपन रेट लगाओगे तो साल भर का कूपन निकला, उसको 61 डेज से मल्टीप्लाई करोगे डिवाइडेड बाय 365, तो ये आपका एक्रूड इंटरेस्ट आया। ये आपने यहाँ ऐड करा तो ये आपकी आ गई डर्टी प्राइस, ध्यान देना, ठीक है। मैं एक बार इस फॉर्मेट में लिख लेता हूँ। सो आपका 9872 क्लीन प्राइस आ गया, डर्टी प्राइस 167.2 आ गई, सॉरी एक्रूड इंटरेस्ट आया वो 10,039 आ गया आपका डर्टी प्राइस, ठीक है। अब क्या करते हैं सर, हम डर्टी प्राइस को एडजस्ट करते हैं। क्लीन प्राइस, एक्रूड इंटरेस्ट, डर्टी प्राइस, इसको एडजस्ट करने के लिए हम इनिशियल मार्जिन को माइनस करते थे, पर हेयर कट वाला कॉन्सेप्ट इनिशियल मार्जिन से थोड़ा वेरी करता है। हेयर कट वाले कॉन्सेप्ट में हम डिवाइड करेंगे 1 प्लस 0.03, यानी 1.03 से डर्टी प्राइस को हम डिवाइड करेंगे। मैं बताता हूँ आपको क्या आएगा, देखो। तो आंसर आता है 9746.72। ये हो गया आपका एडजस्टेड डर्टी प्राइस। सेम कॉन्सेप्ट, सिर्फ फॉर्मूले में हमने क्या कर दिया, हमने 3% माइनस करते हम डायरेक्ट, सॉरी, तो आंसर आता 9737.95। लेकिन आंसर उतना आया क्या, नहीं, हमने माइनस ना करते हुए हमने डिवाइड करा। इसका मतलब क्या है, इनिशियल मार्जिन वाले कॉन्सेप्ट में इनिशियल मार्जिन जो है ये हम बहुत सिंपल मान के चलते हैं और उसको लगाते हैं डर्टी प्राइस पे डायरेक्ट 100% पे। पर हेयर कट वाले में वो इस पे लगता है कि इससे ज़्यादा और कितना मिलना चाहिए, यानी कि बॉन्ड जो हमें मिल रहा है वो एडजस्टेड डर्टी प्राइस से 3% ज़्यादा होना चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जब आप 1/1.03 से डिवाइड करो, ना कि माइनस। आप एक काम कर सकते हो, इसमें 9746 में 3% ऐड करो तो एग्जैक्ट ये अमाउंट आएगा। 9746.72 में 3% ऐड करो तो एग्जैक्ट ये अमाउंट आता, जबकि इसमें 3% ऐड करने पे नहीं आता वो, क्योंकि सिंपल है यार, 10,039.12। अच्छा, हमने क्या ना, यहाँ पे 100% मानते हैं, ये 3% होता है और ये 97% वैल्यू आती है इनिशियल मार्जिन के केस में। पर यहाँ पे 100% होता है हमारा एडजस्टेड वैल्यू, जिस प्राइस पे हमें लोन दिया जाएगा, उसमें 3% और ज़्यादा मांगा जाता है। हेयर कट का मतलब, कट का वर्ड का मतलब छोड़ दो, कट का मतलब होता है कम होना, पर कट का मतलब यहाँ पे आप ऐड होना ही लेके चलो। जो भी एडजस्टेड प्राइस आएगी उसके ऊपर और 3% रहनी चाहिए आपके बॉन्ड्स की प्राइस जो आप हमें दे रहे हो। हम उनको कितने का बॉन्ड दे रहे हैं, 10,039 का बॉन्ड दे रहे हैं, तो उसमें से 3% नहीं काटोगे, जो वो लोग लोन देने वाले हैं आपको उसमें 3% ऐड करके ये अमाउंट आनी चाहिए। इसीलिए या तो डायरेक्ट इसमें 3% ऐड करो, या तो इसको 1.03 से डिवाइड करो। तो हेयर कट और इनिशियल मार्जिन का ये गैप आप ज़रूर याद रखना। ये वो प्राइस बनती है सर, एडजस्टेड प्राइस, जिस पे आपको लोन मिलना चाहिए। अब लॉजिकली देखा जाए तो इसको नंबर ऑफ सिक्योरिटीज से डिवाइड करो तो आपका लोन का अमाउंट आना चाहिए, पर इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं किया हुआ है, थोड़ा बहुत वेरी करता है यहाँ पे, पर अब कोई बात नहीं है, हम लेके चलेंगे उस चीज़ को, ध्यान देना। ये 9746 इंटू नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ कर देते तो आपका अमाउंट आ जाता, पर हमारा अमाउंट तो बहुत पहले से स्पेसिफाइड है 400 करोड़ का, है ना, 400 करोड़ हमें चाहिए। पर ध्यान देना, 400 करोड़ जो है वो हमें लोन चाहिए, पर वो वैल्यू जो है उसकी वो नॉमिनल अमाउंट नहीं है। नॉमिनल अमाउंट क्या होता है सर, फेस वैल्यू उसकी, उतने ही बॉन्ड्स की फेस वैल्यू कितनी होगी। तो हमने आगे क्या करा, ध्यान देना, तो हमने क्या किया, 400 को डिवाइड किया पहले तो हमारे एडजस्टेड डर्टी प्राइस से, उससे आ जाता है कि हमारी सिक्योरिटीज़ हमने कितनी देनी चाहिए, पर अभी वो फुल प्रूफ नहीं हुआ। उसको मल्टीप्लाई किया फेस वैल्यू से, तो हमें पता चला कि टोटल अमाउंट कितने सिक्योरिटीज़ फेस वैल्यू की
टोटल बॉन्ड की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है, फेस वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एज द नॉमिनल अमाउंट। ये बन गई हमारी नॉमिनल। नॉमिनल फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होती है, हमने फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करी, सिंपल। जितने भी बॉन्ड्स की लोन की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत थी उसको डिवाइड करा हमने हमारे एडजस्टेड प्राइस से, तो उससे नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ आई जितनी हमने देनी चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू कर दिया। तो फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो नॉमिनल अमाउंट आ जाएगी। हमने लास्ट में भी यही करा था, ध्यान देना। यहाँ पे भी क्या करा था, नॉमिनल को डिवाइड किया था 100 से, ध्यान देना, नॉमिनल को डिवाइड किया था 100 से ताकि नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ आ जाए, मल्टीप्लाइड बाय डर्टी प्राइस करा था ताकि हमें कितना लोन देना है वो पता चल जाए। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब हमें पता है कितना लोन चाहिए, ये 400, तो हमने डर्टी प्राइस डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू को इधर भेज दिया। डर्टी प्राइस डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू को जब आप इधर भेजोगे तो वो फेस वैल्यू बाय डर्टी प्राइस बन जाएगा। तो उससे क्या आ जाएगा सर, नॉमिनल वैल्यू आ जाएगी, सिंपल, 2 करोड़ वाली, ये रहा। तो हमने यही करा, 400 करोड़ का लोन चाहिए था, मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू बाय डर्टी प्राइस, तो आपको आ गया कि नॉमिनल वैल्यू कितनी, कहानी खत्म। यस सर। अब उसके बाद नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ कितनी रिक्वायर्ड है वो उन्होंने कैलकुलेट करा है, 410, जो नॉमिनल वैल्यू है डिवाइडेड बाय द डर्टी प्राइस। नॉमिनल वैल्यू को डर्टी प्राइस से डिवाइड करके उन्होंने नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ निकाली। थोड़ा मेरा जो मानना है यहाँ पे कि ये तरीका सही नहीं है कैलकुलेशन का, बट ठीक है, गो हेड विद दिस थिंग। अगर डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आता है तो इंस्टीट्यूट का आंसर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाला पार्ट तो हम देख ही चुके थे। कहानी ख़त्म करते हैं सर सिक्योरिटी वैल्यूएशन की। यहाँ पे सिक्योरिटी वैल्यूएशन में हमने बहुत कुछ देख लिया। डिस्काउंट रेट आपने देखा, डिस्काउंट यील्ड भी आपने देखा। डिस्काउंट यील्ड का मतलब क्या है, ध्यान देना सर, फिर आप बोलोगे कि इस पढ़ाया नहीं है। डिस्काउंट यील्ड यानी कि आपका यील्ड या रिटर्न, ठीक है, इन्वेस्टमेंट रिटर्न, जो भी बोलो, जिसमें इशू प्राइस या मार्केट प्राइस को आप बेस बनाते हो। इशू प्राइस यानी मार्केट प्राइस। यहाँ पे हेयर कट और इनिशियल मार्जिन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग अलग है, थोड़ा ध्यान देना इस चीज़ के बारे में। चलो, इसके पहले अब मैं सिक्योरिटी वैल्यूएशन को एक समराइज कर देता हूँ, छोटा छोटा सा पार्ट उसका। ये हमने सबसे पहले देख लिया था, ठीक है, वॉल्टर्स मॉडल देखा, आपको ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो देखा आपने। डिविडेंड बेस्ड मॉडल में बिना ग्रोथ का है तो सिंपल सा परपेचुटी का फॉर्मूला बनता है। सिंगल पीरियड कांस्टेंट डिक्लाइनिंग मॉडल भी हमने देखा था आगे। ये कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल देखा, डिक्लाइनिंग मॉडल देखा, 2 स्टेज, 3 स्टेज, 5 स्टेज, कितने भी स्टेजेस हो वो निकालने आता है। एच मॉडल में भी मैंने बताया कि सिर्फ वो ब्लू वाला पार्ट ही है जो आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, बाकी अदरवाइज़ तो सब कुछ सेम ही पहले भी फॉर्मूलेज में देख चुके हो। अर्निंग बेस्ड मॉडल, पी मल्टीप्लायर, एंटरप्राइज वैल्यू का भी मैंने एग्जांपल बताया था, आई होप आपको समझ में आया। FCFF EBIT से स्टार्ट करते हैं, FCFE हम PAT से स्टार्ट करते हैं। 1 स्टेज 2 स्टेज हो गया। इसके बाद राइट शेयर देखा था, राइट में एक्स राइट प्राइस कैसे निकालते हैं और वैल्यू ऑफ राइट निकालने के 2-3 और तरीके, राइट्स ऑन में, राइट एक्स राइट में। प्रेफरेंस शेयर का वैल्यूएशन, बॉन्ड का वैल्यूएशन, करंट यील्ड। YTM निकालना है तो एवरेज मेथड में आप क्या करते हो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो में IRR मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है। YTC यानी यील्ड टू कॉल कैसे निकालते हैं। इसके बाद मैकॉलेज ड्यूरेशन हमने देखा था, एक बेसिक फार्मूला वो हो गया, वेटेड एवरेज ईयर्स। उसके बाद अल्टरनेटिव फार्मूलेज थे हमारे पास में। उसके बाद हमने मॉडिफाइड ड्यूरेशन देखा जो बताता है कि 1% YTM चेंज होने पे मार्केट प्राइस कितना बदलेगी। इसमें कुछ एरर्स आते थे, जब आप YTM ज़्यादा परसेंटेज से चेंज करते थे तो आपने उसका एक रास्ता निकाला, वो था कॉन्वेक्सिटी। कॉन्वेक्सिटी और बेटर आंसर देता है। बॉन्ड इम्यूनाइजेशन में हमने देखा कि जो ड्यूरेशन होता है वही हमें पीरियड रखना पड़ता है, हमारे जो लाइबिलिटी होती है वही पीरियड पे हमें ड्यूरेशन सेट करना पड़ता है ताकि हमको कोई नुकसान ना हो। कन्वर्टिबल बॉन्ड में सबसे पहले कन्वर्जन रेशियो यानी कितने इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं, उन इक्विटी शेयर्स की मार्केट वैल्यू यानी कन्वर्जन वैल्यू, कितना एक्स्ट्रा प्रीमियम आप पे कर रहे हो बॉन्ड खरीदने में इक्विटी शेयर से ज़्यादा, तो वो कन्वर्जन प्रीमियम, उसका अगले पेज पे रेशियो निकाल लिया, मार्केट वैल्यू ऑफ द कन्वर्टेबल बॉन्ड डिवाइडेड बाय कन्वर्जन वैल्यू। स्टेट वैल्यू यानी कि उसी कन्वर्टेबल बॉन्ड में से सिर्फ कन्वर्जन का ऑप्शन निकाल दे तो जो उसकी वैल्यू होगी वो स्टेट वैल्यू। कन्वर्टेबल बॉन्ड की मिनिमम वैल्यू क्या सर, 2 चीज़ों के नीचे नहीं जाएगी, दोनों के नीचे नहीं जाएगी, इट विल बी हायर ऑफ द कन्वर्जन वैल्यू और स्टेट वैल्यू। डाउनसाइड रिस्क, कन्वर्जन पैरिटी प्राइस,
फेवरेबल इनकम डिफरेंशियल, और उसके बाद प्रीमियम जो आपने बॉन्ड में पे करा वो कितने साल में वापस आया। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में डर्टी प्राइस, क्लीन प्राइस देखा, डिस्काउंट रेट देखा, डिस्काउंट यील्ड देखा, यानी कि रिटर्न कैलकुलेट करना। डिस्काउंट रेट और डिस्काउंट यील्ड में क्या है, डिस्काउंट रेट आपका फेस वैल्यू पे लगता है और यील्ड आपका मार्केट प्राइस पे लगता है। हेयर कट और इनिशियल मार्जिन भी हमने देखा। इसके बाद ये क्या, हाँ, इफेक्टिव एनुअल यील्ड, ये आपका फॉर्मूला है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला ही फॉर्मूला है, बस घुमा फिरा के, ठीक है ना। बाकी तो और कुछ खास है नहीं। चलो इसके बाद चालू करेंगे सर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अगले लेक्चर से। सी यू।